कल के ड्रंक ड्रामा के बाद जब मैं सुबह जागा, मेरी आंखों के पीछे एक डल सा पेन था, गले में सूखापन और दिमाग एकदम ब्लैंक। मैं कहाँ हूँ? 10 सेकंड तो लिटरली अमनेशिया सा हो गया था लग रहा था। ना ये समझ आया कि रात को क्या हुआ, ना ये कि जगह किसकी है। फिर एकदम से जैसे कोई मेमोरी का फ्यूज जागा हो। फ्लैश, नीचे मैं गिरा हुआ, मुझे यान कोंग शैन उठाते हुए, फिर मुझे सेकंड फ्लोर ले जाके अपने बेड पर सुलाते हुए। मैं अपने फॉरहेड को पकड़ के बेड पे बैठा रहा 10 सेकंड तक ऐसे ही। उसके बाद जो फ्लड आया यादों का, बस चादर में मुंह छुपा के स्क्रीम मारने का मन किया। अब चिल्ला भी तो नहीं सकता था ना, तो अंदर ही अंदर चीखा, यूमियान तू पागल है क्या? तू वहां दौड़ा ही क्यों था? क्यों कन्फेस किया? क्यों इतना पी लिया? क्यों इतना ड्रामा किया? आधे घंटे तक बेड में मम्मी जैसे बैठ के मैं रिग्रेट मोनोलॉग चला रहा था। फिर बिल्कुल थीफ मोड में मैं स्लोली नीचे उतरने लगा, टिप टोइंग डाउन द स्टेयर्स लाइक मैं कोई चोर हूँ। यान कोंग शैन का टॉल फ्रेम सोफे पे थोड़ा सा कर्ल्ड अप, एक थिन ब्लैंकेट से ढका हुआ था। सोफा उसके साइज के लिए क्लियरली छोटा था। लग ही नहीं रहा था कि उसने कंफर्ट में रात गुजारी हो। मेरे दिल में एक और गिल्ट डार्ट जा लगा, क्यों मुझे बेड दिया और खुद ये स्क्वीज होके सोफे पे सोया है। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था, क्या मैं चुपके से निकल जाऊं, प्रिटेंड करूं कि कुछ हुआ ही नहीं। पर तभी मेरी नजर गई उसके लेफ्ट हैंड पे, जहां 2 वाइट बैंडेजेस लगे हुए थे। मेरा दिमाग फ्लैशबैक में गया। कल तो ये बैंडेज नहीं था ना? मैंने ग्लास गिराया था, उसी वक्त उसके हाथ में चोट लगी थी क्या? घर में टोटल शांति थी, सिर्फ बर्ड्स का हल्का सा ट्रिपिंग और मेरे अंदर एक स्टॉर्म। उसके हाथ का वो बैंडेज मेरे गिल्ट का सर्टिफिकेट बन गया था। अरे तू बस कन्फेस कर लेता ना, वो भी सोबर होके। ये क्या कर दिया? और अब क्या करोगे? मैं एकदम पैनिक में था। उसके हाथ में वो बैंडेज देख के मुझे लगा ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैं सीधा उसके पास जाके सोफे के कॉर्नर पे बैठ गया, हाथ धीरे से उसकी चोट वाले हाथ पे रखा। लकीली चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, थोड़ा स्क्रैच टाइप लग रहा था, लेकिन गिल्टी तो फिर भी फील हो रहा था ना। जब किसी इंसान को आप बहुत क्लोज से देख रहे हो तो उनका सबकॉन्शियस भी नोटिस करता है। उसकी पलकें भी हल्की सी हिली, फिर उसने धीरे से आंखें खोल दी और सबसे पहले जो चीज उसने देखी वो था मैं उसके बिल्कुल पास, जो उसे घूर रहा था। मैं तुरंत पीछे हट गया, एकदम ऑकवर्ड। मुझे खुद पे एम्बैरेसमेंट हो रही थी। कल रात का ड्रामा याद आया तो शर्म से मिट्टी में मिल जाने का मन किया। यान कोंग शैन हाफ स्लीपी बोला, सोए अच्छे से? बस ये पूछते की देर थी कि मेरी शर्म का लेवल और भी 200% बढ़ गया। मैं उसके बेड पे सोया और वो सोफे पे। व्हाट द हेल यूमियान? मैं सोफे पे बैठ गया और झट से माफी मांगी। यूमियान एम्बैरेस्ड AF बोला, सॉरी, कल रात मैंने पी के मतलब मुझे याद नहीं क्या किया, क्या बोला, रियली सॉरी। लग रहा था उसने प्रॉपरली नींद नहीं ली, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उसने फेस रब किया, फिर डायरेक्टली ही पूछा, कल रात जो बोला याद है? पिन ड्रॉप साइलेंस इनसाइड यूमियान्स ब्रेन। मेरे वर्ड्स गले में ही अटक गए जैसे फिश बोन। मैं झूठ बोलने वाला था। अगर मैंने बोला कि मुझे याद है तो रिजेक्शन तो कंफर्म था। अगर छुपा लिया तो एटलीस्ट दोस्ती तो बची ही रहेगी ना। यूमियान स्लोली बोला, मुझे याद नहीं, मैं काफी ज्यादा ड्रंक था ना, शायद कुछ भी बोल दिया होगा। दिल में सोचा, बस तू चुप रहे यूमियान, सब नॉर्मल बन जाएगा। मैं आंखें झुकाकर हाथ घुटनों पे जोड़ के बैठा था, बस दुआ कर रहा था कि वो कल रात का कन्फेशन कभी ना मेंशन करे। इतने में यान कोंग शैन कैजुअली बोला, रियली? तुम्हें तो लगता मुझे कुछ और ही समझ लिया था। यूमियान, है? क्या मतलब? क्या मैं उसे किसी और के साथ कंफ्यूज कर रहा था? मैंने सोचा थोड़े पैनिक के साथ, कल रात को उसी का तो नाम लिया था ना मैंने,
याद तो मुझे वही है, पर अगर नहीं तो फिर ओ गॉड, कहीं मैंने दादाजी का नाम तो नहीं बोल दिया था? ऐसा है क्या? मैंने थोड़ा सा ऑकवर्ड होके पूछा। तो क्या मैंने कोई स्टूपिड सी बात बोल दी? यान कॉन्ग शैन ने काम वॉइस में बोला, कुछ खास नहीं, बस तुमने मुझ पे जहर पिलाने का इल्जाम लगा दिया था। मैं लिटरली मिट्टी में मिल गया। जहर? मेरे ड्रंक सेल्फ ने ये सब सोचा भी कैसे? तभी उसने ब्लैंकेट हटा दिया और उठकर खड़ा हो गया। मैं भी तुरंत उठ गया और डायरेक्टली उसके हाथ की चोट के बारे में पूछ लिया। ये, उसने कैजुअली हाथ हिलाते हुए बोला, कल कब टूट गया था? मैं ही ग्लास के टुकड़े उठा रहा था, वहीं पे कट लग गया। झूठा कहीं का, किसने कब ग्लास के टुकड़े उठाते वक्त पाम ऐसे पूरा काट लिया? हाँ, मुझे बेवकूफ समझता है क्या? मैं गिल्टी फेस बना के बार बार माफी मांग रहा था। प्रॉमिस किया कि आगे से इतना ज्यादा कभी नहीं पीऊंगा, पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा। बस इतना बोला, जाके नहा लो और अगर थकावट हो तो छुट्टी ले लेना। मैं तुरंत बोल पड़ा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, स्टोर जाना है। अगर और छुट्टी ली ना तो वो जियाओ टियान तो मेरी जगह पक्का ही ले लेगा। उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। घर वापस आया तो दादाजी किचन में थे, ब्रेकफास्ट बना रहे थे। मुझे देखते ही चौंक गए। तू बाहर से आ रहा है? मुझे तो लगा तो रूम में सो रहा है। मैंने ऑकवर्डली नाक टच करते हुए सीधा झूठ बोल दिया। मैं दादाजी सुबह रनिंग पे गया था। दादाजी ने एक बार भी शक नहीं किया, बड़े आराम से बोले, अच्छा है, अब सोचा कि थोड़ा एक्सरसाइज करे। आजकल के यंग लोग तो बस बैठ जाते हैं। चल, शुरू किया तो अच्छा ही है। मैं चुपचाप अपने रूम में भाग गया, शॉवर लिया, फ्रेश कपड़े पहने और बाहर वॉक पर गया। जैसे ही फोन उठाया, बैटरी लो थी, पर एक मैसेज ब्लिंक कर रहा था, सुनरुई का। उसने मैसेज में लिखा था, जियाओ मियान मियान, चाहे तू लड़कों को पसंद करे या लड़कियों को, मैं तो तुझे हमेशा सपोर्ट करूंगी। डोंट वरी, यान कॉन्ग शैन टफ बोन है, पर तुझे क्या लगता है मेरे पास लड़के पटाने के तरीके नहीं होंगे? हमारी सिस्टरवुड के ट्रिक से वो बर्ड बोन भी तोड़ के रख देंगे। मैं बस स्क्रीन को देखता रह गया। सिस्टर्स? कौन सिस्टर है उसकी? मुझे ऑलमोस्ट याद ही नहीं था कि कल रात मैं सुनरुई के पास भी गया था। मैंने इरिटेट होकर फोन पॉकेट में डाल दिया और घर वापस आ गया। तभी आइलैंड का मौसम काफी अजीब था। हर साल जुलाई अगस्त में टाइफून का सीजन होता था। पीछे से सी के ऊपर से हरिकेन निकलते हुए ग्रीन प्लम आइलैंड को क्रॉस करते हैं, लेकिन ज्यादातर बारिश और हवा के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। आज भी एक टाइफून एक्सपेक्टेड है। वेदर फोरकास्ट में बोला गया था कि कल तक आइलैंड में लैंड करेगा। आज रेन नहीं थी, बट हवा काफी स्ट्रॉन्ग थी। स्काई में बादल भी भरे हुए थे। शॉप्स बंद, किंडरगार्टन बंद। मुझे और क्यूक्यू को मिला एक छुट्टी का तोहफा, तो उसने पूरा दिन मुझे लेकर गेम्स खेलने का प्लान बना लिया। शाम को 10 बजे तक हम दोनों खेलते ही रहे और फाइनली यान कॉन्ग शैन ने उसका पूरा नाम लेकर गुस्सा किया। तब जाके वो चुपचाप अपने रूम में जाने को तैयार हुई। यान कॉन्ग शैन उसे सुलाने ऊपर ले गया। मैं थोड़ा रुका, सोचा कुछ देर और रुक जाऊं, पर उसी वक्त यान कॉन्ग शैन नीचे आया और बाहर चला गया, हाथ में सिगरेट लेके। मैं उसके पीछे पीछे ही चला गया। वरांडे में वो खड़ा था, टॉल फ्रेम, थोड़ा स्लाउज्ड और एकदम क्लासिक स्लो स्मोक पोस्चर। थोड़ा सेक्सी भी लग रहा था। क्या करें, आंख भी तो सेकनी पड़ती है ना। मैं उसके पास गया और पूछा, शान, ये सिगरेट का टेस्ट कैसा होता है? मैंने अभी तक कभी स्मोक नहीं किया था। उसने थोड़ा हैरान होकर मुझे देखा, सोचा, फिर बोला, ज्यादा कुछ टेस्ट नहीं होता। मैं और क्लोज गया, बोला, मुझे सिखा सकते हो क्या? हवा उस तरफ थी, स्मोक मेरे फेस तक आ रहा था, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा वार्म सा। यान कॉन्ग शैन ने थोड़ा हंस के मना कर दिया, बोला, तुम अभी छोटे हो। मुझे सबसे ज्यादा यही लाइन इरिटेट करती है, छोटा हूँ, हमेशा यही बोला जाता है। मैंने तुरंत रिबेल करते हुए बोला, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। वो थोड़ा झुका, आंखों से नीचे तक देखा, गेज क्वाइट, थोड़ा डिस्टेंट, फिर धीरे से बोला, यूमियान।
तुम अभी भी बहुत छोटे हो। और उसके टोन से क्लियरली पता चल रहा था कि वो सिर्फ सिगरेट की बात नहीं कर रहा था। मैं बस ऐसे ही खराब मूड लेकर घर वापस आ गया। टाइफून बाद में आया तो सही, लेकिन लगता है इस बार उसने मेरी नई नई रेन स्टॉपिंग गर्ल वाली इज्जत रख ली। ना तो ज्यादा तेज हवा थी, ना ही ज्यादा जोर से बारिश। मैंने विंडोज बंद कर दी तो बाहर का कोई शोर सुनाई भी नहीं दिया। यानकोंग शायद अब तक सो चुका होगा। अंधेरे में पलटकर मैं छत की तरफ देख रहा था, फर्नीचर के शैडोई आउटलाइंस को घूरते हुए। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी और नींद मरी गायब। मुझे ये सोच सोच के नींद ही नहीं आ रही थी कि क्या मैंने सिगरेट मांगकर बचपना दिखाया या फिर उससे प्यार करके। और सबसे बड़ी बात, मैं उसे पूछ भी नहीं पाया। क्या फायदा? दिल कह रहा था मत पूछ, पता चलेगा तो सिर्फ दर्द ही मिलेगा। मुझे लगता है वो जानता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। कल उसने पूछा था, तुम्हें कल रात का कुछ याद है? और मैंने प्रिटेंड किया कि मुझे कुछ याद ही नहीं। वो भी झूठा था। वक्त पे याद आया, मैंने उसका नाम ही तो लिया था ना कल रात। इसीलिए उसने आज कैजुअली पूछा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। चाहे मुझे याद हो या नहीं, उसने डिसाइड तो कर ही लिया था ना कि ये बात वहीं खत्म। मेरे जैसे से शायद वो भी दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहता। मैं भी तो इसलिए प्रिटेंड कर रहा था ना कि कुछ याद नहीं। और उसने भी शायद इसीलिए मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया, बस सटल तरीके से समझा दिया। वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए सॉफ्ट टोन में बोला, तुम अभी छोटे हो। उसका मतलब सिर्फ मेरी एज से नहीं था। मैं समझता हूँ, मैं इमैच्योर हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, सिर्फ 18 साल का हूँ। और शायद उसके लिए ये भी एक रीजन था, पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन वो था कि हम दोनों सेम सेक्स के हैं। तो उसका मेरे साथ एक दो बार थोड़ा सा फ्लर्टी हो जाना या टच हो जाना, वो सिर्फ एक मोमेंट था। उसका मतलब ये नहीं था कि वो मुझे चाहता है। वो गे नहीं है। उसने कभी मुझे फ्यूचर का प्लान दिखाया भी नहीं। मैं तो बस सटली रिजेक्ट कर दिया गया था, बिना ऑफिशियली रिजेक्ट हुए। मैं बेड पर फिर से पलट गया, पिलो में मुंह छुपा के अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। बीइंग यंग इज नॉट माई फॉल्ट ना। क्या गलत है अगर मैं 18 का हूँ? मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, सिर्फ 18। और लोग कह रहे हैं कि मैं छोटा हूँ। पिलो भी मेरे चीक से चिपक गया था, जैसे दर्द को ऑब्जर्व कर रहा हो। मैं अभी जिंदा हूँ, बस 18 साल ही तो जिए हैं। क्या ये काफी नहीं है? पर सबसे ज्यादा ट्रैजिक सीन क्या था? मैं ना कोई प्रॉपर रिजेक्शन, ना कोई ऑफिशियली मॉर्न करने लायक कन्फेशन। एटलीस्ट अगर कन्फेशन फेल होता तो कोई याद तो बनती, पर ये तो उससे भी ज्यादा सैड है। लाइक हुआ भी नहीं, पर हार्ट ब्रेक पूरा मिल गया। मैं लाइक करता हूँ, ऑकवर्डली जीता हूँ और फिर ट्रैजिकली मर जाता हूँ। दिल चाहे कितना भी ना चाहे, लेकिन अगले दिन सूरज तो हमेशा की तरह उगता ही है ना। टाइफून के बाद सड़कों पर पत्तों का ढेर था, कुछ फूल बिखर गए थे। कहीं कहीं बीच सड़क पर छोटे छोटे स्टॉल्स भी पलट गए थे। लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होती गई, सब कुछ धुआं बन गया, सब कुछ फिर से नॉर्मल। यूमियान! सुनरी हाथ हिला हिला के चिल्ला रही थी, जैसे फेयर में घंटी बजाई हो। टाइफून के बाद लोगों ने शायद अभी तक बाउंस बैक भी नहीं किया था। स्ट्रीट पे भी थोड़ा सन्नाटा ही था और शॉप्स भी खाली खाली ही लग रही थी। ये हमारी पहली मुलाकात थी उस ड्रंक वाले ड्रामा के बाद, पर लग रहा था जैसे पिछले जन्म की बात हो। तू यहाँ कैसे? मैं आज काफी फ्री था तो मैं खुद ही काउंटर तक चला गया और उन दोनों के साथ बातचीत में लग गया। सुनरी ने अपने दोनों एल्बोज काउंटर पे टिकाए और दोनों हाथों से अपना फेस होल्ड किया, जैसे रोमांटिक हीरोइन हो। बोली, मैं अपने जियाओ वेनवेन को देखने आई हूँ। वेंडिंग का चेहरा देखते ही लग गया कि वो तो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा है। बोला, डोंट कॉल मी जियाओ वेनवेन। उसका पेशेंस क्लियरली टेस्ट हो रहा था। सुनरी ने नॉटी तरीके से आंखों से विंक मार के बोला, मुझे ना तुम्हारा ये सीरियस फेस बहुत ही पसंद है। और मैं बस दोनों के बीच में स्पीचलेस था। सच में वेंडिंग को उसमें इंटरेस्ट है क्या? अब मुझे सीरियसली डाउट हो रहा था
कि सुनरुई ने वेनिंग के इंटेंशंस को उल्टा तो नहीं समझ लिया ना। इन दोनों को देख के लगता तो नहीं था कि कोई गुड न्यूज आने वाली है। मैंने उसके पिंक हेड पे नजर डाली, फिर वेनिंग के प्योर वाइट हेड पे, बिना किसी कलर के, जैसे इनका रिलेशन भी वैसा ही हो, बिल्कुल इनोसेंट वाला। यान कॉन्ग शैन ने एटलीस्ट मुझे थोड़ा हर्ट तो किया था। वेनिंग तो पूरा बौद्धि धर्मा बन गया है, जीरो एविल थॉट्स। इस स्टेज पे तो सुनरुई की तरफ से ही पूरी वन साइडेड रामायण लिखी जा रही है और ये लड़की बोलती है मुझे गाइड करेगी हाउ टू चेज मैन। बताओ जरा प्लीज, कोई तो इसे पहले सेल्फ हेल्प बुक दे दो या मैं ही सिखा दूं उसे। वीकेंड का प्लान तो सुनरुई ने पहले से ही रेडी कर लिया था, बस रैंडमली बोल दिया ड्यूरिंग कन्वर्सेशन कि चलो ना हाइकिंग चलते हैं इस वीकेंड। मैं और वेनिंग बस एक दूसरे को कंफ्यूज लुक दे रहे थे। फ्रैंकली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने टेबल के नीचे से सीधा एक किक मारा, धाड़। मेरे अंदर का नो तुरंत हाँ बन गया। मैं बोला हाँ, मुझे तो कब से जाना था, परफेक्ट टाइमिंग। वेनिंग ने अपना स्केड्यूल चेक किया और बोला मैं सैटरडे को फ्री हूँ, और सुनरुई फुल जोश में बोली फिक्स हो गया देन, लेट्स क्लाइम युआंग यांग माउंटेन। वहाँ एक मैरिज टेम्पल है, बड़ा एक्यूरेट है, स्पेशली लव मैटर्स के लिए। युआन यांग माउंटेन ग्रीन प्लम आइलैंड के नॉर्थ एंड पे है, ज्यादा हाई भी नहीं, लेकिन सबसे विजिटेड माउंटेन है, थैंक्स टू दैट टेम्पल जिसका नाम लव प्रेडिक्शंस में एक्यूरेट होने का है। बुक स्टोर में अब जाओ टियान आ गया है, तो शेड्यूल थोड़ा रिलैक्स सा हो गया। सैटरडे को वेनिंग और मैं दोनों को ऑफ था, पर इसका मतलब ये भी था कि उस दिन यान कॉन्ग शैन को जाओ टियान के साथ काम करना पड़ेगा, और अगर क्यू क्यू के लिए कोई बेबी सिटर नहीं मिली तो पूरा दिन उसे यहीं शॉप के लाउंज में ही रहना पड़ेगा। वांग क्यू ज्यादा डिमांडिंग तो कभी थी ही नहीं, वो क्वाइटली या तो कॉमिक्स पढ़ती थी या फिर रूबिक्स का क्यूब सॉल्व करती थी। पर अब मैं जब उसे और क्लोज से जानता हूँ तो वो नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं है। उसका IQ, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका सेल्फ कंट्रोल, ऐसा लगता है जैसे गॉड ने उसके पैर तो ले लिए लेकिन दिमाग में पूरा सुपर कंप्यूटर डाल दिया हो। हर चीज वो बिना नाटक के अचीव करती है। एक 5 साल की बच्ची जो हर मूव प्लान करके चलती है। उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल। मीडिया में एक वर्ड सुना है मैंने, लेकिन कभी रियल लाइफ में यूज करने का चांस नहीं मिला, लेकिन अगर किसी पे अप्लाई होता है तो वो है यान वांग्क्यू। शी इज अ जीनियस। लेकिन मुझे भी तो एक गिफ्ट मिला है ना, मैं लोगों के इमोशंस पढ़ सकता हूँ, उनके डिजायर्स देख सकता हूँ। तो फिर एक 5 साल की जीनियस लड़की इतनी स्पेशल कैसे हो गई? मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। यान वांग्क्यू हमेशा से क्यूरियस और एक्टिव बच्ची रही है। हर नई चीज के लिए उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, और उसे बुक स्टोर के लाउंज में यूं पूरा दिन बिठा देना थोड़ा अनफेयर लगता है। तो सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया, चलो यान कॉन्ग शैन से बात करते हैं, हो सकता है वो अलाउ कर दे। शाम को यान कॉन्ग शैन के घर जब वो नीचे झुककर गेम पैड उठा रहा था, मैंने उससे कैजुअली ही पूछ लिया, सैटरडे को हम युआन यांग माउंटेन जा रहे हैं, क्यू को भी ले जाऊं क्या? मैंने और जल्दी से ऐड कर दिया, ज्यादा हाई नहीं है, सिर्फ 200 मीटर है, मैं उसका ध्यान रखूंगा, और अगर वो थक गई तो मैं उसे कैरी भी कर लूंगा। वो थोड़ा सोचता रहा, फिर बोला ठीक है फिर ले जाना। मैं हल्का सा स्माइल किया, बोला नहीं, इसमें कोई ट्रबल नहीं है। सच बोलूं तो मेरा मन बस एक छोटी सी उम्मीद से भरा था कि जब समर वेकेशन खत्म हो और मैं ग्रीन प्लम आइलैंड छोड़ के कॉलेज जाऊं तो शायद तब मैं उसे अपनी फीलिंग्स क्लियरली बोलने का चांस मिल पाए। सीन शिफ्ट होता है सैटरडे मॉर्निंग सुबह के 9 बजे। वेनिंग कार लेके आ गया, सबको पिक किया, मैं, सुनरुई, वांग्क्यू, और फिर हम निकल पड़े युआंग यान माउंटेन के लिए। सुनरुई फुल पिकनिक मोड में थी, स्नैक्स, फ्रूट सब कुछ ले आई थी। वो हमेशा की तरह बातें करती ही जा रही थी। मेरा जो भी ग्रैंडसन बनेगा ना, उसको जिंदगी भर फ्रूट्स फ्री में मिलेंगे। वेनिंग का यूजुअल काम एक्सप्रेशन था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मैंने उसके पास जाके क्वाइटली पूछा, विंगमैन बनते हुए तू सीरियस है या बस टाइम पास कर रही है? सुनरुई कैजुअली बोली, अरे सोचो, फ्रूट्स कभी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काफी सस्ती डील है ना।
मैं बस चुप हो गया और तभी एक छोटी सी आवाज आई, दैट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सारे पैसे बच जाएंगे इससे। वो थी वांग्यू। वो बिल्कुल सही टाइमिंग पे बोल गई और सब हल्का सा मुस्कुरा दिए। मैं नीचे झुका और क्यू की तरफ देखा। वो मेरी उंगली पकड़े खड़ी थी और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं भी मुस्कुरा दिया। लिटिल जीनियस। मैंने भी उसकी तरफ एक साइलेंट स्माइल से जवाब दे दिया। अभी हम माउंटेन ट्रायल पर थे, हाफ वे पॉइंट। थोड़ी देर चढ़ने के बाद एक सस्पेंशन ब्रिज आया सामने, लकड़ी और रोप का बना हुआ, सिर्फ 1 मीटर वाइड, और नीचे एक टर्बुलेंट रिवर। सुनरी और वेन्निंग पहले क्रॉस कर रहे थे। मैंने क्यूक्यू को उठाया और उनके पीछे पीछे चल दिया। तभी उसने पूछा, क्या ग्रैंड सिस्टर को वेन्निंग भैया पसंद है? मैं पहले थोड़ा हंसा, फिर मैंने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चलता है? वो प्राउड फेस के साथ बोली, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। ये सेंटेंस तो जैसे उसका तकिया कलाम ही बन चुका था। मैंने उसे टीज करते हुए पूछा, तो बताओ फिर, क्या वेन्निंग भी सुनरी को पसंद करता है? वो कैजुअली बोली, वेल, मुझे नहीं लगता कि वो उसे हेट करता है। तुम ही बोलो ना, अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो हाइक पे क्यों आता? और मुझे एक ऐसी नजर से देखी जिसे बोल रही हो, सीरियसली तुम इतना भी नहीं समझ पाए क्या? अभी हम सब ब्रिज के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे थे। तभी सुनरी बीच में पहुंचकर चिल्लाई, अरे देखो, वाटरफॉल दिख रहा है राइट साइड पे, देखो कितना सुंदर है। टाइफून के बाद माउंटेन्स का मॉइस्चर बढ़ गया था। वाटरफॉल फुल फोर्स में था, रम्बलिंग वाटर, थंडरिंग साउंड। ब्रिज पे क्राउड रुक गया फोटो लेने के लिए। पीछे लोग इम्पेशेंट हो गए, पुश करने लगे, साइड हो जाओ, रुकावट मत बनो। ब्रिज जोर से हिलने लगा। वांग्यू ने मेरा आर्म टाइटली पकड़ लिया, बोली, मियान, मुझे स्विमिंग नहीं आती। मैं बोलने ही वाला था कि डोंट वरी, मैं हूं ना, पर उसी मोमेंट क्रैश, वुश, ब्रिज के एक तरफ की रस्सी टूट गई। ब्रिज का बैलेंस हिल गया और सब लोग एकदम से पानी में गिर गए, लाइक डम्पलिंग्स। ठंडा पानी एक ही सेकंड में चेस्ट तक आ गया, नाक और मुंह दोनों में पानी। सांस रुकी सी लग रही थी। सब कुछ इतना सडन हुआ कि ठंड का तो एहसास भी नहीं हुआ, सिर्फ पैनिक। रिवर डीप नहीं था, अराउंड सिर्फ 1.8 मीटर्स, लेकिन बच्चों के लिए डेंजरस था। और तभी मेरा दिल एकदम से रुक गया, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। यान वांग्यू। जब मैंने आंख खोली तो वो मेरे गले में नहीं थी और पानी में फ्लोट करते हुए मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन कहीं नहीं दिखी। सुनरी और वेन्निंग भी सरफेस पे आ गए थे। सुनरी एक इंसान को हेल्प कर रही थी जो स्विम नहीं कर पा रहा था। मैं जोर से चिल्लाया, क्यों? और बिना किसी का रिस्पॉन्स का इंतजार किए मैंने एक गहरी सांस ली और पानी के नीचे डाइव कर गया। नीचे की मिट्टी और सैंड उठ चुकी थी, सब कुछ ब्लर था। चेस्ट दर्द कर रहा था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। सांस लेने सरफेस पे आता, फिर वापस नीचे जाता। तीसरी या चौथी बार जब मैंने देखा, एक हल्की सी पिंक ड्रेस की झलक मिली मुझे पानी के नीचे। मैं तुरंत उस डायरेक्शन में गया, ड्रेस का कोना पकड़ा और वांग्यू के प्रोस्थेसिस लेग को टच किया। मैं उसे लेकर सरफेस पे आया। वेन्निंग ने भी आके हेल्प की। दोनों मिलके उसे शोर तक ले आए। क्यू ग्रेवल पे लेटी थी, बिल्कुल स्टिल। उसका पूरा बॉडी सोक था, लिप्स पेल और फेस ब्लडलेस। मैं पैनिक में उसकी सांस और हार्ट बीट चेक कर रहा था और तब मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया, कुछ भी नहीं। सुनरी ने वेन्निंग को साइड किया और तुरंत सीपीआर शुरू कर दिया। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बीच पर पहले लाइफ गार्ड थी, उसने बोला। उसके हाथ प्रोफेशनल थे। 15 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 ब्रेथ्स, फिर रिपीट। सब लोग उसे घूर रहे थे, एकदम साइलेंट। मैं वांग्यू का छोटा सा हाथ पकड़ के अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था, क्यों बस एक बार आंखें खोल लो ना। और शायद भगवान ने सुन ली। जब सुनरी ने 3rd राउंड शुरू किया, क्यू का सर थोड़ा साइड हुआ और उसने एक बड़ा सा कफ मारा और उसकी आंखों की पलकें हिल गई। शी इज अवेक, किसी ने चिल्लाया, सबने क्लैप किया। सुनरी का बस हो गया था, वो राउंड पे गिर गई ब्रेथ कैच करते हुए। मैंने क्यू को टाइट हक दिया और आंखों में आंसू लेकर बोला, बस सब ठीक है अब क्यू ठीक है। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई थी। जब मेडिकल टीम स्ट्रेचर लेकर ऊपर पहुंची
क्यों क्यों फुल कॉन्शियस थी, लेकिन पूरे कपड़े अब भी वेट और वो कांप रही थी। वहां से जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो रेस्क्यू रूम के अंदर काफी चाहूस था। लेफ्ट और राइट के हॉस्पिटल बेड्स के कर्टन्स पूरी तरह से खींच दिए गए थे और हर तरफ सिर्फ मशीन्स की बीप बीप की आवाज और डॉक्टर्स नर्सेस की अर्जेंसी ही सुनाई दे रही थी। यान वांग्यू अभी भी बहुत ज्यादा पेल थी, एकदम बेजान सी उस वाइट बेड के ऊपर लेटे हुए। उसकी आंखें बंद थी, पर मशीन्स बता रही थी कि वाइटल साइंस स्टेबल है। मिड सिमर का सीजन था, लेकिन रेस्क्यू रूम में एसी फुल ब्लास्ट था। मेरे कपड़े आधे सूखे थे, आधे अभी भी गीले, और दिमाग में बस वही एक सोच रिपीट हो रही थी, अगर कुछ हो जाता तो। सुनरी मेरे साथ रुकी हेल्प करने के लिए और वेनिंग घर गया क्लीन कपड़े लेने। कुछ देर तक तो सब कुछ फास्ट पेस था, एडमिट करना, रिपोर्ट भरना, स्कैन के लिए भेजना। लेकिन जैसे ही वो सब खत्म हुआ, एक थकान सी छाई, वो भी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी। अगर टाइम और जगह ठीक होती तो मैं वहीं कुर्सी पर ही सो जाता। मेरे 18 साल की जिंदगी में सिर्फ एक बार मैंने डेथ को फेस किया था, जब मेरी दादी का देहांत हुआ था। तब मैं सिर्फ 8 साल का था। दादी जी को कैंसर था, 2 साल तक बीमार रही। सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव थी होंग सिटी से और एक फोन कॉल पे पापा आ सकते थे, पर माँ ने उन्हें कभी बताया ही नहीं। और दादी जी के आखिरी पलों में भी उनका बेटा उनसे दूर ही रहा। जब फाइनली पापा आए तो क्रिस्टल कॉफिन के सामने गिरकर रो रहे थे, ऐसे जैसे एक लॉस्ट चाइल्ड जिसे घर का रास्ता ही नहीं मिल रहा हो। तब मैंने उन्हें पहली बार इतना वनरेबल देखा था। इस सब सोच में डूबा ही था कि एक हल्की सी आवाज आई, मियान मियान। मैं तुरंत अपना ध्यान उस आवाज की तरफ मोड़ दिया। क्यों क्यों जाग चुकी थी। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, थोड़ी हल्की पर क्लियर। मैं तुरंत उसके करीब गया, बोला, क्यों क्यों, मैं यही हूँ। क्यों क्यों, क्या हुआ, मैंने पूछा, झुक के उसकी आंखों में देखते हुए। उसकी रिपोर्ट में दिखाया गया था कि लंग्स में थोड़ा पानी भर गया है, इसलिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ दिन एडमिट रहना होगा। सुनरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने चली गई थी और थोड़ी देर में क्यू को पीडियाट्रिक वार्ड में शिफ्ट करना था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं तुरंत उसके छोटे हाथ को अपनी उंगली से पकड़ लिया। फिर उसने वो सवाल पूछा जो सीधा दिल पे लगा। वो बोली, क्या तुम दोबारा मुझे बाहर ले जाने से डरोगे अब? मेरा दिल हल्का सा डूब गया। मैंने कहा, मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम ही डर जाओगी। मैं हाँ मिला रहा था, पर इवन इफ यू आर ओके, मुझे लगता है कि आशान अलाउ नहीं करेगा। आखिर बाप का भरोसा टूट गया था ना, क्योंकि ऑलमोस्ट मर ही गई थी, तो कोई भी पेरेंट होता हेसिटेट करता। क्योंकि ने मेरी उंगली को और टाइटली पकड़ा, बोली, ना आशान ब्लेम करेगा ना मैं। मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम मुझे कभी डिसेबल्ड नहीं समझते। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी, थोड़ा टीज करते हुए उससे बोला, अगर मैं तुम्हें डिसेबल नहीं समझता तो हमेशा तुम्हें यूं गोद में क्यों उठाता? हाँ, थोड़ा गुस्सा आ गया उसे। उसने हाथ खींच लिया, फिर थोड़ा नाराज होके बोली, मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जब तुम ऐसी बातें करते हो। मैं हंसी रोकते हुए फिर से उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, ओके बाबा, मुझे समझ आ गया, तुम वैसे ही हो जैसे बाकी सब। और वैसे भी डिसेबिलिटी कोई बुरी चीज नहीं है। मैं भी तुमसे एक सीक्रेट बताता हूँ। मैंने उसके कान के पास झुककर बोला, मैं भी बीमार हूँ। 10 साल की उम्र में मुझे भी कुछ हो गया था। उसकी आंखें एकदम गोल हो गई। उसने पूछा, तुम भी? क्या हुआ था तुम्हें? मैंने अपनी उंगली से अपने फोरहेड की तरफ पॉइंट किया, बोला, यहाँ थोड़ा डैमेज है। क्यों थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज रही, फिर उसने आंख छोटी करके पूछा, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं हाँ में सर हिला के बोला, डॉक्टर कहते हैं लाइफ टाइम ठीक नहीं होगा। और ये सच था। सिंथेशिया का मतलब ही होता है कि ब्रेन के परसेप्शन सर्किट्स में थोड़ा सा ग्लिच हो गया है। क्यों ने मुझे देखा, फिर एकदम सीरियस फेस बना के सिंपैथी में बोली, तो तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेचारे हो फिर। मैं तो सिर्फ एक पैर से डिसेबल्ड हूँ, तुम तो दिमाग से हो। मुझे हंसी ही आ गई। बच्चे कभी कभी इतने रॉ सच बोलते हैं ना कि दर्द भी फनी ही लगता है। मैं बस उसे याद दिलाना चाहता था कि हाँ, मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो सकता है,
पर मैं मेंटली चैलेंज नहीं हूँ। लेकिन उस मोमेंट पे रेस्क्यू रूम का दरवाजा खुला। मैंने रिफ्लेक्स से पीछे मुड़कर देखा और सामने था यान कोंग शैन, हेवीली पैंटिंग, किसी नर्स को थैंक यू बोलते हुए और उसी अर्जेंसी के साथ रूम में एंटर आते हुए। मूड वैल्यू सिर्फ 40, अब भी वैसे ही ब्लू जिसे कभी भी गुस्सा फट ही पड़ेगा। मैं तुरंत कुर्सी से उठा, एक साइड को हट गया ताकि वो सीधा क्यू को चेक कर सके। वो एक तीर की तरह सीधा उसके पास आया, जैसे बारिश में उड़ता हुआ एक फ्लाइंग शैलो। उसने झुक के प्यार से क्यू के सॉफ्ट बालों को स्ट्रोक किया। बोला, कैसा लग रहा है अब? कुछ और कंफर्ट तो नहीं हो रहा? उसका टॉल फ्रेम क्यू के छोटी सी बॉडी को पूरी तरह से ढक रहा था। उस बेड के सामने उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा थी कि बेड भी छोटी लगने लगी थी। क्यू बोली, नहीं आशैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ ही हूँ, कुछ भी हो तो मुझे तुरंत बताना। ओके। उसने जैसे ही क्यू के फोरहेड पर एक किस दिया, फिर सीधा खड़ा हो गया और तब उसकी नजर पड़ी मुझ पर। मेरा पूरा बॉडी ही फ्रीज हो गया, स्पाइन स्ट्रेट, हार्ट रेट अप। क्या ये अब मुझसे हिसाब चुकता करने वाला है? मैं उसकी आंखों से बचता हुआ बोला, वो इस बार। लेकिन मैं सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाया क्योंकि यांग शॉन्ग ने अचानक से मुझे खींचकर गले लगा लिया था, आर्म्स फुल अराउंड माय शोल्डर्स एंड वेस्ट, जैसे उसने मुझे अपने अंदर ही नीड कर दिया हो। नो वार्निंग, नो बिल्टअप, एक बस टाइट एम्ब्रेस। मैं ऑकवर्ड पोस्चर में फ्रीज हो गया और उस हक के थ्रू मैं उसका हार्ट बीट क्लियरली महसूस कर सकता था। नोज के पास टोबैको की हल्की सी खुशबू और उसके कपड़ों के नीचे से निकलती बॉडी हीट ने मेरे हाफ वेट ठंडे बॉडी को तुरंत गर्म कर दिया। उसके कान के पास से एक हल्की सी साय निकली, जैसे अब उसका हार्ट फाइनली थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ हो। बस एक हक था, पर मुझे लग रहा था जैसे मैंने वाइन पी ली हो, थोड़ा डिजी, थोड़ा लॉस्ट। और जितना भी स्लो मेरा ब्रेन हो, मैं ये तो समझ गया था कि ये हग नॉर्मल दोस्ती वाला तो नहीं था। और सच बोलो तो इस वक्त का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था और ये हग इतना अडक्टिव कि मैं दिल से नहीं चाहता था कि कोई इसे तोड़ दे। लेकिन तभी व्हाट? इंटरप्ट मैं ना करूं, पर सुनरी तो कर ही सकती थी ना। वो फाइनली फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके वापस आई और जैसे ही उसने हमें हग में देखा तो जोर से एक्सक्लेमेशन निकल गया उसके मुंह से। बस उसी मोमेंट पे यान कोंग शैन ने मुझे छोड़ दिया। मेरे दिल के कोने में हल्का सा रिग्रेट चुप गया कहीं, पर उसी वक्त उसका हाथ मेरे सर पे आया, एक थिक वार्म पाम। बोला, थैंक यू। मैं थोड़ा पजल था। उसने एक बार क्यू की तरफ देखा, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, थैंक यू फॉर सेविंग हर। मैं तो स्टंट हो गया, ना ब्लेम ना गुस्सा, ये तो एक्चुअली थैंक यू बोल रहा है। और पता है, ये मुझे और ज्यादा नर्वस कर गया कंपेयर टू अगर वो मुझे डांटता। हाँ, एक्चुअली सुनरी को ज्यादा क्रेडिट है, मैं ठीक से बोल भी नहीं पाया। अगर उसने टाइमली सीपीआर ना दिया होता तो क्यों मेरी आवाज चोक हो गई, आगे बोलना मुश्किल हो गया। सुनरी टाइमली जंप इन करते हुए बोली, अरे छोड़ो, क्यों मेरी बेटी जैसी है, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। और एक रिसिप्ट थमा दी उसने यान कोंग शैन के हाथ में। बोली, पेपर वर्क तो हो गया, अब पीडियाट्रिक वार्ड में शिफ्ट करना होगा उसे। यान कोंग शैन ने उसे शुक्रिया किया और तुरंत फोन निकाल के पैसे भी ट्रांसफर करने लगा। अरे कोई जल्दी नहीं है, सुनरी के मुंह से ये निकला, लेकिन फोन निकाला ऑलरेडी फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में। यान कोंग शैन ने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल में रुकेगा। वेंडिंग और सुनरी ने हेल्प ना होने की वजह से लीव ले लिया। मैं भी रुकना चाहता था, पर हॉस्पिटल सिर्फ एक अडल्ट को अलाउ करता था और अगर मैं घर ना गया तो दादाजी को भी पता चल जाता ना। क्यू से प्रॉमिस करके कि कल मिलेंगे, मैं और सुनरी निकल गए। यान कोंग शैन हमें लिफ्ट तक छोड़ने आया। लिफ्ट आई, मैं अंदर चला गया, पर जब तक डोर क्लोज हुआ वो वहीं खड़ा रहा। तुम वापस जाओ, मैंने कहा, पर उसने बस मुझे देखा और मैं भी उसकी आंखों में देख रहा था। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए और वो आई कांटेक्ट का मोमेंट
एक ठंडे एलिवेटर की लाइन ने तोड़ दिया। उसका मूड वैल्यू अब भी हाई नहीं था, पर मुझे पाउडर बना के उड़ा भी नहीं दिया। तो क्या क्या वो भी फील करता है सेम एम्बिग्यूटी? मुझे नहीं पता। मैं जब से उसे मिला हूँ तब से मैं किसी भी चीज के लिए श्योर ही नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आंटी काफी दिन से घर आई नहीं थी और पता नहीं कौन सी हवा लगी आज के दिन, अंदर आते ही चिल्लाई, प्यास लगी है। दादाजी फुल एक्साइटेड मोड में आ गए। अपना प्रीशियस ग्रीन प्लम वाइन निकाल लिया, वो जो कभी किसी को पिलाते नहीं। फिर मुझसे बोले किचन से कुछ पीनट्स निकाल ले। और मैं तो तब से ट्रॉमेटाइज्ड हूँ जब से लास्ट टाइम उसी ग्रीन प्लम वाइन के चक्कर में नशा हो गया था। सिर्फ देखने से ही हेडेक होने लगता था अब तो। मैंने तुरंत कहा, दादाजी मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ, आप वेट मत करना, जल्दी सो जाना। लिटिल टर्टल किंग की चाबी वॉल से उठाई और आंटी को गुड बाय बोल दिया। ड्रिंक स्लोली आंटी, मैं नहीं रुक पाऊंगा। दादाजी सस्पिशियसली बोले, इतना अंधेरा हो रहा है, कहाँ जा रहा है तू? मैं कैजुअली बोला, सुनरी के साथ टाइम स्पेंड करने। अरे वाह, सुनरी से तो काफी मिलते हो आजकल, कहीं पीछे पीछे प्यार तो नहीं हो गया? मैं ऑलमोस्ट टैगर कर गया। नहीं दादाजी, डोंट टॉक नॉनसेंस। लेकिन प्यार तो छुपके से ही होता है ना, वो बोले। फिर उन्होंने ड्रामा बंद किया और अपनी वाइल की तारीफों में लग गए और मैं चुपचाप डोर बंद करके निकल गया। सुनरे से मिलने का तो एक्सक्यूज दिया था, पर असली प्लान था क्यूक्यू को देखने हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल ज्यादा दूर तो नहीं था और मैंने कल क्यूक्यू से प्रॉमिस भी किया था। आज यान कॉन्गशन भी नहीं दिखा पूरा दिन, उनका घर भी साइलेंट था, एसयूवी भी गायब। शायद रात में आके सिर्फ कपड़े लेने आया था। लिटिल टर्टल किंग स्मूथली चल रही थी। हॉस्पिटल के रास्ते दोनों तरफ लंबे लंबे स्ट्रीट ट्रीज थे। सब कुछ सिनेमैटिक लग रहा था और इसी पीसफुल वाइब में मैं किसी पर भी ध्यान नहीं देना चाहता था। लेकिन मेरी आंखों ने एक पुराना चेहरा कैच कर लिया। जब मैं एक टर्न ले रहा था तभी डिंग बाइजू मेरे अपोजिट साइड से गुजर गया, क्वाइट नॉर्मल पेस पे। बस एक ग्लिम्स और वो कॉर्नर से डिसअपियर हो गया। मैं तुरंत पीछे मुड़ गया उसे कंफर्म करने के लिए। वैसे तो मुझे बस एक झलक मिली थी डिंग बाइजू की, पर उसी एक सेकंड के डिस्ट्रैक्शन में सब गड़बड़ कर दिया। साइड शिफ्ट होते ही लिटिल टर्टल किंग का डायरेक्शन भी थोड़ा हिल गया और जब तक मैंने संभालने की कोशिश की, इलेक्ट्रिक स्कूटर सीधा आइसोलेशन बैरियर की तरफ जा रहा था। मैं तुरंत स्टीयर करने की कोशिश की, बट ज्यादा झटक के चक्कर में बैलेंस ही बिगड़ गया और मैं पीछे की तरफ गिर गया। धाड़! लकीली स्पीड स्लो थी तो ज्यादा चोट नहीं लगी, बस एल्बो थोड़ा घिस गया और थोड़ा सा स्किन स्क्रैप हो गया। मैं लिटिल टर्टल किंग को उठाते हुए हल्का सा सांस ही ले रहा था। स्कूटर पे भी एक हल्का सा स्क्रैच था, बट नॉट ऑब्वियस। शायद दादाजी नोटिस भी ना करे। एक बार फिर कॉर्नर की तरफ नजर डाली, पर डिंग बाइजू गायब। कल ही क्यूक्यू हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और आज उसके पापा डिंग बाइजू हॉस्पिटल के पास दिख रहे हैं। कोइंसिडेंस या फिर अभी भी वो उसकी एक झलक देखने की कोशिश कर रहा है। हॉस्पिटल के गेट के पास लिटिल टर्टल पार्क की और आर्म पे जो बर्निंग सेंसेशन था उसके लिए वॉशरूम में जाके कोल्ड वाटर से 2 बार बस धो लिया। ज्यादा केयर नहीं ली, ब्लड हटा दिया और निकल गया। क्यूक्यू के वार्ड में 3 बेड्स थे और उसका बेड बिल्कुल दरवाजे के पास ही था। बाकी 2 बेड्स पर एक 7 साल का लड़का और एक 9 साल की लड़की थी। जब मैंने अंदर कदम रखा तो क्यूक्यू रूबिक्स क्यूब सिखाती मिल गई उस छोटे लड़के को। मियान मियान, तुम आ गए। उसने लिटरली क्यूबिक्स क्यूब को फेंक दिया उस लड़के को और बेड से उतरकर मेरी तरफ दौड़ आई, वो भी बिना चप्पल पहने। मैं तुरंत उसे उठा के बेड पर वापस बिठाया। बोला, ठंड लग जाएगी, जरा संभाल के। नजर वार्ड में घुमाई, पूछा, और आशन कहाँ है? खाना खाने गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। तभी यान कॉन्ग शैन वार्ड के अंदर आया। शायद उसने कुछ सुना था हमारी बातचीत का, क्योंकि जैसे ही उसकी नजर मेरी तरफ गई सीधा मेरे हाथ पर ही टिक गई। गिर गए थे क्या तुम? उसकी आवाज में हल्की चिंता थी, पर एक्सप्रेशन अब भी सीरियस। मुझे लगा मैं छुपा लूंगा, लेकिन अब तो वो क्लियरली देख चुका था। एल्बो पे जो चोट लगी थी, खून तो रुक चुका था, बट स्किन रब हो चुकी थी, पिंक और रॉ दिख रहा था।
और देखने में काफी स्कैरी लग रहा था। मैंने कैजुअली ही कह दिया, डायरेक्शन संभाल नहीं पाया तो बस थोड़ा स्लिप हो गया। इसी बीच क्यू ने भी मेरी चोट देख ली और तुरंत एक एग्जैगरेटेड अय्यो निकाल गई अपने मुंह से। दर्द हो रहा है? उसकी टोन में जेन्युइन कंसर्न था। मैंने बस सिर हिला दिया, नहीं अब तो ठीक ही है। पर यान कोंग शैन ने बिना कुछ बोले अपना फिंगर उठा के मुझे बुलाया, जैसे प्रिंसिपल ने क्लास के बाहर बुलाया हो। मुझे तुरंत वो स्कूल के दिन ही याद आ गए। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उसने एक नर्स से कॉटन स्वैब और आइडोफोर बोरो किया और बेंच की तरफ इंडिकेट किया। बोला, बैठो यहाँ। टोन तो सॉफ्ट थी लेकिन एक्सप्रेशन अब भी सीरियस। मैं चुपचाप बैठ गया। वो मेरे पास ही बैठ गया। कॉटन स्वैब डिप किया और जेंटली वाउंड पे लगाने लगा। इतना केयरलेस क्यों हो तुम? उसकी आवाज में डांट कम, चिंता ज्यादा थी। कोल्ड कॉटन चोट पे लगते ही मेरी बॉडी हल्की सी ट्विच कर गई और तब मैंने डिसाइड किया, सच बोल ही देता हूँ। मुझे लगा मैंने आज ना डिंग बाइजू को देखा। ये सुनते ही उसका हाथ थोड़ा मिस कर गया। कॉटन स्वैब डायरेक्टली चोट के अंदर ही चुभ गया। आ! मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रुको रुको, दर्द हो रहा है। वो थोड़ा स्टार्टल लग रहा था। शायद उसे भी पता नहीं चला कि उसने मुझे हर्ट किया। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और सॉफ्टली बोला, सॉरी। फिर कॉटन स्वैब मेरी तरफ बढ़ाया। बोला, तुम खुद ही कर लो। मैं हल्का सा हंसा, पर अंदर से एक अजीब सी फीलिंग थी। मैंने कॉटन स्वैब अपने हाथ में ले लिया और खुद ही अपनी चोट पर दवाई लगाने लगा। इसी बीच यान कोंग शैन की आवाज आई। वो बोला, लगता है उसने अभी तक हार नहीं मानी। मैंने जल्दी से बोला, तुमने कभी सोचा है क्यू को उससे मिलवाने का? जैसे ही उसका एक्सप्रेशन खराब होने लगा, मैंने तुरंत क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। मैं बोला, मैं रिकॉग्निशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक बार मिलने की बात कर रहा हूँ। शायद क्यू ही उसे समझा सके कि अब उसका उस जगह पर कोई हक नहीं। सब बच्चे नहीं कर सकते, पर क्यू अलग है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। पर यान कोंग शैन मुझे घूरने लगा, जैसे मैंने कुछ अजीब सा कह दिया हो। बोला, वो सिर्फ 5 साल की बच्ची है। मैं कॉटन स्वैब से हल्की सी डैबिंग करता रहा। फिर बोला, तुम हमेशा सब कुछ एज के हिसाब से क्यों देखते हो? तो क्या छोटी उम्र वाले कुछ नहीं कर सकते? क्या सिर्फ इसीलिए हमें अंडर एस्टिमेट करना सही है? शायद जियाओ यानयुए ने भी उसे कभी वैसे ही ट्रीट किया था और अब वही थिंकिंग यान कोंग शैन खुद अपना चुका है। वो खुद समझता है उस दर्द को, फिर भी वो मुझे उसी नजर से क्यों देख रहा है? सिर्फ एक चांस दे दो। मैं उसकी आंखों से बचते हुए बोला, सच तो ये था कि मैं क्यू की नहीं अपनी बात कर रहा था। काफी देर तक वो कुछ बोला ही नहीं। हवा भी रुक सी गई थी। मुझे घबराहट होने लगी। तभी उसने फाइनली कहा, यूमियान, तुम्हारा क्यू के लिए यहाँ आना मैं वाकई अप्रिशिएट करता हूँ। फिर उसकी टोन थोड़ी ठंडी सी हो गई। बोला, लेकिन ये मेरे घर का मामला है और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही इसे हैंडल करूँ। मेरे हाथ से कॉटन स्वैब हिल गया। पहली बार मुझे उस पर थोड़ा गुस्सा आया। कल रात उसने मुझे इतने सॉफ्ट तरीके से अपने आर्म्स में लिया था और आज फिर से वही डिस्टेंट और डिटैच वर्जन बन गया है। ये बंदा इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों है? मैंने उसका हाथ पकड़कर कॉटन स्वैब उसके हाथ में वापस रख दिया। एक गहरी सांस लेते हुए उठ गया और थोड़ा स्टिफ टोन में बोला, मैं जा रहा हूँ। और बिना पीछे देखे मैं निकल गया। हॉस्पिटल से निकलते निकलते मैंने वीबो पर एक पोस्ट भी डाल दी। लोग कहते हैं मैं इमैच्योर हूँ। मुझे ये सुन सुन कर ना मैं थक सा गया हूँ। वो खुद एक ओल्डर वुमन के साथ रह चुका है, पर मेरे साथ 9 साल का डिफरेंस उसे सडनली प्रॉब्लम लगता है। तो फिर मुझे नहीं, क्या उसे ही मैं एक्सेप्ट नहीं हूँ? एक ने लिखा, OMG, क्या ये कन्फेशन था? दूसरे ने लिखा, न्यू ईयर पे बिग सिस और लिटिल पपी। तीसरे ने लिखा, रुको, मुझे लगा पोस्टिंग मास्टर तो गे है। 3 दिन हो गए थे। यान वांग्यू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 3 दिन हो चुके थे और हम दोनों, मतलब मैं और यान कोंग शैन, अभी भी एक अजीब सी कोल्ड वॉर में थे। लेकिन सही कहूँ तो ये कोल्ड वॉर सिर्फ मेरी एक ही तरफ से थी। मैं ही गुस्सा था ना, और मैं ही उसे अवॉइड कर रहा था।
अब हर दिन मैं दादाजी के लिटिल टर्टल पे बुक स्टोर जाता हूँ और रात को उसके घर जाने की आदत भी छोड़ दी है। कई दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन दादाजी ने भी नोटिस कर लिया। क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, वो बोले। थोड़ा सोच के मैंने उन्हें वो बात बता दी, लेकिन हॉस्पिटल वाली जगह बुक स्टोर का मेंशन किया, जस्ट टू बी सेफ। वो थोड़ा थॉटफुल अंदाज में बोले, मियान मियान, दादाजी जानते हैं कि तुम्हारा इरादा अच्छा है। जैसे ही उन्होंने ये लाइन बोली, मुझे समझ आ गया कि वो मेरे साइड तो नहीं है। फिर वो बोले, आशा ने जो बोला वो थोड़ा ज्यादा था, लेकिन कहावत है ना, सीधा साधा जज भी दूसरों के घर के झगड़े सॉल्व नहीं कर सकता, और वैसे भी दूसरों के घर के मामले में ज्यादा दखल देना ठीक नहीं होता। मैं टेबल पे बैठा था, हाथ में एक ग्लास मिल्क से भरा हुआ। एक्चुअली यानकोंग शैन की बातों के बाद मैं टॉल होने का मिशन ले चुका था। रोज दूध पी रहा था जैसे पानी ही है। दादाजी ने कामली समझाया, अगर तुम उसे हेल्प करना चाहते हो तो तुम्हें उसके नजरिए से सोचना होगा, और टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है भाई। गुस्से में डायरेक्ट बोल दोगे तो वो रिएक्ट करेगा ही ना। पहले उसके साथ नॉर्मल हो जाओ, फिर अपनी बात सटल तरीके से कहना, तो वो सुनेगा और समझेगा भी। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे मारा, जैसे मैं टी एक बेचता हूँ 1 रुपए में, कोई आता है कहता है 3 चाहिए 2 रुपए में। अगर मैंने सीधा ही बोला कि मुझे नहीं बेचना तो वो चला जाएगा, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि 2 रुपए में 3 थोड़ा मुश्किल है तो ₹50 चलो, तो सामने वाला सोचता है, वाह डील मिल गई। मुझे पूरा लेक्चर सुनते सुनते बस एक ही बात चुभी, वेट, TX के लिए भी लोग बार्गेन करते हैं। दादाजी ने मुझे एक यू नो नथिंग वाला टाइप का लुक दिया। बोले, ऑफ कोर्स, दुनिया ना बड़ी अजीब है, क्या पता किसी के पास सिर्फ ₹2.50 ही हो और 3 लोग हो तो सबको एक एक टी चाहिए होता है ना। ऑनेस्टली मैंने ना ये सिचुएशन एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। दादाजी ने अपना इनेमल टी मग उठाया, एक सिप ली, वैसे ही जैसे मैं करता हूँ, और फिर वही बात दोबारा कंटिन्यू कर दी। देखो, जैसे कपल्स के बीच में झगड़ा होता है, सुन सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन बीच में पड़ने का भी एक तरीका होता है। जब तक जरूरत ना हो फोर्स मत करो। मुझे लगने लगा, क्या दादाजी ये सब इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा इमैच्योर हूँ। सीक्रेट लव भी अनोइंग है, बड़ा होना भी, और इंसान बनना, उफ, वो तो सबसे ज्यादा। मैं टेबल पर गिर गया थक के, एक लंबी सी साय निकालते हुए। आई विल स्टडी हार्ड। शाम का 8:01 बज चुका था। वो टाइम होता था जब मैं यानकोंग शैन के घर की डोर बेल बजाता था रोज, लेकिन अब मैं जॉगिंग करता हूँ उस टाइम। 1 घंटा स्लो रन, फिर घर आके ठंडे पानी का शॉवर, फिर कॉमिक्स और मोबाइल टाइम, 10:30 तक सोने का शेड्यूल, फुल ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। ब्लूटूथ हेडसेट हटा के हल्की सी सांस ठीक की और फिर की निकाल के दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, यूमियान। क्लिंक, की हाथ से नीचे गिर गई। मैं झट से पलटकर पीछे देखा, दिल जोर से धड़कने लगा। फूवई स्ट्रीट लैम्प के नीचे खड़ा था। ये छुपके से यहाँ आ गया था या पहले से ही था? क्या उसने मेरा पीछा किया? देखो, अगर वो आइलैंड घूमने आता या बुक स्टोर आता तो समझ में आता, बट यहाँ मेरे घर के बाहर कैसे पता चला उसे एग्जैक्ट एड्रेस? अजीब ही था। फूवी ने मेरी हालत देख ली, शायद पैनिक भी, इसीलिए उसने क्लियरली बोला, यूमियान डरो मत, बस कुछ बातें करनी थी मुझे, बोल के मैं चला जाऊंगा। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ क्योंकि उसका टोन काम था, कोई अटैकर वाइब्स नहीं मिल रही थी मुझे। तो मैं बोला, क्या करना चाहते हो? फू वही थोड़ा रुक रुक के बोल रहा था, जैसे उसके पास कहने को बहुत कुछ हो, पर शुरू कहाँ से करे ये शायद उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने बोलना स्टार्ट किया, पिछली बार बुक स्टोर में जब चैन अन्ना ने बोला था ना कि तुम उस तरह के हो, आई एम रियली सॉरी, सब कुछ मुझसे ही स्टार्ट हुआ था। मैं उस दिन जल्दी में निकल गया, तुम्हारे बॉस से माफी भी नहीं मांग पाया। अगर हो सके तो प्लीज उनसे कहना। उसका टोन रियल था, दिल से माफी मांग रहा था। पर मैंने पूछा, बस इतना ही कहना है तुम्हें?
सच कहूँ तो मुझे किसी से अपॉलजी चाहिए भी नहीं थी। जो था सो था। दोस्ती तो कब की खत्म ही हो चुकी थी ना। पुरानी बातें भी हैं। फूई ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, फिर अचानक एक कदम आगे बढ़ा। थोड़ा इमोशनल सा हो गया। हाई स्कूल के वो र्यूमर्स कि तुम गे हो, वो उस दिन तुमने जब मुझसे डायरेक्टली बोला, मैं कंफ्यूज हो गया था। तभी मैंने एक दोस्त से बात की और उसने वो सब कुछ स्प्रेड कर दिया। आई एम रियली यूमियान, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? फूई मुझसे मिलने आया था और वो मुझसे माफी मांग रहा था। फूई की बात सुनकर मैं डायरेक्टली उसकी आंखों में सीधा देखता हुआ बोला, तुम्हें माफ कर दूं? मेरी बात सुनकर वो एक सेकंड के लिए थोड़ा होपफुल दिखने लगा। तो मैंने आगे बोला, और फिर? उसे माफ करने का मतलब अब ये तो नहीं था ना कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। फूई का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। फिर वो धीरे से बोला, तो क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? अरे भाई, स्टार्ट अगेन। तुम्हारा मुझसे रिश्ता ही क्या था जो दोबारा शुरू करें? फूई, मैंने धीरे से बोला, पहले मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे लाइक करते हो। पर अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है, जैसे तुमने कहा कि वो सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने उसकी हर एक्सप्लेनेशन को कट करते हुए कहा, तुमने अपनी बात कह दी, मैंने भी। अब सब क्लियर है। मैं पलटकर जाने लगा, पर फूवी फिर भी चुप नहीं रहा। बोला, यूमियान, एक्चुअली फिर चुप। मैं चुप रहा, उसे वक्त दिया, पर वो बस स्ट्रगल करता रहा। अचानक 10 सेकंड के बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर फाइनली बोला, एक्चुअली मैं हमेशा तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। मैंने करके बस सर हिलाया। बोला, अच्छा, और तुम्हारी लास्ट लाइन क्या थी? कैन वी स्टार्ट अगेन? मैं उसे मुस्कुराते हुए आंसर दिया, नो वी कांट। फूवी शॉक्ड रह गया। मेरा नाम लेकर उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, बट मैंने इंस्टेंटली सोचा, दादाजी कभी भी वापस आ सकते हैं। ये जगह रिमोट नहीं है। आंटी अपना डॉग लेके वॉक पे निकल जाती हैं रैंडमली। मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे एक लड़की के साथ देखे और कोई तमाशा हो। यूमियान, उसने मेरा हाथ फिर पकड़ना चाहा। मैंने झटक दिया। बोला, फूवी, माफी दे दो तुम्हें, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। तुम और चैन अन्ना, प्लीज मुझसे दोबारा मत अप्रोच करना। और तब मुझे वो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद आ गई और मैंने बोला, और हाँ, तुम्हें मेरी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली? फूई एकदम से रुक गया। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थी, जैसे वो कोई सही जवाब ढूंढ रहा हो। वो बस इतना ही बोल पाया। वो उसका वो फेस देखते ही मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम गया। तो मैंने पूछा, तुमने किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को लगाया था क्या मेरे पीछे? उसने तुरंत डिनाई करते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हारा सोशल अकाउंट देख रहा था। वहीं से पता चला कि तुम इस आइलैंड पे हो। जो फोटोज तुमने पोस्ट किए थे, उनमें जो बुक स्टोर थे, उनको कंपेयर किया और फिर एड्रेस मिल गया। तुम्हारा घर का एड्रेस भी मैच हो गया। मैं ऑनेस्टली शॉक में था। बहुत कुछ कहना था, पर एंड में सिर्फ एक ही सेंटेंस बोल पाया, आगे से ऐसा मत करना। किसी को इमेजिन करना कि वो तुम्हारे हर पोस्ट, हर कमेंट, हर फोटो को माइक्रोस्कोपिक लेंस से देख रहा है, जो तुम सिर्फ स्ट्रेंजर्स के लिए डालते हो। उनमें से हर एक चीज को वो एनालाइज कर रहा है। बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है ना। मैंने तो इंटेंशनली सोशल मीडिया को सेफ जोन बनाया था, जहाँ बस स्ट्रेंजर्स हो, कोई फ्रेंड्स नहीं, सिर्फ इसीलिए ताकि फूवी जैसे लोग मेरी लाइफ से आउट हो जाएं। लेकिन एंड में वो फिर से मेरे सामने खड़ा था। शायद मेरे फेस का एक्सप्रेशन कुछ अलग था, इसलिए फूवी ने फिर बोलना स्टार्ट किया, नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढना चाहता था। तुमने मेरे सारे कांटेक्ट इन्फो ब्लॉक कर दिए थे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसे जैसे वो बोल रहा था, मुझे इरिटेशन फील हो रही थी। बस करो यार, इतनी क्लिंगीनेस क्यों? वो आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ने लगा। मैंने झटक दिया। वो फिर से कोशिश करता, मैं फिर से हटा देता। 2-3 बार ऐसा ही हुआ और फिर उसने मेरा रास्ता ही रोक दिया। तभी एकदम से एक भयानक जोर की आवाज आई।
मेटल की कोई चीज टकराई हो जैसे। मैं और फूवी दोनों झटके में रुक गए। उसने स्लोली पीछे हटकर उस डायरेक्शन में देखा जहां से वो आवाज आई थी। अंडर दैट हल्का सा फ्लिकरिंग स्ट्रीट लाइट, यान कोंग शैन ने धीरे से अपना हाथ गेट से हटाया। उसकी फिंगर्स के एंड पर हल्की सी ऑरेंज ग्लो थी। लुक्स लाइक कि वो अभी स्मोक करने बाहर आया था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे और फूवी को एक दूसरे के इतने क्लोज देखा, उसने स्मोक को साइड में छोड़ दिया और पूरी अटेंशन सीन पे डाल दी। वो जोर की आवाज जो पहले आई थी ना, वो उसी कोर्टयार्ड के गेट के बंद करने की आवाज थी। और बिना किसी हरी के वो फूवी की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। फिर बोला, ये तीसरी या चौथी बार है जो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। उसका वॉइस बिल्कुल काम था, लेकिन उस काम में एक वार्निंग छुपी थी। वो आगे बोला, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें एक और बार देखूं। फूवी विजिबली अनईजी हो गया। शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि यान कोंग शैन मेरे इतने पास रहता है। उसने थोड़ा पीछे स्टेप लिया, आंखों में एक अजीब सी चिंता। फिर जैसे किसी ने उसके दिमाग के बीच में एक थप्पड़ मारा हो। एकदम से उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। शॉक में उसने मेरी तरफ देखकर बोला, यूमियान, तुम क्या खुश हो? और उसी सेकेंड मुझे भी समझ आ गया। अगर उसने मेरे ऑनलाइन पोस्ट, मेरी फीलिंग्स, मेरे कमेंट्स पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली उसको पता होगा कि मैं किसी ओल्डर मैन के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुका हूँ। और फूवी जैसा बंदा जो थोड़ा सोचता, थोड़ा जोड़ता, इजीली गेस कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि उसके मुंह से अगले वर्ड्स क्या निकलेंगे, पर इंस्टिंक्टिवली मैंने एक हाथ उसके फेस पे रख दिया और दूसरे हाथ से उसका कॉलर पकड़ के उसको धक्का दे दिया, सीधा कोर्टयार्ड के गेट तक। धाम! वो मेटल का गेट जोर से बजा, इको होता हुआ। पीछे से यान कोंग शैन के स्टेप्स रुक गए। मैंने विस्पर करते हुए फूवी से कहा, अगर तुमने एक और लफ्ज बोला ना, तो मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा कि हर बार जब तुम अपने डैड के साथ उस मिस्ट्रेस से मिलने जाते थे और उनकी कवर स्टोरी बन जाते थे और उनसे रेड एनवेलप्स भी लेते थे। मेरा वॉइस लो था, पर टीथ क्लेंच थे, लाइक अ प्रॉपर थ्रेट। और फूवी, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, वो तो अलग ही लेवल का था। मेरे हाथ के पीछे से झलकती उसकी आंखें, पैनिक, शॉक और एक डिसबिलीव जैसे ये यूमियान तो वो वाला यूमियान है ही नहीं। उसके लिए मैं अब एक इंसान नहीं था, मैं एक डीमन इन यूमियान स्किन बन चुका था। हाई स्कूल के टाइम फूवी ने मुझे एक ऐसा सीक्रेट बताया था जो शायद किसी और को नहीं पता था। उसकी फैमिली रिच थी, पुरानी जनरेशन के बिजनेसमैन। हाँ, मतलब फोर्ब्स वाले बिलियनियर नहीं थे, पर एक दो मीडियम साइज कंपनी थी उनकी, जिनसे काफी अच्छा पैसा आता था। टेक्निकली रिच सेकंड जेन किड था फूवी। उसके डैड का लाइफस्टाइल पूरी दुनिया जानती थी, अल्कोहल, पार्टीज और औरतें। फूवी की मॉम को भी सब पता था, पर वो इग्नोर करती थी। शायद इमोशन से ज्यादा उनके लिए स्टेटस इंपॉर्टेंट था। सबसे ट्विस्टेड पार्ट, उसके डैड हर बार जब अपनी मिस्ट्रेस से मिलते थे, वो फूवी को साथ ले जाते थे। बाहर से बोलते, बेटे को आउटिंग पे ले जा रहा हूँ, अंदर से कवर स्टोरी। फूवी सिटी सेंटर में रहता और उसके डैड साइड में अपनी छोटी लव स्टोरी चलाते। फिर बाद में उसको रिवॉर्ड भी देते थे, पैसे, गिफ्ट्स या जो भी वो चाहे। ये सब जूनियर हाई से चालू था और फूवी, उसको ये सब नॉर्मल लगने लगा था। उसके लिए ये एक इजी और कन्वीनियंट पॉकेट मनी का तरीका था। उस वक्त मुझे ये सुनकर झटका लगा था, पर फिर सोचा, हर घर की कहानी अलग होती है। मेरे पेरेंट्स के इशू भी बड़े नहीं लगते अब। और ऑनेस्टली मुझे तभी समझ लेना चाहिए था कि फूवी थोड़ा डिफरेंट है। वो मुझे ये सब इसलिए बताता था क्योंकि हम अच्छे दोस्त थे। वो मुझ पे ट्रस्ट भी करता था और हम दोनों के बीच वो टिपिकल टीनेज सीक्रेट्स वाली बॉन्डिंग थी। पर आज ये सब याद आने का रीजन, क्योंकि अब मैं वो सीक्रेट्स वीपन की तरह यूज कर रहा था। और मैं खुद हैरान हूँ कि मैं ऐसा कह गया। मैंने उसके फेस से हाथ हटाया, पर कॉलर अब भी पकड़ रखा था। फिर बोला, मैं कह रहा हूँ, बस कोई ड्रामा नहीं, कोई स्टॉकर मोड नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज। फूवी थोड़ा डेज था, एक्सप्रेशन ब्लैंक, जैसे उसके समझ के वायर्स डिस्कनेक्ट ही हो गए हों। और ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मैं गे हूँ, तो ऐसे लोगों के लाइक की मुझे जरूरत ही नहीं। और तब फूवी फाइनली बोला,
एग्रीड। उसकी आवाज लो थी, ऑलमोस्ट विस्पर जैसी। फिर उसने मेरी लाइन रिपीट की, ओके। वो ही हैंडसम था, इंटेलिजेंट भी, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो। उसने एक बार मुझसे बोला था, लड़ना चीप होता है, वो मेरे वाइब से मैच नहीं करता। तो हाँ, उसका शौक में होना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसे किसी ने कभी इतने कोल्ड तरीके से कन्फ्रंट ही नहीं किया था। मैंने उसका कॉलर छोड़ दिया, एक कदम साइड में हो गया, फिर बोला, जो भी कहना है कह ले, वरना मैं भी बदतमीजी पे उतर आऊंगा। फूवी ने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा, फिर उसकी आंखें यान कॉन्ग शैन पे गई और फिर बिना कुछ बोले, थोड़ा शर्मा के, थोड़ा हार के, वो सीधा गेट के सामने वाले पाथ पे दौड़ता हुआ निकल गया। उसकी पीठ देख के मैंने फाइनली एक गहरी सांस ली। तुम इतनी डेंजरस हो, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। यान कॉन्ग शैन ने सिगरेट का आधा जला हुआ टुकड़ा जमीन पे गिरा के कहा, फिर मेरी तरफ आते हुए बोला, तुमने तो बैड गाय को खुद ही भगा दिया। मैं बस नीचे पड़े कीज उठाते हुए कैजुअली ही बोला, मैंने मारा नहीं उसे, बस हल्का सा धक्का ही दिया था। तभी उसकी आवाज मेरे कान के पास से आई, इतने करीब जिसे एक पल के लिए सब कुछ फ्रीज हो गया हो। वो बोला, यूमियान, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मेरे हाथ चाबी ट्विस्ट करते वक्त रुक गए। मुझे एक पल के लिए लगा, क्या ये वही मोमेंट है? क्या वो सच में मुझसे मेकअप करना चाहता है? मन चाह रहा था कि कह दूं, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं चुप रहा। शायद उसने मेरी खामोशी को गलत समझा। अचानक पीछे से उसने मेरा व्रिस्ट पकड़ लिया, बोला, सॉरी। मैं तुरंत पलट के उसकी आंखों में देखा, वो सीरियस था। सॉफ्ट टोन में वो क्लियरली बोला, उस दिन मैंने जो कहा, जो टोन थी मेरी, गलत थी। आई एम रियली सॉरी। उसकी सिंसियरिटी ने मुझे थोड़ा एम्बैरेस कर दिया। दादाजी ने सही कहा था, चाहे रिश्ते अच्छे हो या क्लोज, हमेशा दूसरे के नजरिए का भी ध्यान रखना चाहिए। जिद और ईगो में बात थोपी नहीं जाती। मैंने भी फिर धीरे से कहा, नहीं, मैं भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया था उस दिन। एक लंबा पॉज, सिर्फ हवा की हल्की सी सीटी, पत्तों की हल्की सी कनक और दूर कहीं एक डॉग के भौंकने की आवाज। शायद अंकल जैन के घर से ही आ रही थी। एक साइकिल बेल की आवाज भी आई, दूर से कोई जा रहा था। लेकिन उस मोमेंट पे सब कुछ ब्लर्ड लग रहा था। मुझे उसकी नजर महसूस हो रही थी, मेरे बालों, चेहरे और गर्दन पे। उसकी उंगलियों का ग्रिप मेरे व्रिस्ट पे जैसा आग जला रहा था। मैं फिर सोचने लगा, शायद फिर से वो येलोइंग वाला मोमेंट आ गया है। लेकिन हम दोनों इतने क्लोज खड़े थे कि अगर मैं अचानक उसके सर के ऊपर देखने लगता तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। तो मैंने आंखें कहीं और घुमा दी। वो यान कॉन्ग शैन ने फाइनली मेरा हाथ छोड़ा और हल्की सी वॉइस में बोला, रात को जल्दी सो जाना। फिर वो मुड़ के जाने लगा। लेकिन जाने क्यों, उस पल में मैं एक पपेट बन गया, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स ने मुझे कंट्रोल कर लिया हो। उसका हाथ अभी पूरा गिरा भी नहीं था। मैंने उसे बैक हैंड से पकड़ लिया। हल्का सा कांप रहा था मैं, नर्वसनेस की वजह से। मैं बोला, हे वेट। वो रुक गया, कुछ हैवी सा ब्रीथ कर रहा था, जैसे कुछ किया नहीं हो फिर भी थक गया हो। ब्रेन मेरा पैनिक में, बॉडी फुल स्पीड अहेड। मैं बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने उसका हाथ छोड़ा और खुद गेट के अगेंस्ट जाके खड़ा हो गया, जैसे मैं उसका एग्जिट ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे पता था वो भागने वाला बंदा नहीं है, पर फिर भी आई वॉजंट टेकिंग चांसेस। यूमियान, उसकी आवाज में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी और उसी वक्त मैंने पूछा, उस रात मैंने तुम्हारा नाम लिया था, है ना? बिना कॉन्टेक्स्ट के ये लाइन अजीब लग सकती थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो समझ गया था। वो रात जब मैंने कन्फेस किया था, वो रात जब मैं ड्रंक था, उस रात में सिर्फ मैं एक ही नाम ले सकता था, यान कॉन्ग शैन का। उस रात मैंने किसी और का नाम नहीं लिया था। वो गलत इंसान को कन्फेस कर दिया, सिर्फ एक एक्सक्यूज था। वो सिर्फ एक इजी वे आउट था, जैसे एक झूठा बैंडेड किसी सच्चाई के ऊपर। यान कॉन्ग शैन कब से चुप था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर पहले वो एक वार्म हीटिंग फर्नेस था, तो अब वो पूरा का पूरा आइसबर्ग बन गया था। 1000 माइल्स दूर, जीरो रिएक्शन। शायद उसकी चुप ही उसका सिग्नल था कि मैं पीछे हट जाऊं, पर मैं पीछे नहीं हटने वाला था। मैं बोला, मुझे पता है
तुम सोच रहे हो कि फूई क्या कहने वाला था उस वक्त, मैंने उसे देखते हुए कहा। मैंने फूई को रोका था, नफरत या डर की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम किसी को पता चलाना चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो सिर्फ मैं हूँ और तुम्हें सिर्फ मुझसे सुनना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आज रात ये बताने का बेस्ट टाइम है या नहीं, पर कभी कभी हम कितना भी प्लान कर लें, एक अचानक का फ्लैश ही काफी होता है। कन्फेशन या तो सक्सेस होता है या फेल, बीच का कुछ नहीं होता। ये नहीं होता कि तुम इम्प्रेस हो गए और तुमने मुझे सिंपैथी में हाँ कह दिया। तो मैं शुरू हुआ। मेरे एक सोशल अकाउंट से उसे पता चला कि मैं ग्रीन प्लम आइलैंड पे हूँ, बुक स्टोर में काम करता हूँ और यहीं काफी टाइम से हूँ। मैं वहाँ अपनी डेली लाइफ, मूड सब शेयर करता हूँ। इसी वजह से उसे पता चला कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। यूमियान, उसने बीच में ही मेरा नाम लेके इंटरप्ट किया। वो यूजुअल सॉफ्टनेस नहीं थी, एक वार्निंग थी, रिमाइंडर था, पर मैंने रुकने का सोचा भी नहीं। मैं बोलता गया। जो बंदा मुझे पसंद है वो मुझसे 9 साल बड़ा है, बुक स्टोर चलाता है, एक प्यारी सी बेटी है उसकी, और हमेशा से वो एक स्ट्रेट रहा है। मैं उसकी आंखों में डायरेक्टली देख रहा था। बोला, मुझे तुम पसंद हो यानकोंग शैन। साइलेंस। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे कोई इंसान गिलोटीन के नीचे खड़ा हो और उसे पता है कि अब बचा नहीं जा सकता। उस सांस में हेल्पलेसनेस थी और वो साय इनडायरेक्टली कंफर्म कर रही थी कि हाँ, उसे पहले से ही पता था। मेरे इतना कुछ कहने के बाद वो बस इतना ही बोला, यूमियान, तुम बहुत यंग हो। शायद वो फिर से लिटिल बोलना चाह रहा था, फिर उसे याद आया कि मुझे वो वर्ड पसंद नहीं, पर ऑनेस्टली यंग कहना भी कुछ ज्यादा बेटर तो नहीं था, है ना? उसकी बात दोबारा सुनते ही मेरे दिल में दर्द से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट था। ना ये सिर्फ मना करने वाली बात थी और ना ही मैं समझ नहीं रहा वाला एक्सक्यूज था। नईव या चाइल्डिश कहना फिर भी थोड़ा होपफुल होता है कि ठीक है, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैच्योर हो सकता हूँ, पर उसका ये कहना, ये तो बिल्कुल होपलेस था। वो बोला, तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि कौन लोग तुम्हारे लाइफ में रहने वाले हैं और कौन सिर्फ विजिटर बन के आते हैं। यानकोंग शैन की आवाज स्टेडी थी, पर अब टोन थोड़ा सा हेवी हो गया था। मैंने पहले भी बोला था कि मैं लव में बिलीव नहीं करता, मुझे लव की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लाइक होने के लायक नहीं हूँ। उसका नॉट वर्दी ऑफ बीइंग लाइक्ड वाला लाइन वही सबसे ज्यादा चुभा। मुझे थोड़ा दुख हुआ, ना उसके ना कहने पर, बल्कि इस बात से कि उसके लिए लाइक करना भी कुछ नहीं रहा। मैंने उसे काम टोन में कहा, तुम मुझे पसंद ना करो, चलेगा। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, बल्कि इसीलिए कि तुम जानो कि इट्स ओके। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करता था, पर पसंद करना कोई चॉइस तो नहीं होती ना यानकोंग शैन। मैं तुम्हें कब तक पसंद करूंगा जब तक मेरा मन खुद ना कह दे कि हाँ, अब नहीं। मैं खुद भी हंस दिया, थोड़ा आयरॉनिक सा। बस तब तक पसंद करूंगा जब तक ना पसंद करना शुरू नहीं होता। उसने कुछ नहीं कहा इनिशियली, फिर वो फाइनली बोला, ये तुम्हारी फ्रीडम है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ। कन्फेशन था, पर पहले से डूम्ड था। क्या प्यार में कोई एग्जैक्ट टाइमिंग होती है? कभी कभी रिजेक्शन भी इतना जेंटल होता है कि बंदा उसमें भी थोड़ा सा कंफर्ट ढूंढ लेता है। वो मुझे फोर्स नहीं कर रहा था दूर जाने को, और ये मेरे लिए इनफ था। मैंने थोड़ा सा साइड होके गेट ओपन किया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी अंदर आई और उस लाइट में यानकोंग शैन का मूड भी थोड़ा सा डिम लग रहा था। शायद मेरा सच बोलना उसे सैड कर गया। जब वो ऑलमोस्ट गेट के बाहर निकल गया तब मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। मैंने उसे आवाज लगाकर बोला, अगर कभी तुमने वाइल्ड चाइम फिर से बाहर लटका दिया तो क्या मैं उसे लेने आ सकता हूँ? ये कहना थोड़ा ऑकवर्ड था, पर रियलिस्टिक भी। मुझे पता था वो मुझे पसंद नहीं करता, वो एक स्ट्रेट मैन है और एक न एक दिन वो किसी और के साथ होगा। जब वो विंड चाइम फिर से कड़केगा, मैं चाहता हूँ कि मैं रेडी रहूं, पहले से ही पूछ लूं ना। यानकोंग शैन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया,
फिर कंफ्यूजन से वो मुझे देखने लगा, वही एक्सप्रेशन जो फूई ने दिया था जब मैंने कुछ अजीब बोला था। पार्डन, क्या कहा तुमने? उसने कहा पूरे कंफ्यूजन के साथ, जैसे उसे सच में लगा कि मैंने अभी बहुत अजीब कुछ बोल दिया हो। यानकोंग शैन ने बस सर घुमा के देखा ही था, पर जैसे ही ये शब्द उसके लिप से निकले उसका पूरा बॉडी भी टर्न हो गया, डायरेक्टली फेसिंग मी। मुझे लगा बस एक छोटी सी बात ही तो पूछी है, पर उसका रिएक्शन इतना बड़ा। मेरा हार्ट हल्का सा डर गया, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, आवाज में वार्मथ भी चली गई थी और टॉप ऑफ हिज हेड थोड़ा रेड हो रहा था। उसका गुस्सा दिखने लगा था। बोलते क्यों नहीं आप? उसका टोन एकदम कोल्ड सा था, लेकिन अंदर से थोड़ा डेंजरस भी। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गया। मैंने थोड़ा नर्वस होते हुए बोला, नहीं मतलब क्या ये अलाउड नहीं है? डर के मारे मैंने गेट का साइड टाइट पकड़ लिया कि अगर उसने मुझ पे दौड़ लगाई तो मैं तुरंत गेट बंद कर दूं। पर उसके बाद उसने जो स्माइल किया वो कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी, वो थी एक एंग्री स्माइल। वो वाली जब लोग तब देते हैं जब वो अंदर से फूंक रहे हो और ऊपर से कंपोज दिखना चाहते हो। यू कैन गिव इट अ ट्राई, उसने बोला, पर उसके बाद इमीडिएटली ऐड भी किया, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी उन्हीं लोगों जैसे हो जाओगे जो सिर्फ एक काम के लिए आते हैं, और तुम मेरे लिए फिर वो बस एक और बन जाओगे। समझे यूमियान? उसने मुझे झटका दे दिया था, मेरा पूरा बॉडी हिल गया। गेट का किनारा भी मैंने टाइटली पकड़ लिया था। मुझे सब समझ आया। अगर मैं ऐसा करता, मतलब मैं सिर्फ एक और बस रैंडम सा बेड पार्टनर बन जाता हूँ उसकी नजर में। वो मुझे अपने घर के आसपास भी आने नहीं देगा। वो रात में मेरे लिए लाइट जला के रास्ता भी नहीं दिखाएगा। वो मेरे सिर पर प्यार से हाथ भी नहीं फेरेगा। तब तो बेटर है कि मैं ऐसे ही अनरिक्वेटेड प्यार में ही रहूं, ना कि उसकी बॉडी तक पहुंच जाऊं पर हार्ट से दूर हो जाऊं। एक ठंडी सांस छोड़कर मैं चुप हो गया। यानकोंग शैन ने खुद ही साइलेंस तोड़ते हुए कहा, अभी के लिए स्टोर मत आना, सुनरी के साथ टाइम स्पेंड करो, दूसरे दोस्त बनाओ, और वो बेकार के थॉट्स उनको भूल जाओ। जस्ट फ्यू मिनट्स पहले तक मैं खुश था कि कम से कम उसने मुझे अपनी लाइफ से दूर नहीं किया, और अब ये पनिशमेंट मिल गया। जल्दी खुश होने वालों का यही तो प्रॉब्लम होता है, उन्हें सबसे ना पहले रियलिटी ही ठोकर देती है। वैसे तो यानकोंग शैन ने काफी बार मेरी बात नहीं मानी थी, तो फिर एक बार साथ सोना क्या बड़ी बात हो जाती। मैंने पूछा, तो रात को क्या मैं फिर से तुम्हारे घर आ सकता हूँ? लॉन्ग पॉज, फिर इसकी आवाज आई, डोंट कम। जस्ट 2 वर्ड्स, और साथ में उसके पैरों की आहट। वो चला गया और मैं वहीं कोर्टयार्ड के गेट के पास कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। फिर धीरे से गेट बंद किया और उसके अगेंस्ट बैठ गया, नीज को हक करते हुए, अपना चेहरा छुपा लिया उन्हीं घुटनों में। आई डोंट एवर वॉन्ट टू फॉल इन लव अगेन, यही सोचता रहा मैं। लव इज नॉट फॉर मी, शायद कभी था ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, नानपू स्ट्रीट। धूप नरमी से फ्लोर टू सीलिंग ग्लास के थ्रू अंदर आ रही थी और पूरी शॉप एक पिंक पेस्टल ड्रीम जैसी लग रही थी। सुनरी ने कहा था एक नई शॉप खुली है, चलते हैं एक कोल्ड ड्रिंक ट्राई करने। वो बड़ी एक्साइटेड थी। स्ट्रॉबेरी पार्फेट ऑर्डर किया था उसने। मैंने थोड़ा मेन्यू के पेजेस पलटकर फिर ऑर्डर किया, ग्रेप ओलोंग, कम स्वीट होना चाहिए। ऑर्डर गया और ज्ञान आना शुरू हुआ। सुनरी ने एल्बोस टेबल पर टिकाए, 10 फिंगर्स क्रॉस किए और बोली, तो तू अब निकल गया ना उस यानकोंग शैन के चक्कर से। तू तो उस दिन लिटरली पैनिक में ही आ गया था जब क्यू लेक में गिरी थी। मैंने थोड़ा स्माइल किया, बिटर वाला, बोला, मे बी वो मुझे सिर्फ एक पड़ोसी की तरह ही देखता है। सुनरी ने आंखें घुमाते हुए कहा, भूल जा उसे, और तू इमोशनल हार्ट ब्रेक का बेस्ट इलाज जानता है। मैंने सर हिला के कहा, बता। सुनरी ने ड्रामेटिक स्टाइल में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर ले। मैं ब्लैंक, एक ऑकवर्ड सा हाँ निकला मुंह से। हाँ क्या? अकेले एक ट्री पे कौन लटका रहता है रे? तू छोटा है क्या? एट योर एज
डू यू थिंक तुम्हें एक और यानकोंग शायद नहीं मिलेगा? वो तो पूरे गुस्से में थी। बोली, ये कौन सा 18 साल का ओल्ड मिल्क पपी होता है? और अगर है तो वो क्या वो मर्द है? शी वॉज डिफेंडिंग मी लाइक अ ट्रू दोस्त। लेकिन ये भी तो सच है ना कि ओरिएंटेशन और अट्रैक्शन ऐसे नहीं चेंज होते ओवरनाइट। मैंने टॉपिक चेंज किया। उससे पूछा, अच्छा छोड़, तू बता ना वेनिंग का क्या हुआ? और बस उसका एक्सप्रेशन पूरा ग्लो ही करने लगा। ड्रामा क्वीन मो डॉन। वो बोली, डू यू नो हु आई एम? मैं कभी हारती हूँ क्या लड़के चेस करने में? उसने बॉडी थोड़ा ट्विस्ट किया, ग्रिन फेस पे फुल कॉन्फिडेंस। मैं थोड़ा डाउटफुल हो गया क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने वेनिंग को देखा था तो वो तो बस सुनरुई को बस एक नॉर्मल दोस्त जैसा ट्रीट कर रहा था। जैसे मेरे दिमाग में डाउट आया, सुनरुई ने सब क्लियर कर दिया। बोली, उस दिन माउंटेन पे जब मैंने उसकी जान बचाई थी ना, वो हीरोइक मोमेंट था, इतना इम्पैक्टफुल था कि 2 दिन बाद उसने ही मुझसे पूछा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? और अब मैं दिन गन रही हूँ कि कब एनिवर्सरी बनानी है। कौन सा दिन? मैंने कैजुअली पूछा। सुनरी ने अपने लिप्स थोड़े से लिक किए और बोली, अरे वही जब हम 2 एक हो जाएंगे। वही टोन, जैसे कोई फीमेल डीमन हो फ्रॉम जर्नी टू द वेस्ट क्रेविंग टैन मॉन्क मीट। गूज बम्स। मैंने मन ही मन वेनिंग के लिए साइलेंट प्रेयर किया, भाई बच जा तू। तभी सुनरी अपना फोन दिखाते हुए बोली, अरे बाय द वे जरा बाद में अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट तो चेक कर लेना। तुझे लड़के पसंद है ना? ये मुझे अभी पता चला, वरना मैं पहले ही तुझे उससे मिलवा देती। उसका नाम है लियाओ फाइयांग। वो मेरा एक्स कलीग है। बीच पे लाइफ गार्ड था कॉलेज के 3rd ईयर में। सनशाइन वुल्फ डॉग। और वो ना स्विच है, मतलब बाई है। और फिर मुझे विंग करते हुए वो बोली, डोंट वरी, मैंने पूछा था, ही इज वेरी स्किल्ड। मैं, भाई मुझे तो नाम भी नहीं पता प्रॉपरली, तू स्किल की बात क्यों कर रही है? ऐसे ही बातें करते करते कोल्ड ड्रिंक खत्म हुई। जाने से पहले सुनरी बोली, वैसे इस वीकेंड ना मेरे ऑर्चिड में पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी हो रही है, वॉलंटियर्स चाहिए, आएगा क्या? मैंने एक लंबा सा एक्सेल मारा। मेरे पास तो अब टाइम ही टाइम है ना, और इस टाइम हाँ ठीक है कहना मेरे लिए सबसे इजी ऑप्शन था। उसके बाद वो सीधा बाय बोल के वेनिंग के पास चली गई और मैं वापस घर आया सोलो मोड में। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, फोन पर एक नया फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। डीपी एक हस्की का क्यूट फेस, नाम लाओ फाइयांग और मैसेज, मैं सुनरी का फ्रेंड हूँ। अब रिकमेंडेशन सुनरी से आया था तो मना करने की हिम्मत तो थी नहीं, तो मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर ली वो रिक्वेस्ट। सेकेंड्स में एक हस्की वाला इमोजी के साथ हेलो आया। कितना सुस्त लगा। फिर वुल्फ डॉग ने अपना बायो भेज दिया, 21 साल, हाइट 185, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, नाम लाओ फाइयांग। तो मैंने भी फ्लो में आके अपनी भी डिटेल्स दे दी। 18 साल, 175 सेंटीमीटर, प्रोस्पेक्टिव कॉलेज स्टूडेंट्स, यूमियान। और तुरंत याद आया, पॉइंट तो ये था ही नहीं, तो मैंने क्लैरिफाई किया, एक्चुअली मुझे ऑलरेडी कोई पसंद है और फिलहाल टू एम्फसाइज आई मीन मूव ऑन करने का कोई प्लान नहीं है। लाओ फाइयांग ने रिस्पॉन्स दिया फुल सी किंग एनर्जी के साथ। सुनरी ने बताया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कभी तुम लोनली फील करो तो मैं हूं ना। ब्रो, ये सी किंग है या लाइफ गार्ड? फ्लर्ट करते टाइम भी मसल्स फ्लेक्स हो रहे हैं। मैंने एक नोडिंग इमोजी भेजा और एग्जिट चैट फास्ट। वीकेंड पे मैंने ग्रैंडपा को क्विकली गुड बाय बोला और सीधा निकल गया सुनरुई के ऑर्चर्ड की तरफ। इवेंट लोकेशन था ताओ युआन। जुलाई का महीना और पीचेस अपने फुल ग्लो में। हर ट्री पे लाल गुलाबी रस भरे फल लटक रहे थे। जैसे ही गार्डन के अंदर चला, हल्की हल्की पीच की खुशबू हवा में थी। पूरे एनवायरनमेंट में बस एक काम स्वीट सी फीलिंग थी। और फिर आंखों के सामने एक बड़ा रेड बैनर, ग्रीन प्लम आइलैंड सनशाइन किड्स किंडरगार्टन के सारे पेरेंट्स, बच्चों और टीचर्स का गरम जोशी से स्वागत है, आइए और फ्रूट्स तोड़ने का मजा लीजिए। नाम देखकर मैं मोमेंटली फ्रीज हो गया। सनशाइन किड्स, ये तो वही किंडरगार्टन है ना जहाँ यान वांग्यू पढ़ती है। पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी है, तो क्या यानकोंग शान भी आएगा?
मैंने सुनरी की तरफ पलट के पूछा, तूने बताया क्यों नहीं कि ये सनशाइन किड्स किंडरगार्टन का इवेंट है? सुनरी टोटली क्लूलेस एक्सप्रेशन लेके बोली, अरे क्या हुआ? सनशाइन में क्या दिक्कत है? मेरे डैड ने ये इवेंट सेट किया था, अब मुझे क्या पता कौन से स्कूल वाले आ रहे हैं। मैंने बस एक लंबी आह भरी, हाथ हिला दिया जैसे कह रहा हूँ छोड़ना कुछ नहीं, बट अंदर से टेंशन फुल स्विंग पे था। अगर यानकोंग शैन और क्यू आए तो सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है ना। सुनरी ने कैजुअली कहा, इतना एम्बैरेसिंग है क्या? मैंने उसके हेड के ऊपर एक इमेजिनरी ग्रीन हैट इमेजिन कर लिया और सोचा, हाँ तू ही मेरी सच्ची दोस्त है जो मुझे एम्बैरेस करके ही खुश होती है। और जैसे ही मैंने ये सोचा, पीछे से एक ब्राइट और एनर्जेटिक वॉइस आई, सुनरी। मैंने मुड़कर देखा, एक वेल बिल्ट लड़का आ रहा था। थोड़ा सा डार्क स्किन था, वाइट टीथ के साथ एक सनशाइन स्माइल, जीन्स और सिंपल शर्ट पहना था, फुल स्पॉटी वाइब्स। मैं समझा सुनरी का कोई फ्रेंड होगा, लेकिन वो सीधा मेरी तरफ आया, बोला, हेलो यूमियान, आई एम लाओ फाइयांग। उसने हाथ आगे बढ़ाया। ओहो, तो ये था असली रीजन मुझे वॉलंटियर बनाने का। मैंने भी हाथ आगे बढ़ाया और शेक किया, लेकिन एक फेक स्माइल कंट्रोल कर रहा था मैं, और साइड आईज मैंने सुनरी को देख रहा था। फिर बोला, ओह इतने जल्दी मिलना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सुनरी ने आंखों से फुल पैनिक सिग्नल्स भेजे और बिना कुछ बोले वहां से भाग गई। फाइयांग बोला, आप भी बिल्कुल सुनरी जैसे ही बोलते हो। सही पकड़ा है भाई, सही पकड़ा है। मैं और फाइयांग अभी भी ऑर्चर्ड के एंट्रेंस पे ही खड़े थे। हमारे सामने एक लंबी सी टेबल थी जिसमें एक साइन इन बुक और कुछ छोटी बास्केट्स थी पेरेंट्स को देने के लिए, ताकि वो फ्रूट्स कलेक्ट कर सकें। फाइयांग कैजुअली टेबल के अगेंस्ट पीछे से टिक गया और फ्लर्ट करने वाली आंखों से मुझे देखकर बोला, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे सुनरी ने बोला था। उसकी बातों में मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बस कैजुअली ही पूछा, सुनरी ने मेरे बारे में क्या बोला? सुनरी ने बोला कि तुम क्यूट हो। एक्सक्यूज मी? बस अब ऑफिशियली नमक में डूब के खत्म ही होने वाला हूँ मैं। मुझ पर तो बस किसी ने लेमन और चिली पाउडर छिड़क दिया हो ऐसा फील हुआ। थैंकफुली तभी कई सारे पेरेंट्स और बच्चे आने लगे, तो साइनिंग और बास्केट डिस्ट्रीब्यूट करने में मैं इतना बिजी हो गया कि नेपच्यून भैया अका फ्लर्टी लाइफ गार्ड को फिर मौका ही नहीं मिला लाइन क्रॉस करने का। 9 बजे के बाद क्राउड थोड़ा कम होने लगा। साइन इन बुक ऑलमोस्ट फुल थी और मैं स्टॉल वाइंड अप करने वाला ही था कि एक फेमिलियर वॉइस ने मुझे अलर्ट कर दिया, आशन जल्दी करो, लेट हो गया है। अरे तुम ही तो बेड पे लटक रही थी, तो मुझे पहले उठाने के लिए बोला होता ना। दैट वॉइस, दैट निकनेम। मेरे हाथ पेन पर टाइट हो गए थे। मैं आवाज की डायरेक्शन में देखा और हाँ, 2 फेमिलियर सिलुएट्स मेरी नजर में आ गए, एक छोटी एक बड़ी। यान वान क्यों अपने डैड यानकोंग शैन का हाथ खींचती हुई तेज चल रही थी और वो अपनी काम कंपोज स्पीड पे चल रहा था, पूरा ओल्ड मॉन्क मोड में, न तेज न स्लो, बस अपने ही रिदम में। कुछ ही दिन हुए थे उसे मैं मिला नहीं, लेकिन लग रहा था जैसे सालों बाद देख रहा हूँ। तभी वैनक्यू ने मुझे देख लिया, 1 सेकंड का पॉज और वो फिर फुल स्पीड से मेरी तरफ भागी आई जैसे कोई छोटी रॉकेट। मियान मियान, अरे मियान मियान, और वो सीधा मेरे सीने से जा टकराई। उसका हग इतना स्ट्रॉन्ग था जिसे मेरी सारी इमोशनल लेयर्स तोड़ के अंदर तक चली गई हो। फिर बोली, मियान मियान, तुम इतने दिनों से मुझे मिलने क्यों नहीं आए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं उसकी टाइट से एम्ब्रेस में खड़ा था और पीछे से यानकोंग शैन का आना फील कर सकता था। मैंने वैंक्यू के छोटे से फसी हेड को जेंटली पैट किया और कैजुअली झूठ बोल दिया, तुम अभी हॉस्पिटल से निकली हो ना, तो रेस्ट जरूरी है। मैं अगर तुमसे मिलने आता तो तुम डेफिनेटली मुझे खेलने और झगड़ने में लगा देती, तो फिर मैंने मिलने का प्लान कैंसिल कर दिया। वैंक्यू ने ऊपर देखकर थोड़ा बनी फेस बनाया, फिर बोली, पर डॉक्टर ने बोला मैं अब ठीक हूँ, तो तुम कब आओगे फिर से मुझसे मिलने? मैं भी आ सकती हूँ तुमसे मिलने। उसकी ऐसी बिग इनोसेंट आईज देख के उसे डायरेक्टली मना करना मुश्किल हो गया। मैं थोड़ा हेसिटेंट हो गया, फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हें किटन्स दिखाने ले चलता हूँ, ठीक है? ये उसने चीयर किया
और मेरी आर्म टाइटली पकड़ के खींच गई जैसे ग्लू हो गई हो। अब तो वो पीचेस भी मेरे साथ ही पिक करना चाहती थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ वांग्यू जाती है वहाँ यानकोंग शैन भी साथ ही आता है। मैंने सर उठाया और उस टॉल मैन की तरफ देखा जो अब मेरे करीब आ चुका था। हमारी नजर टकराई पर कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई ऑकवर्डनेस उसके फेस पे, ना कोई फेमिलियरिटी, ना ही कोई वार्मथ। जैसे कन्फेशन हुआ ही नहीं, जैसे कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, जैसे हम पहले कभी मिले ही नहीं पहले। सर प्लीज साइन इन हियर। फाइयांग ने कर्टेसी के साथ पेन फॉरवर्ड किया, लेकिन उसके टोन में एक अजीब सा ओवर एक्साइटेड हेल्पफुलनेस था। यानकोंग शैन ने पेन ले लिया और दोनों के फिंगर्स टच हुए एक पल के लिए। उसने नोटिस भी नहीं किया, बस कामली साइन किया और पेन वापस कर दिया। बोला थैंक यू, और तभी नेपच्यून भैया का फुल शाइन मोड ऑन। बोला यू आर वेलकम। वैसे आपका सरनेम यान है, काफी रेयर है। मेरा नाम लियो है, लियो फाइयांग। मैं लिटरली उसके हेड के ऊपर इमेजिनरी प्योर येलो सी किंग अलर्ट बोर्ड देख सकता था। सुंदरी ने बोला था ये बंदा 01 यानी स्विचिंग में स्किल्ड है, पर ये तो एकदम ओपन मार्केट स्टॉल की तरह हर तरफ फ्लर्टिंग चला रहा है। अब तो वो यानकोंग शैन से भी फ्लर्टी बन गया है। मैंने तुरंत सिचुएशन हैंडल करते हुए बोला लाओ फाइयांग, मुझे लगता है बाकी लोग बाद में आएंगे, तब तक तुम यहीं रुक जाओ, मैं और वांग्यू अंदर जाके पीचेस पिक करते हैं। मैंने उसे रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं दिया। टेबल से एक छोटी बास्केट उठाई और वांग्यू का हाथ पकड़ के सीधा ऑर्चर्ड की तरफ निकल गया। है तो मैं बाद में आता हूँ तुम्हारे पास फिर। पीछे से लाओ फाइयांग की एनर्जेटिक वॉइस आई थी, बट मैंने बस इग्नोर करना ही ठीक समझा। बिना पलट के अपना पेस तेज कर दिया। ना सुनना ना समझना। ऑर्चर्ड के अंदर ऑलरेडी काफी लोग आ चुके थे। बच्चे और पैरेंट्स ने मिलकर आधा बास्केट पीचेस भर लिया था। जो लोअर ब्रांचेस थी उन पे तो ब्लैंड पैचेस आ गए थे। मुझे वांग्यू को लेकर थोड़ा और अंदर जाना पड़ा, जहाँ लोग कम थे और थोड़े पीचेस अभी भी बाकी थे। पीछे पीछे यानकोंग शैन भी आ रहा था, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर, लेकिन जब से मिले हैं उसने एक भी लफ्ज नहीं बोला। वांग्यू ने मेरी शर्ट खींची और क्यूट सी आवाज में बोली मियान मियान, मुझे तो वो वाला पीच चाहिए, देखो ना कितना प्यारा लग रहा है। मैंने उसकी डायरेक्शन फॉलो की, पीच आइडेंटिफाई किया, बास्केट नीचे रखा और उसे उठा के ब्रांच के पास ले आया। लिटिल हैंड्स ने पीच को दोनों तरफ से घुमाया और पॉप, पीच ब्रांच से गिर गया। मिल गया, वांग्यू ने खुशी से चिल्लाया। तभी यानकोंग शैन ने साइलेंटली आगे बास्केट उठा लिया और बोला इसमें रख दो। वांग्यू ने केयरफुली पीच बास्केट में रख भी दिया और फिर उसकी शॉपिंग स्प्री शुरू हो गई। एक ट्री, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जो उसे क्यूट लगा वो पीच चाहिए ही चाहिए। मैं उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। यानकोंग शैन बस साइड में खड़ा था, शांत, सब क्वाइटली सुन रहा था। हमारे बीच की साइलेंस वियर्ड सी थी, जैसे कोई डिवोर्स कपल हो जो अपने बच्चे के सामने पीस दिखाने की एक्टिंग कर रहे हो। स्ट्रेंजली एक्यूरेट, है ना? फिर वांग्यू ने एक और ट्री पॉइंट किया, इस बार थोड़ा ज्यादा टॉल। मियान मियान, मुझे वो वाला चाहिए। मैंने थोड़ा ऑकवर्ड फील किया। वो ट्री काफी ऊंचा था, मैं उसे गोद में लेके भी नहीं पहुंच सकता था। मैंने पीछे देखा, यानकोंग शैन की तरफ। हेल्प मांगने के लिए कुछ कहना भी नहीं पड़ा, उसने ऑलरेडी समझ लिया था। वो बोला ये ट्री काफी ऊंचा है, तुम नहीं ले सकती, चलो कोई और ट्री देखते हैं। वांग्यू का फेस थोड़ा सैड सा हो गया, उसने मुंह बना लिया। उसकी वो एक्सप्रेशन देख के मैं चुप रह गया। आई वॉन्टेड टू मेक इट वर्क समहाउ। तभी सरप्राइज एंट्री, नेपच्यून रिटर्न्स। यूमियान, मिस्टर यान, मैं आ गया। और साथ ही एक हैंडवेव, फुल स्पीड एंट्री। मैंने पलट कर देखा, वाइयांग खुशी से भाग के आ रहा था। मैं स्टैचू जैसा खड़ा था, सोच रहा था गॉड क्यों यार, अभी नहीं। सीरियसली, क्या उसने एक्वा मैन का रडार इंस्टॉल किया है? नहीं तो इतने बड़े ऑर्चर्ड में इतनी परफेक्ट टाइम के साथ हमें कैसे ढूंढ लिया उसने? वाह, तुम लोगों ने तो काफी ज्यादा पीच पिक कर लिए हैं। फाइयांग फुल रन मोड में वहां तक आया, थोड़ा सा हाफ रहा था लेकिन फेस पे वही कॉन्फिडेंस स्माइल। फिर उसने ऊपर देखा, ट्री के टॉप पे जो पीच वांग्यू को चाहिए था, और बिना किसी वार्निंग के जंप।
एक लॉन्ग आर्म स्ट्रेच, एक स्मूथ पुल और एक पीच के साथ नीचे लैंड किया जैसे कोई मूवी का एक्शन सीन हो। फिर उसने लीव्स हटा के पीच वैंक्यू को दिया। लिटिल सिस्टर, ये लो तुम्हारे लिए। और उसी मोमेंट पे मुझे एक विंक दे दिया। नोप, नॉट डूइंग दिस। मैंने आंख बंद कर ली, वरना शायद इरिटेट हो जाता। पर वैंक्यू का रिएक्शन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उसने पीच तो ले लिया, लेकिन फिर भी उस ट्री को देखती रही। फिर बोली, लेकिन मुझे तो वो वाला चाहिए था। फाइयांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सर स्क्रैच किया, बोला, कोई स्पेसिफिक पीच है क्या? जब उसने एक्चुअल पीच पॉइंट किया तो भैया सेम स्ट्रगल हुआ, वो भी अनरीचेबल जोन में ही था। लेकिन इस बार फाइयांग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आई, जैसे उसे आइडिया मिल गया हो। और नेक्स्ट मोमेंट ही उसने यान कॉन्ग शैन की तरफ एक स्टेप लिया। बोला, मिस्टर यान, क्या आप मुझे ऊपर लिफ्ट कर सकते हो? वेट, व्हाट? यान कॉन्ग शैन थोड़ा शूक हो गया। तुम्हें उठाऊं? थोड़ा ब्रो रेज किया। उसकी डीप सेक्सी वॉइस में डाउट था और मेरे अंदर अलार्म बज गया। नेपच्यून अलर्ट, नेट कास्ट हो रहा है। मैंने उस मोमेंट पे क्विक रिएक्ट किया, बोला, अरे रुको, मैं कर लेता हूँ ना। वो दोनों एक साथ मुझे देखने लगे। फाइयांग क्यूरियस, यान कॉन्ग शैन न्यूट्रल। मेरे मन में सिर्फ एक ही थॉट था, सुन रही, तूने ये फ्रेंड भेजा है या मुझे टॉर्चर करने का प्लान बनाया था? मैं तो लिटरली टायर्ड हो गया हूँ। मैंने काम टोन में बोला, लिफ्ट करने से मतलब था ना, तो चलो मैं रेडी हूँ, मैं लाइट हूँ ना, इजीली उठ जाऊंगा। फाइयांग स्माइल किए बिना नहीं रह पाया, आया पास और उसने अपने दोनों हाथ मेरी वेस्ट पे रखे। मैं इंस्टेंटली स्टिफ हो गया, लेकिन कोशिश की कि रिएक्ट ना करूं। वाह, तुम्हें उठाना तो बड़ा इजी है। फाइयांग की आईज फ्लिकर हुई टीजिंगली और बोलते बोलते उसने मेरी कमर के दोनों साइड पर हल्की सी ग्रिप बनाई। वैसे वेस्ट भी काफी स्लिम है तुम्हारी। मैं थोड़ा सा फोर्सफुली हंसा, बोला, हाँ बस ठीक ही है। फिर जैसे ही उसके थ्रू देखते हुए मेरी नजर यान कॉन्ग शैन पे पड़ी, जो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा था। डायरेक्टली हम दोनों को ही देख रहा था। उसके ब्रोज थोड़े से टाइटन हुए थे और आंखों में एक स्ट्रेंज थॉटफुल लुक था। और जब उसने मेरी नजर कैच कर ली तो मैंने तुरंत नजर हटा ली। गिल्टी टोन में मैं आगे बढ़ गया पीच ट्री के नीचे। वैंक्यू का पीच अभी भी ऊपर ही था। मैंने फाइयांग को हैंड सिग्नल दिया कि चलो आओ, अब उठाओ। पीछे से एक और बॉडी का वार्मथ महसूस हुआ। वेस्ट पे फर्म ग्रिप पड़ी। लेकिन वेट, ये हाथ तो थोड़े बड़े लग रहे हैं। और अगले ही सेकंड एक डीप वॉइस मेरे कान के पास आई, मैं कर लेता हूँ, मैं लंबा हूँ। यान कॉन्ग शैन। बिफोर आई कुड इवन रिएक्ट, लिफ्ट एकदम से हवा में। ब्रांचेस मेरे सामने थे और पीच मेरे हाथ में। इतने स्मूथली पीच पीक हुआ कि मैं कुछ सेकंड्स के लिए तो सच में भूल गया कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। और जब नीचे उतरा, नर्वसनेस और थोड़े वीक लेग्स, मतलब डायरेक्ट क्रैश इनटू यान कॉन्ग शैन्स चेस्ट। उसकी ग्रिप मेरी वेस्ट पे और टाइट हो गई और उसकी हॉट ब्रेथ मेरे कान के पास। ठीक हो? मैंने पीच अपने सीने से लगाकर हल्की सी आवाज में बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। तब तक वैंक्यू भी एक्साइटमेंट में भागती हुई आई। ये बस यही वाला तो चाहिए था। उसने पीच बास्केट में केयरफुली रख दिया। उसके बाद थैंकफुली कोई और हाई पीच डिमांड नहीं आई। बस सब पीचेस इजीली पिक हो गए। रिटर्न ट्रिप पे यान कॉन्ग शैन ने वैंक्यू को गोद में उठाया और आगे चलता रहा और मैं बास्केट के साथ चल रहा था, पीछे पीछे फाइयांग के साथ। सी किंग अका फाइयांग was still walking beside me, नॉन स्टॉप बातें करते हुए। मैं बस हाँ करके उसकी बात निपटाता रहा। लेकिन मेरा एक्चुअल फोकस तो यान कॉन्ग शैन पे था, जो थोड़ा आगे वैंक्यू के साथ चल रहा था। फिर एकदम से, यूमियान, क्या वो बंदा तुम्हें पसंद है? मैं रुक गया, उसकी तरफ मुड़ के देखा। उसकी आंखों ने भी उसी वक्त यान कॉन्ग से नजर हटाकर मुझे देखा और सिर्फ मेरा एक्सप्रेशन देख के ही सब समझ गया। आई गेस्ड इट, उसने मुस्कुराकर बोला। मैंने थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोला, वाह बड़े इंटेलिजेंट हो तुम। पर नेक्स्ट लाइन ने तो सीधा उसे झटका ही दे दिया। मैं बोला, क्या ये वो बंदा है जिसके साथ तुम सोना चाहते हो? ही गास्प्ड एंड आई एडेड, वैसे छोड़ो, उसे मत छेड़ो, वो स्ट्रेट है, तुम्हारे साथ नहीं सोएगा। मैं सीधा आगे बढ़ गया।
कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस बंदे का ना कोई भरोसा नहीं है। पीछे से आवाज आई जैसे वो डिफेंड कर रहा हो। बोला, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसमें इंटरेस्टेड थोड़ी ही हूँ। आई मीन लॉजिक से भी तो काम लेना चाहिए ना। मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ अभी, दिखता नहीं क्या? नहीं भाई, तू मेरे पीछे नहीं, तू बस यहाँ फिशिंग ही कर रहा है। तो मैंने रुक कर बोला, अच्छा तो कसम खाओ फिर। उसके सामने मैंने अपना लेफ्ट पिंकी फिंगर उठा के दिखाया। बोला, कसम खाओ कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारा लिटिल ब्रदर भी इस फिंगर जैसा ही हो जाए। उसने मेरी पिंकी को देखा, उसका चेहरा एकदम शॉक में आ गया और वो बिना कुछ बोले ही पीछे हट गया। मैंने थोड़ा ठंडा सांस नीर मारा और बिना कुछ कहे सीधा यानकोंग शैन और वैंक्यू की तरफ भाग गया। बस करो यार सुनरुई, तू किस किस से मिलवा देती है यार मुझे। पेरेंट्स ने पीचेस पिक कर लिए थे। सबने अपने फ्रूट्स बास्केट पे नाम चिपकाए और लाइन में रख दिए। सुनरुई और वॉलंटियर्स बिजी हो गए पैक और वेट करने में, और फादर सुन ने तो बड़े वाटरमेलन्स काट के सबको थोड़ा ठंडक दिया। मेरे हाथ चिपचिपे हो गए थे पीछे से, तो बास्केट साइड में रख के मैं पैरागोला के पास हैंड वॉश करने स्क्वाट डाउन हुआ। फॉसेट बहुत लो था, मतलब प्रॉपर स्क्वाटिंग पोजीशन चाहिए थी। मैं रब ही कर रहा था कि पीछे से एक फेमिलियर साजिश भरी शैडो स्क्वीज होके आई। फाइयांग, सोप? उसने कैजुअल टोन में बोला जैसे बस नॉर्मल डिमांड है। मैंने सोप उसके हैंड में दिया और उसने क्विक ग्लांस मारा, देख लिया कि आसपास कोई नहीं है और फिर शुरू कर दी अपनी नौटंकी। बोला, देखो तुम टेंशन मत लो, मुझे चेस करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट बेड पे भी चलेगा। सुनरुई ने तुम्हें मेरे स्किल्स के बारे में बताया होगा ना, राइट? मैं चुप रहा, बस सोप रब करता रहा, लेकिन उसका फन खत्म नहीं हुआ और पास लीन होके उसने विस्पर किया, या फिर तुम किस करके ट्राई कर लो, मैं बहुत अच्छा किसर हूँ। मेरा दिल थोड़ा फास्ट बीट करने लगा, लेकिन अनॉयंस ज्यादा थी। वेट पाम से उसके बॉडी को पुश करते हुए मैं बोला, नो थैंक्स, मुंह नहीं है। अरे बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा? उसके लिप्स डेंजरसली क्लोज आ रहे थे। मेरे माउथ से बस निकला, तुम मत। और तभी धड़ाम, थिन वुडन बोर्ड का टॉयलेट डोर जोर से खुला। यानकोंग शैन अपनी लंबी स्ट्राइड के साथ बाहर आया, सीधा हम दोनों के सामने। उसकी आंखों का फोकस एकदम शार्प। हो गया हैंड वॉश तो साइड हो जाओ। उसकी वॉइस काम थी, लेकिन अंदर से एकदम हैवी। लाओ फाइयांग तुरंत ऑकवर्ड कफ करते हुए हाथ क्विक वॉश करके तुरंत निकल गया। मैं धीरे से खड़ा हुआ, दिल अभी भी थोड़ा रेस कर रहा था। नजर ऑटोमेटिकली यानकोंग शैन पे गई। वो स्क्वाट डाउन होके वही जगह ऑक्यूपाई कर रहा था जहां अभी अभी लाओ था, हैंड्स रब करते हुए अपने हेड के ऊपर का ब्राइट रेड ग्लो लिए, जो मुझे कंफ्यूज कर रहा था। बाथरूम में आके भी रेड क्यों? क्या पेपर खत्म हो गया था या जेलेसी का ओवरलोड है? इवेंट खत्म होने के बाद लोग एक एक करके निकल गए। सिर्फ छोटी सी यान वैंक्यू थी जिसने मुझे गुड बाय बोला, और यानकोंग शैन, उसने तो इवेंट के एंड तक मुझसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। आंखों से भी कांटेक्ट अवॉइड करता रहा। मुझे नहीं पता उसका मूड खराब किसने किया था। सुनरी ने मुझे डिनर के लिए रोकना चाहा। वैसे भी वॉलंटियर बनाने के बहाने मुझे उसने लंच भी प्रॉमिस किया था, और मैंने तो ग्रैंडपा को पहले ही बता दिया था कि आज मेरे लिए उन्हें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। पर उस वक्त सुनरी ने मुझे ये नहीं बताया था कि फाइयांग भी वहीं होगा। मैं समझ गया था सुनरी का प्लान क्या था। वो चाहती थी कि मैं नए किसी से मिलूं, नए रिश्ते में पड़ूं, यानकोंग शैन को भूल जाऊं। ये उसका ट्राइड एंड टेस्टेड हीलिंग मेथड था। पर मैं सुनरी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सो मैंने उसका डिनर का ऑफर पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया और डिसाइड किया कि घर जाके खुद ही नूडल्स बना के खा लूंगा। चलते वक्त सुनरी ने मुझे रोका, एक बड़ा सा वाटरमेलन नेट बैग पैक करके मेरे हाथ में दे दिया। खाना तो नहीं खाया तूने, तो यही ले जा, ग्रैंडपा के साथ शेयर कर लेना। फिर हल्की सी स्माइल के साथ वो बोली, लाओ फाइयांग तो मुझे लगा काफी पॉपुलर है गे कम्युनिटी में, पर तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के कुछ और ही लग रहा है। क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? मैंने हंसकर उसका शुक्रिया किया और वाटरमेलन हैंडल पे लटकाया, और मन में सोचा उसकी गलती नहीं है, मैं ही उस जैसी मछली के लायक नहीं हूँ, मैं उसके फिश पॉन्ड में स्विम करने लायक नहीं। सीन कट।
रिटर्न ट्रिप। मैं टर्टल केक लेके घर की तरफ निकल गया, अकेला। यान कांगशान तो मुझसे पहले ही निकल चुका था। जब तक मैं घर पहुंचा, उनका एसयूवी नेक्स्ट डोर ऑलरेडी पार्क था। पूरी सुबह ऑर्चर्ड में घूम घूम के मैं पूरे पसीने से भीग चुका था। प्लान ये था कि एक अच्छा सा शॉवर लेके फिर नूडल्स बनाऊंगा, पर जैसे ही हाफ शैम्पू लगाया था और फोम सर पे था, टुक, बिजली चली गई। सीन एकदम अंधेरा हो गया। वही फैमिलियर ब्लैकआउट मोमेंट। प्लीज नो, नॉट अगेन। मैंने झट से बचा कुचा हॉट वाटर यूज करके सर का फोम वॉश किया और बीच में ही शॉवर बंद करना पड़ा। जल्दी जल्दी कपड़े पहने, सर से पानी टपकता हुआ मैं सीधा नीचे भागा। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खोला और हाँ, ट्रिप हो गया था। मैंने फ्यूज स्विच को बार बार पुश किया, ऊपर नीचे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बस अब फ्यूज फिर से उड़ गया। अब क्या करूं? सिर्फ 2 मिनट सोचा और फिर सीधा भागा। यान कांगशान के घर के दरवाजे पे नॉक किया। दरवाजा खुला तो मैं उसके कुछ बोलने से पहले ही अपनी सारी दुख भरी कहानी उसके सामने रख दिया। वो बस मुझे देखता रहा, फिर बोला, वेट फॉर मी, मैं सामान लाता हूँ। मैं पोर्च पे वेट कर रहा था। एक वेट स्ट्रैंड ऑफ हेयर अब भी मेरी आंखों के सामने लटक रहा था। थोड़ी देर बाद यान कांगशान वापस आया, हाथ में एक नया फ्यूज लेकर। क्यों क्यों कहाँ है? मैंने पूछा डोर के अंदर झांकते हुए। खाना खा के सो गई, उसने बोला और डोर लॉक कर दिया। कितने लकी होते हैं ना बच्चे, खाना खाओ, सो जाओ, सिंपल लाइफ। और मैं हूँ, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से निकला था और अब प्यार के दलदल में डूब गया हूँ। यान कांगशान ने फ्यूज बदल दिया। मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो किचन में जाके खुद के लिए नूडल्स ही बना लेता हूँ। बस प्लेन नूडल्स, पानी में उबलता हुआ, साइड में ग्रैंडपा स्टाइल टी एग, सिंपल लेकिन सैटिस्फाइंग। तभी किचन डोर से एक हल्का सा नॉइज आया। यान कांगशान वापस आ गया। वो डोर फ्रेम पे टिक के खड़ा था, कैजुअली, साइलेंटली। ट्राई इट, उसने चिन से इंडिकेट किया, रेंज हुड चालू करने के लिए। क्लिक। जैसे ही मैंने स्विच दबाया, कुकर हुड से जूम से आवाज आई। सारी स्टीम 1 सेकंड में खत्म। मैंने हल्की सी सांस ली, बोला, अरे वाह, पावर आ गई, थैंक यू। पर जब मैंने यान कांगशान की तरफ देखा, वो वहीं का वहीं खड़ा था, हाथ सीने पे बंद, एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक, थोड़ा इनडिफरेंट वाइब। इतना सीरियस क्यों है? मैंने तो बस थैंक यू ही बोला था। मैंने जल्दी से अपने कपड़ों को चेक किया, शर्ट सही है, पैंट का जिप भी क्लोज्ड है, तो फिर दिक्कत क्या है? और फिर उसने बोला, वो लाओ फाइयांग तुम्हारा फ्रेंड है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, वो सुनरी का फ्रेंड है, वो भी गाइस में इंटरेस्टेड है। मैं आंखें ब्लिंक करते हुए बोला, हाँ है तो। वेट अ मिनट, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? मुझे एक डेंजर का अलार्म बजता फील हुआ। क्या यान कांगशान एक्वामैन में इंटरेस्टेड है? मैंने उसके ऊपर के इमोशनल मीटर को देखा। हाँ, वो फिर से रेड जोन में जा रहा था। पिछले वाले ऑर्चर्ड वाले रेड से थोड़ा कम, बट लेवल तो स्ट्रॉन्ग ही था। थैंक गॉड येलो नहीं हुआ, वरना तो मैं सुनरी को साथ लेके साधु ही बन जाता। तुम उसके साथ ट्राई करने वाले हो? उसके ये बोलते ही मैंने नूडल्स उठाए, टेबल पे बैठा और चॉपस्टिक से मिक्स करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने वो लाइन बोली, एकदम से मेरे गले में नूडल्स अटक गए। ना निगल पाया, ना उगल पाया, बस कफ ही कफ। मैंने हाथ से मुंह कवर किया, आंखों में पानी आ गया। तभी एक ग्लास पानी मेरी आंखों के सामने आया। ऊपर देखा, यान कांगशान। उसने आराम से ग्लास दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोला, बी केयरफुल। और मैं बस साइलेंट ही हो गया। हाथों में पानी का ग्लास था, दिल में एक ऑकवर्ड साइलेंस। मैंने पानी का ग्लास लिया, हल्की सी खांसी के बीच में 2-3 सिप लिए और तब जाके सांस थोड़ी नॉर्मल हुई। मैं बोला, थैंक्स। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर इस क्वेश्चन की याद आई, क्या उसने सुन लिया था जो लाओ फाइयांग ने कहा था? तो मैंने थोड़ा सोच के पूछा, तुमने सुना हम क्या बोल रहे थे? यान कांगशान टेबल से टेक लेके खड़ा था, कैजुअली बोला, इतना कुछ कहा भी तो नहीं था तुम लोगों ने। मैंने नजर कप से टिकाई और मन ही मन पूरा वॉशरूम सीन रिवाइंड किया। फाइयांग ने चाहे जितना भी फ्लर्ट किया हो,
मैं क्लियरली उसको रिजेक्ट कर रहा था, तो मैंने गलत तो कुछ नहीं किया ना, राइट? पर तभी उसका नेक्स्ट सेंटेंस मुझे बिल्कुल छेद करके रख दिया। मैंने कहा था फ्रेंड्स बनाओ, पर ये नहीं कि ऐसे फ्रेंड्स बनाओ। पॉज। मैंने स्लोली उसकी तरफ देखा, एक्सप्रेशन सीरियस, आंखों में स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसअपॉइंटमेंट। सो दिस इज व्हाई ही वाज एंग्री। क्या उसे लगता है कि मैंने किसी रैंडम के साथ ट्राई करना स्टार्ट कर दिया जस्ट क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था? कैसे समझाऊं उसे कि लव कोई ट्राई वाला सीन ही नहीं है, वो तो सीकिंग है, हर शोर पे नेट फेंकता है। पर फिर मैं क्यों समझाऊं? मैं बड़ा हूं, अब एडल्ट हूं, मुझे किससे मिलना है वो मैं डिसाइड करूंगा ना। अगर उसने मुझे रिजेक्ट किया तो क्या अब मैं किसी और के साथ बात भी नहीं कर सकता? मैंने थोड़ा जेंटली लेकिन वॉइस में थोड़ा शार्पनेस के साथ बोला, तो तुम्हारे हिसाब से मुझे किस एज में ट्राई करना अलाउड होगा? सर्कल बना के दोगे क्या? और फिर थोड़ा धीरे से ऑलमोस्ट विस्पर जैसा मैं बोला, और तुम कर सकते हो, मैं नहीं। क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये? यान कोंग शैन का एक्सप्रेशन एक सेकेंड के लिए ब्लैंक हो गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर शब्द ही नहीं निकले, और उसके ऊपर का एंगर मीटर एकदम रेड जोन की तरफ जा रहा था। विजिबली गेम में रेड मॉन्स्टर स्कैरी होता है, रियल लाइफ में भी। जब बंदा इरेशनल होने लगे तब कभी कभी सच बोलना भी ना डेंजरस हो जाता है। मैंने थोड़ा खांसी से गला साफ किया और चेयर से उठ गया, ताकि अगर यान कोंग शैन ने गुस्से में मुझे पीटना स्टार्ट कर दिया तो कम से कम मेरा एस्केप प्लान तो रेडी हो। लेकिन उसने पीटने की बजाय डायरेक्टली फायर ही कर दिया। बोला, अगर मुझसे कंपेयर करना है तो मेरी कंडीशन के लेवल पे आओ। मैं इतना मैच्योर हूँ कि मुझे पता है कि मुझे किस तरह की जिंदगी चाहिए। तुम्हें पता है? उसकी आंखों में एक्चुअल आग थी और आवाज एक काम मांस तोड़ के निकला हुआ तूफान। मैं भी पीछे नहीं रहा। बोला, तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे कुछ पता नहीं? और फिर मैंने एक शार्प स्ट्राइक मारा। तुम जियाओ यानुए से डंप हुए हो और उसके बाद बैचलर बन गए हो जो लव में बिलीव ही नहीं करता। तो अगर मैं तुमसे रिजेक्ट हो गया, क्या मुझे भी लव या सेक्स सब छोड़ देना चाहिए? उसका चेस्ट लिटरली अप डाउन हो रहा था गुस्से में, और मैं वेट कर रहा था उस झाड़ू का जो उड़ते हुए मेरी तरफ आने वाला था। लेकिन उसने चिल्लाया नहीं, सिर्फ घूर के देखा डायरेक्टली मेरी आंखों में और बोला, तो तुम उसके साथ ट्राई करना चाहते हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया? जब यान कोंग शैन ने मुझसे गुस्से में कहा था कि तो तुम लाओ फाइयान के साथ ट्राई करना चाहते हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, मैंने इंटरनली सोचा, व्हाट? नो ब्रो, यू गॉट इट ऑल रॉन्ग। अरे भाई, मैं सिर्फ लॉजिक पॉइंट आउट कर रहा था, डिबेट कर रहा था। मतलब मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा थोड़ी है। मैंने ऑलमोस्ट डिफेंसिव होकर कहा, अगर वो नहीं तो कोई और होगा ही ना कभी। बस बोल दिया विदाउट रियलाइजिंग कि हाउ लोडेड दैट साउंडेड। और तभी यान कोंग शैन हंसा, बट नॉट द सॉफ्ट नेबरहुड भैया स्माइल। ये स्माइल थोड़ी लूज, थोड़ी शेमलेस, थोड़ी इंटेंस, जैसे एक सेकेंड के लिए उसका संस्कारी वर्जन साइड में रख दिया गया हो। मैं लिटरली फ्रीज हो गया, हार्ट बीट फास्ट, चीक्स रेड, और सबसे स्कैरी चीज, उसके सर के ऊपर का एंगर मीटर अभी भी पूरा रेड। ये होता है रिवर्स लाफ, जब बंदा हंस के ना डेंजरस हो जाता है। फिर वो मेरे बिल्कुल पास आया और लीन्ड इन, थोड़ा ज्यादा क्लोज। फिर बोला, यूमियान, रात को एक विंड चाइम लटकाऊंगा, आके ले लेना। मेरा मुंह खुल गया, आंखें एकदम वाइड, लाइक मैंने कोई दिन में भूत देख लिया हो। वो व्हाट? बस इतना ही निकल पाया मुझसे, दिमाग टोटली ब्लैंक। तुम्हें अगर ट्राई ही करना है तो मेरे साथ ही कर लो। ही वाज स्टैंडिंग सुपर क्लोज, आंखों में कोई फ्लर्ट नहीं, कोई लस्ट नहीं, जैसे सोच रहा हो अगर कोई तुम्हें गाइड करे तो मैं क्यों नहीं, एटलीस्ट मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मैं उसकी आंखों में झांक कर ये कंफर्म कर रहा था कि ये बंदा सच में इमोशनली डिस्कनेक्टेड वे में ऑफर दे रहा था, जैसे वो एक टीचर हो और मैं एक कंफ्यूज स्टूडेंट, और क्लास का सब्जेक्ट है फर्स्ट एक्सपीरियंट 101। क्या ये काम करेगा? क्या लाओ फैंग इतना ग्रीसी था कि उसे देखकर यान कोंग शैन भी इतना वरीड हो गया?
लेकिन फिर एक और डिलेमा था। उसने तो क्लियरली बोला था अगर मैं विंड चाइम लेने आया तो मेरे और उसके बाकी बेड पार्टनर्स में कोई फर्क नहीं रहेगा, और मैं गया तो मैं भी उनमें से एक बन जाऊंगा। लेकिन सच कहूं तो अभी भी तो मैं किसी बेड पार्टनर से बेहतर सिचुएशन में नहीं हूं ना। उसने मुझे इग्नोर किया, बात तक नहीं कर रहा। तो एट दिस पॉइंट मैं अपग्रेड तो कर ही रहा हूं ना। मैं हल्की सी क्यूरियोसिटी से पूछ बैठा, तुम्हारी किसिंग स्किल्स कैसी हैं? यान कोंग शैन थोड़ा स्ट्रेटन हुआ। आंखों में ये क्या बोल रहा है तू वाली कंफ्यूजन थी। लाओ इफेंग से खराब तो नहीं होगा, उसने कैजुअली रिप्लाई दिया। मैंने भी शॉट डाले, तो मैं सिर्फ किस करके ट्राई कर लूं पहले। 1 किस, ना फुल कमिटमेंट ना फुल बेड पार्टनर वाली आइडेंटिटी, बस एक ट्रायल वर्जन, और बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं ना। सही है भाई, 2 बर्ड्स विद 1 किस। जो ट्राई करना है कर लो। उसका इतना जनरस होना एकदम लॉटरी जीतने जैसा फील हुआ था। मैं लिटरली लॉस्ट हो गया। फॉरहेड के हल्के हाफ वेट बाल फिर से आंखों के सामने आए, बट इस बार मैंने उन्हें जाने दिया, ऐसे ही रहने दिया। मैंने मरमर करते हुए कहा, तो मैं आज रात को आ जाऊं? और बिना उसके एक्सप्रेशन प्रॉपरली देखे मैंने आंखों से बस एक ग्लांस किया और तुरंत डाउन भी। थोड़ी देर बाद एक लो स्लाइटली हॉर्स उसकी तरफ से सुनाई दी। कट्टू उसके जाने के बाद मैं वापस बाउल के सामने बैठ गया। हाँ, वही टेस्टलेस लम्प नूडल्स, पर आज वो भी अच्छे लग रहे थे। खा लिया मैंने सब। आज टेस्ट मैटर नहीं करता क्योंकि मूड जबरदस्त था ना। बाद में मैंने सुनरुई को एक रेड एनवलप दिया। वो कंफ्यूज थी, ये किस खुशी में। मैंने एक सीरियस लुक के साथ उसको एक और मैसेज कर दिया, मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया तुम्हें, लड़का पटाने में तुम लिटरली एक्सपर्ट निकली। वो बेचारी कुछ समझ ही नहीं पाई। डिनर के बाद मैं सीधा अपने विंडो के पास जाके बैठ गया। आंखें सिर्फ एक जगह टिकी थीं, यान कोंग शैन के घर पर। आज तो कुछ होने वाला है। मे बी नॉर्मल लोग तो इस वक्त थोड़ा एंग्शियस फील करते, थोड़ा ब्लश करते। मेरे हाथ लिटरली एक्साइटमेंट से पसीने से भीग रहे थे। रात के ऑलमोस्ट 10 बज रहे थे। मैं ऑलमोस्ट सो ही गया था। तभी क्लिक, उसके घर का डोर खुला। उसके हाथ में एक ग्लास विंड चाइम था और बिना किसी हेसिटेशन के उसने जाके उसे फिर से ईव्स के नीचे हैंग कर दिया। लेकिन लंबे टाइम तक वो वहीं खड़ा रहा, देख रहा था, हेसिटेट कर रहा था, जैसे सोच रहा हो क्या ये डिसीजन सही है। मेरे दिल में तुरंत थॉट आया, देखा अब लटका दिया है ना तो वापस नहीं ले सकते, मैं देख चुका हूँ। मुझे लिटरली चिल्लाई उस मोमेंट। और जब वो फाइनली विंड चाइम लटका के अंदर चला गया, मैं 1 सेकंड में अपनी जगह से उठ गया। मैं एकदम से नीचे भागा, बिल्कुल चोर की तरह। दादाजी टीवी देख रहे थे। उस इंटेंस मोमेंट में उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। मैं सॉफ्ट पैरों में बिल्कुल थीफ मोड में डोर क्वाइटली ओपन करके स्नीक आउट हो गया। फिर यान कोंग शैन के गेट को धक्का दिया, अंदर घुसा और उस ईव्स के नीचे खड़े होकर विंड चाइम को बहुत देर तक स्टेयर करता रहा, जैसे उसने किया था। फिर धीरे से हाथ बढ़ाया और चाइम को उतार लिया। मेरे लिए ये अब कोई सिंपल चाइम नहीं था, ये एक टिकट था और अब मैं तैयार था इस टिकट को उसके सामने प्रेजेंट करने के लिए। बेल दबाई, हाथ पीछे छुपाए। बाहर रात का ब्रीज हल्का सा फ्रिजी था, जैसे कोई सोशल वर्कर नाइट शिफ्ट के बाद स्लाइटली ड्रंक होके वॉर्ड कर रहा हो और साथ में अपने बॉस को मेंटली गालियां भी दे रहा हो। बालों का क्या करूं? हवा में ड्राई हो चुके मेरे बाल चेहरे पे उड़ते रहे। रिमाइंडर, तभी याद आया कि मैंने बाल तो काफी टाइम से कटवाए ही नहीं। मिलिट्री ट्रेनिंग के पहले हेयर कट जरूर करना पड़ेगा। अब काम के टाइम पे फिजूल के विचार तो आते ही रहते हैं ना, डोंट माइंड। तभी मेरे थॉट्स की ट्रेन ब्रेक हुई जब एक क्लिक के साथ यान कोंग शैन ने डोर खोला। उसका एक्सप्रेशन शांत था, न ज्यादा गुस्सा न ज्यादा सॉफ्ट। दिन भर की सारी इमोशंस के बाद अब उसके सर के ऊपर का रंग फाइनली वापस वाइट था। ऑर्डिनरी लेकिन 65 पे अटका हुआ। मतलब काम है पर पूरा काम भी नहीं। यही चांस है, या तो अंदर या तो गुड बाय फॉर एवर।
मैंने विंड चाइम अपने पीछे छुपा के रखा था। जैसे ही वो सामने खड़ा हुआ, मैंने उसे फॉरवर्ड कर दिया, बिल्कुल टिकट जैसे, जैसे कोई टिकट इंस्पेक्टर टिकट करता हो। उसने भी बिना कुछ कहे ले लिया। फिर बिल्कुल साइलेंट एक स्टेप साइड लिया, बस एक आदमी की जगह छोड़ के, जैसे कह रहा हो, आजा, वेलकम टू लेवल 2। मैंने भी बिना कुछ कहे क्वाइटली उसके घर में एंटर किया और सीधा जाके सोफे पे बैठ गया, बिल्कुल जैसे कोई वेल ट्रेन्ड गेस्ट हो। यानकोंग शैन ने वो विंड चाइम बस कैजुअली हॉलवे में कहीं फेंक दिया। कोई ड्रामा नहीं, कोई सेंटिमेंट नहीं, जैसे कह रहा हो, इसकी कहानी अब खत्म। फिर सीधा किचन की तरफ निकल गया। मुझसे पूछा, क्या पियोगे? क्या बताऊं, मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था ना। दिल कह रहा था, ड्रिंक छोड़ो, सीधा सब्जेक्ट पे आओ भाई, बिफोर यू चेंज योर माइंड। लेकिन अगर मैंने जल्दबाजी दिखाई तो ये मोमेंट का असली फील चला जाएगा ना। सो आई प्लेड कूल। मैंने बोला, स्प्राइट इज फाइन। थोड़ी देर में वो स्प्राइट लेके आया और उसने एक हाथ से पुल रिंग हुक करके कैन ओपन कर दिया और मेरे सामने कॉफी टेबल पर रख दिया। इस आदमी में ना कुछ तो है, इवन इन स्मॉल थिंग्स, ऑलवेज सो जेंटलमैन लाइक। मैंने एक सिप लिया, ठंडा बबली स्वीट सॉर स्प्राइट। उसने भी ड्रिंक का एक सिप लिया और फिर कैन वापस रख दिया टेबल पर। उस मेटल कैन और उस वुडन टेबल के बीच का वो हल्का सा क्लिक, जैसे कोई ड्रम रोल हो रहा हो किसी इंपॉर्टेंट सीन से पहले। मैंने उसकी तरफ देखा, सब कुछ शांत था। यानकोंग शैन ने एक हल्का सा साय लिया और मेरे पास ही बैठ गया, लेकिन उसका मूड वैल्यू पहले से थोड़ा और कम हो गया था। वाइट से थोड़ा डल 63 तक आ गया था। वो बोला, यूमियान, अच्छे से सोच लिया है ना तुमने? एक्सक्यूज मी सर, थॉट तो आपको करना चाहिए। शक्ल तो तुम्हारी ऐसी बनी हुई है जैसे तुम एक किस नहीं, किडनी डोनेट कर रहे हो। मैंने हल्का सा सर हिलाते हुए कहा, सोच लिया है, कम ऑन। उसने थोड़ा सा हेसिटेट किया, फिर धीरे से दोनों हाथ मेरे शोल्डर्स पे रखे और अपना फेस थोड़ा थोड़ा करके मेरे क्लोज लाया। उसकी सांस, उसकी हीट, सब कुछ और पास आ रहा था। मैं एकदम स्टैच्यू बन गया, स्ट्रेट पोस्चर, नो ब्लिंकिंग, बिकॉज आखिर ये मेरा पहला किस होने वाला था ना। जब सब कुछ सही जा रहा था, हमारे चेहरे जब कुछ इंच दूरी पर थे, यानकोंग शैन अचानक रुक गया। वो थोड़ा सा पीछे हट गया, जैसे खुद से ही डिसअपॉइंटेड हो। मैं ये क्या कर रहा हूँ आखिर? उसकी आवाज में एक हल्की सी कंफ्यूजन थी, रिग्रेट जैसा। उसके हाथ जो मेरे कंधों पे थे धीरे धीरे लूज होने लगे और हम दोनों के बीच का फासला फिर से बढ़ने लगा। इस वक्त कोई भी इंसान रैशनल नहीं होता है, राइट? मैंने अंदर ही अंदर सोचा। मैं तो ये मोमेंट का इंतजार कब से कर रहा था, शायद तब से जब मैंने पहली बार उसे देखा था। चाहे एक छोटा सा किसी क्यों ना हो, एटलीस्ट समर की स्टोरी को एक खूबसूरत एंडिंग तो मिले। तो मैंने उसका शर्ट पकड़ा, हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो मुझे हैप्पी कर देगा। और उसके कुछ कहने से पहले मैंने अपने होठ उसके होठों से मिला दिए। उसके लिप्स थोड़े से ठंडे थे और एक हल्की सी मिंटी फीलिंग थी। उसके हाथ जो पीछे हटने वाले थे, अचानक से स्ट्रांगली मेरे कंधों को पकड़ लिया, इतने स्ट्रांग कि मुझे थोड़ा दर्द भी महसूस हुआ। सच कहूँ तो मैं किस करना बिल्कुल नहीं जानता। मैं तो बस सॉफ्टली लिप्स से लिप्स टच करके रुका रहा, कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं की। थियोरेटिकल टाइम कितना होता है किसका, कोई रूल तो है नहीं ना। बस कुछ ही सेकंड्स बाद मुझे लगा इट्स इनफ। एक परफेक्ट मेमोरी के लिए ये ठीक ही था। मैंने उसका टी शर्ट धीरे से छोड़ा और पीछे हटा। उसका टेस्ट थोड़ा कोल्ड, थोड़ा मिंटी, बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी जैसा। और जब मैं अलग होने लगा तो मैंने हल्की सी स्माइल के साथ लिप्स लिक किया, बस एक नेचुरल रिएक्शन। मुझे लगा मैंने एक सेकंड के लिए उसके हेड के ऊपर एक येलो मूड बबल देखा और मुझे क्लियरली देखने का चांस ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे कंधों को उसने फिर से टाइट पकड़ा और नेक्स्ट मोमेंट उसका फेस मेरे बिल्कुल क्लोज था। एक और बार, इस बार वो फुल सीरियस मोड में था। उस किस ने लिटरली मेरी सांस ही छीन ली थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ ड्रेन हो गई हो। आंखों के आगे धुंध सी छा गई थी।
मैं बस उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ के बैठा था, बिल्कुल उस इंसान की तरह जो डूब रहा हो और ड्रिफ्टवुड को लास्ट होप की तरह पकड़ लेता है। क्या यही होता है किस? कंफर्टेबल तो था, लेकिन साथ में थोड़ा स्कैरी भी। जब उसकी जुबान से हल्का सा निप फील हुआ तो मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसने मुझे जेंटली कॉक्स किया फिर से पास आने के लिए, और फिर एक और बार फिर से निप। मैं पीछे हटने ही वाला था, लेकिन तभी एक बड़ा हाथ मेरे नेक के पीछे आया और उसने मेरी गर्दन जेंटली लेकिन फर्मली पकड़ ली। बिल्कुल भी एस्केप का कोई ऑप्शन नहीं था। वेट, यान कोंगशान, क्या ये उसका नॉर्मल स्टाइल है? उसके फिंगर्स मेरे नेक के उस पॉइंट को प्रेस कर रहे थे जहां बोन्स मिलते हैं। प्रेशर ज्यादा नहीं था, लेकिन प्रेजेंस काफी डोमिनेंट था। बायोलॉजी के हिसाब से नेक तो हर प्रे का वनरेबल स्पॉट होता है ना। चीता, लायन सब वहीं पे अटैक करते हैं। मैं लिटरली शिवर कर गया, जैसे मेरी बॉडी ने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ऑन कर दिया हो। सांस में सांस नहीं थी, मैं बस उस मोमेंट में उसके कंट्रोल में था। आखिर तक मुझे याद ही नहीं रहा कि किस कैसे खत्म हुआ। नेक्स्ट थिंग आई न्यू, मैं सोफे पे लेटे हुए उसकी तरफ देख रहा था। वो मेरे ऊपर झुक के धीरे से मेरे मेस्ड अप बालों को कान के पीछे कर रहा था। आर यू ओके? उसकी वॉइस स्लाइटली हैवी थी और उसके फिंगर्स मेरे ईयर लोब के आसपास जेंटली ब्रश कर रहे थे। मैं तो अभी भी ब्लैंक था, हैवी ब्रीदिंग, कंफ्यूज्ड, और सिर्फ आंखों से उसे देख रहा था। कुछ सेकंड्स बाद फाइनली मैंने रिस्पॉन्ड किया, हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग था बस। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा और ऊपर देखा, शॉक, उसके हेड के ऊपर कुछ भी नहीं था। ना कोई मूड बबल, ना कोई कलर, ब्लैंक। 8 साल में ऐसा पहली बार हुआ था। मैंने आंखें झपकाई, दोबारा देखा, फिर भी कुछ नहीं। ऑन योर हेड? मेरे शब्दों में वो शॉक एक्सप्रेस करना जरा मुश्किल ही था। मैं सडनली उठकर बैठने लगा। इंस्टिंक्टिवली सोचा कि किसी और को बुला के दिखाता हूँ, लेकिन फिर रियलिटी ने मुझे पकड़ा। जाके क्या होगा? हेड? यान कोंगशान ने ऊपर देखते हुए पूछा, जैसे उसे लगा हो कि मैं सीलिंग की बात कर रहा हूँ। वो टोटली कंफ्यूज था। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। मेरे दिमाग में तो फुल ऑन टोर्नाडो चल रहा था, पर जुबान पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बस कुछ उल्टा सीधा बोलता चला गया। क्या मैं कल से डेली आ सकता हूँ? सेम टाइम, सेम प्लेस, जब तक स्कूल शुरू नहीं होता? और क्या मैं फिर से बुक स्टोर ज्वाइन कर सकता हूँ? मुझे बुक्स या पैसे नहीं चाहिए, बस वो जो अभी दिया था वही चलेगा। पर इतना लंबा किस मत करना नेक्स्ट टाइम। मुझे सांस लेनी नहीं आई, ब्रेन हाइपोक्सिया हो गया था। वेट, क्या सच में मुझे ब्रेन हाइपोक्सिया हो गया था? मैं पूरी तरह से उस थॉट में उलझा हुआ था, जिसे फिजिकल और इमोशनल शॉक से ज्यादा ये मेंटल ग्लिच बड़ा लग रहा हो। यान कोंगशान ने कुछ जवाब दिया भी या नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं, क्योंकि मैं खुद ही पैनिक में था। सीधा डोर की तरफ बढ़ गया। मैं जा रहा हूँ, और बस निकल लिया। जाते जाते उसके एंट्रेंस पे रखा विंड चाइम भी पकड़ लिया, बिना सोचे समझे। अब और किसी को तो लेने नहीं दे सकता था ना। बैक टू होम। घर लौट के देखा, दादाजी अभी भी टीवी ही देख रहे थे। उनका मूड टीवी के प्लॉट के साथ रेड और ब्लू ब्लिंक कर रहा था। मैं चुपचाप हाथ में विंड चाइम लेके वहां खड़ा था, ब्लैंक स्टेयर। तो मैं अभी भी लोगों का मूड देख सकता हूँ, तो फिर यान कोंगशान का क्यों डिसअपीयर हो गया? क्या ये किसकी वजह से हुआ? या क्योंकि हमने सलाइवा एक्सचेंज किया था? या फिर ब्रेन हाइपोक्सिया की वजह से मेरा वैल्यू मीटर ही क्रैश हो गया? तभी दादाजी टीवी पे चिल्लाए। मैं इतना गुस्सा हूँ कि ये आदमी देशद्रोही लग रहा है मुझे। उनके थाई स्लैप की थाप थाप साउंड ने मुझे रियलिटी में वापस खींच लिया। मैं तुरंत टिपटो करता हुआ ऊपर भाग गया, जिसे मैं किसी को लूट के आया हूँ। बैक इन माय रूम, दरवाजा बंद, विंड चाइम टेबल पर पटक दिया, फैन ऑन किया और मैट पे लेट गया, बिल्कुल एक सॉल्टी लेजी फिश की तरह। फॉरगेट इट, मूड सिंथेसिया की चिंता बाद में करेंगे। पिलो में मुंह दबा के मैं ब्लश करते हुए फेस से लेकर नेक तक जल रहा था। ओ गॉड, मैंने यान कोंगशान को किस किया, और वो भी इतना इंटेंस था कि मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। और सबसे वाइल्ड पार्ट, उसका टेस्ट था जैसे मिंट लेमोनेड।
मैं लिटरली खुशी में लेग्स प्रोपेलर की तरह किक कर रहा था और स्क्रीम और लाफ दोनों पिलो के अंदर दबा दिया। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक किस चाहिए था, फिर मैं डेली आने वाली बातें क्यों कराया और ऊपर से विंड चाइम भी चुरा लिया। फेस पे दोबारा हीट चढ़ गई, लेकिन इस बार शेम से। साय, क्या यानकोंग सोचेगा कि मैं लैकिंग इन स्किल्स हूँ? मैं सीलिंग की तरफ देखता रहा, स्लोली आंखें बंद की और बस सोचा, मे बी मैं अंदर से अभी भी नहीं चाहता कि ये मोमेंट ऐसे ही खत्म हो जाए। बस इसी गहमा गहमी में मेरे पैर से साइड के रिवॉल्विंग चेयर को धक्का लग गया। चेयर सीधे रेस मोड में चली गई और 1 सेकंड बाद क्रैक। मैं तुरंत होश में आया। ये आवाज कहाँ से आई? उठकर देखा, वो ग्लाइस विंड चाइम बिल्कुल टूटा हुआ, स्कैटर्ड, जैसे कोई ट्रैजिक ड्रामा का एंड हो रहा हो। मैं तुरंत घुटनों के बल घुसा उसके पास, उसे टच करने ही जा रहा था, पर हाथ पीछे खींच लिए। इतना सैड था वो सीन, जैसे किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया हो। ये इतनी जल्दी चली गई, तेरे पापा को क्या मुंह दिखाऊं अब? मैंने तुरंत फोन उठाया और शॉपिंग ऐप खोल लिया। सर्च बार में लिखा विंड चाइम। स्क्रीन पर एक से एक बढ़कर एक कलरफुल चाइम के फोटोज आ गए। रेड, ब्लू, ग्लास वाले, बैम्बू वाले, सब कुछ था। बस वही वाला नहीं था जो यानकोंग शान के पास था। मेरा दिमाग फट रहा था। अब क्या वापस करूंगा उसको? अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैं उसके कोर्टयार्ड के बाहर सोच में डूबा खड़ा था। 5 मिनट बाद यानकोंग शान बाहर आया, गोद में छोटी क्यू क्यू को लिया हुआ। वो जैसे हमेशा होता है, न ज्यादा वार्म न कोल्ड, बस एक छोटा डिस्टेंस वाला सीरियस एडल्ट मोड में। पर अच्छी बात ये थी कि उसने विंड चाइम का दोबारा जिक्र नहीं किया। क्यू क्यू कार से मुझे देखते हुए प्यार से बोली, मियान मियान, आज मैं क्लास जा रही हूँ, इसका मतलब मैं ठीक हूँ ना? तो क्या तुम रात को मेरे साथ खेलने आओगे? मैंने साइड ग्लांस में यानकोंग शान को देखा। उसका रिएक्शन स्टिल डिफॉल्ट पोकर फेस। तो मैंने हाँ में सर हिला दिया और हंसते हुए क्यू क्यू से बोला, हाँ पक्का, रात को मिलता हूँ। वापस बुक स्टोर आया तो वेनिंग और जियाओ टियान ने जैसे वार्म वेलकम दिया, स्पेशली जाओ टियान ने, जिसका रिएक्शन फुल फिल्मी था। बोला, फाइनली, पता है मुझे 1 हफ्ते से कोई ब्रेक नहीं मिला, मैं तो खड़े खड़े ही सो जाता हूँ। अब तो वापस आ गए हो तो कल मैं 1 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। वेल, ग्लैड टू बी यूजफुल आई गेस। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ना मेरे बेकार अटेंडेंस पे कुछ कहा। आफ्टर ऑल मैं फुल टाइम स्टाफ तो था ही नहीं ना सैलरी मिलती थी, ना रोस्टर में नाम था, ना आज आया ना कल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस शेल्फ अरेंज करते वक्त जाओ टियान ने मुझसे कैजुअली ही पूछ लिया, उस दिन वो छोटा शैतान फिर से आया था क्या? मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। वो मेरी बात को लेकर कंसर्न था और फिर फूवई और चैनन्ना का नाम उसने खुद से ले लिया। मुझे लगा कुछ खास बातें करने लायक तो है नहीं, तो मैंने बस इतना ही बोला, हाँ एक बार घर तक आया था पर मैंने भगा दिया। उसके हेड के ऊपर हल्का रेड ग्लो आया और ब्रोस थोड़े से टेंस हो गए। बोला, घर तक आ गया? आजकल के बच्चे ना कुछ भी कर जाते हैं। क्या सिखा रहे हैं उनके पेरेंट्स? सिखा क्या रहे हैं, पेरेंट्स खुद बिजी हैं अपनी ही लाइफ में, ये तो सेल्फ टॉट स्टूडेंट्स हैं। तभी जाओ टियान ने कैजुअली बोला, मुझे लगा तुम और बॉस फाइट कर रहे हो, तभी गायब हो गए हो तुम। ये बंदा इतने कैजुअली एक्यूरेट कैसे हो जाता है? साइकिक है क्या? शेल्फ अरेंज करते हुए सब नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन तभी जाओ टियान ने एकदम से बोला, मैं पहले टीचर था और मेरे स्टूडेंट्स में एक तुम जैसा लड़का भी था। मैं तो हमेशा सोचता था ये बंदा पूरा दिन चिल्ड आउट टाइम पास जोन में रहता है। सोचा था कि कोई एक्स गैंगस्टर टाइप होगा या फिर फ्रीलांसर लाइफ जीता होगा, पर ये तो पब्लिक स्कूल का टीचर निकला। फिर क्या हुआ उस लड़के का? मैंने सॉफ्टली पूछा। उस वक्त जाओ टियान का मूड का कलर हल्का ब्लू हो गया और वैल्यू 56 तक गिर गई। उसके साथ भी बुलिंग हुई थी। फिर उसने जम करके अपनी जान ले ली। मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज्यादा बियॉन्ड था ये एंडिंग। मैं ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स से बोल बैठा, तुम्हें लगता है कि उसकी डेथ तुम्हारी वजह से हुई? जाओ टियान और चुपचाप हो गया। काफी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसके हेड पर दिखने वाला नंबर वो 50 पे आ गया था। मतलब सीरियसली लो मूड,
डिप्रेस्ड। मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ। शायद मुझे इतना डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए था। उसने सिर्फ 5 शब्दों में मेरा जवाब दिया। मैं अच्छा टीचर नहीं था, बस इतना कहा और चुपचाप दूसरे शेल्फ की तरफ चला गया। क्या उसका मतलब खुद पे था या बुली पे या फिर दोनों पे? अब समझ में आया कि वो मुझे लेकर क्यों इतना सडनली कंसर्न था। शायद उसे उस लड़की की याद आ गई हो जिसे वो बचा नहीं पाया था। मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, तो लंच के टाइम मैंने उसके लिए एक आइस ग्रीन प्लम जूस ऑर्डर कर दिया। ये मेरे लिए है, थैंक्स। जाओ टियान ने स्माइल किया कप लेते हुए। तभी वेंडिंग डिसबिलीफ में अपना सर हिलाते हुए बोला, वाह भाई, टियान को ट्रीट मिल रहा है। यूमियान, उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? मैंने कैजुअली उसके सामने अपना जूस रखा। लो, तुम भी ले लो, मेरे पास 2 हैं। एक्चुअली मैं सिर्फ जाओ टियान के लिए ही ऑर्डर करना चाहता था, पर एक के साथ एक फ्री मिल रहा था तो दूसरा भी ले लिया। वेंडिंग को खट्टा पसंद नहीं और यांग कोंग शान सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। इनके टेस्ट मुझे याद है, बस सिंपल सी बात है। और वैसे भी वेंडिंग ने कप टेस्ट किया और तुरंत ही छोड़ दिया। नहीं, दांत खट्टे, जलन हो रही है। मैंने स्ट्रॉ लगाया और एक सिप लिया। वो स्वीट सावर टेस्ट मुंह में फैल गया और फिर दिमाग सीधा लास्ट नाइट की मिंट लेमोनेड किस पर चला गया। लिपलिक। थोड़ा ऑकवर्डली मैंने यांग कोंग शान की तरफ देखा। उसका लंच खत्म हो चुका था, सिर्फ एक बाउल सूप ही बची थी। वो फोन स्क्रॉल करते हुए उसी हाथ से सूप भी पी रहा था और तभी बिना किसी वार्निंग के उसने सीधा मेरी तरफ देखा। ओ, पकड़ा गया। मैं तुरंत झुका, एक्टिंग लाइक कि मैं सिर्फ खाना खा रहा हूँ। मुझे अब उसका मूड वैल्यू दिख ही नहीं रहा था और सबसे बड़ी दिक्कत, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब यांग कोंग शान के साथ बिहेव कैसे करूं। जब मेरे पास सिंथेसिया था तब भी मुझे वो पसंद नहीं था। लगता था बेकार चीज है, किसी काम की नहीं। और अब वो जब चली गई है तो ऐसा लग रहा है जैसे ओपन बुक एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक ही लाना भूल गया हूँ। ज्यादा कंफ्यूज्ड, ज्यादा हेल्पलेस। अब चाहे जितनी भी नफरत थी मुझे उस एबिलिटी से, पर 8 साल से उसके साथ जी रहा था, आदत पड़ गई थी और शायद थोड़ी डिपेंडेंसी भी। थोड़ा वक्त दो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में बार बार आ रहा था, यांग कोंग शान का मूड वैल्यू जाना ये टेम्पररी है या परमानेंट? और गया कैसे? क्या सीरियसली एक किस से मूड वैल्यू ब्लैक हो सकता है? अगर आंसर चाहिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि सब्जेक्ट ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। ना वो कोई एल्डर हो, ना कोई जो बुरा माने, और आइडियली अपोजिट सेक्स का भी ना हो। अब मेरे सोशल सर्कल में तो वैसे भी कैंडिडेट्स कम हैं। और फिर आंखें ऑटोमेटिकली शिफ्ट हुई वेंडिंग की तरफ। टारगेट लॉक्ड। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने अचानक से शिवर किया, अपने हाथ रगड़ के बोला, अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी हवा चल रही हो। जाओ टियान ने बुक अरेंज करते हुए कहा, दिन के 2 बजे हैं, धूप निकली है बाहर, बकवास मत कर। पूरा आफ्टरनून में वेंडिंग को साइड आई से ऑब्जर्व कर रहा था। अगर टेस्ट करना ही है तो ये चांस सही है। तभी वेंडिंग बोला, मैं वेयर हाउस जा रहा हूँ, तुम जरा कैशियर संभाल लो। परफेक्ट। जैसे ही वो अंदर गया, मैं भी उसके पीछे पीछे गया, बिल्कुल स्टेल्थ मोड में। चुपके से, बिना आवाज के, डोर धीरे से बंद हुआ। वेंडिंग को कुछ पता भी नहीं चला। वो सीधा एक शेल्फ के पास गया और उसने एक कार्डबोर्ड बॉक्स उठाया। उसी मोमेंट पर वेंडिंग, मैंने जोर से उसका नाम लिया। डैम! वेंडिंग ने अपना हाथ ऐसे खींच लिया जैसे उसे करंट लग गया हो। सीने पे हाथ रखते हुए, आंखों में हॉरर। यूमियान, तुम इतने डरावने क्यों हो? मैंने उसकी तरफ चमकती आंखों से देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा। बोला, वेंडिंग, सुनरी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। इसका मतलब तुम मेरे भी भाई हो और मैं अपने भाई से एक छोटा सा फेवर मांगने आया हूँ। देखो, मैं बिजी हूँ, तुम हेल्प करोगे ना? उसका एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करना जरा मुश्किल था। वो बोला, तुम बताओ, अगर हो पाया तो हेल्प जरूर करूंगा। मेरी नजर उसके लिप्स पे चली गई। मन में चल रही थी लड़ाई, पर फिर मैं जोर से अपनी आईब्रोज को ट्विस्ट करते हुए बोला, मुझे तुम्हें किस देना है। वेंडिंग फ्रीज हो गया।
आंखें वाइड ओपन जैसे बिजली गिर गई हो उस पर। उसके मूड कलर्स ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन, जैसे डिस्को लाइट ऑन हो गई हो उसके सर के ऊपर। हम दोनों के बीच में एक अनसेड ऑकवर्ड साइलेंस छाया रहा। थोड़ी देर बाद उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैं उससे पहले ही पीछे हट गया। फिर बोला, माफ करना, भूल जाओ जो मैंने अभी कुछ कहा था। बस वही मोमेंट था जब मुझे समझ आ गया, ये एक्सपेरिमेंट होने वाला नहीं है। मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगा, चाहे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो रिसर्च की। प्रैक्टिकलिटी जीरो है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। लेट इट गो। वेंडिंग की आवाज थोड़ी शेकी थी, लेकिन ऑनेस्ट। वो बोला, मुझे गे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सच में स्ट्रेट हूँ और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। तुम अच्छे हो, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। उसे लगा मैंने उसे प्रपोज किया है। मैंने हाथ हिलाकर बोला, अरे नहीं, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। ये बस एक ट्रुथ और डेयर का डेयर ही था, कुछ ज्यादा मत सोचना। डेयर था? मैंने एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपकाई। बोला, हाँ, डेयर में बोला गया था कि मेरे आसपास किसी सेम सेक्स बंदे को किस करना है, तो मैंने तुमसे पूछ लिया, पर मैं नहीं कर पाया। अब लगता है पनिशमेंट लेना पड़ेगा। वेंडिंग ने जैसे चैन की सांस ली हो। सीने पे हाथ रख के वो बोला, ओह, बस इतना ही था, मुझे तो लगा कुछ और ही था। उसने कंप्लेन किया कि मैं उसे पहले ही क्लियरली बता देता, और वो कैजुअली बोला, अगले टाइम कुछ भी चाहिए हो तो जस्ट आस्क। मैंने बार बार हाँ में सर हिलाया, लेकिन मन में सोच रहा था, सुंदरी को आज रात कॉल करना पड़ेगा, जस्ट टू बी सेफ। उसे सब बताना पड़ेगा। वेंडिंग ने कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर निकल लिया और मैं वहीं शेल्फ के सामने खड़ा रहकर सोचता रह गया, यार कितना झेल रहा हूँ मैं इतनी छोटी उम्र में। तभी मैंने देखा वेयर हाउस का बैक डोर हल्का खुला रह गया था। मैं बस उसी को क्लोज करने गया और जैसे ही हैंडल पकड़ा, सडनली फ्रीज हो गया, क्योंकि डोर के पीछे यानकोंग शैन खड़ा था। उनका एक्सप्रेशन अनरीडेबल। सिगरेट वाली ठंडी हवा साथ लेके अंदर आया था। ओ सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि तुम बाहर हो। मैंने 2 कदम पीछे हटकर रास्ता छोड़ा। यानकोंग शैन ने बिना कुछ बोले डोर बंद कर दिया। अब बिना सिंथेसिया मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अनहैप्पी, रिग्रेट, हेट, या वो मुझे उस किस के बाद अवॉइड कर रहा था। डिसहार्टन्ड, मैंने वेयर हाउस से निकलने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी मेरा रिस्ट उसने पकड़ लिया। पीछे घुमा, बैंग। अब मैं वॉल पे प्रेस हो चुका था। यानकोंग शैन की इंटेंस आवाज आई, यूमियान, तुम हमेशा मुझे ना सरप्राइज कर देते हो। मैं समझता था कि तुम एक अच्छे लड़के हो, पर जो गुड किड होता है वो वेंडिंग के साथ वैसी बातें नहीं करता। क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच? मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। फिर से हर बार हर गलत टाइम पे ये बंदा सुन क्यों लेता है सब कुछ? तुमने सब सुन लिया? हाँ, सब कुछ। मेरी हालत टाइट थी। वो तो मजाक था, जोक था बस। यानकोंग शैन क्लियरली विश्वास नहीं कर रहा था। उसने मेरा चिन टाइटली पकड़ा और आंखों में आंखें डालकर वो बोला, मुझे भी तुम्हारी एज में क्यूरियोसिटी होती थी, बट मैंने कभी वैसे बिहेव नहीं किया। क्या कल मेरे साथ ट्राई करके बोर हो गए हो? प्रोडक्ट रिटर्न करके नए ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो? मैं शॉक था। मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल मैक्सिमम पर था। ये तो सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी मेरे लिए, ब्रेन स्टडी, नॉट प्लेजर। पर कैसे समझाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सब कुछ अच्छा लगा था। तुम जितना चाहे किस कर सकते हो मुझे। मैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के मूड में था। सच में जोक था। प्लीज बिलीव मी। यानकोंग शैन ने कुछ देर तक मुझे बस ब्लैंकली देखा। एक्सप्रेशन कोल्ड था, लेकिन ग्रिप धीरे से लूज हो गई। मैंने फिर सॉफ्टली बोला, मैं अच्छा लड़का हूँ, सच में सिर्फ तुम्हारे साथ ही ट्राई करूंगा। तुम बस नाराज मत होना। मेरे जवाब ने जैसे यानकोंग शैन को थोड़ा सरप्राइज कर दिया। वो थोड़ा सा झिझक गया और धीरे से उसने हाथ मेरे चिन से हटा लिया। फिर बोला, मेरा मतलब वो नहीं था। उसके ब्रोज के बीच में
एक छोटी सी इरिटेशन उभर के चली आई थी। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हर डिसीजन थॉटफुली लो, बस किसी इम्पल्स में नहीं। तुम किसी के साथ रहना चाहो रह सकते हो, ये तुम्हारी फ्रीडम है। मुझे गुस्सा करने का कोई हक नहीं। पर भाई, अभी जस्ट तो तुम ही गुस्सा हो रहे थे ना। उस समय मौके की नजाकत देखते हुए मैंने कुछ बोला ही नहीं। कुछ देर बाद मैंने कामली कहा फिर, हाँ समझ गया, तुम मेरे भले के लिए ही कह रहे हो। और फिर मैंने 3 उंगलियां आसमान की तरफ उठाकर बोला, वही प्रॉमिस गेस्चर, कसम खाता हूँ ऐसा मजाक दोबारा नहीं करूंगा, किसी के साथ भी नहीं। मैंने अपनी टोन इतनी सिंसियर बनाई कि शायद मेरी ऑनेस्टी ही उसे भी छू जाए। यान कॉन्ग शैन ने बस एक छोटा सा कहा, पर उसके चेहरे का कोल्डनेस अब धीरे धीरे पिघल रहा था। ब्रो रिलैक्स हो गए थे, लेकिन आंखों में अब भी एक अनसेड टेंशन थी। अब जब सब कुछ थोड़ा शांत हो गया तो कुछ और चीजें सरफेस पर आने लगी। अनसीन इमोशंस, अनसेड फीलिंग्स, जैसे कोई पतली सी कॉबवेब दोनों के बीच में बन गई हो, जो हमारी हर मूवमेंट, हर ब्रेथ शेयर कर रही थी। बहुत ज्यादा शांति थी, इतनी कि ऑकवर्डनेस होने लगी। तो मैंने फाइनली थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर आ सकता हूँ? यान कॉन्ग शैन ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसका एटम्स एप्पल धीरे से नीचे गया। पर पोस्चर अब भी डोमिनेंट था, ओवरपावरिंग। फिर उसने सॉफ्टली मुझे याद दिलाते हुए कहा, तुमने तो सुबह ही क्यू से प्रॉमिस किया था ना, याद है? मैं अपने फिंगर्स ट्विस्ट कर रहा था, नेल्स के एजेस से खेलते हुए। एक बिना वजह वाली पैनिक अंदर से उठ रही थी। क्या ये पैनिक इस वजह से है कि अब मैं यान कॉन्ग शैन का मूड वैल्यू नहीं देख सकता, या फिर उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा ज्यादा ही एम्बिगुअस लग रहा है? मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि अब ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी हार्ट बीट है या कुछ और। आंखों से आंखें मिलाना मुश्किल हो गया, सर झुक गया और उस तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। कुछ सेकंड्स बाद यान कॉन्ग शैन ने अपना हाथ वापस ले लिया, एक कदम पीछे गया और उसकी आवाज में अब एक दबा दबा सा टोन था। वो बोला, मैं पहले बाहर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद मैं वहीं वॉल के अगेंस्ट स्लाइड करके नीचे बैठ गया, हाथों से अपना गर्म चेहरा छुपाते हुए। बस एक ही फीलिंग थी, आंखों में जैसे आग लग गई हो। शांत रहने की कोशिश की, थोड़ी देर में मेरा चेहरा नॉर्मल हुआ, तभी मैं भी वेयरहाउस के बाहर निकल पाया। शाम को डिनर के वक्त दादाजी ने अचानक से एक बॉम्ब फोड़ा, तेरे डैड इस वीकेंड पर आ रहे हैं। मेरा तो हाथ ही फ्रीज हो गया, एक माउथफुल सब्जी हवा में ही अटक गई। मेरे डैड इस वीकेंड वो वापस आ रहे हैं? दादाजी ने कैजुअली एक चिकन क्लॉ चबाते हुए कहा, हाँ वही तेरा बाप। मैं तो कह रहा था कि मत आ, मुझे मिलने का कोई शौक नहीं, पर वो कह रहा था कि आना ही है। शायद तुझसे मिलने का मन है उसका। जो पहले मेरा खाने का मन था, अब तो वो भी चला गया। आखिरी बाइट के साथ सब्जी को किसी तरह राइस में मिला के खत्म किया और सीक्रेटली सोचा, थैंक गॉड दादाजी ने ये खबर एंड में बताई, वरना तो इस पूरे मील का स्वाद ही चला जाता। मेरे और मेरे डैड का रिश्ता थोड़ा अलग ही टाइप का है। अगर फूवी और उसके डैड एक अजीब फादर सन पेयर है, तो हम दोनों उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। मेरे लिए बचपन से ही मेरा और मेरे फादर का कनेक्शन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। कम्युनिकेशन कम थी और वार्मथ उससे भी कम। वो कभी कभी रूटीन में होमवर्क और मार्क्स के बारे में पूछ लेते थे, लेकिन कौन से स्कूल में हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, उन्हें ये भी नहीं पता होता था। उनका वर्ल्ड सिर्फ उनके बिजनेस के अराउंड ही घूमता था। वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स सब सेकेंडरी थे। ऐसा लगता था जैसे उनका लाइफ गोल हो सिर्फ क्लाइम हायर, नॉट फैमिली हैप्पीनेस। मैं सोचता था जब मॉम ने उनसे डिवोर्स लिया, क्या उन्हें बुरा भी लगा था, या फिर उनके लिए ये बेटर ही था? ज्यादा काम, जीरो बर्डन। 2 साल से तो मुझसे एक बार भी नहीं मिले और अब अचानक वो आ रहे हैं, बिल्कुल बिना वार्निंग के। सच ये है कि हर कोई अपने पेरेंट्स के साथ कैसे डील करे ये सीखा हुआ स्किल नहीं होता, और मैं और वो तो और भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। मैंने चॉपस्टिक्स रख दिए और एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मुझे कभी पहले नहीं मिला था। दादाजी,
दादी और डैड की पहले किस बात पे लड़ाई हुई थी? दादाजी चिकन फीट चबा रहे थे। वो कैजुअली बोले, कौन सी लड़ाई? मैंने फिर पूछा। जब मैं छोटा था तब मॉम ने बताया था आप और डैड ने कांटेक्ट तोड़ दिया था। दादाजी ने जैसे सुना ही नहीं हो, चिकन फीट चबाते रहे काफी मजे ले लेकर। मैं फिर से बोलने ही वाला था, तभी दादाजी ने डिशेस उठाई, खड़े हुए और बोले, आइलैंड पे उतावले लोग नहीं टिकते। आजैन यानी यू मियान के डैड, उसका दिल यहाँ कब का छोड़ चुका था। तेरी दादी वो तो रोकने की जिद पे थी। एक को दूसरे की अनफिनाइल एटीट्यूड से प्रॉब्लम थी, दूसरा कहता था इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है, और आखिर में दादी ने उससे बेटा ही मानना छोड़ दिया। मैं डिशेस साफ करते हुए बोला, तो मेरे डैड भी दादी जैसे टेम्पर वाले निकले है ना? दादाजी मैं तो बिल्कुल आप जैसा हूँ, गुड टेम्पर। दादाजी ने हंसी छुपाते हुए बोला, अरे अपनी दादी के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है, जल्दी माफी मांग। मैंने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ बो किया, बोला, दादी मुझे माफ करना, मैंने कुछ भी बोल दिया। बाद में दादाजी ने सुनरी को दिया हुआ वाटरमेलन कट किया। हाफ वाटरमेलन को प्लास्टिक रैप में लपेटकर मुझसे बोला, इसे नेक्स्ट डोर दे आ। ठंडा ठंडा वाटरमेलन हाथ में लेके फिंगर्स नम हो गए थे, और जैसे ही यानकोंग शैन ने दरवाजा खोला, मैंने तुरंत आगे बढ़कर बोला, जल्दी लो, बहुत ठंडा हो गया है। यानकोंग शैन ने थोड़ा सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ वाटरमेलन ले लिया और बस एक सिंपल थैंक यू कहा। मैंने भी हल्का सा स्माइल किया और एक हल्की सी बाउंस के साथ रूम के अंदर चला गया। टीवी के सामने ऑलरेडी क्यू क्यू बैठी हुई थी, जैसे किसी मैच के लिए तैयार हो। मुझे देखते ही बोली, मियान मियान चलो आ जाओ। उसने पास की जगह पैट किया और मुझे साइड में बैठने का सिग्नल दिया। मैं क्रॉस लेग बैठ गया और उसने जो गेम पैड दिया था वो लेते ही मैंने पूछा, आज क्या खेल रहे हैं? प्ले रेसिंग। गेम स्टार्ट की, कैरेक्टर का सिलेक्शन हुआ और यू मियान वर्सेस वांग यू, कार किंग का फाइनल मैच शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद यानकोंग शैन एक प्लेट लेके आया। उसमें ब्यूटीफुली स्लाइस्ड वाटरमेलन के पीसेस थे, सबके सब सीडलेस और एक एक में टूथपिक्स लगाए हुए। प्लेट हम दोनों के बीच में रख दी गई थी। भले ही ये सब क्यों के लिए किया गया हो, लेकिन मेरे दिल में भी एक सॉफ्ट सा फ्लटर हुआ, पैम्पर्ड फील हुआ और काफी स्वीट भी। वाटरमेलन स्वीट था, पर दिल उससे भी ज्यादा स्वीट हो गया। क्यों तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, गेम पे गेम, और फिर इंसिस्ट करती हुई बोली, तुम आज यहीं रुक जाओ ना, हाफ बेड तुम्हारा। मैंने ऑकवर्डली बोला, हाँ अरे वो जरूरी नहीं है, क्योंकि सच तो ये था कि क्यों के बेड से ज्यादा मुझे आशान का बेड रेयर लगता था। तभी यानकोंग शैन ने इंटरवीन करते हुए कहा, अब और नहीं खेलना, सो जाओ वरना गेम की लाइसेंस कैंसिल। और उसने बिना डिले किए क्यों को उठा लिया और सीधा अपस्टेयर्स की तरफ ले गया। क्यों बेचारी स्टिल प्रोटेस्ट कर रही थी। बोली, तो फिर आप लोग मेरे पीठ पीछे खेलोगे क्या? यानकोंग शैन थोड़ा साइलेंट हो गया, फिर थोड़ा ऑकवर्डली बोला, कब देखा तुमने हमें सीक्रेटली खेलते हुए? नहीं। क्यों क्लियरली बिलीव नहीं कर रही थी। फिर बोली, तो फिर आप, मैं सो जाती हूँ तब आप दोनों क्या करते हो? यानकोंग शैन एकदम चुप हो गया। उस सवाल ने उसे घबरा दिया। कुछ देर बाद उसने ज्यादा नेचुरल न लगते हुए सिर्फ 2 शब्द निकाले, रीडिंग करेंगे? क्यों बोली, हाँ कितना बोरिंग लगता है। मैं उन दोनों को जाते हुए बैग से देख रहा था। एक और वाटरमेलन का बाइट लिया और दिल में सोचा, जब तक तुम जागोगी मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, और जब तुम सो जाओगी तब मैं आशान के साथ खेलूंगा। एक पल में यानकोंग शैन के सर के ऊपर फिर से वो फैमिलियर मूड वैल्यू दिखाई दिया। मैं तुरंत स्ट्रेटन अप हो गया, जैसे सीधा उसके पास जाने ही वाला हूँ, पर लास्ट मोमेंट पे मैंने खुद को रोका। मोबाइल उठाया, टाइम चेक किया। ये तो वही टाइम है जब कल मैंने उसे किस किया था। क्या ये एग्जैक्टली 24 घंटे के लिए काम करता है? कितना प्रिसाइज कैलकुलेशन है ये। वाटरमेलन का एक और बाइट निकल के मैंने टिश्यू से हाथ पोंछे और सोच में खो गया। ये कौन कैलकुलेट करता है? मेरा ब्रेन? ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल करता हूँ, पर शायद मेरा बॉडी ही मेरे माइंड को कंट्रोल करता है। एक ठंडी सी गूज बम्प वाली फीलिंग पीठ से उठी।
एम आई रियली मी? फिर खुद को मैंने शेक करते हुए बोला, छोड़ो, ये सब साइकोलॉजिकल बातें हैं। मैंने एक रिग्रेट के साथ साय किया। मुझे मेडिसिन पढ़ना चाहिए था। तभी यान कॉन्ग शैन ग्राउंड फ्लोर पे वापस आ चुका था। वो झुककर टेबल से खाली प्लेट उठा रहा था और गेम पैड भी नीटली रख रहा था। उसके सर के ऊपर वो वाइट वैल्यू अब भी वहां थी, जैसे कभी गई ही नहीं। मैं उसके पास गया, कारपेट पे पैर रखा बिना आवाज के, जैसे एक सॉफ्ट हंटर। पर जितना भी सॉफ्ट कदम हो, यान कॉन्ग शैन को हमेशा फील हो ही जाता है कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने अपना काम रोक दिया, ऊपर देखा, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, जैसे उसे ऑलरेडी पता हो कि मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं धीरे से कारपेट पे बैठ गया, नीलिंग पोजीशन में। उसका गेज नीचे से ऊपर हुआ और मैंने फाइनली पूछा, वो कैन आई किस यू? यान कॉन्ग शैन का गेज मेरे लिप्स पे गया, लैशेस नीचे गए, आंखों के इमोशंस अब ब्लरी थे, लेकिन प्यूपिल्स कुछ शेड डार्कर लग रहे थे। मैंने कहा था ना, तुम जब चाहो। मैंने उसके सेंटेंस कंप्लीट होने का इंतजार भी नहीं किया। मैंने तुरंत लीन करके उसे किस कर लिया, बस एक छोटी सी शरारत की और फिर जल्दी ही बैक ऑफ भी कर गया। इतना काफी होना चाहिए। पर जैसे ही मैंने स्ट्रेटन होने की कोशिश की, एक स्ट्रॉन्ग हैंड ने मेरा बैक ऑफ द हेड पकड़ लिया। यान कॉन्ग शैन के फिंगर्स मेरे बालों को जेंटली रब करने लगे और एक टाइट फोर्स के साथ उसने दोबारा से मुझे अपने पास खींच लिया। मैंने बिना सोचे समझे अपना हाथ उठाया। शायद यान कॉन्ग शैन ने समझा कि मैं उसे पुश करने वाला हूँ, इसीलिए उसने तुरंत मेरी उंगलियों को पकड़ लिया और जैसे जैसे वो किस डीपन करता गया, उसका ग्रिप टाइट होता गया। दिन के टाइम ही तो कहा था ना मैंने कि मैं बहुत खुश हूँ, जितना चाहो किस करो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो तो भी चलेगा। अब अगर मैंने उस मोमेंट पे उसे पुश किया तो अब मतलब मैं अपने ही वर्ड से मुकर जाता ना, और बात बन जाती शेर के मुंह में हाथ डाला और फिर पछताया वाली। सही कहा जाए, थोड़ा सा ब्रेथलेस फील हो रहा था, लेकिन ट्रुथ ये था कि मुझे उसका किस करना अच्छा लग रहा था। एड्रेनलिन हाई था, बॉडी में गर्माहट थी, नमनेस थी, जैसे क्लाउड्स पे हूँ। सब कुछ ड्रीमी, सॉफ्ट और बहुत कंफर्टिंग। मुझे लगा आज भी कल जैसा ही होगा। जब तक मैं पूरी तरह से लिक्विड पडल न बन जाऊं, तब तक ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, यान कॉन्ग शैन ने इस बार नए कार्ड्स प्ले किए। उसने लिप्स से हटकर अपने सॉफ्ट किसेस मेरे नेक पर शिफ्ट कर दिए। हर किस के साथ एक इलेक्ट्रिक करंट फील हो रहा था, नेक से लेकर ईयर्स तक। जितनी बार वो लिप्स टच करता, मेरी बॉडी हल्की सी शेक हो जाती। टी शर्ट के नीचे का हिस्सा अब भी कवर्ड था, लेकिन शायद वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसने मेरे शोल्डर पर एक हल्की सी बाइट मार दी, जैसे कोई साइलेंट प्रोटेस्ट हो या सप्रेस्ड इमोशन का आउटबर्स्ट। मैं लाइटली शिवर कर गया। एक छोटी सी आवाज निकल गई मुंह से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लिप्स फ्री होने के बावजूद भी मैं इतना ब्रेथलेस, डिजी और फ्लश्ड फील कर सकता हूँ। फिर जब सब कुछ ब्लर हो गया, मैं सॉफ्टली कारपेट पर लिटा दिया गया। उस वक्त तक उसकी फिजिक एकदम ओवरपावरिंग लगी। जब वो मेरे ऊपर लीन हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई हिल मुझे पूरी तरह से कवर कर रहा हो। स्काई, लाइट, सब कुछ ब्लॉक हो गया। मैं फिर से बन गया एक डाइंग एंटेलोप। वो प्रेडिटर जैसा था, जिसने अपने शिकार को पकड़ के तो रखा है, लेकिन कंज्यूम नहीं करता तुरंत। उसने मुझे यहाँ वहाँ सॉफ्टली बाइट किया, जैसे मेरी हर ट्रैवलिंग को वो क्वाइटली एंजॉय कर रहा हो। ये मोमेंट कल से ज्यादा इंटेंस था, ज्यादा साइलेंट, ज्यादा रॉ और ज्यादा रियल। सोचो तो सही, जैसे ही यान कॉन्ग शैन ने मेरे एटम्स एप्पल पे बाइट किया, ऐसा लगा जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, वो वाइट मूड वैल्यू फिर से गायब हो गई। अब अगर कल इसी एग्जैक्ट टाइम पे वो फिर से वापस आई, तो पक्का समझ लो, किसिंग इज लाइक अ टेम्पररी स्विच ऑफ फॉर इट। अजीब सी बात है ये, 24 घंटे तक एक किस का इफेक्ट रहना। तो अगर और क्लोज चीजें हुई तो क्या वो इफेक्ट और ज्यादा टाइम चलेगा? और क्या कोई ऐसा वे है जिससे वो वैल्यू कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए, लाइक फॉरएवर? मेरे ख्यालों का सिलसिला उस वक्त टूट गया जब मेरे लोअर लिप पे किसी के ड्राई फिंगर टिप्स फील हुए। मैंने आंखों का फोकस एडजस्ट किया। यान कॉन्ग शैन थोड़ा सा ऊपर उठ के मुझे देख रहा था और उसकी आईज में क्लियरली लिखा था, नॉट इम्प्रेस्ड।
क्या देख रहे हो? उसका सवाल थोड़ा प्राइमरी स्कूल टीचर वाइब्स में था, जैसे क्लास में मोबाइल पकड़ा गया हो। मैं तुरंत घबरा गया, बोला नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन जब बोल रहा था, मेरी ब्रेथ उसके फिंगर्स को टच कर गई। उसने अपने हाथ हटा लिए और सिर्फ जमीन पे रख दिए। उसकी आंखों का कलर भी थोड़ा डीपन हो गया था। डर लग रहा है? उसने पूछा। मैं चुप रहा, बस सिर्फ सिर हिला दिया ना में। फिर उसने अपना हाथ उठाया और हल्की सी टच के साथ मेरी गर्दन से लेकर शोल्डर तक स्लाइड किया। वहां एक पॉइंट में नेल से थोड़ा स्क्रैच जैसा लगा। शायद उसने थोड़ी देर पहले वहां मुझे बाइट किया था। तुम कांप रहे हो? यान कोंग शैन का टोन एक डिटेक्टिव जैसा था जो हर क्लू ऑब्जर्व कर रहा हो। डर किस चीज का है तुम्हें? डर नहीं, बस थोड़ा ईचिंग हो रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके बैक ऑफ हैंड पे थंब से हल्का सा रब किया। सच तो ये था, शायद थोड़ा सा डर लग रहा था, बस सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी आंखों में एक इंटेंसिटी थी, जैसे वो मुझे पूरी तरह से देखकर अंदर तक कंज्यूम कर लेना चाहता हो। लेकिन फिर भी वो यान कोंग शैन है और मुझे पता है वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा, इसीलिए तो मैं नहीं भागा। यान कोंग शैन ने कुछ देर तक मुझे बस देखा, कुछ बोला नहीं। फिर अचानक से वो सीधा उठ गया और कंप्लीटली मुझसे दूर हो गया। जैसे कहते हैं ना, ऑल स्पेस रिक्लेम्ड। लेट हो गया है, जाके सो जाओ, यान कोंग शैन ने कैजुअली बोला। बस इतनी जल्दी खत्म? मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे रिलीफ मिला या थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, शायद दोनों। मैं धीरे से उठ गया, लेकिन उठते वक्त एक सर्टेन जगह से एनर्जी कुछ ज्यादा ही थी। पैंट पहनना मुश्किल हो जाता, लेकिन शुक्र है ओवर साइज टी शर्ट ने इज्जत बचा ली। और मेरा चेहरा, भाई पूरा अपर बॉडी ब्लश मोड में चला गया था। गाल, कान, हाथ तक पिंक हो गए थे। जस्ट अभी तो इतना क्लोज थे। क्या उसने नोटिस किया? आंखों के कोने से क्विक ग्लांस लिया मैंने उसकी तरफ, और हाँ, ही वॉज ऑल्सो नॉट ओके। सुनरी ने तो कहा था कि बॉयज को समझना मुश्किल है, पर इस बार तो उसकी सेकंड सेंस बिल्कुल सही निकली। अरे इधर उधर मत देखो, वो समझ गया था कि मेरी नजर कहाँ है। उसकी आवाज सुन के मैं लिटरल जंप मार गया, जैसे क्लास में टीचर ने मोबाइल पकड़ लिया हो। और सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल भी अपनी सिचुएशन को छुपा नहीं रहा था, जस्ट कैजुअली लेग्स क्रॉस करके टीवी की तरफ देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं ऑकवर्डली अपनी नाक को छुआ और टॉपिक शिफ्ट करते हुए बोला, वैसे मैं बताने आया था वो विंड चाइम टूट गया मुझसे। सॉरी, मैं नया ले आऊं क्या? जरूरत नहीं। हाँ? उसने टीवी का रिमोट उठाया, कोई रैंडम वैरायटी शो ऑन कर दिया। कहा ना जरूरत नहीं, और बस जैसे उस चाइम की कोई वैल्यू ही नहीं थी उसके लिए अब। मैं उसके फेस पे एक्सप्रेशंस को स्कैन करता रहा। लगा वो सीरियसली बॉदर नहीं है, तो मैंने हल्की सी स्माइल के साथ गुड बाय बोला और निकल गया। मैं घर लौट आया, हल्का हल्का गाना गाता हुआ, दिल में हल्का सा फ्लटर और मूड थोड़ा ऑफबीट स्वीट। दादाजी अपनी टीवी सीरियल खत्म करके ऊपर जा रहे थे, हाथ में बड़ी चाय का मग, मूड फुल ऑन रिलैक्स। उन्होंने मुझे देखा, स्माइल दिया, लेकिन फिर अचानक उनकी नजर मेरी गर्दन पे टिक गई और उनके मुंह से निकल गया, मियान मियान, तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ? किसी ने काट लिया क्या? इतनी रेड क्यों हुई पड़ी है? दादाजी का सवाल सुनते ही मैंने तुरंत अपनी गर्दन पे हाथ रखा, जैसे एकदम पैनिक मोड ऑन हो गया हो। बोला, हाँ पता नहीं, शायद कोई पॉइजनस मच्छर था। हाथ से गर्दन को दबा के खुद को थोड़ा ज्यादा ही कन्विंस करने की कोशिश कर दी। दादाजी ने बिना शक किए कहा, तो फिर वो मच्छर काफी पॉइजनस रहा बेटा। कॉफी टेबल पे विंड ऑयल पड़ा है, लगा लेना। जी दादाजी, ठीक है, आप आराम से सो जाइए। उन्होंने मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे करने का प्लान बनाया और धीरे धीरे ऊपर चले गए। जब वो ऊपर चले गए, मैं एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना बाथरूम की तरफ भागा। मिरर के सामने जाके देखा और मेरी सांस लिटरली रुक गई। नेक और शोल्डर के बीच एक क्रिम्सन हिकी थी, बिल्कुल फ्रेश। और तो और टीथ मार्क्स भी थोड़े से फेंट दिख रहे थे, और ये कल तक गायब होने वाला तो कहीं भी नहीं लग रहा था। शुक्र है दादाजी की आंखों की रोशनी थोड़ी कम है, वरना ये इनोसेंट रोमांस सीन सीधा फैमिली ड्रामा बन जाता। अगली सुबह उठ के मैंने फिर चेक किया। टीथ मार्क्स तो गायब हो गए थे, लेकिन रेडनेस अभी भी फुल पावर में थी। सोचा सेफ साइड के लिए एक बैंडेड लगा लेता हूँ
और जब तक कॉलर नीचे नहीं जाता तब तक कोई नोटिस भी नहीं करेगा। जब मैं बुक स्टोर में आया तो यान कॉन्ग शैन ने बैंडेड नोटिस नहीं किया, लेकिन उसका मूड बिल्कुल दूसरा ही था। रात को तो वो इतना पैशनेट था और अब बिल्कुल कॉर्पोरेट मोड में, ना कोई बात ना कोई स्माइल, कोल्ड एंड पोलाइट। और ऊपर से ये सिंथेसिया भी मिसिंग। किस करूं तो उसका मूड वैल्यू गायब हो जाता है, किस ना करूं तो दिमाग क्रेजी हो जाता है। ह्यूमन होना कितना टफ है? लास्ट रेन स्टॉप फेस्टिवल के टाइम एक फॉरेन क्रू आई थी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। उनमें से एक फोटोग्राफर ने यान कॉन्ग शैन से बॉन्ड बना लिया था और बोला था कि एक छोटा सा गिफ्ट भेजेगा। मुझे लगा बस ऐसे ही बोला होगा, लेकिन आज सच में कुरियर आया। बॉक्स खोला गया और अंदर से निकला एक वुडन फोटो फ्रेम, वॉलनट फिनिश, सिंपल गोल्डन लाइंस, क्लासी फील। मुझे क्यूरोसिटी हुई तो मैंने आगे बढ़कर देखने गया और देखते ही शॉक में पड़ गया। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ मी एंड यान कॉन्ग शैन, उसी रेन स्टॉप फेस्टिवल के दिन का, जब हम दोनों मिकोशी पर बैठे हुए थे। मैंने एक फैन से अपना चेहरा कवर किया हुआ था और उसने एक मास्क पहना था और हाथ में एक जायंट अम्ब्रेला। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर ही इतना परफेक्ट टाइमिंग से कैप्चर कर सकता है। ये तो शादी का फोटो लग रहा है। एक सेकंड के लिए लगा कि मैंने अपना दिल जुबान पे रख दिया हो, लेकिन फिर समझ आया कि ये तो जाओ टियान बोल रहा था। उसने फोटो देखते ही बोला, बॉस ये आप हो ना? और ये कौन सी लड़की है? बड़ी प्रिटी है। क्या बात है बॉस, लगता है दिल आ गया है क्या? भाई उसको क्या पता चलता, ये लड़की का असली जेंडर तो उसके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग ही था। मैं थोड़ा कैजुअली बोला, वो लड़की नहीं, मैं हूँ। जाओ टियान की आंखों में लिटरल ट्रस्ट इश्यूज .exe चल रहा था। एक्सप्रेशन था जैसे, इस दुनिया में अब भरोसा किस पे करूं? मैं भी इंस्टाग्राम देखकर यही सोचती हूँ। तो मैंने सोचा चलो टीचर जियाओ को थोड़ा ज्ञान दे देते हैं। तो मैंने रेन स्टॉपिंग फेस्टिवल के रिचुअल्स और वो पुरानी गॉडेस वाली गॉसिप भी बता दी, फुल डोज में। फोटो को बाद में यान कॉन्ग शैन ने शॉप के एक वॉल पे लगा दिया। वॉल कोई फ्लैशी नहीं थी, बस उसी के साइड में एक ट्रेडिशनल किताबों का बुक शेल्फ था। जो लोग माइथोलॉजी और कल्चर में इंटरेस्टेड होते हैं वो जरूर नोटिस करते। शॉप में भीड़ ज्यादा थी तो लंच बैच वाइज चल रहा था। जाओ टियान बाहर हैंडल कर रहा था और मैं और यान कॉन्ग शैन अंदर लाउंज में खाना खाने चले गए। खाने के एंड तक एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो यूमियान, मैं हूँ। लाओ फाइयांग, इतने दिनों बाद इस वक्त कॉल करना, क्या टाइमिंग है भाई। मैंने थोड़ा कैजुअली पोजीशन चेंज किया, बैक टुवर्ड्स यान कॉन्ग शैन, और लो वॉइस में बोला, क्या हुआ? उसका टोन चिल था। वो बोला, यहाँ संडे को बीच में एक म्यूजिक फेस्ट है, चलेगा क्या? मस्ती करेंगे। ब्रो, आई डोंट इवन लाइक लाउड म्यूजिक, और तू 4 दिन से गोस्ट बना हुआ था। मैं बोला, नहीं भाई, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ एंजॉय करो। वो थोड़ा फिल्मी हो गया, बोला, एक चांस भी नहीं दे सकते क्या? आई स्टिल लाइक यू, यू नो। मैंने कैजुअल लाई डाला, मेरे पापा आ रहे हैं संडे को, मैं बिजी रहूंगा। उसे लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और उसका टोन सडनली बोर्ड हो गया। बोला, ओके, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मैं सोच रहा था कि कॉल खत्म ही होने वाला है, लेकिन तभी एक स्नीकी ट्विस्ट आ गया। वो बोला, बाय द वे, तुम्हारे पास यान कॉन्ग शैन का नंबर है? मैंने उसे और बोलने का चांस भी नहीं दिया। क्लिक, शांति से कॉल कट किया और सीधा उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। बट जैसे ही मैंने फोन रखा, पीछे से एक आवाज आई। क्या वो लाओ फाइयांग था? इतनी काम येट लो की सस्पिशन टोन थी यान कॉन्ग शैन की कि उसी मोमेंट पे घूस बम्स आ गए। वो बोला, तुम अभी भी उससे कांटेक्ट में हो? पता नहीं क्यों, लेकिन गिल्ट वाली फीलिंग हो रही थी मुझे, जैसे कोई शादीशुदा आदमी अपनी बीवी से पकड़ा गया हो, दूसरी लड़की के साथ कॉल पे। स्कैंडलियस थ्रिल प्लस डर, मतलब गूस बम्स मैक्स पर। मैंने तुरंत बोला, हाँ, अरे नहीं तो, वो तो सुन रही थी। पहले तो बिना बोले वो मुझे बस देखता रहा, फिर उसने कैजुअल सा एक्सप्रेशन बना के लंच बॉक्सेस उठाए, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। बट एक लाइन वो बोल गया। आवाज तो किसी लड़के जैसी लग रही थी। मैंने पैनिक में झूठ बनाया, वो ना, उसे ना सर्दी हो गई है।
उसने थोड़ा टीज करते हुए देखा और बोला, सर्दी इस गर्मी के मौसम में? अब झूठ तो बोल ही दिया था, और वो भी बिना सोचे समझे। मैं चक्कर करके बोला, वो ना एसी के नीचे बैठ गई थी ना, इसीलिए। तभी उसकी नजर सीधा मेरी गर्दन पे गई। वो बोला, अरे ये तुम्हारे नेक पे क्या हुआ? क्या चोट लग गई है? मैंने रिफ्लेक्स से हाथ गर्दन पे रखा। बैंडेड का वो हल्का सा रेज सरफेस उंगलियों को फील हुआ, एंड सडनली आई वाज सो एम्बैरेस्ड। मैंने ऑकवर्डली कहा, नहीं कुछ खास नहीं, बस। और उसके बाद जो हुआ वो फिग लीफ टीयर ऑफ मोमेंट था। यान कॉन्ग शैन ने अपना हाथ बढ़ाया और सॉफ्ट प्रेशर के साथ वो बैंडेड उतार दिया। उसका वो हल्का सा पेन और उसके साथ मेरी डिग्निटी भी थोड़ी सी पील ऑफ हो गई। पूरा एक्सपोज जो हो गया था। यान कॉन्ग शैन ने कैजुअली देखा, ओ ये तो वो कल रात वाली बात है ना। उस मोमेंट पे उसे समझ आया, बैंडेड के नीचे वही निशान था जो उसने कल रात छोड़ दिया था। आंखों में गिल्ट था, लेकिन टोन सॉफ्ट थी। बोला, सॉरी, लगता है कल मैं थोड़ा ज्यादा ही ओवर हो गया था। छुपाना चाहते हो? दूसरा बैंडेड ढूंढ के ला दूं? मुझे पता नहीं क्यों, बट उस वक्त फील हुआ कि अगर मैंने हाँ कह दिया तो कुछ तो गलत हो जाएगा। मुझे उसके मूड का एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दिख रहा था, लेकिन एक सिक्स्थ सेंस टाइप का अलर्ट सिस्टम मेरे अंदर एक्टिवेट जरूर हो गया था। तो मैंने एक ड्राई स्माइल के साथ बोला, नहीं रहने दो, अब ऐसे ही रहने देते हैं। रात के खाने के बाद क्यों मेरे पास आई। आंखों में एक एक्साइटेड सी चमक थी। बोली, मैं अंकल जैन के घर जा रही हूँ किटन्स को देखने। अंकल जैन के घर का बड़ा येलो डॉग इन किटन्स को बर्थ से ही अपना समझकर पाल रहा था। आंटी जैंग रोज इनके लिए दूध वाला सूप बनाती थी, खाना भी प्रॉपर, मीट एंड वेजीज दोनों। रिजल्ट, दोनों छोटे छोटे बच्चे नहीं, गोल मटोल फर बॉल्स बन गए थे। हेल्थ में 10 on 10। और बिग वाइट और सेकंड वाइट किटन्स थे, वो तो फुल ऑन डॉग वाइब ले चुके थे। डॉग माँ से दूध पिया, डॉग के बच्चों के साथ घूमा, तो अब वो उनकी हैबिट्स भी वैसे ही हो गई थी। जब भी कोई उनको देखने आता, ये छोटी सी फलाइन गैंग भी छोटी छोटी पूंछ हिला के कैनल के पास आ जाती थी। वैगिंग टेल्स, रेज्ड हेड्स, देख के कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि ये बिल्ली है या पपी। यान वान क्यों भी उनको प्यार से सर पर स्ट्रोक करते हुए बोली, मियान मियान, ये बड़े होने के बाद कहाँ जाएंगे? मैं बोला, बड़े होने के बाद? अच्छा, यू मीन जैसे ही वो वीन हो जाएं? हाँ। अब रेस्क्यू किया है तो वाइल्ड छोड़ना तो ठीक नहीं होगा। इतने क्यूट हैं, अडॉप्ट तो हो ही जाएंगे ना। मैं सुनरी से पूछ लूंगा, उसके दोस्तों में जरूर कोई कैट लवर होगा। लेकिन क्यों का चेहरा थोड़ा थॉटफुल हो गया। बोली, पर फिर वो दोनों अलग हो जाएंगे ना, तब क्या उन्हें डर नहीं लगेगा? भले ही वो एक छोटी जीनियस हो, लेकिन ये प्योर चाइल्डिश कंसर्न था। और सच बोलूं तो बड़ा ही इनोसेंट सा थॉट था। मैं चाहता तो कह सकता था कि बिल्लियां एक दूसरे को याद नहीं रखती, उनका सेंस ऑफ टेरिटरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोनली फील नहीं करती, और वो शायद समझ भी जाती बिना इमोशंस के। लेकिन मैं उसका कि स्वीट सा बचपना जितनी देर हो सके बचा कर रखना चाहता था। तो मैं उसकी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराया, उसका सर थोड़ा सा रब किया और बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों एक साथ ही रहें। यान वांग्यू के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, जैसे किसी पुरानी चिंता से फाइनली उसे छुटकारा मिल गया हो। वो किटन्स और पपीज के साथ पूरा दिल लगा के खेलने लगी। फिर मैं उसे घर तक छोड़ने गया और वहाँ यान कॉन्ग शैन ने खुद आके दरवाजा खोला। लिटिल गर्ल तो अंदर चली गई, लेकिन मैं अभी भी बाहर ही खड़ा था। तुम अंदर नहीं आओगे? वो दरवाजे का पल्ला पकड़ता हुआ बोला, एक सॉफ्ट सी इन्विटेशन जैसा। सच कहूँ, इतना प्यारा सवाल मना करना जरा मुश्किल था, पर मैंने अपने आप को रोका। फिर बोला, कल मेरे पापा आ रहे हैं, मुझे आज जल्दी सोना है। वो बस एक लंबी ओह निकाल के रह गया। उसके टोन में कोई स्पेसिफिक इमोशन तो नहीं था, जैसे बस सुन रहा हो। मैं पीछे हाथ बांध के उंगलियां घुमाते हुए सोचता रहा। सच तो ये है कि पापा का तो एक एक्सक्यूज ही था। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या उसके मूड के ऊपर वापस वो ग्लोइंग लाइट आई है या नहीं। हो सकता है अगर मैं अंदर चला गया तो मुझे दोबारा किस नहीं करेगा, लेकिन डर था
कहीं मैं ही खुद को ना रोक पाऊँ तो मैंने डिसाइड किया डोर तक ही ठीक है। मैं बोला वो एक रात रुकेंगे और कल रात भी मैं नहीं आ पाऊंगा। वो बस धीरे से बोला ठीक है समझ गया। मैंने फिर से कहा तो मैं चलता हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना, गुड नाइट। वो अभी भी वहीं खड़ा था। दरवाजे का पल्ला खुला था लेकिन बंद करने का कोई प्लान लग नहीं रहा था उसका। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतर के गेट तक गया, फिर पीछे मुड़ के देखा। वो अभी भी वही था, सेम पोज, सेम एक्सप्रेशन, जैसे मुझे जाते हुए देख रहा हो। मैंने एक हाथ से गेट पुश किया, दूसरे हाथ से जोर से वेव किया, गुड नाइट। मुझे लगा उसने भी कुछ बोला, ज्यादा दूर था तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसके लिप्स भी शायद गुड नाइट ही कह रहे थे। बस 2 सिंपल वर्ड्स ही तो थे, पर न जाने क्यों उसके मुंह से सुनकर दिल एकदम रेस कर गया। मैं ऑलमोस्ट जंप करने की फीलिंग कंट्रोल करता हुआ, थ्रॉट करता हुआ घर वापस आ गया। जरूरी नहीं था, पर दिल में बटरफ्लाई फुल फोर्स में थे। अगली सुबह अलार्म बजने के पहले ही दादाजी ने नॉक कर दिया, मियान मियान जल्दी उठ जा, तेरे पापा आ गए हैं। मुझे लगा अभी तो सुबह हुई ही नहीं, टाइम देखा 8 बजे थे। उफ, पापा भी ना, क्या पंक्चुअलिटी है भाई। मैं लिटरली रोल करके बेड से उठा, आंखों में नींद अभी भी हाफ लोडेड थी, पर जैसे ही याद आया कि पापा घर पे हैं, सीधा बाथरूम भाग गया। जैसे ही फ्रेश होके नीचे दौड़ा, पर मुझे लगा वेट, हेयर स्टाइल तो चेक करना रह ही गया। मैं फिर से बाथरूम भागा, मिरर के सामने खड़े होकर स्कैन किया। न बाल करने हुए थे, न कपड़े क्रम्पल्ड, परफेक्ट। नीचे लिविंग रूम क्वाइट था, पर पापा दादाजी के साथ चाय पी रहे थे, एकदम पीसफुल मॉर्निंग वाइब। थोड़ा नर्वस फील करते हुए मैं भी उनके पास गया और उस मिडिल एज आदमी को देखा जो टेबल पे बैठा था। डैड, मैंने धीरे से बोला। पापा अब 40s में हैं, पर लगता है उससे भी ज्यादा सीरियस। शायद काम का प्रेशर हो या जिंदगी की थकान। उनका चेहरा बिल्कुल भी मेलो नहीं था, पतले से सीरियस एक्सप्रेशन और एक अजीब सा कोल्ड वाइब। मम्मी ने एक बार बताया था जवानी में वो पापा के हैंडसम लुक्स पे फिदा हो गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें गुड लुक्स के अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं था और रिटर्न पॉलिसी भी नहीं थी। 2 साल हो गए थे मिले हुए, लेकिन उनका फेस बिल्कुल सेम था, बस एक्सप्रेशंस और ज्यादा नो नॉनसेंस हो गए थे। पापा ने मुझे देखा, सिर्फ एक बार नजर उठा के नॉट किया और फिर स्टीम बंस की तरफ पॉइंट करके बोले, थोड़ा नाश्ता लाया हूँ, देख लो तुम्हें पसंद आए तो। मैं तुरंत बैठ गया, एक बन उठाया और स्टफ कर दिया मुंह में। ब्रेकफास्ट के दौरान ज्यादा बातें दादाजी और पापा ही कर रहे थे। बातों का टॉपिक अगल बगल की गॉसिप्स, किसका बेटा 18 में फादर बन गया, कोई आंटी अभी भी जिम जा रही है, और सबसे बड़ा बॉम्बशेल, रेन स्टॉपिंग परेड में इस साल मियान मियान गॉडेस बना। मियान मियान गॉडेस? पापा के टोन में कंफ्यूजन और सरप्राइज मिक्स था। मैंने तो अपना मुंह तुरंत ही बीन कट के बाउल में छुपा लिया। दादाजी ने पापा को डिटेल में सब बताना चालू किया कि कैसे एक्सीडेंटली मैं गॉडेस बन गया और कैसे हमारे नया पड़ोसी यान कॉन्ग शैन बुक स्टोर वाला है डिवाइन जनरल बना। परफेक्ट मैच। पापा बोले, ओ वही जिसके पास एक डिसेबल डॉटर है। दादाजी ने हाँ में हाँ मिलाई और फिर लग गए यान कॉन्ग शैन की तारीफ करने। बहुत हेल्पफुल लड़का है, स्विच भी रिपेयर करता है, पोलाइट है और उसकी बेटी भी बड़ी ही स्वीट है। मुझे टी एक दादाजी बोलती है। उस बात पर मुझे याद आया, पापा घर का इलेक्ट्रिक बोर्ड ना काफी ओल्ड हो गया है, हर वीक ट्रिप करता है, अगर हो सके तो रिपेयर करवा लेना चाहिए, थोड़ा रिस्की है। लेकिन दादाजी ने तुरंत हाथ हिला के बोला, अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, घर पुराना है और जब तुम लोग चले जाते हो तो मैं अकेला ही रहता हूँ, खुद ही संभाल लूंगा। और मैं बस वही सोच रहा था, एक तरफ सेफ्टी, दूसरी तरफ सेविंग्स। दादाजी हमेशा से लो मेंटेनेंस हीरो ही रहे हैं। अरे ये छोटी मोटी चीज है, थोड़ा बहुत तो मैं भी संभाल सकता हूँ। दादाजी फिर से वही बात रिपीट कर रहे थे, पर मैं सीधा बोल पड़ा, नो वे, क्या पता कब कोई एक्सीडेंट हो जाए, फायर ही लग जाए, सेफ्टी के मामले में कॉम्प्रोमाइज मत करो। पर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। फिर वही, नहीं नहीं सब ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा जिद पे आ गया था, बोला आप। तभी पापा ने मेरी बात काट दी, बोले, अच्छा समझ गया,
मैं 2 दिन में किसी को भेज दूंगा लाइन चेंज करने। स्ट्रेट फॉरवर्ड, फाइनल। दादाजी फिर कॉज की बातें ले आए और उन्होंने कैजुअली पूछा, तो फिर जब घर रिनोवेट होगा तब हम दोनों कहाँ रहेंगे? पापा ने कामली बोला, वहीं मेरे पास रह लेना। जैसे ही सुना कि हमें पापा के साथ शिफ्ट होना पड़ेगा, मैं और दादाजी दोनों एकदम चुप, आंखों से आंखें तक टकरा गईं और दोनों ने इंस्टेंटली डिक्लाइन कर दिया। दादाजी ने हाथ झटकते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरे लिए ये कन्वीनियंट नहीं होगा। हमारी आदतें बहुत अलग हैं, बस अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। और मैंने भी बोला, मुझे काम पे भी जाना है, यहाँ से पार्ट टाइम जॉब छोड़ नहीं सकता। पापा ने पूछा थोड़ा क्यूरियस होकर, तुम जॉब कर रहे हो? कहाँ? मैं थोड़ा शर्मा के पर मैंने सच ही बोल दिया, पड़ोस के बुक स्टोर में पार्ट टाइम। बाय द वे, मैंने ये नहीं बताया कि ये एक्सक्यूज था बॉस को चेस करने का। पापा ने और फोर्स नहीं किया, बात वहीं पे रख दी गई और मैटर वॉज क्लोज्ड। दादाजी ने पापा से बोला, जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपनी माँ की ग्रेव पर भी जरूर जाना। लंच के बाद पापा ने गाड़ी निकाली और हम तीनों गए बाओबाओ माउंटेन दादी माँ को होमेज देने। इतने साल हो गए थे, पर आज भी जब पापा ने ग्रैंडमा की ग्रेव के सामने खड़े होकर वो देख रहे थे, उनके सर के ऊपर का ऑरा डार्क ब्लू हो गया था, जैसे वो अभी भी डीपली सैड हो, पर आउटसाइड से कुछ दिखता ही नहीं। अगर मुझे सिंथेशिया ना होता तो मैं भी सोचता कि पापा अब तो मूव ऑन कर चुके हैं, पर उस शेड से समझ आ गया वो गिल्ट शायद इस बात का है कि वो ग्रैंडमा के लास्ट मोमेंट पर उनके पास नहीं थे। बाओबाओ माउंटेन से निकलते ही हम चले गए आंट के घर। अब वो आंट्स हॉल में अकेली रहती हैं। एक 2 स्टोरी बंगलो, बड़े सारे रूम्स, लेकिन सिर्फ 2 कंपेनियंस, एक ओल्ड कैट जो ऑलमोस्ट उनकी ही एज का है और एक छोटा सा माल्टीज डॉग अनान। उनके लिए सरकारी वॉलेंटियर्स आते हैं कभी कभी उनका हेल्थ चेक करने, सफाई के लिए, पर आंट खुद भी काफी एक्टिव और एनर्जेटिक हैं। उनका बड़ा घर एकदम क्लीन था और उन्हें देख के लगता ही नहीं था कि वो अकेली रहती हैं। हर कॉर्नर में एक यंग गर्ल वाली ग्रेस अभी भी दिखती थी, जैसे वो अभी भी एक एलिगेंट लेडी हो जो खुद को प्रेजेंटेबल रखना चाहती हो। उनका प्रेजेंस एक साइलेंट चार्म लाता था रूम में और मैं बस सोचता रहा, काश सभी ओल्ड एज ऐसी ही पीसफुल हो। जब तुम छोटे थे और यहाँ खेलने आते थे, छोटी मासी याद है जो तुम्हें गोद में लेकर रॉकिंग चेयर में बैठे हुए बहुत पसंद करती थी, याद है? आंट ने कोने में रखी पुरानी बैम्बू रॉकिंग चेयर की तरफ इशारा करते हुए पुरानी यादें ताज़ा की। पापा ने धीरे से सर हिला दिया, याद है, सब याद है। मैं चुपचाप पिस्ता छील रहा था, बस सुन रहा था उनकी पुरानी कहानियाँ। पता चला छोटी मासी थोड़ी मोटी सी थी, हमेशा हंसती रहने वाली, एक स्वीट सात्विक सी औरत थी जो पापा को बहुत प्यार करती थी। जब भी आते इम्पोर्टेड कैंडी से उनकी जेब भर देती थी। फिर एक दिन अचानक एक बीमारी से उनकी डेथ हो गई। पापा को जब पता चला तो वो रो रो के बीमार ही पड़ गए और तब से उन्होंने आंट्स हाल आना बंद ही कर दिया। आंट ने थोड़ा ताना मार के बोला, तुम बस यादों से भाग रहे हो, पर पापा ने मना कर दिया, सिर्फ नाम में सर हिला दिया। मैं पापा के ग्लूमी ब्लू ऑरा को देखकर सोच रहा था, ये बंदा ना अंदर से तो सॉफ्ट है पर बाहर से सिर्फ जिद दिखाता है, और शायद इसी वजह से मॉम ने उनसे डिवोर्स ले लिया था। दादाजी ने भी कहा, चलो छोड़ो पुरानी बातें, वो दर्द ही देती हैं। फिर बात आई घर के सर्किट रिपेयर पे। जब आंट को पता चला कि हम घर का इलेक्ट्रिक रिपेयर करवा रहे हैं और कि मैं और दादाजी पापा के साथ शिफ्ट नहीं होना चाहते, तो आंट ने अपनी थाई पर जोर से थप्पड़ मारा और बोली, तो फिर ट्रैवल का प्लान बनाते हैं ना। उन्होंने अपना फोन निकाला, थोड़ा टाइम स्क्रॉल किया और एक फिर पोस्टर दिखाते हुए कहा, 10 days of snow and summer tour in Northland। उन्होंने दादाजी से कहा, तुम हमेशा ट्रैवल पे जाना चाहते थे ना, चलो ओल्ड जैंग और उनकी वाइफ को भी साथ ले चलते हैं। दादाजी थोड़ा हिले, मतलब टेम्पटेड थे, पर उन्होंने पूछा, लेकिन मियान मियान का क्या, उसे कौन देखेगा? मैंने भी कहा, अरे मेरी क्या चिंता करना, मैं ठीक ही हूँ। आंट ने भी मेरी तरफ कैजुअली देखा और बोला, बच्चा थोड़ी है, इतना बड़ा लड़का है, खुद संभाल ही लेगा, और अगर डर लगता हो तो और जगह शिफ्ट हो जाए, बस मेरा डॉग वॉक करना और कैट फीड करना याद रखे, बस इतना ही करना है। मैं तुरंत बोला, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा भी बोल पड़े,
मियान मियान अब 19 का होने वाला है, नथिंग टू वरी अबाउट, तुम लोग आराम से जाओ। दादाजी तो ऑलरेडी एक्साइटेड थे और जब हम तीनों ने मिलकर उन्हें कन्विंस कर लिया तो उन्होंने खुशी से हाँ कर दी। जैसे ही घर वापस आए दादाजी तुरंत भाग के गए अंकल जैंग के घर ट्रैवल डिस्कस करने। शाम के वक्त तक सब कुछ फाइनल हो गया था। दादाजी, अंकल जैंग, आंट और उनकी ट्रैवल ग्रुप के लिए टूर का पेमेंट मैंने कर दिया था। क्योंकि ट्रिप बहुत नजदीक थी तो दादाजी तो बहुत एक्साइटेड बच्चा ही बन गए थे। तुरंत सूटकेस खोल के अपना सामान पैक करने लगे। उन्होंने जिंदगी में ज्यादा ट्रैवल नहीं किया था, इसलिए उनके पास कोई अच्छा सूटकेस भी नहीं था, तो अभी भी वो मेरा वाला सूटकेस ही यूज कर रहे थे। मैंने उन्हें सूटकेस को लॉक और अनलॉक करना सिखाया और वो इतने एक्साइटेड थे कि बार बार खुद ही खोल बंद करके मजे ले रहे थे। वैसे कल एक छोटी सी कार्ड बनाएंगे जो गाड़ी पे चिपका देंगे। रात को सोने से पहले उनको याद आया और वो तुरंत ब्लैक मार्कर ढूंढने लगे। कौन सा कार्ड दादाजी? अरे गाड़ी पे लगाने के लिए। लिखना है कि मैं ट्रैवल पे हूँ और अगले 10 दिन तक छोटी सी टी एक शॉप बंद रहेगी। उन्हें मार्कर नहीं मिला तो बोले कल सुबह जरूर लेना पड़ेगा और फिर वो चुपचाप अपने रूम में चले गए। दादाजी को देखो, टी और एक्स की छोटी शॉप को भी कितने प्रोफेशनलिज्म से ट्रीट करते हैं, इवन लीव नोटिस बनाना भी नहीं भूलते। ओरिजिनली पापा के लिए एक अलग रूम क्लियर किया गया था, लेकिन लगता है वो फादर सन बॉन्डिंग बनाना चाहते थे, इसलिए वो बोले कि वो मेरे ही रूम में सोएंगे। मेरे रूम में वैसे भी गर्मी थी तो मैं फ्लोर पे मैट बिछा के ही सोता हूँ। सो प्लान बना कि एक बेड पे और एक नीचे। सच बोलूं, थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। ये पहली बार था जब मैं उनके साथ एक ही रूम में सो रहा था। सोने से पहले मैं विंडो की तरफ गया और जब कर्टन्स बंद करने लगा तो एक कैजुअल ग्लांस दिया नेक्स्ट डोर के कोर्टयार्ड पर और वहीं पे स्मोक के बीच यान कॉन्ग शैन खड़ा था। जैसे ही मेरी नजर उस पे पड़ी उसने भी ऊपर देखा और फिर धीरे से एक स्मोक पफ निकाला बिल्कुल मेरी तरफ। इतना दूर था कि मुझे कुछ स्मेल नहीं आनी चाहिए थी, पर जाने क्यों मुझे चोकिंग जैसा फील हुआ। नोज और थ्रोट में इरिटेशन जैसा होने लगा। मैंने तुरंत कर्टन्स बंद कर दिए, उसे गुड नाइट की साइलेंट लिप मूवमेंट करके और बस वो कनेक्शन काट दिया। लाइट्स ऑफ करके मैं सोच रहा था कि कैसे नींद लाए। बाहर से सिर्फ सिकाडास की आवाज ही आ रही थी। मियान, तुम्हें तुम्हारा सपनों वाला कॉलेज मिल गया ना, मुबारक हो। डार्कनेस में मेरी आंखें खुली थी। क्या बोलता? सिर्फ एक पोलाइट थैंक यू। फिर साइलेंस। मैं फिर दोबारा आंख बंद करता उससे पहले ही वो फिर से बोल पड़े, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? इस बार मेरी नींद सच में चली गई। मैं सोचता रहा, नफरत नहीं, आई डोंट हेट हिम। वो मेरी लाइफ में कभी ज्यादा थे ही नहीं, तो नफरत का तो कोई स्पेस ही नहीं बनता। शायद डिसअपॉइंटमेंट जरूर था मेरा उनसे, लेकिन नफरत, उसके लिए पहले प्यार होना जरूरी होता है और उस कनेक्शन का तो कब का फुल स्टॉप लग चुका था। मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैंने धीरे से पूछा, आपको याद है मेरा बर्थडे कब है? आपको याद है जब मैं 10 का था और ट्री से गिर के हॉस्पिटल गया था? क्या आपको याद है मैंने आपका पहला फादर्स डे कार्ड बना के उसमें क्या लिखा था? उस तरफ से साइलेंस। लगता है पापा शॉक में थे, एकदम चुप हो गए। मैं थोड़ी देर रुका, कोई जवाब नहीं आया, तो अंदर ही अंदर एक ठंडी सी सांस भरी और आंखें बंद करके फिर से नींद ढूंढने लगा। शायद वो गिल्टी फील कर रहे होंगे, पर अब क्या फायदा, पास तो बदला नहीं जा सकता था ना। अगली सुबह संडे को पापा सिर्फ एक रात रहकर निकल गए। जाते वक्त उन्होंने मुझे एक तरफ बुलाया। हाथ में एक लाल लिफाफा था। थोड़ा फील किया तो समझ आया अंदर अच्छी खासी अमाउंट है, हजारों का तो होगा ही। ये तुम्हारे स्कूल के लिए, उन्होंने बोला। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, तुम मेरे इमोशनल मेकअप को शायद एक्सेप्ट भी ना करो, लेकिन फाइनेंशियल मेकअप तो करने दो। उन्होंने इतना क्लियरली कहा कि मुझे लेना ही पड़ा और जाते जाते वो एक और बात कह गए, शाम को कंस्ट्रक्शन टीम का इंचार्ज आएगा साइट देखने। मतलब आज रात भी यान कॉन्ग शान से मिलने का प्लान कैंसिल। मैं ऑलरेडी 3 दिन से उसके घर नहीं गया था। न जाने उसने मुझे याद भी किया या नहीं, शायद प्रोबेबली नहीं किया होगा। उसे मैं पसंद ही नहीं हूँ, वो तो मुझे क्यू के लेवल का ही ट्रीट करता है। मियान मियान, पापा की आवाज ने मुझे वापस ग्राउंड पे लाया, तो मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। फिर उन्होंने
कुछ देर साइलेंस में बिताए, फिर कार में बैठ के अचानक कुछ कहने लगे। मैं अक्सर आइलैंड की हवा, पानी और समर के सपने देखता हूँ। मुझे लगा कि अब वो रिग्रेट दिखाएंगे, शायद अपनी गलती मानेंगे कि ग्रैंडमा के अगेंस्ट जाके आइलैंड छोड़ना ठीक नहीं था। लेकिन नहीं, उन्होंने जो कहा वो और भी अलग था। वो बोले, पर मुझे यहाँ से जाने का कोई रिग्रेट नहीं। एक दिन तुम भी जाओगे और तब तुम्हें भी इस आइलैंड की यादें आएंगी, लेकिन तुम भी वापस नहीं आओगे, ये होना ही है। और उनका कार धीरे धीरे रोड के एंड तक चला गया। मैं वहीं खड़ा था, हाथ में वो रेड एनवेलप लेके, जो अब सडनली मुझे मीनिंगलेस सा लगने लगा। हाँ, जो उन्होंने बोला वो सच था। आइलैंड पे ज्यादा कमर्शियल स्कोप नहीं है। मेरा मेजर भी मुझे दूर ले जाएगा, पर फिर भी मुझे एक अजीब सा रेबेलियन फील हुआ था। मैं नहीं चाहता कि उनके कहने जैसा मेरा फ्यूचर हो। शायद इसीलिए ही उनका और ग्रैंडमा का झगड़ा हुआ था। मैं रेड एनवेलप लेके अंदर गया। दादाजी अभी भी अपना लगेज ही पैक कर रहे थे। मैं उनके पास बैठ गया और एनवेलप उनके सामने हिलाया। उनकी आंखों में चमक आ गई। बोले, इतना बड़ा एनवेलप तुम्हारे पापा ने दिया? अच्छा है, अभी भी थोड़ी सेंस बाकी तो है उसमें। पता तो है कि बेटा कॉलेज जा रहा है, पैसे देने चाहिए। मैंने प्राउड फील करते हुए एनवेलप उनके कपड़ों के पाइल पर रख दिया। बोला, आपकी ट्रिप के लिए मैं पैसे दूंगा। दादाजी ने तुरंत एनवेलप उठाया और मुझे वापस थमा दिया। बोले, मेरे पास पैसे हैं बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे भी दिए हैं, तुम रखो अपने यूज के लिए। मैंने भी जिद्दी होके फिर से उनके कपड़ों में डाल दिया वो एनवेलप। बोला, उन्होंने आपको दिया और मैं भी आपको दे रहा हूँ। और फिर शुरू हो गया एक इमोशनल पिंग पोंग मैच। रेड एनवेलप थोड़ी देर मेरे पास आता, थोड़ी देर दादाजी के पास। दोनों उसे रखना ही नहीं चाहते थे। मैंने फाइनली थक के जोर से कह दिया, अगर आपने फिर से रेड एनवेलप मुझे थमाया ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। दादाजी थोड़ा रुक गए, फिर स्लोली रिलक्टेंटली रेड एनवेलप ले लिया और लेते ही खुश होके गिनना भी शुरू कर दिया। प्रोफेशनल रेड एनवेलप काउंटर। शाम को कंस्ट्रक्शन टीम का इंचार्ज आया। घर देख के बोला, कल शाम से शुरू कर सकते हैं काम। दादाजी ने टेंशन में पूछा, कितना खर्चा आएगा? तो सामने वाले ने स्माइल करके बोला, यू जनरल ने अरेंज कर दिया है सब। यू जनरल यानी मेरे पापा। काफी टाइम हो गया है उनसे प्रॉपरली मिले। लगता है अब वो प्रमोशन पे प्रमोशन ले चुके हैं, कमांडर से जनरल बन गए। डस्ट से बचने के लिए उस रात दादाजी ने और मैंने मिलकर पूरा घर सेट किया। जो सामान हटा सकते थे हटा दिया। फर्नीचर को टेबल क्लॉथ से कवर किया और बेडिंग तक अलमीरा में डाल दिए। घर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिनी म्यूजियम प्रिपेयर कर रहे हो। अगली सुबह जल्दी उठ के मैं सूटकेस ड्रैग करता हुआ दादाजी को अंकल जैंग के घर छोड़ने गया। आंट भी सूटकेस लेकर रेडी थी। अंकल जैंग के बेटे ने सबको एयरपोर्ट ड्रॉप करना था। ग्रुप टूर की मीटिंग एयरपोर्ट पे ही थी। जाते वक्त आंट ने मुझे देखकर बोला, पेट शॉप में सब छोड़ा है, ये लो की, तुम सिर्फ डॉग वॉक करना और कैट को खिला देना, और अगर डर लगता है तो कहीं और रह लेना। वाह, स्ट्रेस लेवल 100%। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। कार में बैठते ही दादाजी ने मुझसे बोला, घर का ध्यान रखना और गैस अच्छे से बंद करना और सेफ रहना, जैसे मैं कोई 8 साल का बच्चा हूँ। मैंने हंस के उन्हें बाय बोला, वेव किया और उन्हें टूर पर भेज दिया। फाइनली मैं अकेला घर का मालिक बन गया। आफ्टरनून में कंस्ट्रक्शन की टीम आई। सिर्फ 4 लोग थे। काफी सारा मटेरियल अनलोड हुआ और पूरा यार्ड उससे भर गया। टीम लीडर ने अपना नंबर दिया, बोलते हुए, कुछ भी हो तो कॉल कर लेना। मैंने अपना छोटा सा टर्टल स्कूटर निकाला और आर्न्स हॉल शिफ्ट हो गया विथ मिनिमल लगेज। कल रात ही मैंने यानकोंग शान को एक मैसेज भेज दिया था कि मैं अगले 10 दिन आर्न्स हॉल में रहूंगा, सुबह तुम्हारा वेट नहीं करूंगा। उसने रिप्लाई दिया, तो शाम का क्या? दैट वन क्वेश्चन शुक मी स्लाइटली। मैं फोन की स्क्रीन पर लिखने लगा, डू यू मिस मी? और बस उसी लाइन को घूरता रहा कई सेकेंड्स, फिर डिलीट कर दिया। फिर फाइनल मैसेज लिखा, मैं शाम को खाना खा के आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद फोन वाइब्रेट हुआ। यानकोंग शान का रिप्लाई आया था, अंडरस्टूड, सिंपल, स्ट्रेट, बस इतना ही। आंट का घर एक्चुअली बहुत पीसफुल लोकेशन पे था। नानपू स्ट्रीट के पास पीछे एक हिल थी। पूरा दिन साइलेंस और रात को तो और भी शांति।
वैसे इसका असली नाम बिंग्यू हॉल था, लेकिन लोग प्यार से इसे गुपोटांग बुलाते थे। पूरे घर के रेड वॉल्स और ग्रीन टाइल्स पे क्रीपर्स चढ़ गए थे। अंदर एसी नहीं था, लेकिन हवा ठंडी थी, ऑलमोस्ट सूदिंग। फर्स्ट फ्लोर पे बड़े बड़े आर्च विंडोज थे। आंट का रूम सेकंड फ्लोर के एंड पर था, जहाँ एक बड़ी सी बालकनी भी थी। इतना सुंदर और शांत एनवायरनमेंट। लेकिन जब रात हुई तो बात कुछ और ही थी। पुराने टाइप के वुडन विंडोज थे और उनके ग्लास और वुडन फ्रेम के बीच अब गैप सा बन गया था। रात को जब हवा चली तो साए साए विंडो से आवाजें आने लगी, जैसे कोई छोटी सी बेल बज रही हो हर गस्ट ऑफ विंड के साथ। और तो और टॉयलेट दूसरे साइड पर था और लाइट स्विच भी। मैं तो फ्लैश लाइट लेके चला और हर कदम पे स्क्वीक स्क्वीक ओल्ड वुडन फ्लोरिंग की चिक चिक जैसी हॉरर मूवी बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई हो। मतलब मेरा दिल तो गले तक ही आ गया था। बाथरूम पहुंचते ही जैसे क्लिक लाइट ऑन हुई, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। लेकिन उस रात हवा ज्यादा तेज थी। क्रीपर्स वॉल पे हिल रहे थे और उनके शैडोज विंडो पे एक स्कैरी पैटर्न बना रहे थे। एक बार को लगता था जैसे कोई गोस्ट ही हो कॉर्नर में, पर जब नजर घुमा के देखो तो बस पत्तों की शैडो ही होती थी। जल्दी से टॉयलेट करके मैं रूम लौट आया, दरवाजा लॉक किया और बेड पे चढ़ा और ब्लैंकेट में खुद को व्रैप कर लिया। फैन एसी कुछ नहीं चालू, फिर भी क्विल्ट गर्म ही नहीं लग रहा था। बस एक अजीब सा ठंडा सा फील हो रहा था रूम में। मैंने अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर दबा लिया और स्लो विस्पर में बोला, डेमोक्रेसी, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, सिविलाइजेशन। 8 कैरेक्टर मोटो रिपीट करके अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह जब बुक स्टोर गया तो 2 बड़े बड़े डार्क सर्कल्स लेके एकदम ज़ॉम्बी लुक में एंट्री मारी। वेंडिंग ने मुझे देखा और शॉक हो गया। बोला, तू कल रात किधर गया था? ऑल नाइटर मारा क्या? मैंने तो अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया उस पर, पूरा एक्सपीरियंस सुना दिया उसे। और एड में पूछा, तू बता, भूत प्रेत में विश्वास है क्या तुझे? वेंडिंग ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मैं मानता हूँ कि जब कोई इंसान मर जाता है ना तो उनकी एनर्जी रह जाती है, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड। वो हवा में रह जाता है, कभी कभी तो कुछ डेकेड्स तक भी। उसके इतने साइंटिफिक हॉरर जवाब पे मेरे पीठ तक ठंड उतर गई, एकदम से हल्की सी शिवर तक आ गई। वेंडिंग को रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा साइंटिफिक बोल दिया, तो तुरंत डैमेज कंट्रोल करता हुआ वो बोला, पर वो सब चीजें, मैग्नेटिक फील्ड्स, हवा, डस्ट, उनकी कोई रियल सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं होती, फील भी नहीं होती। पर मैं अब भी थोड़ा स्केप्टिकल था। बोला, क्या सच में? वेंडिंग जवाब देने ही वाला था कि यान कोंग शान की डीप आवाज बीच में कट कर गई, एक गेस्ट आया है। एक ही सेकंड में वेंडिंग और मियान मियान दोनों प्रोफेशनल मोड में आ गए। गोस्ट आउट, कस्टमर सर्विस ऑन। यान कोंग शान ने कैजुअली पूछा, तुम्हारे दादाजी वेकेशन पे गए हैं? मैं थोड़ा रुक गया, फिर बोला, हाँ कल ही गए हैं। तो आज रात को डिनर में क्या खाओगे? एक और कैजुअल सवाल। पर मेरे लिए वो क्वेश्चन कैजुअल नहीं था। एक सेकंड के लिए लगा, क्या वो इनडायरेक्टली कंसर्न शो कर रहा है? मैंने सोचा, किचन तो है आंट के घर में और फ्रिज भी भरा पड़ा है, लेकिन खाना बनाना नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बस नूडल बनाना आता है मुझे। तो मैं सिंपली बोला, टेक अवे ले लूंगा या नियर बाय स्मॉल रेस्टोरेंट्स, या यहीं खाना खा लूंगा फिर वापस चला जाऊंगा। यहाँ बुक स्टोर नहीं, नानपू स्ट्रीट, जो कि आइलैंड की मोस्ट हैपनिंग कमर्शियल स्ट्रीट थी। फूड ऑप्शंस बहुत थे। इस पर यान कोंग शान घूमा और सीधा मेरी तरफ देखता हुआ बोला, तो आज रात मेरे घर आ जाओ डिनर के लिए। मैं बिल्कुल स्टन्ड, जैसे कोई बोल रहा हो, कांग्रेट्स, 5 मिलियन की लॉटरी लग गई है तुम्हें। हैं? थोड़ी देर के लिए तो आंखों के सामने फायरवर्क्स ही दिख गए। यान कोंग शान ने कैजुअली ऐड किया, वैसे भी तुम आज रात आने वाले ही हो ना, तो अननेसेसरी इधर उधर क्यों घूमना, बस एक पेयर ऑफ चॉपस्टिक्स एक्स्ट्रा रखनी है। मतलब इतना सिंपल बना दिया जैसे डिनर इनवाइट कोई राशन कार्ड का अपडेट हो। बट उसके बालों के ऊपर वो येलो ग्लो धीरे धीरे फिर से आ गया। मैं तो सोचता ही रह गया, ये बंदा कभी भी येलो हो जाता है बिना वार्निंग के। अगर ये कोई और होता तो मैं डेफिनेटली ये सोचता कि इस डिनर इनवाइट के पीछे जरूर कोई दूसरा मोटिव है। बट यान कोंग शान, उसका तो केस ही अलग है। उसका इनवाइट जेन्युइनली सिर्फ खाना खिलाने के लिए ही होगा, बस और कुछ नहीं।
फिर भी मेरे अंदर का एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो मैंने फाइनली बोला, फिर तो मैं आ ही जाता हूँ, ट्रबल दे रहा हूँ तुम्हें। बुक स्टोर बंद होने के बाद यान कोंग शान गया क्यू क्यू को पिक करने और मुझे बोला सीधा घर जाने को। दादाजी के घर पे तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। डोर से ही ड्रिलिंग और हैमरिंग की आवाज सुनाई देने लगी थी। मैंने अपना लिटिल टर्टल बाइक पार्क किया, अंदर जाके ओल्ड जैंग से हाल पूछा। सब ठीक ठाक था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो 5 मिनट के अंदर अंदर घर चेक करने के बाद मैं बाहर निकल गया और तब तक यान कोंग शान भी वापस आ चुका था। बस 1 घंटे में ही डिनर रेडी हो गया। यान कोंग शान की स्पीड शेफ लेवल, 4 डिशेस, 1 सूप, 3 मीट आइटम्स, 1 वेजिटेबल, फुल लॉन रेस्टोरेंट वाइब्स, जैसे सिर्फ डिनर नहीं डेट नाइट हो। मियान मियान, क्या तुम रोज मेरे घर खाना खाने आ सकते हो? यान वांग्यू की आंखों में स्पार्कल लेके बोला, जैसे अभी अभी किसी मिशेलिन स्टार शेफ के हाथों से खाना खाया हो। मैं चॉपस्टिक के एज को लाइटली बाइट कर रहा था और उसके पेट ने भी तुरंत रिएक्शन दिया। मतलब वो भी कुछ कम एक्साइटेड नहीं थी। मैं चाहता तो हूँ, मतलब सीरियसली, अगर कोई इतना अच्छा खाना रोज बना के खिला दे तो कौन चाहेगा टेक अवे या इंस्टेंट नूडल्स। तभी यान कोंग शान ने क्वाइटली अपना एप्रन उतारा, वॉल पे लटकाकर अपने यूजुअल काम टोन में बोला, चलो खाना शुरू करो। बस सिर्फ 2 वर्ड्स और दोनों बच्चे जैसे टॉर्नेडो स्पीड में खाने पर टूट पड़े। पूरा खाना चुपचाप खाया गया, न कोई गॉसिप न कोई बकवास, सिर्फ चॉपस्टिक और च्यूइंग की साउंड ही आ रही थी। और जैसे ही प्लेट्स खत्म हुई दोनों कुर्सी पे लंबे हुए। बेली इतनी टाइट हो चुकी थी जैसे बलून का लास्ट स्ट्रेच। यान कोंग शान ने अपने स्लीव्स रोल किए और डिशेस उठाने लगा। बोला, तुम लोग लिविंग रूम में ही रहो। मुझे इंस्टेंटली थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मेरे घर पे तो डिवीजन क्लियर था। दादाजी कुक करते, मैं वॉश करता और यहाँ उसे सब कुछ खुद करने देना मुझे गलत लग रहा था। तो मैंने बोला, मैं करता हूँ ना, तुम रेस्ट ले लो। मैं तुरंत उठा, लेकिन यान कोंग शान ने एक ही लुक दिया, सिर्फ चिन थोड़ा ऊपर उठाया, साइडवेज स्टांस लिया, एक साइलेंट हट जा मैं कर लूंगा वाली एनर्जी। मैं बस अपना नोज रब करता रह गया और डिफीट में वापस सोफे पे चला गया। यान वांग्यू ने अपना एक नया गेम निकाला था, रेस्टोरेंट सिमुलेशन गेम, जिसमें 2 लोगों को टीम में काम करना होता है। एक चॉप करेगा, एक कुक तो दूसरा सर्व। ये गेम एक अजीब वजह से फेमस है कि इसको अगर कपल्स खेलते हैं तो ब्रेकअप कर लेते हैं और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच भी भूतिया लेवल की लड़ाई हो जाती है। लेकिन मैं और क्यू क्यू जीरो कॉम्पिटिटिवनेस और फुल ऑन चाहोस मोड। एक टाइम पे तो क्यू क्यू शेफ का हैट भी नूडल्स में गिरा गई थी। मियान मियान, अभी कहाँ रह रहे हो तुम? गेम के बीच में क्यू क्यू ने कैजुअली पूछा। मैं बटन प्रेस करते हुए बोला, वो सामने वाला बड़ा रेड हाउस, मेरी आंट का घर, तुम्हें पता है ना? क्यू क्यू ब्लिंग ब्लिंग करते हुए बोली, ओह वो हॉन्टेड लुकिंग गापू टैंक। ओह आई नो वेयर इट इज। उप्स, टोमेटोज खत्म हो गए, जल्दी कॉटन के लिए कुछ टोमेटोज चॉप करो ना। क्यू क्यू सडनली चिल्लाई, मल्टीटास्किंग करती हुई बिटवीन वर्चुअल फ्लेम्स एंड किचन चाहोस। मैं राइस स्टीम कर रहा हूँ, अरे रुक रुक मैं आ रहा हूँ। मैं फुल फ्लस्टर्ड मोड में था, लेकिन उसके बाद हमारा कन्वर्सेशन एकदम से मूड स्विच कर गया। तुम्हें नहीं लगता वो जगह थोड़ी स्कैरी टाइप की है? यान वांग्यू ने कैजुअली बोला, जैसे कोई हॉरर मूवी का ट्रेलर ड्रॉप कर रही हो। मेरे हाथ जिसमें रिमोट था सडनली फ्रीज हो गया। मैंने क्यू क्यू की तरफ देखा, मेरा एक्सप्रेशन हाफ कंफ्यूजन हाफ क्या बोला तूने वाला। व्हाट? क्यू क्यू ने इनोसेंटली ब्लिंक किया, उसकी आईज इनोसेंट पर वर्ड्स फुल ऑफ हॉरर। वो बोली, हर बार जब मैं पास करती हूँ ना, मुझे थोड़ा ठंडा सा फील होता है, जैसे जैसे कुछ अजीब हो वहाँ पर। ब्रो, तू 8 साल की है या एयरकोस्टिस की इंटर्न? मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, मैंने थोड़ा डिफेंसिव होते हुए बोला, पर अंदर से तो नर्व्स फुल पैनिक में जा चुके थे मेरे। ठीक है, मान लेते हैं, अगर कुछ हुआ भी तो मे बी आंटी के फ्रेंडली गोस्ट ही होंगे ना, वो तो मुझे हर्ट नहीं करेंगे, राइट? क्यू क्यू ने शोल्डर श्रक किए, जैसे बोल रही हो तू जाने, मैं तो वार्निंग दे के फ्री हो गई हूँ। और तब से मेरा माइंड पूरा स्पाइरल में चला गया। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वो जान के बोल रही थी? क्या मैं एक हॉन्टेड हाउस में रह रहा हूँ? अगले ही मोमेंट में
ओ मियान मियान, फायर लग गई है तुम्हारे साइड, जल्दी बुझाओ। मैं तुरंत गेम में डाइव कर गया और फायर एक्सटिंग्विशर उठा के फ्लेम बुझा दिया। इमोशनल फायर और लिटरल फायर दोनों कंट्रोल में आ गए थे टेम्पररी। तब तक यान कॉन्ग शैन ने भी डिशेस वॉश कर लिए थे और प्रोबेबली ऑयली फील करके थक चुका था, सो वो सीधा ऊपर गया शॉवर लेने। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होके वापस आया, क्योंकि ने उसे गेम में रिक्रूट कर लिया। कम ऑन, जॉइन द किचन टीम। और बस ऐसे ही यान कॉन्ग शैन भी बन गया गेम शेफ नंबर 3। बेचारा यान कॉन्ग शैन, रियल लाइफ में भी हम दोनों को खिला खिला के थक गया और अब गेम में भी वही डिश वॉशर बना हुआ था। आशन, अभी तक वॉश नहीं किया, यू आर सो स्लो। शेफ घूस लेट ऑटम अक्का क्यू ने फुल ताना मार दिया। पर मैं तो गेम से ज्यादा उसके लेमनी बॉडी वॉश की खुशबू में उलझा हुआ था। स्वीट लेमन सोडा जैसा, रिफ्रेशिंग और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग भी। मैंने साइड से एक छोटी सी नजर मारी, बस 1 सेकेंड, बट थैंकफुली यान कॉन्ग शैन इतना फोकस था गेम में कि उसने मेरी चोरी चोरी स्टेयर का पत्ता भी नहीं चला। मियान मियान, कुकुम्बर दो ना, गेस्ट एंग्री हो रहा है। क्यू का कमांड आया एंड आई स्नैप बैक टू गेम मोड। आया आया। मैंने तुरंत कंसंट्रेशन वापस लिया और कंट्रोलर संभाला। 9:30 बजे गेम खत्म हुआ। क्यू एक बड़ी सी यौन के साथ अपस्टेयर्स चली गई। यान कॉन्ग शैन भी उसे एस्कॉर्ट करने गया, फुल एल्टर मोड में। मैं तब भी कंफ्यूज फोन देख रहा था, जाऊं या रुक जाऊं, कह दूं या ना कह दूं। तभी पता नहीं चला कि कब वो वापस आके बिल्कुल मेरे साइड में खड़ा हो गया। बोला, क्या सोच रहे हो? मैं लिटरली जंप कर गया। फिर ऑकवर्डली बोला, वो मैं सोच रहा हूँ कि आज रात कहाँ सोऊं। उसने अपना हेड स्लाइटली टिल्ट किया और फिर सॉफ्ट टोन में पूछा, तो कहाँ सोना चाहते हो? मैंने उसकी तरफ नीचे से देखा, जैसे इनोसेंट बच्चा हूँ जिसको रेन में शेल्टर चाहिए हो। फिर मैं बोला, क्या क्यों सो गई? हाँ, क्यों? क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ? और तुरंत मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया, मैं सोफे पे ही सो जाऊंगा। यान कॉन्ग शैन स्क्वाड कर गया मेरे लेवल पे। आंखों में सॉफ्ट क्यूरोसिटी थी। बोला, आंटी के घर पे ठीक नहीं लग रहा क्या? अरे वो ठीक ही है, पर मैं कैसे बताऊं कि गोस्टली क्रीपर शैडोज और क्लैंग क्लैंग विंडोज ने मेरी बैंड बजा दी है। अगर उसे सच बता दिया तो या तो वो हंसेगा या फिर मुझे डम समझेगा। बस इसी डिलेमा में मैं अटका था। तभी मैंने नजरें चुराते हुए बोला, वो बस वहाँ थोड़ा सा कोल्ड सा लगता है। यान कॉन्ग शैन का गेज मेरे चेहरे पर ठहर गया, जैसे मेरे हर माइक्रो एक्सप्रेशन को वो डिकोड करना चाहता हो। मेरा दिल ऑलरेडी रेस मोड में था। मैं बस नहीं नहीं रहने दो कहने ही वाला था कि वो अचानक उठ गया। एक लाइन बोली, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ, और सीधा ऊपर जाने लगा। मैं वहीं फ्रीज। लंबी देर तक मैंने रिएक्ट ही नहीं किया। फिर धीरे से उठकर उसके पीछे पीछे ऊपर जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, मैं छोटा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पिछली दफा भी जब मैं नशे में था, वो सोफे पे सिकुड़ के सोया था। पूरी रात अच्छे से शायद सो भी नहीं पाया था। मुझे गिल्टी फील हो रहा था, पर उसने मेरा हाथ साइड किया और सेम लाइन रिपीट की, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे। वो मुझे ब्रश करता हुआ स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगा। मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैंने उसकी शर्ट का कॉर्नर पकड़ लिया, पिंकी फिंगर से हल्की सी कैच बनाई, नजर नीचे और आवाज हल्की। बोला, या फिर साथ में सो जाए। एकदम से साइलेंस। बेड 1.8 मीटर का था। स्पेस का तो कोई इशू ही नहीं था। 2 क्विल्ट ले लो, थोड़ा डिस्टेंस बना के सो जाएं। एक्सीडेंटली टच भी अवॉइड कर सकता है। बस एक प्रैक्टिकल सा सोल्यूशन था। लेकिन उस पल में मेरी वॉइस इतनी वीक और अनश्योर थी कि वो रिक्वेस्ट से ज्यादा कन्फेशन लग रही थी। पर यान कॉन्ग शैन बिल्कुल साइलेंट हो गया। मैं वहीं खड़े खड़े रिप्लाई का इंतजार करता रहा। मेरा हाथ भी थोड़े से अब कांपने लग गए थे। फॉरगेट इट, मैंने फाइनली मम्बल किया, मैं अपनी आंट के हॉल में चला जाता हूँ। मैंने बस उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया। तभी उसने मेरा व्रिस्ट पकड़ लिया और सॉफ्ट टोन में बोला, ठीक है, साथ में सो जाते हैं। मैंने धीरे से सर उठाया और उस वक्त दिल मेरा लिटरली मोटर जैसा धड़क रहा था। व्रूम व्रूम। बस एक छोटी सी लुक मारी उसके हेड पर
और रिग्रेट, येलो डॉट, नॉट इवन क्लोज। मेरे मन में फुल कंफ्यूजन था। भाई ये तो येलो होने का परफेक्ट टाइम था। तो क्या मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ? क्या मैंने ही इंटरप्रेट गलत कर लिया? हमेशा येलो अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन अब लग रहा है कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। पर फिर भी जो भी हो, यान कोंग शान तो मुझे एकदम क्लीन दिल से ट्रीट करता है। इनोसेंट, प्योर, नो शेडी वाइब्स। चेंज ऑफ क्लॉथ्स तो मैं लाया ही नहीं था, तो शॉवर के लिए यान कोंग शान ने अपने पजामाज ऑफर किए। शॉवर से निकलते ही मैं यान कोंग शान का पजामा सेट पहने हुए था। टॉप तो ठीक ठाक फिट हो गया, पर पैंट्स, बस इतना समझ लो कि मैं एक हाथ से वेस्ट बैंड पकड़ के ही चल रहा था, वरना स्लिप ही हो जाता। रूम में एक छोटी सी लैंप ही ऑन थी। यान कोंग शान बेड के साइड पे बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। मैं बेड पे गया, क्विल्ट खोल के लेट गया और अंदर ही अंदर एक बड़ा सा सांस छोड़ दिया। टेम्परेचर परफेक्ट, बेड इतना सॉफ्ट और सामने इतना हैंडसम बंदा। ये तो फुल 5 स्टार एक्सपीरियंस है ना? यान कोंग शान ने कैजुअली पूछा, तुमने क्यू का शॉवर जेल यूज किया? मैंने अपने आप को स्मेल किया। एक हल्की सी टॉफी वाली खुशबू आ रही थी। वाइट बॉटल थी, मैंने वही ले ली थी। उसने स्माइल करते हुए बोला, चलो ठीक है, बच्चों का ही था, तुम पर सूट कर रहा है। मैंने फेस क्विल्ट में डाल दिया। ईयर्स थोड़े बर्न मोड में चले गए थे। थोड़ी देर में लाइट्स ऑफ हो गईं। पूरा रूम अंधेरा, सिर्फ हम दोनों की हल्की सांस की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैं आंखें बंद किए लेटे हुए भी सो नहीं पा रहा था। एक्साइटमेंट और ऑकवर्डनेस दोनों ही चल रही थी। मन में सोचा, शायद मुझे वापस आंटी के हॉल ही चले जाना चाहिए। साइड में पलट के मैंने साय किया। तभी मेरे पास एक हल्की सी रसलिंग साउंड आई। यान कोंग शान ने शायद मेरी मूवमेंट सुन ली थी। वो धीरे से मेरी तरफ लीन हुआ, इतना करीब कि उसका बॉडी वार्म भी मुझे फील हो रहा था। उसने सॉफ्ट टोन में पूछा, नींद नहीं आ रही? मैंने क्विल्ट को उंगलियों से ट्विस्ट करते हुए बोला, हाँ, थोड़ा आदत नहीं है। उसने बिना ड्रामा के एक और सवाल किया, क्या तुम एक हक चाहोगे? मुझे समझने में 3 सेकंड लगे कि उसने क्या पूछा। ऐसा लगा जैसे एक छोटी सी मैच स्टिक मेरे ब्रेन के घास फूस में गिर गई हो। एकदम से सब गरम, सब ब्लश। वो फिर भी चिल था। बोला, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, और पीछे हटने लगा। मैं पैनिक मोड में तुरंत उसका स्लीव पकड़ लिया। चाहिए ना, मैंने धीरे से कहा। डार्क रूम में मुझे उसके फीचर्स क्लियर नहीं दिख रहे थे, पर उसके हाथ ने परफेक्टली मेरा लोकेशन फाइंड कर लिया और उसने मुझे एक सॉफ्ट रीअश्योरिंग हग दिया। ना कोई शोर, ना कोई ओवर द टॉप मोमेंट, सिर्फ एक साइलेंट वार्म क्लोजनेस। वो हमारा तीसरा किस था और शायद इसीलिए सब कुछ उस रात थोड़ा अलग था। बेड पर अंधेरे में सब कुछ इतना नेचुरल, जैसे ये मोमेंट होना ही लिखा था। टाइम, प्लेस और हम दोनों परफेक्टली अलाइंड। अंधेरा सच में एक अच्छा कवर होता है। वो सब कुछ छुपा देता है, मेरी नर्वसनेस, मेरी ऑकवर्ड सी इनोसेंस। मैं उसका भी रिएक्शन देख नहीं पा रहा था, बस फील कर रहा था। उसकी सांस, उसकी वार्मथ और वो साइलेंस जो सिर्फ हम दोनों को समझ रही थी। मुझे लगा मैं बस उस किस में खो गया हूँ, जब तक सांस रुकने नहीं लग गई। यान कोंग शान के पजामाज मेरे साइज के नहीं थे, बिना एफर्ट के लूज हो गए, थोड़े मेसी भी, और इस बार कोई कॉलर या डिस्टेंस बीच में नहीं था। उसके किसेस हल्के से ट्रेल छोड़ते हुए नीचे जा रहे थे, नेक तक, और हर टच जैसे एक सॉफ्ट इलेक्ट्रिक करंट सा। अगर लाइट होती तो शायद मिरर में मेरा फेस लाल होता, आंखों में हल्की सी चमक और लिप्स थोड़े स्वोलन, जैसे अभी एक सीक्रेट शेयर किया हो। उस वक्त सिर्फ हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। सब कुछ इतना क्लोज, इतना रियल, जैसे दुनिया ही फेड हो गई हो। सिर्फ वो और मैं। मैंने अपना हाथ यान कोंग शान के शोल्डर्स पर रखा, जैसे अपनी सांस को नॉर्मल करना चाह रहा हूँ। मेरे लिप्स से बस उसका नाम निकला, आशान। और उस एक कॉल के बाद वो थोड़ा रुक गया, मेरे हाथ को अपने लिप्स तक ले गया और सॉफ्टली किस किया, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो या फिर मुझे थैंक यू कह रहा हो बिना वर्ड्स के। फिर बोला, क्या कहा तुमने मुझे? उसकी आवाज थोड़ी लो थी, पर उसमें एक ऐसा पुल था जैसे किसी छोटी सी बात में पूरी दुनिया छुपी हो। मेरे व्रिस्ट के पास उसका टच हल्का सा स्लिप किया और उसी सेकंड
जो ग्रिप पहले लूज लग रही थी वो सडनली स्ट्रॉन्ग हो गई, टाइट, पॉजेसिव, जैसे कह रही हो मत जाओ। फिर उसकी दांतों का एक हल्का बाइट, बिल्कुल मेरी धड़कन के ऊपर, वो जगह जहाँ सिर्फ ट्रस्ट होता है या डर। सांस तेज हो गई थी और नर्व्स हाइपर अवेयर। मैं बस एक ही नाम बोल पाया, आशान। वो नाम इतना सिंपल, लेकिन उस मोमेंट में जिसे कुछ भी कहने से ज्यादा था। मैं खुद को समझ नहीं पाया, ये नाम प्यार था या एक साइलेंट प्लीड। शायद मैं डर रहा था और उसका नाम लेके थोड़ा सेफ फील करना चाहता था। उसके शार्प दांत जब मेरी स्किन में घुसने ही वाले थे, वो रुक गया और फिर सॉफ्ट किस उसी जगह पे, और उसके बाद मेरे लिप्स पे वापस उसका इंटेंस प्रेशर। इस बार वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव था, जैसे मेरी सांस छीन रहा हो। प्योर ऑक्सीजन के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था। और फिर मुझे समझ आ गया, अगर मैं आशान बोलूं तो वो मुझे फिर से किस करेगा। हर बार जब मैं उसका नाम लूंगा वो वापस आएगा, और मैं चाहे रोकूं या नहीं, मैं उसका नाम फिर से बोलता गया, वो फिर से आता गया। मैं उस इल्यूजन में खो गया था कि शायद ये बंदा पूरी रात मुझे सिर्फ किस ही करता रहेगा। लगा तो कंफर्टेबल, पर बॉडी थक गई थी। मैं थोड़ा स्पेस लेके फाइनली उसके गले में हाथ डालकर हल्की सी आवाज में मैंने पूछा, आशान, तुम मेरे साथ डेट करोगे? उसका हाथ जो अब तक छोड़ा ही नहीं था, शायद उसे याद ही नहीं रहा कि जो हाथ उसने पकड़ के रखा है वो लकड़ी का नहीं, इंसान का है, फ्लैश एंड ब्लड यू नो। और फिर अचानक जैसे ही मैंने कुछ बोलना शुरू किया, उसकी ग्रिप और ज्यादा टाइट हो गई, इतनी ज्यादा कि एक सेकंड के लिए लगा मेरी व्रिस्ट ही टूट जाएगी। मैं डर गया, एक शार्प सा पेन, और निकल गई मेरी चीख। सॉरी। उसने तुरंत ग्रिप ढीली की, पर कंप्लीटली छोड़ा नहीं। उसकी उंगलियां अब भी मेरे व्रिस्ट पे थी, रबिंग जेंटली, ऑलमोस्ट जैसे थोड़ा गिल्टी भी हो या थोड़ा वार्म भी। बोला, तुम बोलते रहो। मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया, थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, देखो, किसी भी चीज को पसंद करते हो या नहीं, ये तो तभी पता चलता है ना जब ट्राई करते हैं। तुमने तो मुझे कभी ट्राई करने का चांस ही नहीं दिया, ना दोस्ती ना कुछ और। लेकिन जब तुमने मुझे किस किया, तुमने क्लियरली एंजॉय किया था ना, राइट? तो फिर मुझे भी एक बार ट्राई करके देख लो ना। मैं उसे रीजन नहीं दे रहा था, मैं उसे एक और मौका मांग रहा था। मैं आगे बोला, प्रैक्टिस से ही तो पता चलता है ना सच। बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या लिखा है? कुछ देर तक वो चुप रहा, जैसे मेरे वर्ड्स को प्रोसेस कर रहा हो। फिर उसने फाइनली बोला, मैं सिंगल हूँ, मुझे लव की जरूरत ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ ट्राई क्यों करूँ? उस पल मैं भी थोड़ा काम हुआ, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग बिल्कुल क्लियर। मैं हल्का सा उठकर उसके पास जाके बोला, ट्राई करो, अगर नहीं चला तो वापस वही सिंगल लाइफ, और अगर चल गया तो तुम्हें एक सुपर गुड बॉयफ्रेंड मिलेगा। मैं खुद हंस के कह गया, जो यंग है, एनर्जेटिक है, गुड लुकिंग है और थोड़ा स्मार्ट भी है। अगर लाइट होती ना तो शायद मैं खुद ब्लश कर जाता। यान कोंग शैन थोड़ा सा हंसा, फिर उसने मेरी उंगलियों को थोड़ा सा रब करते हुए बोला, और रेकलेस भी है, लव के बारे में कुछ नहीं जानता, सब कुछ इमोशंस में डाल देता है, पर दुनिया की हार्श रियलिटी से अभी अनजान है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम मुझ जैसे बन जाओ, जिनको प्यार से बस डिसअपॉइंटमेंट मिली हो और फिर किसी पे भरोसा न कर पाओ। मैं शॉक्ड रह गया। पहली हाफ उसकी बात में वो मेरे बारे में बोल रहा था, और दूसरे हाफ में खुद के बारे में। उसका हार्ट ब्रेक, उसका फियर, सब समझ आ रहा था, पर मैं भी वापस पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं बोला, मैं ट्राई करने के लिए रेडी हूँ, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूँ? क्या तब भी ठीक रहोगे? मैंने सोचा, फिर सॉफ्टली बोला, तुम मुझे फ्रजाइल समझ रहे हो, पर मैं नहीं हूँ। फूवई ने भी तो मुझे रिजेक्ट किया था ना, और देखो मैं आज भी यहाँ हूँ। ये हो सकता है कि मुझे उसके लिए वैसी फीलिंग हो ही नहीं जैसे यांग कोंग शैन के लिए थी, और शायद इसीलिए जब उसने कैजुअली बोला, ओह आई फॉरगॉट, तुम्हारा वो लिटिल बॉयफ्रेंड फूवई ना, मैं तो तुरंत स्टिफ हो गया। फूवई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं थोड़ा ज्यादा शार्पली बोला,
स्ट्रेटन अप, करेक्शन और फिर साइलेंस। एटमॉस्फेयर सडनली एकदम स्टिल हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, बैकहैंड ग्रिप, फिंगर्स उसके फिंगर्स के बीच, और धीरे से कहा, ट्राई करो ना मेरे साथ प्लीज। मे बी यही होता है जवानी का बेनिफिट। पिछले मोमेंट तक उसने मुझे रिजेक्ट किया था और अब मैं फिर से होप लेके आया हूँ। बस एक छोटी सी पॉसिबिलिटी, मे बी ही विल से यस, वही काफी थी मुझे खुद के लिए चांस क्रिएट करने के लिए। प्यार अगर करना है तो पूरी तरह करना है, रिस्क लिए बिना क्या पता चले कौन तुम्हारा है। मैं तो बस एक चांस मांग रहा था, एक ट्राई। हाफ हार्टेड लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि तुम कितना चाहते हो उन्हें। मैं जानता हूँ मैं फेल भी हो सकता हूँ, मुझे हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, पर क्या फर्क पड़ता है। अगर जिंदगी हमेशा फ्यूचर के डर में ही जियो तो आज का क्या फायदा। आशैन, मैंने उसका हाथ थोड़ा खींच के बुलाया। थोड़ी देर बाद उसने अपने फिंगर्स टाइटन की और एक डीप सा साय छोड़ा, जिसे सारी हेसिटेशन छोड़ दी हो। फिर बोला, तुम कितने ट्रबलसम हो यार। और फिर कुछ देर बाद बोला, ठीक है ट्राई कर लेते हैं। What? Did I hear that right? He agreed? वो ट्राई करने के लिए रेडी हो गया। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, जिसे किसी ने मुझे उठा के क्लाउड्स पे छोड़ दिया हो। रात का अंधेरा ना सच में कमाल का काम करता है। जो बातें दिन में इम्पॉसिबल लगती हैं, रात में वो इजीली हो जाती हैं। मैं उसके ऊपर जाके गिर ही गया, ऑलमोस्ट ट्रेम्बलिंग, और पूछा, तुम सीरियसली एग्री कर रहे हो मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए? वो मेरे वेस्ट के पास लीन करके बोला, बस ट्राई कर रहे हैं, तुम अभी इंटर्नशिप पर हो। मुझे लगा, इंटर्नशिप? भाई लिटरल मत हो अब। तो रेगुलर कब बनूंगा? मैंने पूछा थोड़ा पाउट करके। वो थोड़ा सोचता रहा, फिर कैजुअली बोला, जब तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होगा। मतलब सिर्फ आधा महीना। ठीक है, डील। मैं वापस बेड पर लेटे हुए अब थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। इंटर्न बॉयफ्रेंड सही, बट बॉयफ्रेंड तो हूँ ना। मैंने उसका हाथ पकड़ा और छोड़ा नहीं। थोड़े टाइम बाद जब मुझे याद आया कि हम तो किस कर रहे थे और बीच में ही रुक गए थे, तो मैंने उसकी तरफ मुड़कर बोला, वैसे वो किस कंटिन्यू करना चाहते हो क्या? वो ऑलरेडी स्लीपी लग रहा था, बस मेरी फिंगर टिप स्क्वीज करके हुए बोला, सो जाओ अब। मैंने आंखें बंद तो कर ली, लेकिन नींद तो गई थी भाड़ में। कुछ देर टॉस एंड टर्न करने के बाद मैं उसकी तरफ टर्न हुआ। फेस टू चेस्ट स्नगल करके उसके आर्म्स में थोड़ा कंफर्ट मिल गया। सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग पर। ठीक 8 बजे अलार्म बज गया। कैन कोंग शैन स्लोली उठ गया और उसके हाथ मेरे वेस्ट से हट गए। मैं ऑकवर्डली घूमकर उससे बोला, मॉर्निंग, पर जवाब में उसने मुझे डायरेक्टली एक किस कर दिया, सॉफ्टली मेरे लिप्स के कॉर्नर पे। बोला, मॉर्निंग लिटिल बॉयफ्रेंड। लिटिल? क्या जरूरत थी ये लिटिल लगाने की? बॉयफ्रेंड हूँ भाई, बच्चा नहीं। पर मुझे कोई शिकायत नहीं थी। उसके लिप्स, उसकी आवाज और ये नया स्टार्ट, मेरे लिए तो सब कुछ परफेक्ट था। जब से मैं यानकोंग शैन का इंटर्न बॉयफ्रेंड बना हूँ, तब से उसका मूड वैल्यू तो गायब ही हो गया है। ना कोई मूड इंडिकेटर, ना कोई इमोजी, सिर्फ उसका असली फेस। ये स्वीट सा प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा अनोइंग भी। और ऊपर से यानकोंग शैन तो सच में यार एक किस अडिक्ट ही है। इंटर्नशिप के दौरान मुझे बुक स्टोर के वेयर हाउस के हर कोने में, लाउंज में, बुक स्टोर की पीछे वाली गली में और इवन बाथरूम तक में चिपका दिया गया। और हाँ, वो भी मल्टीपल टाइम्स। हर किस के साथ इंटर्नशिप और डिफिकल्ट लगने लगी। एक नैरो सी गली, पास में एसी का कंडेंसर जोर जोर से घुर्र कर रहा था। थोड़ा आगे पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट का हसल बसल, नीचे जमीन पे हमेशा पानी होता है, थोड़ा स्टिंकी गंदा सा स्मेल, और ऊपर से गर्मी में एसी के पाइप्स ऐसे लगते हैं जैसे ड्रैगन सांस छोड़ रहा हो। बस कोई यहाँ आता नहीं। पर ये जगह इतनी ऑफ लिमिट्स होने के बाद भी डे टाइम मेकआउट का थ्रिल कुछ और ही लेवल का होता है। ऑल्दो हम कोई चीटिंग तो कर नहीं रहे थे, बट स्टिल एड्रेनलिन फुल ऑन। मैं उसके कपड़ों को पकड़ के लटका हुआ था और मन में बस एक ही सवाल, आखिर ये बंदा मुझसे ज्यादा गट्सी कैसे हो गया? हाइट का तो फायदा होता है, दूर से देखने वालों को बस 2 लोग दिखेंगे। जेंडर क्या है किसने नोटिस किया?
मैं इतना ज्यादा फ्रीज हो गया कि यानकोंग शान को लगा मैं बैकिंग आउट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट सेकेंड छबाक उसने टिप ऑफ माई टंग को लाइटली काटते हुए बोला, TCH, इसके लिए माइनस पॉइंट्स मिलेंगे किड, वो बोला और फॉरहेड टच करते हुए पीछे हुआ। मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। सॉरी, उसने कुछ बोला नहीं, सिर्फ थोड़ा हैवी सांस लेके सीधा उठ गया, हाथ आगे बढ़ाया और मेरे बाल रफल करते हुए बोला, ठीक है तुम जाओ अंदर अभी। मैं थोड़ा लॉस पपी मोड में था, हाथ सॉफ्ट फीट सॉफ्टर। उसकी गाइडेंस में बुक स्टोर के अंदर घुसने लगा, पर कुछ स्टेप्स चलने के बाद रियलाइज किया, अरे वो मेरे पीछे तो आया ही नहीं। मैं वापस घूम के बोला, तुम नहीं आ रहे? वो अभी भी गली में अंधेरे में खड़ा था, सिगरेट बॉक्स निकाल के एक लॉन्ग स्मोक लिप्स पे रख रहा था। बिना ऊपर देखे बोला, ये एक सिगरेट खत्म कर लूं फिर आता हूँ, और क्लिक, लाइटर से फायर मिला के एक लॉन्ग पुल लिया। मैं उसको बस देखता ही रह गया, इतना कूल, इतना डैम गुड लुकिंग। और उस मोमेंट पे बस मैं कह गया, मुझे कब सिखाओगे स्मोक करना? मैंने एक बार पहले भी उससे पूछा था और उसने बस कैजुअली कह दिया था कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन अब तो मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ ना, तो क्या अब भी वो मुझे छोटा ही समझेगा? मैं नहीं सिखाऊंगा, उसने डायरेक्टली बोला। मुझे लगा थोड़ा चिन आंसर आएगा, पर ये तो बिल्कुल ही ब्लंट था। मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया, तो मैंने पूछा, आखिर क्यों? वो एक लॉन्ग पफ लेके बोला, मुझे वो बॉयफ्रेंड्स पसंद नहीं जो स्मोक करते हैं। क्या? मेरे दिमाग में तो पूरी रैंट की स्क्रिप्ट ही रेडी थी, और उसने आंखों से देख के लिप्स थोड़े से कर्व करते हुए बोला, हाँ मैं डबल स्टैंडर्ड हूँ। अब मैं क्या बोलता, ये बंदा तो ऑनेस्टी का बाप निकला, इतना डायरेक्टली कबूल कर लिया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, लॉजिक के सारे वर्ड्स एक साथ फ्रीज जो हो गए थे। दरवाजा खोल के जब मैं वापस बुक स्टोर गया तो देखा सुनरी वहाँ थी। आजकल तो जब से उसका वेंडिंग के साथ पैचअप हुआ है, हर दोपहर वो यहीं आ जाती है, बॉयफ्रेंड के शिफ्ट खत्म होने का इंतजार मोड में। सुनने ने मुझे देखा और आंखों से सीधा मेरी बैक पे गेज लॉक कर दी, फिर हाथ से टैप टैप करके बोली, पीछे कुछ आश लगा है, वेयर हाउस में चिपक गया होगा। तुम्हारा वेयर हाउस बड़ा गंदा है क्या? मुझे तुरंत समझ आ गया, वॉल के अगेंस्ट थोड़ा रब हो गया था, या फिर वो एली सीन का असर हो सकता है। मैं झूठ बोल के आया था कि वेयर हाउस में गया था, और ये बंदा सीधा सबूत लेके आ गया। मैं सर झुका के अपना आउटफिट इंस्पेक्ट करने लगा और ईयर्स थोड़े रेड हो गए। वेंडिंग ने कैजुअल टोन में बोला, वेयर हाउस में पुरानी किताबें हैं तो ऐश तो नॉर्मल है, और हाँ हमारे यहाँ चूहे भी हैं। सुनरी बोली, चूहे? तुमने पॉइजन नहीं डाला? वेंडिंग बोला, सब ट्राई किया, वो माउस तो निंजा है। तो सुनरी बोली, तो कैट रख लो। और वहीं पे एक बल्ब जल गया मेरे दिमाग में। कैट, दबाई और अरबाई, वो दोनों तो ऑलरेडी ट्रेंड है, उन्हें ही स्टोर में रख लो, और बोनस क्यों भी उनसे मिलती रह सकती है। एक आइडिया, 3 काम सॉल्व हो गए। कैट को रहने की जगह मिल गई, वैंक्यू का इमोशनल कनेक्ट भी बना रहा, और मुझे स्टोर का डेली डोपामाइन डोज भी मिलता रहा। मुझे लगा था ये बात कैजुअली निकल जाएगी, पर कभी कभी ट्रुथ इतना कैजुअल होता है कि बंदा खुद रियलाइज भी लेट करता है कि क्या बोल दिया। मैं सोच रहा था कि कभी ना कभी यानकोंग शान से बात तो करनी ही पड़ेगी, कैट्स या कोई और एक्सक्यूज बना के, पर उससे पहले थोड़ा बैकअप कॉन्फिडेंस देना जरूरी था। तो मैंने सोचा क्यू को ही लॉबी कर लेते हैं, उसके थ्रू बात करना आसान रहेगा। फिर सडनली सुनरी ने पूछा, यूमियान तुम अभी भी आंटी हॉल में ही रह रहे हो? मैंने सोचे बिना ही बोल दिया, नहीं अब मैं आशान के घर रहता हूँ। और बस साइलेंस। थोड़ी देर बाद जब मैंने सर उठाया तो वेंडिंग और सुनरी दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने अभी अनाउंस किया हो कि मैं एलियन हूँ। मुझे रियलाइजेशन तब आया कि अरे यार ये तो गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग यू नो। मैं तुरंत पैनिक मोड में बोला, सोफे पे सोता हूँ, पर अब तक तो डैमेज हो ही चुका था। वेंडिंग का रिएक्शन सॉफ्ट था, ऑकवर्ड लाफ। अच्छा दैट्स गुड, वरना मेरा घर बड़ा होता तो मैं तुम्हें वहीं बुला लेता। लेकिन सुनरी, ओ बॉय, उसका एक्सप्रेशन तो पूरा डिटेक्टिव मोड में चला गया था। मैं तुरंत वेयर हाउस में शेल्फ्स लगाने के लिए चला गया, पर सुनरी ने छोड़ा ही नहीं। वो भी क्वाइटली मेरे पास आई
और विस्पर करते हुए बोली, बताओ ना, क्या सीन है? तुम उसके घर रहते हो और उसे आशान बुला रहे हो। मैं बुक्स अरेंज करते हुए कैजुअली बोला, हाँ, क्योंकि हम डेटिंग कर रहे हैं। बस एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। जब मैंने देखा तो सुनरी लिटरली शॉक में थी, हाथ से अपना चेस्ट पकड़ा हुआ, आंखें बड़ी बड़ी, जैसे ऑक्सीजन ही खत्म हो गई हो उसके आसपास। फिर चिल्लाती हुई बोली, एफ डॉट डॉट डॉट, तुमने कर दिखाया, तुम तो लेजेंड निकले। उसने मेरा हाथ पकड़ के हिलाना ही शुरू कर दिया। तू तो यार ग्रेट गॉड है, बता कैसे किया तूने, कौन सा स्पेल यूज किया? मैं लिटरली रेड हो गया। बोला, तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो? तेरा खुद का तो बॉयफ्रेंड है ना? पर मैडम तो फुल लेक्चर मोड में थी। बोली, देखो, रिलेशनशिप हो या रेन, अम्ब्रेला हमेशा रेडी होना चाहिए। वेंडिंग से ब्रेकअप हो गया तो नया बंदा तो चाहिए ना। थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगा, सुनरी को तो अब मैं क्या ही सिखाऊं। अब जो थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस था वो भी सिर्फ एक ही चीज में था, मैं बस वो थोड़ा बेटर करता हूँ। सुनरी ने मुझे देखा, एक आईब्रो टैंगी स्टाइल में रेज किया। किस में ब्रो? मैं भी सीधा बोल गया, किस में? और मैडम सीधा फ्रीज मोड में। उसने मेरी तरफ थोड़ा जूम इन करके देखा, मेरे लिप्स के ऊपर फोकस जैसे एक्सरे कर रही हो। बोली, तो तुम दोनों अभी वहाँ? मैंने तो तुरंत ही फेस टर्न कर लिया, काम प्रिटेंडिंग ऑन। नहीं तो यूमियान, मेरी आंखों में देख के बोल के तूने कुछ नहीं किया, तू ब्लश कर रहा है। मैं उसकी तरफ देखे बिना बुक्स एडजस्ट करता रहा। थोड़ी देर बाद सुनने ने थोड़ा मेरी तरफ और स्नीकीली अप्रोच किया और कान के पास आके बोली, यूमियान, तुमने वो किया क्या? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने पूछा, कौन सा वो? अरे वो ना, वो, और हाथ से गेस्चर भी कर दिया। मैं तुरंत बोला, नहीं तो जल्दी करना। वो अभी मुझे ग्रेट गॉड कह के वर्कशिप कर रही थी और अब मेरी स्लो स्पीड से डिसअपॉइंटेड भी लग रही थी। रात लंबी होती है, सपने ज्यादा आते हैं, एक्शन फास्ट होना चाहिए। ये कौन सा लॉजिक हुआ? मैं अंदर से सोच रहा था, इंटर्नशिप चल रही है भाई, प्रमोशन का वेट तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी थ्योरी तो फुल मार्क्स पर प्रैक्टिकल जीरो एक्सपीरियंस है। अगर एक्चुअल में सिचुएशन आ गई ना तो मैं बस स्टेयरिंग कंपटीशन ही जीत पाऊंगा। सो अभी के लिए इंटर्नशिप ही पीसफुली निकल जाए, फिर देखा जाएगा। बुक स्टोर बंद होने के बाद वेंडिंग और सुनरी मूवी देखने निकल गए और मैं और यान कोंगशान गए यान वांग्क्यू को पिक करने। डिनर के बाद डिशेस का काम आशान कर रहा था और तभी क्यू मुझे लिविंग रूम ले आई। उसने अपने स्कूल बैग से एक A4 पेपर निकाला और बोला, होमवर्क करना है। मुझे लगा, वेट, होमवर्क? मैं तो ग्रेजुएट हो गया हूँ ना, ये किसका होमवर्क? पर फिर पता चला मैनुअल होमवर्क था। टीचर ने बोला था कि पेरेंट्स के साथ मिलके पेंटिंग बनाना है और नेचर एलिमेंट्स उसे यूज करना है, जैसे पत्ते, फ्लावर्स एक्सेट्रा। लीव्स का कलेक्शन तो उसने ऑलरेडी कर लिया था, अब मुझे विंग्स के शेप में कट करना था। मैं उसके साथ फ्लोर पे बैठ गया और पत्तों को छोटी छोटी इंसेक्ट विंग्स में कट करने लगा और वो ग्लू से सब कुछ स्टिक करती जा रही थी। थोड़ी देर में ग्रीन बटरफ्लाईज, ड्रैगन फ्लाईज सब कुछ अलाइव लगने लगे। फिर उसने मुझे पेंट ब्रश दिया, बोला, कलरिंग कर दो। मैं तो लिटरली बचपन के बाद पहली बार ब्रश हाथ में ले रहा था। थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा नॉस्टैल्जिक, पर मजा भी आ रहा था। आशान 2 बार वॉक करके हमारी आर्ट वर्क देखने आया और थोड़ा सास मारते हुए बोला, मुझे तो लगता है थोड़ा ज्यादा ही ग्रीन टोन हो गया है। यान वांग्क्यू ने तुरंत ब्लास्ट करते हुए कहा, तो क्या, मैं ग्रीन पसंद करती हूँ। मैं भी सपोर्ट में बोला, और ग्रीन आंखों के लिए अच्छा होता है, समझे? आशान को आर्ट का ना अप्रिसिएशन ही नहीं है। हम दोनों ने अलायंस बना लिया। आशान ने डिफीट एक्सेप्ट कर लिया और वो टीवी देखने चला गया, पर हम भी परफेक्टनिस्ट थे तो पेंटिंग थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड हो गई। 9 बजे तक काम चलता ही रहा। फाइनली जब फिनिश हुआ, मैंने अपने शोल्डर्स और नेक को स्ट्रेच किया और सोचा, मैं अब वो यूमियान नहीं हूँ जो पूरी रात क्वेश्चन सॉल्व करता था। मैं अब वो यूमियान हूँ जो एक 5 साल की बच्ची के साथ पेंटिंग कंप्लीट करता है और उस पे जेन्युइनली प्राउड भी फील करता है। पहले तो यान वांग्क्यू एनर्जी से फुल ऑन चार्ज थी, पर इस वक्त
फाइनली उसकी आंखों में थोड़ी सी नींद थी। एक प्यारी सी यौन के साथ उसने यान कॉन्ग शैन को पुकारा। मुझे सोने जाना है आशैन, मुझे नींद आ रही है। यान कॉन्ग शैन ने क्वाइटली उठकर उसे गोद में उठा लिया, लेकिन तुरंत रूम में ले जाने की बजाय उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, हम भी चलें सोने। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उस हाथ की तरफ जो मेरी तरफ बढ़ा, और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ के मैं उठ गया। हम? उसने कहा हम, और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इतनी खुशी हुई, जैसे सिर्फ एक नॉर्मल वर्ड नहीं, कुछ स्पेशल था उसमें। हम, इतना छोटा वर्ड, लेकिन उसमें एक अलग ही लेवल की इंटीमेसी थी। शायद यान कॉन्ग शैन सही कहता है, मैं बच्चा ही हूँ, और वो भी एक ऐसे टाइप का बच्चा जो बस एक वर्ड से खुश हो जाता है और उस खुशी में ही हमेशा लंबा टाइम तक जीता है। यान कॉन्ग शैन वांग्क्यू को रूम में ले जाने लगा और मुझसे बोला, तुम पहले जाओ, शॉवर ले लो। जब तक मैं फ्रेश होकर निकला, वो वापस रूम में आ चुका था। मैं उसके साइड से हटकर बाथरूम में जाने दे रहा था, पर उसने अंदर जाने की बजाय मुझे ही पकड़ लिया। सडनली उसका पूरा बॉडी मेरे ऊपर प्रेस हो गया और मैं डोर फ्रेम से चिपक गया। मैंने इंस्टिंक्टिवली हाथ से उसे रोकना चाहा, लेकिन ऑब्वियस ही था, वो तो रुकने वालों में था ही नहीं। उसकी आवाज हल्की सी कंप्लेन में थी। वो बोला, तो तुम इग्नोर कर रहे हो मुझे? मुझे तो 2 सेकेंड लगे, समझ में ही नहीं आया कि ये बोला क्या बंदा। फिर फ्लैशबैक हुआ, ओ राइट, ये उसका रिवेंज था जो मैंने और क्यूक्यू ने उसे टीज किया था डिनर पे। मैं बोला, अरे वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, पर मैं तो सीरियसली ले लेता हूँ। उसने ऑलमोस्ट पाउट करते हुए बोला। तो आई एम सॉरी, उसने अपना ब्रो थोड़ा उठाते हुए कहा। बस सॉरी बोल के काम नहीं चलेगा, बॉयफ्रेंड हो, थोड़ा क्लासी अपॉलॉजी तो दो। मैं तुरंत गूगल सर्च जैसा माइंड चालू कर दिया, कैसे लड़के माफी मांगते हैं आखिर। और फिर मैं थोड़ा सॉफ्ट टोन में बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद दूं, जो चाहिए वो ले लो। उसने मुझे देखा और लिटरली स्पीचलेस हो गया। फिर बोला, कभी कभी लगता है तो मुझसे भी ज्यादा क्लूलेस हो। मैं ब्लैंक हो गया, ये साउंड लेवल क्वेश्चन था, मैं कैसे आंसर करता। उसने साह लिया और फिर खुद ही बोला, चलो फिर एक और पॉइंट डिडक्शन। फिर वो धीरे से मेरे क्लोज आया, 1 इंच दूर। उसकी सांस मेरी सांस से मिल गई और फिर वो बोला, इस बार सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम खुद सीखना। और फिर उसने किस किया, वो भी परफेक्ट बॉयफ्रेंड अपॉलॉजी स्टाइल में। किस के बाद मेरा दिमाग लिटरली ब्लैंक हो गया और फिर समझ गया, यही तो की है, ब्लैंकनेस, ताकि सामने वाले को गुस्सा या याद रखने का कोई रीजन ही ना रहे। नोट कर लो, इंटर्नशिप के बाद शायद प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो। अगले दिन सैटरडे था। मेरा भी डे ऑफ था और यान वांग्क्यू भी रेस्ट पे थी। हम दोनों ने एक सिंपल सा लंच किया और फिर मैंने बोला, चलो सुपरमार्केट चलते हैं। वांग्क्यू ने भी बिना सोचे तुरंत हाँ कर दिया, बोली, चलो चलते हैं। फ्रेश फूड सेक्शन के पास पहुंचे तो मैंने उससे पूछा, आशैन को क्या पसंद है। वो कार्ट में बैठी सोचती रही, फिर शाय स्माइल के साथ बोली, करी पोक चॉप राइस। मैं तो खाती ही हूँ, मुझे लगता है कि उसे भी बहुत पसंद है। मतलब क्लियरली उसने मेरा प्लान रीडिंग कर ही लिया था। मुझे लगा कि जब मैं इतने दिन उसके घर पे रहता हूँ तो कम से कम एक मील तो मैं बनाऊं ना उसके लिए, ताकि जब आशैन घर आए तो एक गरम प्लेट उसका इंतजार कर रही हो। मैंने परफेक्ट इंग्रेडिएंट चूज किए थे। आंटी जो वेइंग करती थी उनके सजेशन पे करी पेस्ट भी ले लिया और वांग्क्यू के साथ घर लौट आया। किचन तो बच्चों के लिए सेफ नहीं होता, तो मैंने उसे गेम कंसोलर पकड़ा दिया और किचन का डोर बंद करके रेसिपी पढ़ना शुरू किया। थैंकफुली उसे टोनकात्सु पसंद है। अगर कोई मैंडरिन फिश टाइप की डिश होती तो मैं तो पैनिक में बुद्धा को भी याद कर लेता। मैं एक पॉट में करी बना रहा था और दूसरे में टोनकात्सु के लिए ऑयल गरम कर रहा था। सब कुछ ठीक ठाक ही जा रहा था तब तक जब तक वो सबसे बड़ा विलन स्टेप नहीं आया, ऑयल स्प्लैश। ये वो लेवल है जहाँ सब न्यू शेफ फेल हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने पोर्क चॉप को फ्राइंग पैन में डालने की कोशिश की। मैं थोड़ा ज्यादा ही एंग्शियस हो गया। बिना वेट किए कि वो कहीं पैन के बॉटम से ना चिपक जाए, मैंने जल्दी से हाथ हटा लिया और रिजल्ट, पोर्क चॉप फ्री फॉल स्टाइल स्प्लैश। चारों तरफ ऑयल के फूल ही खिल गए।
ज्यादातर ऑयल तो पैन के अंदर ही वापस गिर गया, लेकिन एक नखरे वाला ड्रॉप सीधा आके मेरे हाथ के बैक पे लैंड हुआ और जला के राख ही कर दिया। एक शार्प सी जलन हुई। मैं तुरंत भाग के हाथ धोना चाहता था, लेकिन डिंग डोंग डोर बेल ही बज गई। टाइमिंग तो देखो यूनिवर्स की। फायर बंद करके भागते हुए मैंने डोर खोला। वैंक्यू अभी भी स्क्रीन में फुल्ली अब्सॉर्ब थी। क्या एक्सप्रेस डिलीवरी आई है? पूछा, वो भी बिना देखे। मैंने बोला, पता नहीं। दरवाजा खोला तो सामने एक मिडिल एज्ड औरत खड़ी थी। थोड़ा सरप्राइज हुआ। अनफेमिलियर फेस था, लेकिन उसके चेहरे में कुछ था जो मुझे इंस्टेंटली वैंक्यू की याद दिला गया। जैसे अगर वैंक्यू 40 या 50 साल की होती तो एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती। औरत भी मुझे देख के थोड़ा सरप्राइज हुई। फिर कंफर्म करते हुए उसने पूछा, ये यानकोंग शान का घर है ना? मैं जवाब देने ही वाला था, तभी अंदर से एक छोटी सी आवाज चीखती हुई आई, आंटी, आप आंटी हो ना? आप मुझसे मिलने आई हो? वैंक्यू तुरंत गेम छोड़ के सीधा गोदी में जाके उस औरत से चिपक ही गई। ओह माय बेबी! औरत ने उसे टाइटली हग करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुमने मुझे याद किया ना? बहुत ज्यादा। वैंक्यू का आंसर सीधा दिल को छू गया। उस मोमेंट पर दोनों के सर के ऊपर मूड वैल्यू का ग्राफ डायरेक्ट 80 प्लस के जोन में घुस गया। जैसे 80 होता है नॉर्मल लोगों की खुशी, 85 मतलब आज अचानक छुट्टी मिल गई वाली खुशी, और 90 का मतलब लॉटरी मिल गई 1 मिलियन की, और 95 प्लस वो शायद इमेजिनेशन से बाहर है। सॉरी, आप कौन? मैं थोड़ा हेसिटेंट हुआ, बट वो वुमन बिल्कुल श्योर थी। सीधा आई और वैंक्यू को प्यार से गोद में उठा के अंदर ही आ गई। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने बताया, मैं नेक्स्ट डोर से हूँ। मेरे घर का वायरिंग का काम चल रहा है। दादाजी तो ट्रिप पे गए हैं, तो मैं फिलहाल यहीं स्टे कर रहा हूँ। वैंक्यू ने उन्हें आंटी कहा तो समझ आया ये होनी चाहिए यानकोंग शान की आंट। मेरा पहला एनकाउंटर था उनके घर पे किसी बड़े एल्डर से, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। मैं बस चुपचाप डोर के पास ही खड़ा रह गया, कंफ्यूज्ड कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। वो मेरे पास आई। वैंक्यू उसकी गोद में बड़े प्यार से बैठी थी। फिर वो बोली, मैं आशान की आंट हूँ, मेरा सरनेम जू, तो मुझे आंट जू बुला सकते हो। मैंने तुरंत ही हाथ जोड़ के पोलाइटली बोला, जी आंट जू। वो हल्की सी स्माइल में आंखों को छोटी करके मुझे देखती रही, जैसे दिल से पसंद आ गया हूँ मैं उसे। फिर वो वैंक्यू को लेके सोफे पे बैठ गई। उनकी आंखें मेरे वेस्ट के एप्रन पे गई तो बोली, तुम कुकिंग कर रहे थे क्या? तभी मुझे याद आया, ओ मेरे पोर्क चॉप्स। आंटी, आप वैंक्यू के साथ बैठो, मैं तुरंत आता हूँ। और मैं दौड़ता हुआ किचन की तरफ भागा। थैंक गॉड, जाते वक्त मैंने फायर ऑफ कर दिया था। पोर्क चॉप तो बस ऑयल में ही डिप हो रहा था, जले नहीं। मैंने क्विकली उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया। फिर सेकेंड और थर्ड राउंड भी वैसे ही कंप्लीट किया। जैसे ही सब पोर्क चॉप्स रेडी हुए, मैंने टाइम चेक किया। बुक स्टोर का क्लोजिंग टाइम हो ही रहा था, तो मैंने यानकोंग शान को फोन मिलाया। कॉल भी तुरंत ही पिक हुआ। क्या हुआ? उसकी वॉइस में एक सॉफ्ट स्माइल थी। मैंने कहा, मैंने करी पोर्क चॉप राइस बनाया है, वेजीज मत लाना। कोंगशान बोला, लेट मी गेस, क्यों की डिमांड होगी। बिंगो। और बाय द वे, तुम्हारी आंट आई हैं। फोन के दूसरे साइड एक छोटी सी साइलेंस हुई और फिर एक काम सी वॉइस आई, ओके। फोन कट करके पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। फिर सोचा, चलो पहले डिनर तो फाइनल कर लें। तो मैंने किचन से चिल्लाया, आंटी, आपने डिनर किया क्या? नहीं, लेकिन मेरे लिए अलग से मत बनाना, बस 2-3 बाइट्स दे देना, वेट लॉस कर रही हूँ। उन्होंने कैजुअली बोला, अच्छा, करी पोर्क चॉप चलेगा क्या? उन्होंने चार्मिंग स्माइल के साथ रिप्लाई दिया, परफेक्ट। राइस प्लेट सेट की, करी डाली, पोर्क चॉप्स नाइसली कट किए और उसी वक्त यानकोंग शान घर आ गया। वैंक्यू तो पूरे जोश में थी आंटी जू के साथ, लेकिन आशान का रिएक्शन सिर्फ पोलाइट नॉड्स, नो रियल वार्मथ। आंटी पूछती रही, वो बस सिंपल आंसर्स देता गया। फिर आंट जू ने एक धमाका ड्रॉप कर दिया। बोली, आशान, तो तुम तो अब 30 के करीब हो, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। साइलेंस। यानकोंग शान के आईब्रोज हल्के से ट्विच हुए, ना इम्पेशेंट ना रूड, बस कंट्रोल्ड। फिर वो बोला, आप ये सवाल पहले भी पूछ चुकी हैं
और मेरा जवाब हमेशा वही रहेगा, मैं शादी नहीं करना चाहता, अकेला रहना मुझे ठीक लगता है। टेबल पर शांति छा गई थी। वैंक्यू क्वाइटली अपना डिनर पिक कर रही थी, जैसे उसने ये सब पहले भी सुन रखा हो। मैं बस अपना हेड डाउन करके इनविजिबल होने की कोशिश कर रहा था। चाहता था कि किसी को याद भी ना आए कि मैं यहाँ हूँ। आंजू ने थोड़ा प्रेशर टोन में कहा, फिर तुम्हारे पेरेंट्स और जिन्वू, वो तो दूसरी दुनिया में कैसे सुकून मिलेगा उसे? वो मुझे कभी ऐसी चीजें करने के लिए फोर्स ही नहीं करेंगे जो मैं खुद नहीं करना चाहता। आंजू ने एक ठंडी सी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, रहने दो, आज नहीं डांटूंगी, तुम्हारी ही जिंदगी है। मैं आज यहाँ क्यूक्यू के बारे में बात करने आई हूँ। ये सुनते ही मैंने इनवॉलेंट्री अपनी नजर उठाई। वैंक्यू का नाम सुना तो क्यूरोसिटी ऑटोमेटिक ऑन हो गई थी। वो बोली, डिंग बाइजू सिर्फ 2 महीने के लिए चाइना में है, फिर चला जाएगा। मुझे लगा किसी ने बॉम्ब फोड़ दिया हो। डिंग बाइजू मतलब क्यूक्यू के रियल डैड? मैंने तुरंत यानकोंग शान की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन ग्लूमी था लेकिन काम। थैंक गॉड कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। रुको, उसने खड़े होकर आंजू को रोका और क्वाइटली बोला, चलिए बाहर बात करते हैं। दोनों क्वाइटली यार्ड की तरफ चले गए। दरवाजा बंद हुआ तो वॉल के उस पार से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी वैंक्यू सडनली अपनी चेयर से उठ गई, डोर के पास गई और दरवाजे से कान चिपका दिया। मैंने रोकने की कोशिश की, बोला, वैंक्यू चोरी से सुनना गलत है, चलो गेम खेलेंगे क्या? उसने मुझे शुश कर दिया। बोली, मुझे सुनाई दे रहा है, आंट कह रही है कि आशैन को एक और चांस देना चाहिए डिंग बाइजू को। आफ्टर ऑल मैं उसकी बेटी हूँ। मैं स्पीचलेस हो गया। ये भी कोई चांस है? आंट तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड निकली, पर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और धीरे से मैं भी ईयर ऑन वॉल मोड में शिफ्ट हो गया। वॉल के उस तरफ से आशैन की काम बट पावरफुल वॉइस आई, वो वैंक्यू को लेके नहीं जा सकता, उसकी बीवी कभी एग्री नहीं करेगी। आंजू बोली, तो अगर वो मिलना चाहता है तो क्या मना करोगे? कब तक छुपाते रहोगे? आशैन कब तक रोक पाओगे? जब क्यूक्यू बड़ी हो जाएगी वो खुद ढूंढ लेगी अपने रियल फादर को, और अगर वो खुद मिलना चाहे तो? थोड़ा साइलेंस, फिर यानकोंग चान का आंसर आया, मैं नहीं मानूंगा। आंजू फाइनली हैड इनफ, बोली, बस करो, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे लिए सोचती हूँ, जो जी में आए करो। उनके वर्ड शार्प थे, फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिख रही थी। मुझे लगा अब सब खत्म, लेकिन तभी डोर पैनल हल्की सी हिली। मैंने तुरंत अपना कान हटा लिया। नीचे देखा तो पता चला वैंक्यू ने दरवाजा खोल दिया था। उसने दरवाजा खोला लेकिन बाहर नहीं गई, वो बस वहीं खड़ी रही। दोनों एल्डर्स की तरफ देखा और सीधा बोली, डोंट फाइट, मैं जाऊंगी उनसे मिलने, मैं देखना चाहती हूँ उन्हें। एकदम फ्लैट काम टोन, ना कोई इमोशनल आउटबर्स्ट, ना कंफ्यूजन। आंजू जो जाने वाली थी, उन्होंने शॉक में पलट के देखा और यानकोंग शान भी एक सेकंड के लिए स्टिल हो गया, जैसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था बट फिर भी थोड़ा एक्सपेक्टेड था। वैंक्यू दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी, उसकी बातें, उसका काम डेमिन्योर एडल्ट्स को भी छोटा कर देता था। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उसने इतना क्लियरली कह दिया, वो भी बिना झिझक के। यानकोंग शान चाहे अपनी आंट को इग्नोर कर ले, लेकिन वैंक्यू की बात वो इग्नोर नहीं कर पाया। मैं क्लियरली देख सकता था उसके चेहरे पे एक्सट्रीम रिलक्टेंस था, पर चाहे जितनी भी तकलीफ हो रही हो उसको अंदर से, फाइनली उसने सर हिला दिया। परमिशन मिल गई। मीटिंग शेड्यूल हो गई थी कल के लिए। आंजू वहीं रुकी और वैंक्यू के रूम में ही रात भर के लिए रुक गई। रात हो चुकी थी, हर तरफ साइलेंस छा गया, लेकिन यानकोंग शान अभी तक अपने रूम में नहीं आया था। उसने बोला था बस एक सिगरेट, पर 2 घंटे बीत गए थे। मैं फाइनली उठकर बाहर गया उसे देखने। यार्ड के बेंच पर वो अकेला बैठा था। टेबल के ऊपर 2 खाली बियर कैंस और एस्ट्रे पूरा भर चुका था सिगरेट बट से। उसकी बैग हल्की सी झुकी हुई थी, जिसे देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर सब कुछ साइलेंटली बर्न हो रहा हो। मैं उसके पास जाके चुपचाप बैठ गया, कुछ नहीं बोला, कुछ पूछा भी नहीं, बस वहीं उसके साथ रहना इनफ था उस वक्त। तभी उसने एक लंबा ड्रैग लेते हुए कहा, आज का पोक चॉप राइस अच्छा बना था। सिगरेट उसके फिंगर्स के बीच में थी, आधी जली हुई, और मुझे पता नहीं क्यों उस वक्त उसकी ये सिंपल तारीफ सुन के दिल खुश हो गया। उस एक लाइन ने
ब्रिस्टर भी वर्ड बना दिया था। मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड होके मुस्कुरा दिया, बोला इतना भी अच्छा नहीं बना था, नेक्स्ट टाइम और बेटर बनाऊंगा। पर उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल थी और तभी उसकी नजर मेरे हाथ पे चली गई। ये क्या हुआ हाथ पे? उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने छुपाने की कोशिश की पर उसने छोड़ने से मना कर दिया, तो मैंने धीरे से बता दिया, गलती से जल गया था। अंदर से थोड़ा यूजलेस फील हो रहा था। एक डिनर बनाया और वो भी प्रॉपरली भी नहीं बना पाया, हाथ भी जला बैठा। मन में सोचने लगा, क्या ये भी डिडक्शन पॉइंट है? उसने मेरे फिंगर्स रब करते हुए कहा, मैं तुम्हें ज्यादा टाइम से नहीं जानता, पर जितनी बार देखा है तुम हमेशा हर्ट ही हो जाते हो। क्यों? मैं चुप था, क्या बोलता, किस्मत खराब है। तभी उसने एक और लाइन बोली जो दिल को छू गई, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे तुम्हारा प्रोटेक्शन लेवल क्यू के बराबर करना पड़ेगा। और उसके बाद उसने मेरा हाथ उठाया और ब्लिस्टर से थोड़ा साइड पे सॉफ्टली किस किया, बिल्कुल जेंटल, बिल्कुल वार्म। मुझे लगा किसी फेदर ने लाइटली टच किया हो, थोड़ा सा टिकलिश लेकिन ज्यादा इमोशनल। मैं थोड़ा कंफ्यूज था तो मैंने पूछा, क्यू के लेवल का प्रोटेक्शन का क्या मतलब? उसने आंखों में आंखें डालकर मुझे कामली बताया, कोई भी शार्प या डेंजरस चीज तुम अकेले यूज नहीं कर सकते, मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ भी करने से पहले तुम्हें मेरा अप्रूवल लेना होगा। मैं इनसाइड, ये प्रपोजल है या रूल्स का चार्ट? बट ऑल्सो व्हाई डज इट साउंड सो अट्रैक्टिव यार। मैं कुछ नहीं बोला, शायद उसने सोचा कि मैं डर गया हूँ, तो वो सीधा हो गया, सिगरेट दबा के बुझा दिया और हल्का सा स्माइल करके बोला, जस्ट किडिंग, चलो अंदर चलते हैं, मैं इस पर क्रीम लगा देता हूँ। बस जोक था। मैं चुपचाप उसके साथ अंदर गया, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा रिग्रेट महसूस हुआ। एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद वो सीरियस था। अंदर जाते वक्त मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। यूमियान, कंट्रोल योरसेल्फ भाई, दिमाग ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है तेरा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो लव ब्रेन का केस बन जाएगा तू। पर क्या करूं, वो बंदा जोक भी बोलता है ना, तब भी दिल सीरियसली ही ले लेता है। तो फाइनली डिंग बाइजू और क्यू की मीटिंग फिक्स हो गई थी, एक ड्रिंक शॉप में, नामपू स्ट्रीट पर ही। पर सीन में ट्विस्ट था। यानकोंग शैन और मैं दोनों एक कॉर्नर टेबल पर बैठे थे, सीक्रेट मिशन पे। फ्रंट लाइन पे आंजू गई थी क्यू को लेकर। हम बस मॉनिटर कर रहे थे, जिससे अंडर कवर स्पाइस। शॉप का वाइब काफी चिल था, मोस्टली कपल्स और लड़कियां, स्वीट म्यूजिक, कोल्ड ड्रिंक्स, एसी फुल ब्लास्ट में ठंड मार रहा था। बाहर 30+ डिग्री की गर्मी, पर अंदर फुल रिफ्रेशिंग माहौल। मैंने सोचा, अगर आशान का फोकस क्यू के टेबल पर ना होता तो ये तो एक क्यूट डेट जैसा लगता ना। पर नहीं, बंदा फुल अलर्ट मोड में था। उसकी नजर डिंग बाइजू पे ऐसी टिकी थी जैसे बस किसी भी मोमेंट टेबल के ऊपर से कूद के जाएगा उसको तोड़ने। मैंने नर्वसली सोचा, यार इसके हेड पे अगर गेम जैसा मोड मीटर होता ना तो भी ना फुल ऑन रेड होता अभी। टेंशन का लेवल इतना हाई था कि मैंने मूड लाइटन करने के लिए एक रैंडम सा टॉपिक छेड़ दिया। मैंने बोला, ट्राइंग टू चिल, वैसे सुना है हमारे कॉलेज का मिलिट्री ट्रेनिंग बड़ा ही हार्ड होता है, तुमने कैसे सरवाइव किया था? नो रिप्लाई। स्टेरिंग मोड कंटिन्यूज। मैंने सोचा, ऐसा लग रहा है अब भी उठकर टेबल ही फाड़ देगा। फाइनली मैंने जरा जोर से बोला, आशैन। यानकोंग शैन स्नैपिंग आउट एकदम से, बोला, सॉरी, क्या बोला? क्या बोला तुमने? मैंने सुना नहीं। मैंने आई रोल मारते हुए सोचा, सुना नहीं? अरे सुन ही नहीं रहे थे तुम भाई। फिर मैंने सेम सवाल रिपीट किया, वो मिलिट्री ट्रेनिंग वाला। यानकोंग शैन डेड सीरियस टोन में बोला, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। तुम्हारे केस में तो लगता है तुम्हारी स्किन ही उधड़ जाएगी। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज, भाई इतना कॉन्फिडेंस क्यों? मतलब अब तो मिलिट्री कैंप के नाम पे भी नाइटमेयर्स ही आएंगे लगता है। लेकिन फिर बंदा थोड़ा सॉफ्ट हुआ, बोला, साउथ कैंपस के पास एक ओल्ड सिचुआन रेस्टोरेंट है, पता नहीं अब भी चल रहा है या नहीं, पर जब मैं था बहुत अच्छा था, चीप, टेस्टी और कैंटीन से बेहतर खाना मिलता था। मैं बस चुपचाप उसकी बात सुनता रहा और उसकी हर एक लाइन को माइंड में लिखता भी गया। मैंने सोचा, उसके लिए हर बात सिर्फ फैक्ट नहीं थी,
हर मेमोरी में एक टेम्परेचर था, कहीं ठंडक थी, कहीं दर्द का हीट वेव। यान कोंग शैन पॉइंटिंग आउट स्टिल उसी काम टोन में बोलता गया, तुम्हारे डॉर्म्स में अब एसी होते होंगे, हमारे टाइम में तो बस गर्मी ही थी। उसका चेहरा उस टेबल की तरफ दोबारा मुड़ गया जहाँ डिंग बाइजू, यांग वांग्क्यू और आन जू बैठे थे। मैं भी उसी तरफ देख रहा था। तीनों काफी कैजुअली बिहेव कर रहे थे। डिंग बाइजू नए टॉयज और क्लोथ्स दिखाता जा रहा था और वांग्क्यू उस एक्साइटमेंट में फुली एंगेज थी। मैंने उस टेबल से नजर हटा के आशान की तरफ दोबारा देखा। मुझे पता था वो क्या फील कर रहा था। एक ऐसा बच्चा जिसे तुमने 5 साल तक रेस किया हो, आज तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ इतना कंफर्टेबल हो, क्या किसी का भी दिल दर्द नहीं करेगा? सोचते सोचते मुझे अपनी ही पुरानी बात याद आ गई। पिछली बार हॉस्पिटल में मैंने जो सजेशन दिया था, शायद वो टू आइडियलिस्टिक था। लग रहा था जैसे मैंने उसके रियल इमोशन समझे ही नहीं थे। तभी मैंने सॉफ्टली पूछा, आशान, क्यों की मॉम कैसी थी? यान कोंग शैन थोड़ा स्टार्टल सा लगा। शायद उसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं था। आईब्रोज उठा के बोला, अचानक ये क्यों पूछ लिया तुमने? मैं अपना ड्रिंक स्लोली सिप करता रहा, फिर सीधा आंखों में देखकर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें और अच्छे से समझना चाहता हूँ। क्योंकि जिंग यू, यान कोंग शैन की सिस्टर, उनकी लाइफ का एक मेजर चैप्टर थी और मुझे क्यूरियोसिटी थी कि किस टाइप की वुमन थी वो, किसने इस फैमिली को शेप दिया। यान कोंग शैन ने थोड़ा सोचा, फिर एक लो मेजर्ड टोन में बोला, मेरी बहन स्ट्रॉन्ग थी, लोग ऐसा कहते थे। उसकी आवाज में ना कंप्लेन थी ना प्रेज, बस एक ऑनेस्टी। कॉम्प्लीमेंट है या रिग्रेट समझ नहीं आया, पर उसके चेहरे पे थोड़ा हेल्पलेसनेस जरूर था। मैंने सॉफ्टली पूछा, स्ट्रॉन्ग बनना गलत बात है क्या? वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोला, आज के जमाने में स्ट्रॉन्ग का मतलब है थोड़ा ज्यादा इंडिपेंडेंट, थोड़ा ज्यादा शार्प, जिसे किसी की जरूरत नहीं। मेरी बहन भी वैसे ही थी, अपने दम पर जीने वाली। मैं चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने थोड़ा सार्कास्टिकली बोला, पहले डिंग बाइजू को वो इंडिपेंडेंस पसंद थी, बोला करता था कि असर्टिव वुमन ही चाहिए थी उसे, और जब ब्रेकअप हुआ तो बोला मेरी बहन ने उसे मर्द फील करवाना बंद करवा दिया था। मतलब उसने अपनी मर्दानगी बचाने के लिए दूसरी औरतों पर शिफ्ट हो गया। वाह डिंग बाबू, तुमसे टॉक्सिक तो और कोई नहीं। यान कोंग शैन का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा शार्प हो गया। बोला, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनका ब्रेकअप हो गया है, जब तक डिंग बाइजू अब्रॉड नहीं चला गया, और उस वक्त मेरी बहन प्रेग्नेंट थी क्यू के साथ। यान कोंग शैन ने एक ग्लास मिंट स्पार्कलिंग वाटर ऑर्डर किया था। टाइम के साथ उस ग्लास के सरफेस पे मोटी मोटी वाटर ड्रॉप जमने लगी, और जैसे ही उसने अपना इंडेक्स फिंगर से हल्का सा टच किया, वो पानी के ड्रॉप्स फिसल के उसकी उंगलियों को वेट कर गए। और उस मोमेंट पे उसने एक ऐसी बात बोली जो स्ट्रेट दिल तक चली गई। वो बोला, मैं रिकमेंड नहीं करता था कि कोई औरत बच्चा पैदा करे, फिजिकली इमोशनली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करे किसी की लाइफ के लिए। फिर थोड़ा पॉज लेके वो बोला, पर उसने कहा कि वो खुद बेबी चाह रही है, ना कि डिंग बाइजू के लिए, ना मेरे लिए, बस अपने लिए। और इस पॉइंट पे उसके लिप्स पर एक हेल्पलेस की स्माइल आ गई, एक ऐसी स्माइल जो रिस्पेक्ट और दर्द दोनों का मिक्स लगती है। वो बोला, देखा, स्ट्रॉन्ग नहीं तो और क्या कहेंगे उसे। हम दोनों विंडो के पास ही बैठे थे और स्ट्रीट की दूसरी साइड से लोग गुजरते जा रहे थे। काफी लड़कियां हम दोनों को एक टेबल पे ड्रिंक्स के साथ देख के सरप्राइज हो रही थीं। 2 लड़के सिर्फ कैजुअली ड्रिंक कर रहे हैं, पर दुनिया को हमेशा जेंडर रोल्स ही दिखते हैं। लड़के क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो मैंने सॉफ्टली बोला, लोग रेयरली कहते हैं कि मर्द को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसी ये क्वालिटी तो डिफॉल्ट होती है उनमें। मैंने स्ट्रॉ से ड्रिंक हिलाते हुए सॉफ्टली कहा, लेकिन मैं तो स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और सुनरी वीक नहीं है। वीकनेस कोई जेंडर का ट्रेट तो नहीं होना चाहिए ना, और स्ट्रेंथ किसी का लेबल का बेस नहीं। यान कोंग शैन ने अपनी आंखें थोड़ी सॉफ्ट करके बोला, जो लोग मेरी बहन को स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, वही लोग सीक्रेटली चाहते हैं कि वो वीक हो। कभी कभी मैं भी विश करता था कि वो मुझ पे ज्यादा रिलाय करे। मैं उसकी साइड देखता रहा। इसमें कुछ वल्गर या सेल्फिश नहीं था। वो सिर्फ एक भाई है जो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता है,
बस थोड़ा सा ऑर्डिनरी अफेक्शन था जिसमें बहुत हॉनेस्टी छुपी हुई थी। तभी मैंने कामली बोला, सबका अपना नेचर होता है। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारी बहन हर चीज में मर्दों से बेटर है, पर हाँ, वो एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वुमन है। उसने थोड़ा आईब्रो रेज किए और उसके एक्सप्रेशन में एक लाइट सी स्माइल थी, जैसे मेरी बात ने उसे थोड़ा हील किया हो। और फिर अचानक से उसने पूछा, और तुम? मैं कंफ्यूज हुआ। मैं? मेरा क्या? वो आगे को लीन हुआ, लिप्स के कोने पर एक टीजिंग सा स्माइल, और बोला, तुम नेचुरली इतने क्यूट हो या एफर्ट लगाते हो? वेट, क्या? अभी तो हम इंटेंस लाइफ फिलॉसफी डिस्कस कर रहे थे ना। ये सडन टर्न कॉट मी ऑफ गार्ड ही हो गया यार कंप्लीटली। मेरा चेहरा इंस्टेंटली रेड हो गया। क्या बोलूं? थैंक यू? इग्नोर करूं? मर जाऊं? मैंने सर झुका के स्ट्रॉ चबाया और थोड़ा सा वीक सा ही बोल दिया, हाँ शायद। लेकिन अंदर से, दिल के अंदर छुपा हुआ मेरा वो छोटा सा स्पैरो सीधा हवा में ही उड़ गया। थोड़ा ब्लश, थोड़ा फ्लोटी सा फील, जैसे कोई म्यूजिक चल रहा हो सिर्फ मेरे लिए। मुझे वैसे तो नहीं लगता कि मैं क्यूट हूँ, लेकिन अगर उसके लिए हूँ तो बस वही काफी है। बस एक रूल था, जब तक वो मुझे यंग न बोले सब कुछ अलाउड था। कुछ देर बैठने के बाद यांग कोंग शैन थोड़ा रेस्टलेस दिखने लगा। तभी फाइनली डिंग बाइजू का मूवमेंट हुआ। वो आया, हाथों में बड़े छोटे गिफ्ट्स बैग लेके, एकदम कॉन्फिडेंट एंट्री। और फिर आंट जू हमारे पास आई, साथ में थी क्यू क्यू। आते ही वैंग क्यू बोली, आशैन, मैं 2 दिन के लिए ना आंट के घर रुकना चाहती हूँ। वो उसकी गोद में बैठी थी और उसका स्पार्कलिंग वाटर लेके सिप ले रही थी। एक सिप और सीधा चेहरा ही सूख गया। बस ग्लास को दूर स्लाइड किया और डिसाइड कर लिया, कभी फिर से नहीं छूना है इसे। यान कोंग शैन ने सीधा आंट जू की तरफ देखा। टोन काम थी, पर अंदर से क्लियरली एंजाइटी। बोला, डिंग बाइजू कहाँ है? आंट जू बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। बोली, उसने ही छोड़ा यहाँ। वो चाहता है कि क्यू के साथ और टाइम स्पेंड करे। मतलब ये 2 डे स्टे सिर्फ एक एक्सक्यूज ही था। असल में कन्वीनियंट मीटिंग का प्लान था डिंग बाइजू के लिए। मैं साइड से सब देख रहा था। आशान का जॉ क्लेंच हो गया था, आईज थोड़ी डार्क, जिससे अंदर कुछ फाइट चल रही हो। उसने फाइनली एक डीप ब्रेथ लेकर पूछा, क्यू तुम उसके साथ और खेलना चाहती हो? क्यू ने बिल्कुल सीधा जवाब दिया, हाँ। एकदम ऑनेस्टली, बिना किसी ड्रामा के उसने जवाब दे दिया। यान कोंग शैन के फेस पर इंटरनल बैटल क्लियर दिख रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सॉफ्टली बोला, ठीक है, लेकिन जाके 2 कपड़े तो ले लो पहले। तभी आंट जू ने इंटरवीन करती हुई वो बोली, नहीं नहीं, मेरे पास काफी कपड़े हैं। डिंग बाइजू ने भी बहुत सारे नए लाके रखे हैं। आज वॉश करेंगे, कल वो पहन लेगी। यान कोंग शैन बिल्कुल चुप हो गया। उसके लिप्स टाइट थे, बट उसने कुछ नहीं बोला। क्यू सडनली क्यूरियस होती हुई बोली, मियान, तुम्हारा ड्रिंक कौन से फ्लेवर का है? मैंने सीधा कप उसकी डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर दिया। उसने एक सिप लिया और फिर एक वर्डिक्ट दिया, तुम्हारा भी अजीब सा ही है, लेकिन आशान वाले से तो बेटर ही है। 5 मिनट बाद डिंग बाइजू की कार आ गई थी। क्यू ने हमें वेव किया और एक बबली स्माइल के साथ कार में चली गई। मैं और आशान बस वहीं बैठ के उसे जाते हुए देखते रहे। एक ने थोड़ा ज्यादा फील किया, एक ने थोड़ा चुप रह के। मैंने एक नजर यान कोंग शैन की तरफ डाली, थोड़ा कंसर्न था उसके लिए। चले क्या हम भी? मैंने सॉफ्टली पूछा। उसने वेटर को बुलाया बिल के लिए, लेकिन पता चला डिंग बाइजू ऑलरेडी पे कर चुका था। और बस उसी मोमेंट उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। विदाउट सेइंग अ वर्ड उसने एक नोट निकाला, टेबल पे पटका और सीधा उठ के निकल गया बिना पीछे देखे। वो किसी भी तरह से उस बंदे की काइंडनेस लेना ही नहीं चाहता था। मैं कुछ समझा भी नहीं पाया वेटर को, सीधा भाग के उसके पीछे ही चला गया। थैंकफुली वो फास्ट नहीं जा रहा था। मैं उसके जस्ट पीछे था जब वो कार के पास पहुंचा। वो डोर खोल ही रहा था जब उसने रियलाइज किया कि मैं अभी भी उसके साथ हूँ। थोड़ा शॉक सा था वो, और हल्की सी गिल्ट भी थी उसकी आवाज में। बोला, सॉरी। मैं बस उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोला, इट्स ओके, चलो घर चलते हैं। घर पहुंचते ही यान कोंग शैन ने बोला, थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ, और डायरेक्टली ऊपर चला गया। मैं समझ गया उसे थोड़ा अलोन टाइम चाहिए था।
अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए, तो मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। शाम में सिंपल फ्राइड नूडल्स बनाए, थोड़ा सा सैड लुकिंग थे, लेकिन टेस्ट शायद ठीक ही थी। लेकिन जब यानकोंग शायद नीचे नहीं आया, तो मैंने डिसाइड किया कि ऊपर जाके उसे बुलाऊं। रूम में कर्टन्स ड्रॉन थे, ठंडी हवा एयर कंडीशनिंग से पूरी रूम में फैली हुई थी, और बेड पे वो पूरे क्विल्ट के अंदर घुसा हुआ था, फेस तक छुपाया हुआ था। आशैन, डिनर का टाइम हो गया। मैंने बेड के पास बैठ के जेंटली क्विल्ट खींची, लेकिन उसने मुझे खींच लिया, वेस्ट से पकड़ के अपनी तरफ ड्रैग कर लिया। आशैन, मैं थोड़ा घबरा गया। पता नहीं वो जाग रहा था या नींद में ही था। उसने अपना फेस मेरे स्टमक में छुपा के रख दिया, आर्म्स टाइट, जैसे मुझे या खुद को ही चोक करने का मूड था उसका। मैं लिटरली सांस ही नहीं ले पा रहा था, पर बोलने ही वाला था कि उसकी ग्रिप धीरे धीरे लूज हो गई, लेकिन उसका फेस वही था, छुपा हुआ। यूमियान, मेरा मूड बहुत खराब है, उसने फाइनली बोला, हल्की सी मफल्ड आवाज में। बस देख के ही पता चल रहा था, इन अ बैड मूड। तो बॉयफ्रेंड को क्या करना चाहिए? उसकी टोन में थोड़ा दर्द था, थोड़ा क्लिंगीनेस, जैसे एक बिग डॉग हो जो अपने पर्सन से चिपक गया हो। मैंने हल्की स्माइल के साथ उसके हेड पर हाथ रखा। उसके बाल सॉफ्ट नहीं थे, थोड़े रफ, थोड़े हार्ड। क्या नूडल्स खाओगे? मैंने पूछा थोड़े हंसी के साथ। उसने और टाइट हग किया। क्लियर सिग्नल था कि मजाक मत उड़ाओ। मैंने तुरंत टोन बदल के बोला, अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी, पर फेस तो दिखाओ, बिना देखे कैसे खुश करूं तुम्हें? वो धीरे से उठा, हाफ स्लीपी सा एक्सप्रेशन, लगता है जैसे थोड़ी देर पहले ही टच किया था मैंने या नींद में था। उसके बाल मेसी से थे, और जैसे ही उसने अपने हाथ से कैजुअली उन्हें साइड किया, उसका प्योर हैंडसम फेस लाइट में आ गया, लेजी ब्रॉज के साथ में। क्या इस बार बोनस मिलेगा? उसकी आंखों में थोड़ा प्लेफुलनेस था। मैंने स्माइल करते हुए लीन किया और सॉफ्टली उसके लिप्स पर एक जेंटल सा किस दिया, छोटी सी लेकिन वार्म। उसके गले से एक लॉन्ग निकला, जैसे एक साय हो या एक कंफर्मेशन। कल की यादें अब भी जहन में थी, पर दिल में और भी बातें चल रही थीं। ओल्ड हाउस का रिनोवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला था। बस कुछ ही दिनों में क्यू भी वापस आएगी और मैं अपना घर शिफ्ट हो जाऊंगा। उसके बाद गुड बाय आइलैंड। ये बात जितनी रियल हो रही थी, उतना ही ज्यादा अंदर कुछ अजीब फील हो रहा था। वापस मेरी वही रियल दुनिया, वही रोज का रिपोर्ट देना, नॉर्मल लाइफ में घुल जाना। सब कुछ थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा था। डेडलाइन पास आ रही थी, लेकिन यानकोंग शैन कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करता। ना उसके एक्सप्रेशन से समझ आता था, ना उसके डेली किसेस से कोई मूड वैल्यू दिख रहा था। क्या वो खुश नहीं था मेरे साथ? क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ? बस कल मुझे कंट्रोल चाहिए था। कम से कम ये पता तो लगता ना कि मैं उसके लिए क्या हूँ। मे बी अगर आज मैं उसे किस नहीं करता, देखते हैं क्या होता है। फ्रेशली शॉवर्ड, मेरे बाल अभी भी थोड़े गीले थे। रूम में गया तो यानकोंग शैन वहाँ नहीं था। सेकंड फ्लोर पे ढूंढा, बट कुछ पता ही नहीं। तभी एक इंट्यूशन आया, शायद वो बाहर स्मोक कर रहा होगा। चप्पल पहन के नीचे गया, लेकिन जो देखा उसने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। वो स्मोक नहीं कर रहा था, वो तो क्यू के पुराने एल्बम्स को देख रहा था। क्रॉस लेग्ड फ्लोर पे बैठा हुआ, चारों तरफ फोटोज बिखरी हुई। मैं पास गया और झुका। कुछ फोटोज में क्यू प्रोस्थेटिक पहने हुई थी, कहीं सॉस से फेस पूरा मेस था। बट एक चीज क्लियर थी, फोटोज लेते वक्त उन आंखों में सिर्फ प्यार था। उस मोमेंट में मुझे समझ आया, यानकोंग शैन मुझसे भी ज्यादा एंग्शियस है। वो हर फोटो को इतने ध्यान से देख रहा था जैसे एक एक पल वो दोबारा जी रहा हो। तभी उसने एक फोटो पे उंगली रखी और लो वॉइस में बोला, क्या तुम्हें लगता है वो कभी वापस नहीं आएगी? फोटो में क्यू फूलों से खेल रही थी, एक ब्राइट स्माइल के साथ। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर बोला, नहीं, क्यू ऐसे बच्चों में से नहीं है। मुझे मालूम था, चाहे उसका दिल कितना भी स्ट्रांग हो, अभी वो वनरेबल था, और मैं उस वनरेबल मोमेंट को और ज्यादा पेनफुल नहीं बनाना चाहता था। मैंने एल्बम बंद किया, साइड में रखा और उसके हाथ में गेम कंट्रोलर थमा दिया। बोला, चलो ना गेम खेलते हैं। यानकोंग शैन ने गेम कंट्रोलर को देखा, फिर मुझे।
और बस धीरे से बोला, ठीक है। मैंने मारियो खोला, 2 प्लेयर मोड, लेकिन पूरा टाइम उसका मन वहां था ही नहीं। वो मेरे पास था, लेकिन जैसे उसकी साउल कहीं और भटक रही थी। मैं थोड़ा थोड़ा बोलता रहा, हे लुक ना, मैंने जंप कर दिया। उसने एक बार भी स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। ये मारियो का गेम ना थोड़ा डिफरेंट है। एक प्लेयर प्लम्बर कंट्रोल करता है और दूसरा बस उसकी टोपी बन जाता है। टोपी से उड़ सकती है, कभी अटैक कभी पजेस। यान कोंगशान टोटल पैसिव मोड, बस वही एक बटन दबाए जा रहा था। मैं चुप हो गया। थोड़ी देर तक साइलेंटली गेम खेलता रहा। फिर नए लेवल के मैप चेंज के वक्त मैंने उसकी तरफ देखा और बोल ही बैठा, आशैन, जब स्कूल स्टार्ट होगा ना, हम काफी दिन तक नहीं मिल पाएंगे। इस बार उसने सुना और बस एक हल्की सी की। गेम रीस्टार्ट हो गया, पर मेरे मन में कन्वर्सेशन चल ही रही थी। मुझे पता था मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी निकल गया। मैं बोला, क्या तुम मुझे याद करोगे? मेरे गाल थोड़े गर्म हो गए थे। साइड में मैंने उसकी प्रोफाइल को देखा, क्या वो रिएक्ट करेगा? पर जस्ट मैंने जैसा सोचा था, कुछ खास रिएक्शन नहीं आया। आईज अब भी स्क्रीन पर, वॉइस में वही थकान और थोड़ी सी कसक। वो बोला, तुम्हें अभी से ऐसे सेपरेशन की आदत डालनी चाहिए। मैं थोड़ी देर ब्लैंक था और इसी चक्कर में मेरा मारियो भी स्क्रीन पर मर गया। हल्का सा जंप लिया, मॉब्स को अवॉइड किया और फिर उसकी बात मैंने रिपीट की। कौन सा सेपरेशन? यान कोंगशान ने स्लोली कहा, तुम डिप्लोमेट बनोगे, आगे और सिटीज जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, ये तो बस शुरुआत ही है। फिर एक पॉज के बाद वो आगे बोला, गॉडेस को तो वापस हेवन जाना ही पड़ता है ना। दुनिया के लोग और चीजें बस उसके लिए बोझ होती हैं। उसके वो लास्ट वर्ड्स अब भी मेरे दिमाग में इको कर रहे थे कि गॉडेस को तो वापस हेवन जाना ही पड़ता है। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्या वो जानता भी है उसने क्या बोला? क्योंकि उसके टोन में एक ऐसी कोल्ड फाइनलिटी थी जैसे वो अपने आप को मेरी जिंदगी से ऑलरेडी इरेज कर चुका हो। मुझे लगा मैं उसके फ्यूचर का पार्ट हूँ, लेकिन उसके नजरिए में मैं तो बस एक टेम्पररी समर चैप्टर था, एक छोटी सी सीजन जिसे वो जान के शॉर्ट रख रहा था। क्या वो समझता है मैं सिर्फ एक चंचल सा कॉलेज बॉय हूँ जो बस एक समर फ्लिंग के लिए उसके पास आया था, और जैसे ही कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं सब भूल जाऊंगा, उसको, उसके घर को और ये सारी आइलैंड वाली शामों को। क्या वो सच में ऐसा सोचता है? मुझे लगा इंटर्नशिप एक चांस था, लेकिन अब लगता है ये सिर्फ एक जेंटल वे ऑफ सेइंग गुड बाय था, बस एक शुगर कोटेड रिजेक्शन। और मैं बस उसके स्वीट लाइज पे खुश होता रहा। वो भी मेरे डैड की तरह है, वो भी ये मान चुका है कि अगर मैं चला गया तो कभी वापस नहीं आऊंगा, इसीलिए वो सिर्फ किस तक रुकता है, नेवर मोर। एक बीस्ट जैसा बंदा, पर जब मेरे पास आता है तो वो सडनली टीम हो जाता है। लायर, सब झूठ था। वो मुझे नहीं चाहता, न लव में न फ्यूचर में। स्क्रीन पे मारियो एक के बाद एक बार मरे ही जा रहा था। मॉब से टकरा के 3 लाइव्स खत्म और मैं बस ब्लैंक बैठा था। हैंडल साइड रखा, गेम ओवर हो गया। दिल भी वैसे ही लग रहा था। मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, पहले सो जाता हूँ। बस इतना बोलकर मैं उठकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, ऊपर जाने के लिए। उसने कुछ कहा भी या नहीं पता नहीं, पर उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। रात को मैं बेड पर लेटा था और मोबाइल हाथ में ले लिया। सिंस फूवई के उस ड्रामे के बाद मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट ही नहीं करता था, लेकिन आज मन भारी था और बिना सोचे मैंने लिख दिया। उसने मुझे कहा था मैं ट्राई करूंगा, और फिर उसने मुझे किस किया। उस मोमेंट पे लगा जैसे सब कुछ सही हो गया हो, जैसे फाइनली हम दोनों एक ही पेज पे हैं। लेकिन बाद में समझ आया वो सिर्फ ट्राई करना चाहता था, रहना नहीं। उसके लिए ये सिर्फ एक फेज था और मेरे लिए सब कुछ था। वो सोचता है मैं एक दिन चला जाऊंगा, इसलिए शायद वो कभी रुका ही नहीं, जैसे एक इंसान जो प्यार से ज्यादा उसे खत्म होने से डरता है। तो मैं क्या करूं अब? पोस्ट कर दिया। अब अगर फूवई देखता भी है ना तो देखे, अगर इस बार वो आया ना
तो थप्पड़ तो रेडी ही है। थोड़ी देर बाद कमेंट्स देखे और वो एक्सप्लोड कर गए। नेटिजन ए ने लिखा, फाइनली यू आर बैक ऑनलाइन, वी मिस्ड यू। नेटिजन बी ने लिखा, अरे मैंने तो सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया है, टर्न्स आउट यू फेल इन लव। नेटिजन सी ने लिखा, वेट ही, मैंने क्या मिस कर दिया भाई। नेटिजन डी ने लिखा, अरे यार 1 सेकंड को लगा किसी रोमांटिक बोट पे आ गया हूँ। नेटिजन ई ने लिखा, अरे रात का फायदा उठाओ ना। नेटिजन एफ ने लिखा, डियर थोड़े अपने पार्टनर को सिक्योर फील कराओ ना, टेक द इनिशिएटिव, कम्युनिकेट और पेशेंट रहो। जी वाले ने लिखा, अरे क्या बकवास आइडिया दे रहे हो, मियान इज स्टिल अ बेबी। उसी वक्त नीचे से फुटस्टेप की आवाज आई। मैंने तुरंत फोन साइड में रखा और बैक टर्न करके प्रिटेंड किया कि मैं सो रहा हूँ। धीरे से कोई अंदर आया, अलमारी खुली, कपड़े लिए गए और फिर एक शांत साइलेंस। डोर खुला रह गया था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। आई नो वो शॉवर ले रहा था। मैं बेड से उठकर धीरे से उस वार्म येलो लाइट वाले ग्लास डोर के सामने खड़ा हो गया। 2 मिनट तक खुद को समझाता रहा, ये सही है या नहीं। अरे मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो डर किस बात का। इंटर्नशिप खत्म हो रही है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हिम्मत जोड़ के मैंने शॉवर का डोर स्लोली ओपन किया। यान कॉन्ग शैन की बैक मेरी तरफ थी। उसने मेरी प्रेजेंस नोटिस ही नहीं की। पानी और स्टीम ने सब आवाज जो दबा दी थी। शॉवर ग्लास पे पानी के ड्रॉपलेट्स थे, एक नेचुरल ब्लर। मैं कपड़ों के एज को टाइटली पकड़ के खड़ा था। ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से फुल मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा था। ये क्या स्कीमिंग होगी? नहीं यार, बस एक यंग बंदा अपना दिल एक्सप्रेस कर रहा है। और तभी मैंने सांस अंदर खींची और उसके पास चला गया। सडनली मैंने डोर ओपन किया और मैं अंदर स्क्वीज कर गया। यान कॉन्ग शैन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, हैरान रह गया। यूमियान, उसने सरप्राइज में कहा, फेस से पानी वाइप करते हुए। मैं आंखों में आंखें डाल के देख भी नहीं पाया। नेक के पास वो लाइट से चिल वाला पानी गिर रहा था। मैं बस अपना मुंह साइड घुमाकर खड़ा था। यूमियान, तुम अंदर क्यों? उसे बोलने का टाइम ही नहीं मिला। मैं आगे बढ़ा और उसे टाइटली हग कर लिया, एक थोड़ा ज्यादा टाइट वाला हग। उसका बैलेंस ही हिल गया। उसकी पीठ सीधे टाइल्स पर जा लगी। मुझे उसे ये बताना था कि मैं बच्चा नहीं हूँ, कि ये सिर्फ एक सीजनल फ्लिंग नहीं है। मेरा प्यार किसी एडल्ट से कम नहीं है। मैं चुप था, कुछ नहीं बोला। बस पानी की आवाजों के बीच वो साइलेंस बोल रहा था। और फिर मैंने उसके शोल्डर से स्टार्ट करके सॉफ्ट किसेस नेक तक दिए, जैसे वो पहले करता था। अब मेरी बारी थी। वो थोड़ा सा हैवी ब्रीथ करने लगा। यूमियान, तुम बाहर जाओ, तुम पूरे भीग गए हो। उसके वर्ड्स बेयरली निकले ही थे कि मैंने उसके नेक को सॉफ्टली किस कर लिया और उसने एक हल्की सी ग्रॉन निकाली। उसके हाथ मेरी वेस्ट पे टाइटन हो गए, बट ना पुश कर रहा था न स्टॉप। पानी से कपड़े सब भीग चुके थे, पर इस वक्त किसी को फर्क नहीं पड़ा। मैं थोड़ा टिपटो पे उठा, अपने हाथ उसके कंधों पे रखे और उसके लिप्स पर लीन करके सॉफ्टली किस किया। वो किस जो बोल रहा था कि मैं भी चाहता हूँ, बस डरता हूँ। और उसके हाथ मेरे वेस्ट पे टाइट होते जा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। सुबह जब उठा, यान कॉन्ग शैन का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। ना उसने मुझे इग्नोर किया न डांटा, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। और ऑनेस्टली उसे इतना चिल देख के मेरे अंदर थोड़ी सी होप की स्पार्क जाग गई। पर नेक्स्ट डे से मैं बस उसके आसपास घूमता रहा। वक्त छुप छुप के निकल रहा था और मैं बस एक मौका ढूंढ रहा था कि कैसे उसके साथ अकेले टाइम मिले। शाम के लगभग 4 बजे थे। स्टोर में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, यान कॉन्ग शैन और जाओ टियान। जाओ टियान काउंटर पे था, किसी पुरानी किताब में घुसे हुए, बिल्कुल लॉस्ट मोड में। तभी यान कॉन्ग शैन उठकर ब्रेक रूम की तरफ चला गया और बिना किसी प्लान के मैं उसके पीछे पीछे निकल गया। देखा वो सीधा बाथरूम में चला गया और जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, मैं एकदम से लॉक जैसा स्लाइड करके अंदर ही घुस गया और मैंने ही पीछे से लॉक भी लगा दिया। उसका एक्सप्रेशन था, ये क्या हो रहा है? मैं सीधा उसके पास गया,
उसके वेस्ट को हक किया और बिना किसी ड्रामा के बस इतना बोला, मुझे बस तुम्हें एक हक करना था। उसकी बॉडी का वार्म सेंट, वॉशिंग पाउडर और थोड़ी सी सिगरेट की स्मेल, इट फेल्ट लाइक होम। उसके फेस पर एक छोटी सॉफ्ट सी हंसी आई। बोला, तो एटलीस्ट मुझे बाथरूम तो यूज करने देते ना बच्चे। मैं थोड़ा पीछे हटा, शोल्डर स्टिफ हुए, लेकिन फेस कॉन्फिडेंट, और मैं प्राउडली बोला, करो ना, सीट तो मैंने छोड़ दी है तो यूज करो ना। आशा ने आईब्रोज रेज किए लेकिन मूव नहीं किया। फिर काम टोन में बोला, मैं ऐसी कोई हैबिट नहीं रखता। मैं उसके सामने एक स्टर्बन स्टैंड में था, जैसे कि मैं भी जिद्दी हूँ और तुम भी हो, देखते हैं पहले कौन हारता है। पर सच कहूँ तो मुझे पता था कि वो ज्यादा टाइम तक मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं बस इसी बात से डर रहा था कि कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए और मेरे पॉइंट्स कट ना हो जाए इमोशनल स्कोर कार्ड पे। थोड़ा वे किया, राइट लेफ्ट सोचा और फिर फाइनली डिसाइड किया, चलो थोड़ा झुक जाते हैं। वैसे भी क्या बड़ी बात है, ऑलरेडी सब कुछ तो देख ही चुका हूँ। मैंने हल्की सी आवाज में मरमर किया और तुरंत टर्न लेके बाहर निकल आया, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी नॉटी मूव भी कर गया। उसके शर्ट के हेम को खींच के उसके एब्स को झटके से छू लिया और सीधा भाग गया। पहले तो वो थोड़ा हैरान खड़ा था, शायद उसने मेरा ये मूव एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। शाम को जब क्यू वापस आने वाली थी तो यान कॉन्ग शान ने शॉप क्लोज करते ही उसके फेवरेट डिशेस के इंग्रेडिएंट्स खरीद लिए और घर आते ही सीधा किचन में घुस गया, फुल शेफ मोड ऑन, जैसे ग्रैंड डिनर प्लान्ड हो। मैं भी बोर हो रहा था तो निकल के साइड वाले घर के कंस्ट्रक्शन साइट पे गया। काफी प्रोग्रेस हो चुकी थी, बस फाइनल 2 दिन में सारा काम फिनिश होने ही वाला था। वैसे मुझे ओल्ड जैंग ने जो बोला उसका 100% तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, एक चक्कर मार के मैं वापस आ गया। घर की वायरिंग अब ठीक हो चुकी थी, मतलब अब नो ब्लैकआउट्स, मतलब नो बॉदरिंग टू आशन। अरे पर इसका मतलब ये भी तो होता है ना कि अब मेरे पास यान कॉन्ग शान के घर पर रहने का कोई रीजन नहीं था। जैसे ही कोर्टयार्ड के गेट पे पहुंचा, एक ब्लैक बिजनेस कार साइड में पार्क दिखी। ड्राइवर सीट से डिंग बाइजू निकला, को पायलट साइड से आंजू भी नीचे उतर गई और साथ ही क्यू। मैं डोर से ही जोर से चिल्लाया, क्यू। उसने आवाज सुनी और तुरंत खुश होके भागी मेरे तरफ। उसने एक प्यारी सी ड्रेस पहनी थी, उसके दोनों गालों पे क्यूट सी डिम्पल्स, पूरी सनशाइन लग रही थी। मियान मैं आ गई, तुमने मुझे याद किया? उसने स्वीटली पूछा। मैंने उससे उठाकर घुमा दिया, बोला, बस थोड़ा सा, आशा ने ज्यादा मिस किया तुम्हें। टिंग बाइजू थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था मुझे देखकर, शायद उस दिन के इंसिडेंट के गिल्ट से। उसने मुझे सिर्फ एक हल्का सा नोट दिया और आंखों में क्लियरली सॉरी लिखा था। तुम कार में ही रुको, मैं क्यू को अंदर छोड़ के आती हूँ, आंजू ने कहा और मेरे साथ अंदर चल पड़ी। गेट तक जाने के बाद वो रुक गई, मुझसे बोली, तुम अंदर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, आशा अभी भी मुझसे नाराज होगा। मैंने सोचा शायद मुझे कुछ कहना चाहिए आशा के डिफेंस में, तो मैंने सॉफ्टली बोला, नहीं आंटी, वो आपसे नाराज नहीं है। आंजू का एक्सप्रेशन थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन मेरे वर्ड सुनकर उनकी आंखों में एक सॉफ्ट सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, तुम सोच रहे होगे ना कि मैंने डिंग बाइजू की हेल्प क्यों की? उसने अपने स्टेप्स वापस खींच लिए, जैसे अब थोड़ी देर और रुकने को वो रेडी हो। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था। आंजू जो यान कॉन्ग शान की भी आंट थी और यान जिंग्यू यानी क्यू की मॉम की भी, तो डिंग बाइजू जैसे आदमी के लिए इतने एफर्ट्स क्यों डाल रही थी? मतलब ठीक है, वो उसे शायद हेट नहीं करती होंगी, फेयर इनफ, लेकिन बिना जिम्मेदारी निभाए हुए आदमी के लिए बोलना थोड़ा अजीब लगा मुझे। इतने में वो बोली, एक टाइम पे उसने जिंग्यू को छोड़ दिया, किसी और से शादी कर ली, पूरी जिंदगी में एक दिन भी अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभाया। मेरे दोनों नेफ्यू और नीस, एक ने उसके लिए बेटी पैदा की, दूसरे ने उसकी बेटी को पाला। आंजू की आवाज में वो सॉफ्टनेस अब थोड़ी कोल्ड हो गई थी, जैसे अंदर कुछ टूट चुका हो। और फिर उन्होंने उस ब्लैक बिजनेस कार की तरफ देखते हुए कहा, सोचा अगर आशा मुझसे नाराज भी हो जाए तो भी मैं उस डिंग बाइजू को सच जरूर बताऊंगी। अगर उसे पूरी जिंदगी नहीं पता होता
कि उसकी कोई बेटी भी है तो ये उसके लिए बहुत आसान पनिशमेंट नहीं होती। तब मुझे समझ आया, वो डिंग बाइजू की हेल्प नहीं कर रही थी, वो सिर्फ सच को उसके मुंह पर रखना चाहती थी, सो दैट उसे सच का वेट पता चले। शायद गिल्ट, थोड़ा दर्द, थोड़ी जिम्मेदारी महसूस करे। सच कहूँ, मुझे अब भी उनका तरीका समझ नहीं आया, पर उनके मूड के कलर्स जो पूरे रेड शेड लिए हुए थे, सब कुछ बोल गए। वो डिंग बाइजू की मदद नहीं कर रही थी, वो बस सच्चाई बताकर सबको अपनी जगह पे ला रही थी। क्या वो फिर से यहाँ आएगा? मैंने क्वाइटली पूछा कार की तरफ देखते हुए। आंजू ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, अगले कुछ सालों तक तो नहीं। उसकी वाइफ शक करेगी अगर वो बार बार आएगा। मेरे अंदर एक छोटी सी रिलीफ की फीलिंग थी। एटलीस्ट यान कोंग शान को टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ना ये डर कि क्योंकि उसके पापा के साथ भाग जाएगी। मैं चलती हूँ, तुम लोग अंदर जाओ, आंजू बोल के निकल गई, एक हाथ से क्यों और मुझे वेव करती हुई। मुझे समझ नहीं आया, एक बार मिला हूँ मैं उनसे, फिर भी आज इतनी पर्सनल बातें मुझसे क्यों की? शायद मेरी फेस वैल्यू ट्रस्टवर्दी लगी होगी। जैसे ही हम दोनों वापस घर के अंदर आए, यान कोंग शान ने जैसे दुनिया ही जीत ली हो। उसने क्यू को लैप में उठाया, फुल एक्साइटेड वॉइस में पूछा, कैसी थी तुम्हारी ट्रिप? प्रिटी गुड, क्यू ने उसके गाल आर्म्स में डालते हुए खुशी से बोला। लेकिन वहाँ मुझे घर जैसा फील नहीं आया। मुझे अब भी लगता है आशान ही मेरे पापा हैं। उस मोमेंट में मैंने यान कोंग शान के फेस पे वो असली वाली खुशी देखी। 2 दिन से उसके चेहरे पे जो टेंशन थी वो सब वैनिश हो गया। जब उसने पहले कहा था ना, आई एम नॉट इन अ गुड मूड, अब लग रहा था वो सिर्फ एक फेस था। ये स्माइल ही असली आशान था। फिर किचन में वापस चला गया वो, क्योंकि डिनर तो हाफ कुक ही था ना। तब तक क्यू ने मुझे टीवी के सामने बुलाया, बोली, चलो चलो मियान मियान, रेसिंग गेम खेलेंगे। उसके हाथ 2 दिन से कंसोल के बिना कांप रहे थे। मैं बैठ गया उसके साथ, लेकिन एक चीज मिसिंग थी। अरे क्यू, तुम्हारे वो नए टॉयज कहाँ गए जो डिंग बाइजू ने उस दिन लेके दिए थे? मुझे याद था उस दिन उसने इतने सारे टॉयज दिए थे और आज एक भी नहीं दिख रहा था। क्यू ने कैजुअली बोला, वो तो मैंने आन के घर ही छोड़ दिए। ऐसे बोली जैसे कुछ खास बात हो ही नहीं। उसके फेस पर ना तो रिग्रेट था, ना कोई क्लिंगीनेस। मैं जब भी आन के यहाँ जाऊंगी तब मैं उनसे वहीं खेल लूंगी। मैं उसके पास सोफे पे बैठ गया था, क्रॉस लेग्ड। बोला, तो क्या अब तुम उन्हें अपने फादर की तरह देखती हो? वो अंकल के लिए जिसे फादर कहना चाहिए। नहीं, क्यों की टोन में एक छोटी सी नफरत थी। मैंने उन्हें क्लियरली कह दिया कि मैं खुश हूँ, तुम्हारे साथ नहीं जाना। अच्छा, तो फिर वो क्या बोले? और उन्होंने भी वही पुरानी बातें बोली कि अलग रहना ही बेटर है, कि वो मेरे स्पेस को रिस्पेक्ट करेगा। बट आई नो ना, वो मुझे नहीं अपनी बीवी से डरता है। उसकी ऑनेस्टी मुझे थोड़ा हंसा गई। मैं सोच रहा था कि कहीं क्यों उनके दिए टॉयज के लिए फॉल कर जाएगी। बट नाउ आई गेट इट कि इस बच्ची के अंदर भी एक अलग ही शार्पनेस है। सिंथेसिया तो नहीं है, लेकिन उसकी हार्ट रीडिंग पावर भी कम नहीं है। वो बोली, मैंने उससे पूछा था कि इतने साल तक क्यों नहीं आए। पता क्या बोला? वो बोले, मुझे तुम्हारे बारे में कभी पता ही नहीं था। मैंने चीख कर बोलना चाहा, झूठ। क्यों ने भी बोला। तो मैंने पूछा फिर कि फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? वो चुप हो गया, क्योंकि उसने किसी और से शादी की थी। मैंने सॉफ्टली कहा। क्यों ने भी कंफर्म करते हुए कहा, हाँ मुझे पता था, सिर्फ उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। फिर क्यों बोली, वो बहुत सैड लग रहे थे जब बोले कि वो हर महीने पैसे भेजेंगे, इवन दो वो मुझे बड़ा होते हुए नहीं देख पाएंगे। मुझे पता था कि वो मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा, ठीक है, आंट के अकाउंट में पैसे भेज देना, और वो कभी ना कभी उससे पॉकेट मनी या रेड एनवेलप बना के आशान को दे देंगी। मैं उसके फेस की तरफ देखता रहा। तभी गेम में कार एक शार्प टर्न पे लेफ्ट में घूमी, तो वो भी हल्का सा मेरे साइड लीन हो गई। मैंने उससे पूछा, तुमने ये सब प्लान पहले से किया था? थोड़ा सा, आंटी का भी आइडिया था। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग लेवल की जीनियस थी, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन। नाइदर उसने डिंग बाइजू को रिजेक्ट किया न एक्सेप्ट किया, बस उसके फादरली ईगो को भी हैंडल कर लिया और आशान को भी बेनिफिट मिल गया।
ये लड़की किसी दिन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगी या फिर फाइनेंशियल चोर। उसी मोमेंट क्यूक्यू ने एक गेम राउंड जीता और खुशी से खड़ी हो गई। ये उसके जीतने का स्टाइल अलग ही था, स्टैंडिंग अप एंड विगलिंग हर बट लाइक अ मिनी विक्ट्री डांस। मेरे अंदर का वरी भी उसके विगल के साथ में डिसॉल्व हो गया। फिर से हारे तुम, बहुत वीक हो, उसने टीज करते हुए मुझसे कहा। चलो एक और राउंड। डिनर के बाद हम दोनों ने रेसिंग गेम्स खेली और जब मैं फाइनली उठा सोने के लिए, मुझे लगा मैं वाइंडिंग रेस ट्रैक पर ही चल रहा हूँ। इतना डिजी हो गया था क्योंकि ऑलरेडी बेड में थी, एक छोटी सी पिंक क्विल्ट के अंदर। गुड नाइट। उसकी आवाज स्लीपी थी और वर्ड्स खत्म होने से पहले ही वो सो भी गई थी। मैं और यांग कोंग शैन क्वाइटली बाहर आए। फुटस्टेप्स सॉफ्ट थे, जैसे किसी ड्रीम को डिस्टर्ब ना करें। उसी वक्त वो बोला, यू वर राइट। मैं रुक गया। उसकी आंखों में एक जेंटल शाइन था जब उसने मुझे देखते हुए बोला, जो हॉस्पिटल में तुमने सजेशन दिया था ना कि क्यूक्यू को समझने का, वो सही था। मुझे उस पर ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए था। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, बोला, मुझ पे भी थोड़ा ट्रस्ट बढ़ा सकते हो। मैंने उसके चीक को सॉफ्टली टच किया, फिर उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस दिया। बोला, शॉवर टुगेदर करना है। उसका एडम्स एप्पल विजिबली गल्प हुआ। लफ्ज बोलने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं निकला। उसकी आंखों में ना था न हाँ, बस एक क्वाइट सरेंडर था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम की तरफ स्टेप बाय स्टेप ले गया। मुझे पता है कहने से कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ 18 का हूँ और अगर बोलूं कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो कोई भी मैच्योर इंसान उस पर विश्वास नहीं करेगा। बट इट्स ओके, मैं बोल के नहीं, प्रूव करके दिखाऊंगा। 1 साल में नहीं समझा तो 2 साल, 2 में नहीं तो 3। एक दिन आएगा जब वो भी यकीन करेगा। चाहे मैं दुनिया के किसी कोने में चला जाऊं, मैं हमेशा उसी के पास वापस लौट के आऊंगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। क्यूक्यू और मैं किटन से मिलने आए थे। क्यूक्यू किटन्स के साथ खेल रही थी। गुड किटीज, पूरा दूध खत्म करो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। फिर वो मुझसे बोली, मियान, अगर दुबई और अरबाई अडॉप्ट हो गई तो क्या मैं उन्हें फिर से देख पाऊंगी? मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर वो चली गई तो। मैं उसकी परेशानी समझता था तो मैंने उसे एक आइडिया बताया। कैसा होगा अगर हम उन्हें आशान के बुक स्टोर में ही रेस करें तो? वो तो खुशी हो गई, बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर मैं तो कभी भी उनसे मिल सकती थी ना। मैंने बोला, पर प्रॉब्लम ये है कि क्या आशान अलाउ करेगा? पर वो विंग करते हुए मुझसे बोली, डोंट वरी, मैं बात करूंगी उससे, मैं लीडर रहूंगी और तुम मेरा बैकअप। चलो उसे मनाते हैं। तो मैंने उससे बोला, चलो फिर उसे बिल्ली के बारे में बात करते हैं, और वो भी बिना किसी डिले के उसने हाँ बोल दिया। फिर सीधा यान कोंग शैन से परमिशन लेने चले गए। जैसे मैं हूँ डिफेंडर और वो हो गई मेरी फॉरवर्ड प्लेयर। वार डिक्लेयर हो गया था, लेकिन शॉकिंगली यान कोंग शैन ने इजीली सरेंडर कर दिया। बड़ा सिंपली बोला, ठीक है, स्टोर में वैसे भी काफी चूहे हो गए हैं, 2 कैट्स रखना अच्छा आइडिया है। मैं भी शौक में ही था। तब तक यान वांग्क्यू तो खुशी से चीयर ही करने लगी। तो फाइनल डिसीजन ये था कि किटन्स को वीन होने के बाद शॉप में फुल टाइम माउस हंटिंग के लिए भेज दिया जाएगा। सर्किट का ट्रांसफॉर्मेशन भी टाइम पे कंप्लीट हो गया। ओल्ड जैंग ने मुझे ले जाके सब चेक करवाया। बोला, अब कोई भी हाई पावर अप्लायंस चला लो, कोई इशू नहीं होगा। फिर उन्होंने रिमोट उठाया, क्लिक, और लिविंग रूम का वर्टिकल एसी ऑन हो गया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम एक टाइम पर दोनों फ्लोर के एसी भी चला सकते हो। कूल ब्रीज मेरे गालों पे लगा तो मैं तो खुशी हो गया। फिर मैंने थोड़ा कंफ्यूज होके पूछा, अरे ये एसी किसने लगवाया? मिस्टर यू ने, मतलब उसके डैड ने। मैं बस सर हिला के रह गया। सोचा, वैसे दिस टाइम डैड ने काफी अच्छा काम किया है। फिर ओल्ड जैंग ने मुझे एक एक्सेप्टेंस फॉर्म दिया साइन करने के लिए। मैंने सब पढ़कर, मतलब समझ तो कुछ नहीं आया, पर पढ़ लिया और साइन भी कर दिया। एक्सेप्टेंस फॉर्म साइन करने के बाद ओल्ड जैंग और टीम चली गई। और हाँ, लॉजिकली मुझे इस रात अच्छी नींद आनी चाहिए थी। नया एसी, फ्रेश रूम, सब कुछ रेडी था,
लेकिन दिल के किसी कोने में छुपी सेल्फिश डिजायर जीत गई और मैंने फिर से यानकोंग शैन के घर रात को जाने का प्लान पक्का किया। बाथरूम में थोड़ा बॉन्डिंग टाइम और फिर दोनों एक ही बेड पे हैक करके सो गए। अगले दिन मैंने लीव ले लिया था तो शॉप नहीं गया। दादाजी का रिटर्न था आज। उनका फ्लाइट अराउंड नून को लैंड होना था। एयरपोर्ट पिकअप के लिए वही पुराने अंकल जैंग के बेटे गए थे, बट उनकी फ्लाइट डिले हो गई और जब तक वो ग्रीन प्लम आइलैंड पहुंचे तब तक तो रात ही हो गई थी। हाँ, अगर मुझे पहले पता होता तो लीव लेने की जरूरत ही क्या थी। मैं अपने कल के ख्यालों में बिजी था। आशान के बारे में सोचना मेरे पेट में गुदगुदी ही कर देता था। तभी हाउस के सामने दादाजी सबको गुड बाय बोल रहे थे और उन्होंने मुझे आवाज लगाई, मियान। दादाजी एक सेकंड के लिए अपने घर के सामने रुक गए, अपना सूटकेस पकड़े हुए। ऊपर देखा, साय किया और बोला, अभी भी इतना टूटा फूटा ही लगता है। मुझे लगा, अरे ये तो सिर्फ अंदर की वायरिंग का काम हुआ है, आउटर पेंटिंग तो अभी भी पेंडिंग है ना। तो मैंने बोला, अगर आपको लगता है कि घर खराब लग रहा है तो मैं पापा को बोल के पेंटिंग भी करवा दूंगा ना। फिर जब मैं उनका सूटकेस उठाने लगा तो लिफ्ट ही नहीं कर पाया। हाँ, दूसरी बार मेंटली रेडी होके मैंने एक डीप ब्रीथ लिया, मसल्स टाइट किए और फिर एक ही पुश में सूटकेस उठाकर घर के अंदर ही ले आया। मुझे लगा था शायद मेरा इल्यूजन हो, लेकिन सच में ये सूटकेस तो हद से ज्यादा हैवी था। मैंने पूछा, दादाजी क्या भरा है इसमें, इतना भारी क्यों है ये? दादाजी की नजर सीधा एयर कंडीशनर पे गई। आंखों में थोड़ा स्पार्कल आया। बोले, अच्छा है, अभी भी थोड़ी तो इंसानियत बची है उसमें। फिर वो बॉक्स की तरफ देखकर बड़े एक्साइटेड होकर बोले, अरे वो कुछ सोवेनियर्स लाया हूँ, सारे यूजफुल चीजें हैं, देख खोल तो सही। और फिर बॉक्स से निकला एक वुडन ABC डॉल, एक एग शेप मेटल टूथपिक का बॉक्स और एक टूथपिक बॉक्स जिसमें टिश्यू बॉक्स जैसा दिखता था और एक फ्लफी फरी लेग पाई टोपी। बस वही टोपी देख के मैं थोड़ा डाउट में आ गया। मैंने सोचा, ग्रीन प्लम आइलैंड का वेदर तो, और ये टोपी, सीरियसली गर्मी में तो फ्यूज ही उड़ जाएगा। मतलब एक्चुअली वो ठंड में पहनने वाली टोपी थी, लेकिन दादाजी ने तो प्राउडली अपने सर पे ही पहन ली और पूछा, बग स्किन से बनी है, अच्छी लग रही है ना? वो मोमेंट देख के मेरा सवाल बस गले में ही अटक गया। क्या फर्क पड़ता है, बस खुश रहना चाहिए। दादाजी थोड़ा टायर्ड लग रहे थे फ्लाइट के बाद। थोड़ा खाना खाया, फिर बोले, मैं रूम में जाके सो जाता हूँ। फिर मैंने उन्हें AC ऑन करना सिखा दिया। टाइम देखा, 5 बजने वाले थे। यानकोंग शैन और क्यूक्यू भी शायद आ ही गए होंगे। मैं भाग के बाहर गया और पड़ोस के यार्ड में देखा। हाँ, वो लोग अभी जस्ट ही आए थे। यानकोंग शैन ने क्यूक्यू को गोद में उठाया हुआ था और मुझे देखते ही हल्का सा स्माइल किया। दादाजी आ गए क्या? उसने पूछा। आ गए, लेकिन फ्लाइट से थोड़ा थक गए हैं तो अभी सो रहे हैं। क्यूक्यू के चेहरे पर एक्साइटमेंट क्लियरली विजिबल थी। बोली, मैं उन्हें मिलने जाऊंगी जब वो उठ जाएंगे। मुझे उनका बना हुआ अंडा चाय, मतलब टी एग बहुत याद आ रहा है। मैं मुस्कुराया। उसका सर थोड़ा प्यार से थपथपाते हुए बोला, ठीक है, उठते ही बुला लूंगा तुम्हें। फिर हम सब घर के अंदर चले गए। यानकोंग शैन ने कैजुअली पूछा, खाना खाया? 2 ही बाइट खाए थे, पर अगर रुका लिया तो डिनर के लिए तो और खा सकता हूँ। वैसे भी मैं तो अभी भी ग्रो कर रहा हूँ ना, तो फिर ज्यादा बना लेता हूँ। और वो किचन में चला गया। शायद उसे लगा 2 ही लोग खा रहे हैं, तो आज का डिनर बेसिक था। 3 डिशेस और 1 सूप। पिछली रात के कंपैरिजन में 1 मीट डिश कम थी। तभी क्यूक्यू के चेहरे पर रियलाइजेशन आई। आज तुम अपने घर वापस जा रहे हो ना? उसके ऊपर एक इमेजिनरी ब्लू स्क्रीन फ्लैश हुआ, जैसे गेम कैरेक्टर का मूड मीटर डाउन हो गया हो। वो क्लियरली मुझे मिस करने लगी थी। मैं तो नेक्स्ट डोर ही हूँ ना, तुम बस मुझे बुला लेना। मैंने चॉपस्टिक से सब्जी उसके बाउल में रखी और एक हल्की सी स्माइल के साथ उसे देखा। क्यूक्यू अभी भी थोड़ी लो थी, लेकिन समझदार भी थी। बिना किसी टेंट्रम के बस चुपचाप सब्जी खाने लगी। मुझे उसका मूड ठीक करना था, तो मैं उसकी हर बात मान गया। सुनते सुनते उसने पूछा, मियान, तुम कॉलेज जा रहे हो ना? तुम वहाँ से कब वापस आओगे? मैं तुम्हें फिर से कब देख पाऊंगी? मैंने हाँ में सर हिलाया। बोला, ऑफ कोर्स,
मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगा। फिर उसने कहा, तो मैं तुम्हें लेटर लिख सकती हूँ। मैं आशान को बोलूंगी गोस्ट राइटर बनने के लिए। मैं सोच रहा था, अरे यार, मैसेज भेजना इजी है, लेटर लिखने की क्या पॉइंट है। लेकिन फिर याद आया जब मैं छोटा था ना, और टीचर ने हमें लेटर लिखना सिखाया था, और हम सब फ्रेंड्स एक दूसरे को हर दिन चिट्ठी भेजते थे, जैसे कोई सीक्रेट मैसेज हो। हर बार वो स्टैम्प चिपकाना, लेटर पोस्ट करना और फिर वेट करना उसके रिप्लाई का, उसमें एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। टेक्स्ट मैसेजेस कभी तो वो मैजिक नहीं ला सकते। तो मैंने हाँ कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो आशान से लिखवा लेना, मैं जरूर पढ़ूंगा। उस वक्त लगा ये आइडिया सच में अच्छा है। उस रात पता नहीं क्या हुआ, मैं अकेला था और नींद ही नहीं आ रही थी। शायद यानकोंग शैन के साथ सोने की आदत पड़ गई है। अब अकेला बिस्तर थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खाट पे कांटे उगाए हों। मैं बार बार करवट बदलता रहा। रात लंबी थी और नींद बिल्कुल दूर। मैंने फोन उठाया और देखा पिछले 2 घंटे से मैं बस करवट ही बदल रहा था। टाइम हो चुका था रात के 12 बजे। बिना किसी उम्मीद के मैंने यानकोंग शैन को एक मैसेज भेज दिया, सोए हो? मुझे लगा इस वक्त तो रिप्लाई नहीं आएगा, बस फोन बंद करके कोई मूवी देख लेता हूँ नींद बुलाने के लिए। तभी टिंग, एक नई नोटिफिकेशन स्क्रीन पे चमकी। आ जाओ। मेरी आंखों की नींद वहीं की वहीं उड़ गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और पूरे जोश में आ गया। चुपके से नीचे उतर गया कि कहीं दादाजी न जाग जाएं। दरवाजा भी ना क्वाइटली खोला और क्वाइटली ही बंद किया और भाग के नेक्स्ट डोर गया। यानकोंग शैन वहाँ पहले से ही खड़ा था, दरवाजा पकड़े हुए। उसके चेहरे पे भी नींद का नामो निशान नहीं था। सोए नहीं थे तुम? मैं सीधे उसके गले लग गया, हाथ उसकी कमर के अराउंड बांध लिए। सिर्फ उसने हल्की सी की, और जैसे ही वो किस करने को झुका, मैंने अपना फेस टर्न कर लिया। वो कंफ्यूज्ड हो गया, आंखें थोड़ी सी नैरो की और सीधा खड़ा हो गया। मैंने धीरे से बोला, तुम मुझे किस करोगे तो मैं बिल्कुल सो नहीं पाऊंगा। ट्रुथ तो ये था कि मैं बस पूरे 24 घंटे रुकना चाहता था, देखना चाहता था कि उसके सर के ऊपर का कलर बदला या नहीं। शायद उसने समझ लिया और बिना कुछ बोले सिर्फ मेरी गर्दन के पीछे हाथ रखा और एक और किस दे दिया। मैं अब क्या? ओके फाइन, एक दिन के लिए। अब तो किस हो ही गया था, तो फिर कोई डर ही नहीं। हम पोर्च में ही लंबे वक्त तक एक दूसरे में ही उलझे रहे। जब फाइनली किस खत्म हुआ तो मैं उसके चेस्ट से लग के बस सांस नॉर्मल कर रहा था। लगा आज का किस थोड़ा ज्यादा ही पसेसिव और इंटेंस था। क्या हुआ? फिर से कोई पॉइंट काटा मैंने उसकी आंखों में देख के पूछा। यानकोंग शैन ने मुझे पकड़ा और फॉरहेड पे एक और किस दिया। फिर बोला, तुमने आज मुझे कंफर्ट नहीं किया। मैं कंफ्यूज हो गया। क्या कंफर्ट नहीं किया? तुम पूरी रात क्यू को कंफर्ट करते रहे क्योंकि तुम मूव आउट कर रहे थे, लेकिन मैं भी तो उदास था, मुझे क्यों नहीं कंफर्ट किया? मुझे लगा ये बंदा मुझ पे इग्नोर का केस कर रहा है, तो मैंने अपने डिफेंस में बोला, क्यू तो छोटी है ना। और फिर ये कह के मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। उसने तुरंत मुद्दा ही पकड़ लिया। बोला, तो तुम कह रहे हो कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ? मैं, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था मेरा मतलब। मुझे लगने लगा जैसे मैं दाऊई की आत्मा बन गया हूँ। पहली बार लगा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड बनना एक टेस्ट सीरीज है। तो मैं बोला, मैं तो सोच रहा था तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझे स्टेयर किया, फुल एक्सप्रेशनलेस मोड में। मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद जब मैं कुछ बोलने ही वाला था, उसने फिर से मुझे किस कर लिया। पागल हो तुम, उसने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा। मैं इतना पेटी नहीं हूँ। मैं अंदर से सोच रहा था, पेटी तो नहीं हो, लेकिन तुम ईविल जरूर हो। मेरा मजाक उड़ा रहा है बंदा, और उसी में इसे खुशी भी मिलती है। उसने मेरा साइड फेस रब किया और एक लो सेडक्टिव टोन में बोला, सुबह जाना, अभी अंदर चलो। और मुझे अंदर खींचने लगा। मैं थोड़ा होश में था, दरवाजे का फ्रेम को पकड़ा और बोला, नहीं, दादाजी जल्दी उठते हैं, मैं वापस नहीं गया ना तो पकड़ा जाऊंगा। उसने कुछ कहने से पहले ही मैं उसके हाथ से खुद को छुड़ा के दूरी बनाता गया और बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से सो जाना।
और बिना पीछे देखे सीधा चल दिया। गेट के पास जाके बस एक बार पीछे देखा। यान कोंगशान डोर फ्रेम से टेक लगाए खामोशी से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक हल्का सा गुस्सा था और थोड़ी सैडनेस भी। मेरा दिल हल्का सा पिघला, लेकिन मैंने सिर्फ हाथ हिलाया और फर्मली वापस अपने घर आ गया। सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद। अभी स्कूल के एडमिशन में कुछ दिन बचे थे, तो मैंने बुक स्टोर जाना बंद कर दिया और बस घर पे ही चिल मार के स्कूल के लिए पैकिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन दादाजी फुल ऑन ओवर प्रोटेक्टिव मोड में थे। उन्होंने सब कुछ सूटकेस में डालना स्टार्ट कर दिया, सोप, शैम्पू, शॉवर जेल। मैं थोड़ा हेल्पलेस हो गया। बोला, दादाजी वो कोई जंगल थोड़ी ना है, स्कूल के पास सब कुछ मिलता है। और फिर मैंने एक एक करके वो सब आइटम्स निकालना शुरू कर दिया। लेकिन दादाजी ने फिर एक सनस्क्रीन की बोतल उठाई और जबरदस्ती सूटकेस में घुसा दी। बोले, मिलिट्री ट्रेनिंग आधा महीना चलेगा, अगर सनस्क्रीन नहीं लगाए ना तो स्किन ही जल जाएगी। मैं यूजुअली सनस्क्रीन नहीं लगाता, लेकिन धूप भी तो लिटरल फायर जैसी पड़ रही थी ना आजकल। सनबर्न का सीन नहीं लेना चाहता था, तो ठीक है, सनस्क्रीन भी पैक कर लिया। शाम को डिनर के बाद यान वांग्क्यू भागती हुई आई और पूछा, आप दोनों हमारे साथ सुपरमार्केट चल रहे हो ना? सुपरमार्केट मतलब ग्रीन प्लम आइलैंड का इकलौता हाइपर मार्केट जो नानपू स्ट्रीट के रोड पे था, वहीं जहां मूवी थिएटर, केटीवी, बच्चों का प्ले जोन और रेस्टोरेंट सब कुछ एक ही जगह मिलता है। दादाजी तो तुरंत रेडी हो गए। चलो चलो, मियान के लिए कुछ रह ना जाए। वॉलेट उठाया, कीज ली और बस निकल पड़े। यान कोंगशान की कार कोर्टयार्ड के बाहर ऑलरेडी खड़ी थी। दादाजी और वांग्क्यू पीछे बैठे और मैं नेचुरली फ्रंट सीट में। जब मैं कार में बैठा तो एक मोमेंट के लिए मेरी और यान कोंगशान की आंखें मिली। बस एक छोटी सी स्माइल की और वो हल्का सा पोलाइट टोन में बोला, थैंक्स, जैसे कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा हो। पीछे दादाजी और वांग्क्यू की नॉन स्टॉप बातें शुरू थी। वांग्क्यू एक्साइटमेंट में पूछ रही थी, डियर ग्रैंडफादर, क्या स्नो सच में हेक्सागोनल शेप का होता है? दादाजी ने शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं, स्नो बस कॉटन जैसा लगता है, वाइट, सॉफ्ट और ठंडा। फिर वो थोड़ा मुंह बनाते हुए बोले, टेस्ट वैसे सॉफ्ट आइस जैसा होता है, बट कुछ खास नहीं। वांग्क्यू की आंखें ही चमक गई। वाह, सुन के ही यम्मी लग रहा है। जैसे ही हम हाइपर मार्केट के एंट्रेंस पे पहुंचे, सबसे पहले दिखाई दिया बच्चों का प्लेग्राउंड। पूरे एरिया में क्रेजी एक्साइटमेंट फैली हुई थी। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और उनके पीछे थके हुए एडल्ट्स। कोई उनके साथ दौड़ रहा था तो कोई रेस्ट जोन में शांति ढूंढ रहा था। उस कलरफुल अम्यूजमेंट जोन ने सीधा यान वांग्क्यू का अटेंशन ग्रैब कर लिया। वो हर एक चीज को आंखों में भर कर देख रही थी। फेस पे क्लियर था कि शी रियली वांटेड टू गो इन। दादाजी ने तुरंत नोटिस किया और उसी एनर्जी में पूछा, क्यों अंदर खेलना है? मैं ले चलता हूँ। यान वांग्क्यू की आंखें चमक उठी, लेकिन फाइनल डिसीजन तो आशान के हाथ में था ना, तो सीधा उसने पूछ लिया, कहना है आशान? इतनी इनोसेंस और ईगरनेस देख के मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और जैसा एक्सपेक्टेड था, यान कोंगशान ने बिना किसी ड्रामा के हाँ बोल दिया। सिर्फ इतना कहा, प्ले सेफ और डेंजरस राइड पे मत जाना। और बस क्यों खुश। दादाजी ने तो एकदम बचपना एक्टिवेट ही कर दिया। क्यों का हाथ पकड़ा और खुद ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। और अब बचे मैं और यान कोंगशान। हाइपर मार्केट में सिर्फ हम दोनों रह गए। अब मुझे तो ऑनेस्टली कुछ खरीदना नहीं था, तो बस मैं उसके साथ साथ घूमता रहा। वो सीजनिंग सेक्शन में गया, एक बॉटल सोया सॉस उठाई, देखा, चेक किया और शॉपिंग कार्ट में डाल दिया और कैजुअली पूछा, सब कुछ रेडी है स्कूल के लिए? मैं तब तक ट्रॉली पे लीन कर रहा था, जैसे स्पाइन में ना थोड़ा दर्द हो। लेजी संडे मोड एक्टिवेटेड। बोला, हो गया, मैंने धीरे से कहा। फिर उसने एक और बॉटल कुकिंग वाइन उठाई और कार्ट में डाल ली और फिर बिना देखे कैजुअली बोल दिया, मैं उस दिन तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैं थोड़ा पॉज हुआ, सीधा खड़ा हो गया और बोला, पापा कह रहे थे कि वो पिक करेंगे। मे बी पापा सच में कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं या फिर दादाजी ने डांटा होगा उन्हें। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने काफी बार मैसेजेस भेजे जो पहले कभी नहीं किया था उन्होंने। सच कहूँ
तो मुझे अब उतना फर्क नहीं पड़ता। माँ हमेशा कहती थी वो एक अच्छे फादर नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे और मेरी माँ के साथ कभी कुछ बुरा भी नहीं किया। और मुझे लगता है कि मैं नहीं चाहता कि दादाजी बीच में फंसे रहें। उनका बेटा है मेरा बाप, और वो चाहते हैं कि हम दोनों का रिलेशन ठीक हो। यान कोंग शैन ने बस एक छोटा सा ओह कहा, नो जजमेंट नो रिग्रेट, और फिर वो स्नैक सेक्शन की तरफ बढ़ गया। मार्शमेलोज, चॉकलेट कप्स, स्ट्रॉबेरी स्टिक्स, सब वो चीजें ले रहा था जो यान वांग्यू को पसंद थी। एक एक करके बिना सोचे समझे सब कार्ट में डालता जा रहा था, एक केयरिंग रिस्पॉन्सिबल फादर की तरह। और तब मुझे अपने पापा याद आए। एक तरफ वो इंसान जिसे मेरा बर्थडे भी याद नहीं रहता, दूसरी तरफ ये इंसान जो छोटी छोटी चीजों में भी अपने परिवार का ध्यान रखता है। बस दिल के कोने में थोड़ी सी जेलोसी महसूस हुई। क्या हुआ? यान कोंग शैन ने पूछा जब उसने देखा कि मैं उसे बस स्टेयर कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ हल्का सा अपना सर हिला दिया। ऑफ कोर्स मैं अपने मन की बात तो बोलने वाला था नहीं ना, बहुत हाइपोक्रिटिकल लगता। तो मैंने बोला बस देख रहा हूँ कि कुछ और रह तो नहीं गया ना। एक बॉक्स बॉनबॉन उठाया शेल्फ से, थोड़ा घूरा, लगा शायद इतना टेस्टी नहीं होगा, और फिर वही हेसिटेशन, आखिर में वापस रख दिया। नया ट्राई करने का करेज ही नहीं हुआ। बचपन में जब माँ के साथ सुपरमार्केट जाता था ना, तब हर चीज एक्साइटिंग लगती थी, लेकिन फिर स्कूल, एग्जाम्स और ऑनलाइन शॉपिंग ने ये सब रिप्लेस कर दिया। और आज सालों बाद हाइपर मार्केट में आया हूँ तो शेल्फ्स में इतने सारे नए नए स्नैक्स देख के एकदम फ्रेश फीलिंग आ रही थी। सॉल्ट एंड विनेगर चिप्स, लिची बिस्किट्स, और जब टी सेक्शन में पहुंचा तो मिला ग्रीन प्लम ओलोंग। ये क्या टेस्ट होगा? थोड़ा खट्टा या स्वीट? उस मोमेंट पे लग रहा था जैसे ग्रैंड व्यू गार्डन में एंट्री हो गई हो। हर चीज नई जगह की लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं सब चीजों को सिर्फ देखता रहा और क्वाइटली शेल्फ पर वापस रख देता। आखिर में सिर्फ एक टूथपेस्ट और 2 कंफर्टेबल लुकिंग कॉटन सॉक्स लिए। थोड़ा बोरिंग लेकिन सेफ। जब चेकआउट हुआ तो पता चला दादाजी मोबाइल लेके गए ही नहीं थे। तो यान कोंग शैन ने बोला तुम जाओ प्लेग्राउंड, उनको बोल दो कि रेडी हो जाएं। मैं भाग के चिल्ड्रंस पैराडाइज गया। वहाँ देखा यान वांग्यू एक ग्रुप के बीच में थी। वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुकी थी। दादाजी कुछ लोगों के साथ साइड में बैठे थे, हंस रहे थे, चिल्ड आउट वाइब्स। और बच्चे वो तो एक्साइटेड थे। एक छोटा लड़का पूछ रहा था तुम चलती कैसे हो प्रोस्थेटिक के साथ? बहुत कूल लगता है क्या? प्रोस्थेटिक बढ़ते हैं क्या जब हम बड़े होते हैं? किसी ने बोला। मम्मी ने बोला ये बहुत महंगे होते हैं, सिर्फ स्पेशल लोगों को मिलता है। और तब यान वांग्यू ने कॉन्फिडेंस से अपना हाथ कमर पे रखा, छाती थोड़ी आगे की और एक पैर ब्लॉक पे टिकाया, अपना प्रोस्थेटिक लेग पूरा दिखाते हुए बोली हाँ आई एम जस्ट दैट कूल। और सबके सवालों के आंसर्स एक एक करके दे रही थी। प्रोस्थेटिक ग्रो नहीं करता, रिप्लेस करना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मेरे पापा के पास पैसे हैं। बच्चे उसे एडमायरेशन से देख रहे थे। तभी एक छोटे लड़के ने पूछा मैं टच कर सकता हूँ? लेकिन उसकी सिस्टर ने तुरंत मना कर दिया। बोली नहीं, ये एक लड़की का लेग है, लड़का कैसे टच करेगा? और फिर टर्निंग टू यान वांग्यू स्माइलिंग करके उसने खुद ही पूछा पर मैं तो लड़की हूँ ना, तो मैं टच कर सकती हूँ? यान वांग्यू ने बिना झिझक के हाँ बोल दिया, एकदम जनरस, एकदम चिल। मैं थोड़ी देर उन्हें दूर से देखता रहा और उस मोमेंट में मन में एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे एक ग्लास स्वीट एंड सॉर लेमोनेड पी ली हो, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी। बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना, सोचकर अजीब लगता है कि हम सब भी कभी ऐसे ही क्यूट थे और आज सब बड़े हो गए। तभी यान वांग्यू ने ऊपर देखा और जैसे ही उसने मुझे देखा बिल्डिंग ब्लॉक से अपना पैर हटा लिया। मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर खेलूंगी, बाय बाय वेव किया और ग्रुप से निकलकर सीधा मेरी तरफ भागी। पीछे से बच्चे उसे अलविदा बोलने लगे और फिर सब अपने पेरेंट्स के पास चले गए। कुछ ही सेकंड्स में प्लेग्राउंड ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया। मैं उसे लेके दादाजी को ढूंढने गया और दूर से ही सुना ये मेरा पोता है, देखा कितना स्मार्ट है, अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया है
और एकदम टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, फ्यूचर का डिप्लोमेट बनेगा। वो लोगों को मेरे बारे में प्राउडली बता रहे थे और साइड बाय साइड अच्छी लड़की ढूंढने का भी पूछ रहे थे। उनके आसपास के लोग सर हिला रहे थे और दादाजी फुल ऑन कॉन्फिडेंट टोन में नेक्स्ट लाइन में ही बोल पड़े, वैसे कोई अच्छी लड़की हो तो इंट्रोड्यूस कर दो। मुझे लगा कहीं ब्लाइंड डेट ना फिक्स कर दे, इसलिए तुरंत आगे बढ़ के मैं ही बोला, दादाजी मैं आ गया। दादाजी थोड़ा डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ उठे। इतनी जल्दी शॉपिंग कर ली? जल्दी? दादाजी 1 घंटा हो गया, अगर आप ऐसे ही बातें करते रहे तो सुपरमार्केट बंद हो जाता। उन्होंने घड़ी देखी और बोला, कहा अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। जब एग्जिट पे पहुंचे तो यान कॉन्ग शैन ऑलरेडी वहां खड़ा था, हाथों में बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स के साथ में। मैं आगे बढ़ के एक बैग लेने लगा, लेकिन उसने धीरे से साइड स्टेप करके मुझे मना कर दिया। बोला, नो नीड टू। मैंने उसके चेहरे को देखा, पता चल गया जब वो ऐसे डिसीजन ले ले तो उससे आर्ग्यू करना बेकार होता है। कभी कभी उसकी ये जिद भी ना क्यूट लगती है, पर लगा कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैंने धीरे से उसे बता दिया कि चिंता मत करो, दादाजी सिर्फ मजाक कर रहे थे। अगर उन्होंने मेरे लिए ब्लाइंड डेट सेट भी कर ली ना तो मैं जाऊंगा ही नहीं। सुपरमार्केट के बाहर एक आइस स्टॉल लगा था। छोटी छोटी प्लास्टिक बाउल्स में हैंड शेप्ड आइस प्लस कलरफुल जैम्स डाले जा रहे थे। 5 रुपए पर बाउल और एकदम क्राउडेड विद किड्स। जब से दादाजी ने स्नो का डिस्क्रिप्शन दिया था ना, तब से यान वांग्यू का मन कर रहा था उसे ट्राई करने का, और मुझे लग रहा था कि दादाजी का भी मन कर रहा है। वो आइस स्टॉल को देखते हुए निकलते जा रहे थे। आखिर में दादाजी ने पैसे दिए और आइस ले लिया। 2 बाउल्स लिए गए, एक में स्ट्रॉबेरी जैम, दूसरे में पाइनएप्पल। दादाजी और वांग्यू दोनों बर्फ से कांप रहे थे, लेकिन खाना बंद नहीं कर पा रहे थे। आइस स्क्वीज शट, चेहरे रेड, फिर भी स्पून चलते जा रहे थे। उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था जैसे किसी पोस्ट कार्ड का सीन हो, और मुझे लगा ये मोमेंट कैप्चर करने लायक है। शैन यानी यान कॉन्ग शैन ने गाड़ी सीधा ग्रैंडफादर के घर के सामने ही रोकी। मेरी तो बस 2 छोटी चीजें थी, टूथपेस्ट और 2 पेयर कॉटन सॉक्स। मैं सोच रहा था कि गाड़ी से खुद ही ट्रंक से निकाल लूंगा, पर जैसे ही मैंने पूछा, आशैन भी मेरे पीछे ही आ गया। उसने बिना कुछ बोले एक बड़ा शॉपिंग बैग निकाला और सीधा मेरे हाथ में दे दिया। उस वेट और वॉल्यूम से ही समझ आया कि ये सिर्फ 2 पेयर ऑफ सॉक्स और टूथपेस्ट तो नहीं हो सकता। मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज था और उसने बिना कुछ पूछे वो बैग मेरे हाथ में रखा और सीधा चला गया, जैसे ये पूरी छोटी सी गेस्चर बिना बताए ही कुछ कह गई हो। मैंने बैग के अंदर झांका और सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ बोला, अरे वाह, इतने सारे स्नैक्स। मैं चुप था क्योंकि मैंने तो ये स्नैक्स लिए ही नहीं थे। मैं तो और ज्यादा शॉक में था। नीचे देखा तो अंदर वही चीजें थी जो मैं सुपरमार्केट में सिर्फ देख देख कर वापस रख रहा था। सॉल्ट एंड विनेगर चिप्स, बॉन चॉकलेट्स और वो ग्रीन प्लम उलांग टी। वही चीजें जो सिर्फ एक मोमेंट के लिए चाहिए लगी थी, पर फिर सोचा था कि नहीं, जरूरत नहीं, और शैंग ने सब ले लिया था। मेरे लिप्स थोड़े मूव हुए। इतना कुछ बोलना था उस मोमेंट में, पर दादाजी और क्यू के प्रेजेंस में सिर्फ 2 शब्द निकले, वो भी थोड़े ट्रेमलिंग टोन में, थैंक यू। शैंग के चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल आई। उसने हाथ उठाया जैसे मेरे बालों को रब करने वाला हो, पर फिर याद आया कि हम अकेले नहीं हैं, और हाथ आधे रास्ते में ही रुक गया। फिर उसने बस कैजुअली इतना ही पूछा, एक कैजुअल सा पर डीप मीनिंग वाला क्वेश्चन, शाम को आओगे ना? मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आज नहीं जाऊंगा, पर उसके पूछने का तरीका ही ऐसा था कि मना करना मुश्किल था। तो सिर्फ थोड़ा स्माइल करके मैंने बोला, या मैं आता हूँ बाद में। मैं दादाजी के साथ अंदर लौट आया। दादाजी सीधा टीवी के आगे बैठ गए और मैं लो वॉइस में गाना हम करते हुए बैग के अंदर के स्नैक्स निकालने लगा। टेबल पर सब कुछ एक एक करके रखा और टेस्ट करने लगा जैसे एक छोटा रिव्यूअर हूँ। सॉल्ट एंड विनेगर चिप्स, उफ, थोड़ा ज्यादा ही सॉर बट एडिक्टिव। बॉन चॉकलेट, टू रिच, मुझे पसंद नहीं आई। लीची बिस्किट्स, स्वीट बट लाइट और बहुत टेस्टी। और फाइनली ग्रीन प्लम उलांग टी, न ज्यादा खट्टा न मीठा, बस एक फ्रेश प्लम की सॉफ्ट फ्रेगनेंस
और स्मूथ टेस्ट। स्नैक्स टेबल पर भरा हुआ था और मेरा मुंह मिक्स्ड फ्लेवर से, स्वीट, सॉल्टी, सॉर, पर दिल के अंदर सिर्फ एक ही टेस्ट था, मीठा, जैसे पूरा दिल एक हनी जार में डूब गया हो। अगला दिन रजिस्ट्रेशन का था, वही दिन जब मेरा इंटर्नशिप फेज ऑफिशियली खत्म होने वाला था और मैं बन जाता एक रेगुलर एम्प्लॉय। इतना बड़ा माइलस्टोन, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही मिशन चल रहा था, यान कॉन्ग शैन के मूड वैल्यू को ट्रैक करना। और सच बताऊं तो 24 घंटे तक बिना उसको किस किए रहना मुश्किल होता जा रहा था। अगर मैं एंशिएंट चाइना में होता ना तो डेफिनेटली एक बेवकूफ राजा बन जाता जो अपने पोमेरियन के लिए हर रिडिकुलस काम करने को रेडी था। लेकिन यहाँ तो पोमेरियन के नाम पे यान कॉन्ग शैन था ना। डाबाई और आरबाई को मैंने ग्रीन प्लम आइलैंड छोड़ने के पहले बुक स्टोर में छोड़ दिया था। वेंडिंग ने बताया दोनों कैट स्टोर में सुपर पॉपुलर हो गए हैं। गर्ल्स उन्हें देखते ही रुक नहीं पाती। फोटोज, हग्स और चीक किसेस सब कुछ मिलता है उन्हें। मुझे लगता है कि वो दोनों अब उस बुक स्टोर के ऑफिशियल मैस्कॉट्स बनने वाले हैं। रात में जब पैकिंग खत्म कर रहा था, मैंने लगेज के अंदर लास्ट चेक किया। मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए फोन तो ले जा नहीं सकते, तो बस स्पिरिचुअल फूड ले जाना जरूरी था। सो मैंने वो 2 किताबें पैक की जो यान कॉन्ग शैन ने मुझे गिफ्ट की थी। पता नहीं क्यों, बस एक इमोशनल अटैचमेंट था उनमें। डिनर के बाद जैसा रूटीन है, मैं यान कॉन्ग शैन के घर गया। यान वानक्यू को पता था कि मैं कल जा रहा हूँ, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रोते रोते उसने मुझे गले लगाया और छोड़ने से इनकार ही कर दिया। चाहे वो कितनी भी स्मार्ट हो, पर अभी भी सिर्फ 5 साल की तो थी और उसके लिए अलविदा कहना आसान नहीं है। मुझे उससे वादा करना पड़ा कि हर हफ्ते आऊंगा मिलने और जब भी टाइम मिलेगा कॉल भी करूंगा। तब जाके उसके ऊपर का सैड ब्लू ऑरा थोड़ा हल्का हुआ। रोते रोते थक गई थी तो बोली, आंखें दुख रही हैं, मुझे सोना है। यान कॉन्ग शैन ने उसे उठा के सुला दिया और 5 मिनट में वापस नीचे आ गया। टाइम देखा तो अभी 10 नहीं बजे थे, मतलब थोड़ा और रुक सकता हूँ। कोक पियोगे? यान कॉन्ग शैन ने फ्रिज खोलते हुए मुझसे पूछा। मैंने एक कैन ऑलरेडी पी ली थी और स्टमक थोड़ा फुल लग रहा था, तो मैंने कैजुअली पूछा, आइसक्रीम है क्या? उसने फ्रीजर चेक किया और मुझे एक सॉल्टेड आइस पॉप पकड़ा दिया। खुद एक आइस कोल्ड बियर लेके सोफे पे बैठा और टीवी पे फुटबॉल मैच लगा दिया। मैंने पॉप्सिकल का रैपर खोला, एक बाइट ली और थोड़ा मैच देखा। फिर धीरे से मेरी नजर वापस उस पे जाकर रुक गई। यान कॉन्ग शैन शांत, कंपोज्ड, सटल सी बियर सिप करता हुआ। यान कॉन्ग शैन सोफे पे बैठा हुआ था, आंखों से टीवी स्क्रीन देख रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे उसे फील हो गया कि मैं उसे देख रहा हूँ। उसने बियर उठाई, लिप्स तक ले गया, पर नजर सीधा मुझ पे टिक गई। क्या देख रहे हो? उसने कैजुअली पूछा। मैं कॉफी टेबल पर झुक गया और उसे रिमाइंड कराया, कल मैं जा रहा हूँ। उसने एक मोमेंट तक मुझे देखा, फिर से टीवी की तरफ देखने लगा। बियर का एक सिप लिया जैसे कोई ओल्ड डीवीडी हो जिसकी वॉइस सिंक आउट हो गई हो, और फाइनली धीरे से एक बस इतना ही। मैंने एक ही बाइट में पॉप्सिकल का टुकड़ा तोड़ लिया। थोड़ा अनॉयड टोन में बोला, तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है? टीवी पे मैच चल रहा था, कमेंटेटर की आवाज फुल जोश में थी। एक टीम गोल के बिल्कुल करीब थी, पर गोलकीपर ने उसे रोका और मैच फिर से स्टेलमेट में चला गया। उसने बिना आंख हिलाए जवाब दिया, बी केयरफुल। आर यू सीरियस? मैं थोड़ा सा ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। पॉप्सिकल हाथ में लेके सीधा उसके पास ही जाके बैठ गया। गेम अपने पीक पे था, लेकिन मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पे अटका हुआ था, मैं रेगुलर बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा ना? इंटर्नशिप के बाद मैं यही रह पाऊंगा या नहीं? जहां मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पे अटका हुआ था कि क्या मैं अब आशान का एक रेगुलर बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा? इंटर्नशिप के बाद यहाँ आ पाऊंगा या नहीं? पर यान कॉन्ग शैन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बियर कॉफी टेबल पर रखी और एक अजीब सी साइलेंस में चला गया। उसके एक्सप्रेशन देख के मेरा दिल धक से रह गया। और फिर उसने बोला, मुझे शुरू से ही हाँ नहीं कहना चाहिए था। मैं लिटरली फ्रीज हो गया। मतलब क्या? मेरे दिमाग में तुरंत सारी वर्स्ट केसेस सिनेरियोज आने लगे। तभी उसने कहा, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स पसंद नहीं। मेरा पॉप्सिकल मेल्ट हो चुका था।
उसकी लिक्विड फॉर्म मेरी उंगलियों से टपक रही थी, पर मैं उसे इग्नोर करके फाइट बैक करने लगा। पर मैं विंटर और समर वेकेशंस में आ सकता हूँ ना, मैंने तुरंत बोला, ऑलमोस्ट प्लीड करते हुए। उसने 1 सेकंड रुक के हाथ बढ़ाया और मेरा मेल्टेड पॉप्सिकल लेके अपनी बियर के ऊपर रख दिया, शायद थोड़ा ठंडा करने के लिए। फिर बोला, मुझे मुझसे छोटे लवर्स भी पसंद नहीं। आउच, चुभा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं बोला, तो मैं मैच्योर होने की कोशिश करूंगा, मैं वादा करता हूं। उसने टिश्यू निकाला और बिना कुछ बोले मेरे फिंगर्स जेंटली वाइप करने लगा, और फिर उसने नजर उठा के पूछा, तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? रूम के दूसरी तरफ टीवी के अंदर चीयर्स गूंज रहे थे, क्राउड का शोर, कमेंटेटर की आवाज, सब कुछ एक साथ। लेकिन मेरे दिल के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फाइनल मैच में हार गया हूँ। इतने साल, इतना वेट, और अब जो फाइनली लाइक नाम की चीज मिली, तो पता चला ये चीज तो दिल में ही रह जाती है, निकलती ही नहीं। मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, मैंने धीरे से बोला। पहली बार किसी को इतना पसंद करता हूँ। यान कॉन्शान चुप था, सिर्फ उसकी आईलैशेस का शैडो और नोज ब्रिज दिख रहा था, बस इतना ही। पर उस छोटी सी झलक में भी मैं समझ नहीं पा रहा था वो खुश है या गुस्सा। और तभी उसने पूछा, क्या फूबुई से भी ज्यादा? मैं लिटरली चौंक गया था। फूबुई का अब क्या लेना देना भाई, मैं उसे नहीं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने तुरंत जवाब दिया, थोड़ा शेकी वॉइस पर पूरा दिल उसमें डाल के। मैं उसके लिए कुछ महसूस नहीं करता, अब नहीं। यान कॉन्गशान के लिप्स के कॉर्नर हल्के से कर्व हुए, एक स्माइल जो क्लियर नहीं थी पर फील होती थी। फिर वो बोला, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पसंद नहीं, ना ही मुझे छोटे लवर्स पसंद है। मुझे तुम्हारे साथ एग्री ही नहीं करना चाहिए था। थोड़ा पॉज लिया, आंखें उठाई और ऐड किया, लेकिन मैं टेम्पटेशन से बच नहीं पाया। हाँ, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तभी वो बोला, सो अब उन दोनों बातों का कुछ मतलब नहीं है। तभी जैसे सिंड्रेला का मिडनाइट बेल बज गया हो, और उस मोमेंट में उसका ट्रू कलर सामने आ गया। उसके हेड के ऊपर का मूड सडनली एक पिंक ग्लो में बदल गया। वो सॉफ्ट, वार्म और थोड़ा शाय सा कलर जो मैंने उसमें कभी नहीं देखा था। मैं लिटरली ब्लिंक करता रहा, कंफर्म करने के लिए कि ये इल्यूजन तो नहीं है, और मुझे लगा पिंक इतना खूबसूरत भी हो सकता है। तभी टीवी पर एक लाउड गोल की चीयर आई और वो सीधा स्क्रीन की तरफ देखने लगा। मैंने मुंह बनाया, अरे तुम अभी सीरियस बात कर रहे थे ना? मैंने फिर उसका फेस हाथ से अपनी तरफ टर्न करके कहा, और फिर यान कॉन्गशान ने ब्लिंक किया जैसे उसे अमनीशिया हो गया हो। हाँ, क्या फिर? मैं थोड़ा एंग्जियस हो गया। हल्का सा टीजिंग टोन में मैंने बोला, तो फिर तुमने रजिस्ट नहीं किया? फिर उसने मेरी तरफ देखा, जैसे फाइनली समझ गया कि मैं किस बात की तरफ हिंट कर रहा हूँ, और फिर वो धीरे से मेरे पास आया, वॉइस हल्की सी हंसी के साथ। बोला, तो मुझे तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस लव करना पड़ेगा ना, एक ऐसे लवर के साथ जो मुझसे छोटा है। शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस इतना सिंपल। कोई ग्रैंड कन्फेशन नहीं, सिर्फ एक काम सेंटेंस जो अंदर जाके धमाका कर गया। मैं थोड़ा हंसा, थोड़ा कंफ्यूज हुआ, बस इतना। वो भी हंसा, हाँ बस इतना। पर सच में दोनों के बीच कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस था, सिर्फ म्यूटेड टीवी और एक स्लो हार्ट बीट। उस मोमेंट में मुझे लगा शायद यही लाइक का रियल फॉर्म होता है, न ड्रामा न टेंशन, सिर्फ एक सॉफ्ट फीलिंग जो दिल के अंदर क्वाइटली ब्लूम करती है। उसके लास्ट वर्ड्स लिप्स के बीच में कहीं मेल्ट हो गए, और हम दोनों के बीच का डिस्टेंस एक किस के अंदर डिसॉल्व हो गया। वो पिंक हेड वैल्यू सिर्फ एक छोटी सी झलक देकर फिर से गायब हो गई थी। ठीक है, बट नाउ आई नो ये मोमेंट सिर्फ एक सिंपल ग्लिम्स, लेकिन परफेक्ट था। उसके हाथ थोड़े स्टिकी थे और उसका फेस लिटरली स्वीट लग रहा था। कभी वो ज्यादा डोमिनेंट होता था, लेकिन आज मैं खुद उसके आर्म्स में था और सोफे ने हम दोनों को समेट लिया। मुझे याद नहीं कितनी देर हुई, बस एक टाइम आया जब मैं उसके ऊपर था
और ब्रेथ शॉर्ट हो रही थी। मैंने हंसी के साथ पूछा, सो अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं ना, ऑफिशियली? उसने अपनी पोजीशन थोड़ी एडजस्ट की और सोफे पे लेट बैक हो गया। स्माइल करते हुए बोला, चाहो तो एक लिखित सर्टिफिकेट भी भेज दूं। मैं सीधा उसके चेस्ट पे गिर गया और उस मोमेंट में सब कुछ थोड़ा ब्लर्ड सा हो गया। कल का थॉट मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैं कल जाने वाला था और वो थॉट ही मुझे उसके पास और जोड़ रहा था। मैंने धीरे से कहा, उसके शोल्डर पर फेस रखते हुए, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारे लिए काम कर लूंगा, बस स्कूल मत भेजो मुझे। वो हल्की सी हंसी हंसा और अपनी उंगलियां मेरे बैक पर स्लोली चलाते हुए बोला, तो फिर मैं तो एक कावर्ड बन जाऊंगा ना, जिसने सेलेस्टियल वुमन के विंग्स छुपा दिए थे ताकि वो कभी वापस ना जा सके। मैंने उसके चेस्ट के अगेंस्ट स्माइल किया। सोचा, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं किसी के हग में इतना अटैच्ड हो जाऊंगा। पर आज मुझे लगा इस दुनिया में रहने का मतलब ही है यही, ग्रीन प्लम आइलैंड, मेरी माँ का रीमैरिज, दादाजी का डिसीजन, सब चीजें इस मोमेंट तक लाई थी मुझे, यानकोंग शान तक। मेरा दिल लिटरली ओवरफ्लो हो रहा था, एक ऐसी खुशी से जो एक्सप्लेन नहीं होती। अब तो अगर वो फूवी भी कॉल करे ना, तो भी मैं बस उससे यही बोलता, यार गर्मी में शर्ट पहन के रहना, अपना ख्याल रखना। मैंने उसके नेक के पास झुककर विस्पर किया, कल के बाद हम 1 महीना नहीं मिलेंगे और मुझे तुम्हें जानते हुए 2 महीने भी नहीं हुए। उसके हाथ मेरे बैक पे रुक गए। बोला, 1 महीना? उसने थोड़ा सरप्राइज टोन में पूछा। मुझे लगा सिर्फ 2 हफ्तों का ब्रेक है। फिर उसने मुझे और टाइट पकड़ लिया, अपना फेस मेरे नेक के पास छुपाते हुए बोला, फॉरगेट इट, तो फिर मत जाओ, मैं तुम्हें छुपा लूंगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला, छुपा लोगे? कहाँ? उसका आंसर ऑलमोस्ट प्लेफुल था। बोला, एटिक में, मैं रोज खाना ले आऊंगा और जब मूड हो तब थोड़ा खा भी लूंगा। उसने हल्की सी बाइट ली, इतनी सॉफ्ट कि गूज़बम्प्स ही आ गए। 1 सेकंड के लिए लगा ये बंदा सीरियसली एक बिग कैट है, जेंटल बट जंगली। कॉफी टेबल पे बियर के कैन पे पानी के ड्रॉप्स जम चुके थे और पॉप्सिकल, वो तो पूरा एक पडल बन गया था। रूम की एयर थिक थी, थोड़ी हीट, थोड़ा आफ्टर ग्लो। जब मैं फाइनली सोफे से उठा, पैर लिटरली वीक लग रहे थे। उसने हंसी के साथ पूछा, चाहो तो मैं तुम्हें कैरी कर लूं? मैंने तुरंत शर्म से बोला, नहीं, जरूरत नहीं। नीचे उतरते हुए बोला, देखो मैं चल सकता हूँ। फिर जैसे ही मैं डोर के पास गया, उसने मुझे फिर से खींच लिया और एक और किस चुरा ली। एक टेस्ट जो मुझे ब्लश कर गया और उसके लिप्स के बीच एक अजनबी स्वीटनेस थी। बस 1 सेकंड के लिए सोचा, अगर यान वानक्यू अभी नीचे आ गई ना, तो हम दोनों जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएंगे। मैं फाइनली खुद को उससे अलग किया और लिटरली भाग गया। हाथ से वेव करते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, मिस करना मुझे। उसका लाफ मेरे पीछे गूंजता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग डैड कार लेकर आ गए थे। लगेज कार में लोड हो गया। ग्रैंडपा गेट के पास खड़े थे, आईज थोड़ी रेड पर स्माइल स्टेडी। अच्छा पढ़ना बेटा, उन्होंने कहा। मैं वेट करूंगा तुम्हारे ग्रीन प्लम आइलैंड वापस आने का। मैंने कार की विंडो से हाथ निकाला और उनका हाथ थामा, फिर बोला, दादाजी आप भी अपना ख्याल रखना। दोनों के हाथ एक पल के लिए लटाइट हुए और फिर कार का इंजन स्टार्ट हो गया और कार धीरे धीरे मूव करने लगी। उन्होंने एक हाथ से आंख पोंछी और मुझे देखते हुए पीछे मुड़ गए ताकि मैं उनका सैडनेस ना देख पाऊं। रोड नैरो थी और जब हम यानकोंग शान के घर के पास से गुजरे तो वो भी डोर के बाहर आया। मैंने उसे हाथ से वेव किया और उसने मुझे देखा। मैंने लिप्स के पास हाथ ले जाके शाउट किया, वेट फॉर मी टू कम बैक। वो दूर था बट मुझे लगा जैसे वो स्माइल कर रहा हो। सीन शिफ्ट होता है कॉलेज पर। रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर, मैं थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ। एक और स्टूडेंट फेंट हुआ और फाइनली उस स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर ने सबको 5 मिनट का ब्रेक दे दिया।
कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म लिटरली एक स्टीमर बन गया था। धूप इतनी तेज थी कि लगता था बॉडी के अंदर का पानी ही उबल के बाहर आ रहा है। पसीने की मोटी मोटी ड्रॉप्स नेक से नीचे गिर रही थी। इतनी गर्मी, जिंदगी में कभी मैंने इतना पसीना नहीं बहाया था। मुझे अब समझ आया, यान कॉन्ग शैन ने जोक नहीं किया था। मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होते होते मैं सच में पील ऑफ हो जाऊंगा। रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर, मैं भी अनकंफर्टेबल हूँ। आवाज फेमिलियर लगी। मैंने साइड ग्लास दिया और हाँ, वो था फू वई। इंस्ट्रक्टर ने परमिशन दी और वो लाइन से निकल के अकेले फील्ड के कोने पे जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एक्चुअली मैं कॉलेज के पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन डेस्क पे उससे मिला था और मुझे लगा था कि ये साइको मुझे फॉलो करके यहाँ तक आ गया। ऑलमोस्ट उसके साथ लड़ाई ही हो जाती उस दिन, पर फिर उसने एडमिशन लेटर निकाला। प्रूफ के साथ बोला, मैं भी होंगदा में एडमिट हुआ हूँ, तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था। और मुझे मानना पड़ा कि लड़का सच बोल रहा था। मैं लॉ डिपार्टमेंट में था, वो इकोनॉमिक्स में। क्लासेस अलग, डॉर्म अलग, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग ने सबको एक ही धूप में पका दिया था। मैं बस इतना सोचता था, यार बस ये 15 दिन खत्म हो जाएं, फिर कभी तुझे देखने की जरूरत ना पड़े। ट्रेनिंग के बाद हम सब थके हुए डॉर्म्स की तरफ लौट रहे थे। एक आवाज ने रास्ता रोक लिया मेरा। मैंने ऊपर देखा, फू वई। अगर ये हमारा पहला रियूनियन होता स्कूल के बाद तो शायद मैं पोलाइटली बात करता, पर इस समर के बाद उसका क्लिंगीनेस लिटरली इरिटेट करने लगा था मुझे। और ऊपर से यान कॉन्ग शैन हर बात में उसका जिक्र करता था, तो मेरा रिएक्शन अब से फेक ही था। भाई तू चाहता क्या है, सिंपैथी या मार? तभी उसने कहा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कि मैं बस कुछ सेकंड की बात करना चाहता हूँ। मैं चुप रहा। कैंपस में ड्रामा नहीं करना चाहता था। देखता रहा कि वो क्या बोलता है। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या तुम अब उस बुक स्टोर ओनर के साथ हो? मैंने अपनी नजर साइड में घुमा ली। बोला, इसका तुमसे क्या लेना देना? उसके हेड पे जैसे कोई इनविजिबल कलर बार गिर गया। 76 से सीधा 70, लाइट ब्लू। फिर बोला, मैं अन्ना चैन के साथ हूँ अब। मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ। इतनी जल्दी? लास्ट टाइम तो कुछ भी नहीं था और अब डायरेक्टली रिलेशनशिप अनाउंसमेंट। कॉन्ग्रेट्स, मैंने सिंपल टोन में कहा। बस इतना ही ना, तो मैं चलता हूँ। और साइड वॉक करने के लिए निकल गया। ना गुड बाय, ना बैकवर्ड ग्लांस, बस खत्म। डॉर्म पहुंच के फाइनली मुझे शांति मिली। रूम में घुसा तो मेरा रूममेट मजे से चिप्स खा रहा था। 4% डॉर्म में अभी सिर्फ हम दोनों ही थे। एक रूममेट नेक्स्ट रूम में कार्ड्स खेल रहा था और एक शॉवर ले रहा था। रूम में सिर्फ एक हल्के से फैन की आवाज ही आ रही थी। उस बंदे का नाम था वेन यूरान। मेरे पास वाले बेड पर, बिल्कुल मेरे जैसा ही, थोड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप। मैं बुक्स पढ़ता था, वो कॉमिक्स, और हर वक्त कुछ ना कुछ स्नैक्स खाता ही रहता था। प्लम्स, पोटैटो चिप्स, नॉगट, सब कुछ। रोज थोड़ा शेयर करता, एक स्मॉल गेस्चर, पर काफी स्वीट। उसने चिप्स चबाते हुए बताया, मैं मेल रूम गया था, तुम्हारे नाम का लेटर दिखा तो मैं उठा लाया। लेटर? फाइनली मुझे याद आया, जब मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हुई, काउंसलर ने सबको एक एक करके फोन वापस दिए थे। और जैसे ही स्क्रीन रीबूट हुई, नोटिफिकेशन स्नोफ्लेक्स की तरह फ्लड होने लगे। मोस्टली स्पैम थे, पर कुछ रियल वाले भी। मॉम, डैड, दादाजी और यान कॉन्ग शैन। मैंने सबको पहले ही बता दिया था कि फोन ट्रेनिंग के टाइम पे कलेक्ट हो जाएगा, इसलिए उनको मेरे रिप्लाई का वेट नहीं करना पड़ा। सब टेक्स्ट मैसेजेस ध्यान से पढ़े तो एक चीज पे नजर रुकी। यान कॉन्ग शैन ने मुझे एक लेटर भेजा था। मुझे याद आया, यान वानक्यू ने कहा था कि वो चाहती है यान कॉन्ग शैन मेरी तरफ से लेटर लिखे। तब मुझे लगा था कि वो बस बोल रही है, पर शायद उसने सच में लिखवा लिया था। मेरी स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही मैंने वेन यूरान के हाथों से लेटर ले लिया। एनवेलप पे लिखा था यान वानक्यू, पर जैसे ही हैंडराइटिंग देखी मुझे तुरंत समझ आ गया, ये यान कॉन्ग शैन के हाथ का लिखा हुआ है। मैं वेट नहीं कर पा रहा था। अपने बेड पर जाते ही एनवेलप टेयर करके लेटर पढ़ना चाहता था, पर वेन यूरान ने एनवेलप को देख के थोड़ी आंखें ही बड़ी कर दी। पूछा, अभी भी लोग लेटर लिखते हैं?
फिर थोड़ा सा झुककर वो बोला, पेन पल बनाया है क्या तुमने? उसके टोन में क्यूरोसिटी भी थी और थोड़ा डिसबिलीव भी। मैं मुस्कुरा दिया, बोला, पेन पल नहीं, ये मेरे पार्टनर ने भेजा है। उसके हाथ चिप्स पकड़े फ्रीज हो गए। एक सेकंड के लिए वो लिटरली हिलना ही भूल गया। चिप्स स्टिल उसके लिप्स के बीच, आंखें मेरी तरफ, एकदम ब्लैंक। फिर वो बोला, तो क्या तुम लोग हाई स्कूल में ही लव कर रहे थे? हाँ, मुझे लगता है इस दुनिया में सिर्फ मैं ही सिंगल बचा हूँ। उसके हेड के ऊपर का मूड बार भी स्ट्रेट फ्यूज ही हो गया। मैं सच बोलने गया, पर लगता है सच उसे और ज्यादा चुभ गया। मैं बोला, मैं उसे हाई स्कूल में नहीं, समर वेकेशन में मिला था। उसने मुंह बनाया और थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोला, ब्यूटीफुल बॉयज के लिए तो इजी होता है, एग्जाम खत्म और इंस्टेंटली आउट ऑफ सिंगल मोड ऑन। हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो बस थियोरेटिकल रोमांस ही होता है। मैं हंसा नहीं, बस हल्के से बोला, आउट ऑफ ऑर्डर करना चाहो तो कर लो, थोड़ा चेज करना पड़ता है बस। वो स्टिल चूइंग और ग्रेरिंग मूड में था। बोला, तुम दोनों तो सिर्फ समर वेकेशन में मिले थे, कितना टाइम लगा होगा? 2 महीने, मैंने सॉफ्टली कहा, और ऑनेस्टली लगा था पॉसिबल नहीं होगा। वो चुप हो गया। 1 सेकंड तक बस मुझे देखता रहा, फिर अपना चिप्स का पैकेट उठाया और एक चिप्स लेते हुए थोड़ा ब्लू हो गया। मैं बस क्वाइटली स्माइल करता रहा। उसका रिएक्शन मुझे स्वीट लगा, थोड़ा जेलस, थोड़ा इनोसेंट टाइप। अब मैं लेटर प्रॉपर्ली पढ़ सकता था। हैंड्स वॉश किए, पेपर टॉवल से सुखाए और फिर एनवेलप से 2 फोल्डेड शीट्स निकाले। पहला पेज पिंक, कॉर्नर्स पर क्यूट एनिमल डूडल्स, पर्पल जेल पेन से लिखा हुआ और थोड़ा ग्लिटर भी। ये ऑब्वियसली यान वांग्यू का था। पूरा लेटर उसके ही स्टाइल में। तुम मुझे मिस करते हो क्या? क्या तुम्हारे स्कूल में फ्रेंड्स बने? मारियो स्टक हो गया है, हेल्प करो ना। मैं हंसता गया। फिर दूसरा पेज खोला और नीचे लिखा देखा, यान कॉन्ग शैन, व्हाइट पेपर, ब्लैक इंक, बिल्कुल स्ट्रेट शार्प हैंडराइटिंग। एक एम टिप पेन का बोल्डनेस उसमें क्लियरली दिखता था। लिखा था, ग्रीन प्लम आइलैंड अच्छा है, तुम्हारे ग्रैंडपा भी अच्छे हैं, ऑटम अच्छा है और वो 2 किटन्स भी अच्छे हैं। वेदर थोड़ा ठंडा हो गया है अब, रोजेस खत्म हो गए और स्ट्रीट लाइट रात को बंद थी, इसलिए बहुत सारे स्टार्स दिख गए। रोज तुम्हारे विंडो के पास से गुजरता हूँ, जानता हूँ कि तुम नहीं हो, पर फिर भी देख लेता हूँ। आइलैंड पे सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ मैं थोड़ा एबनॉर्मल हूँ। मुझे तुम्हारी याद आती है। जब ये लेटर पढ़ रहे होंगे ना, शायद मैं भी उस वक्त तुम्हें याद ही कर रहा हूँगा। पेपर से हल्का सा इंक का स्मेल आ रहा था, लेकिन उसके बीच सिगरेट स्मोक का फेंट ट्रेस भी था। मुझे क्लियरली इमेजिन हो गया, वो डेस्क पे बैठा है, विंडो हाफ ओपन, सिगरेट फिंगर्स के बीच, और हर लाइन लिखने से पहले एक डीप पफ। मैंने लेटर को अपने चेस्ट से प्रेस किया। दिल में बस एक ही थॉट आया, मुझे भी लिखना चाहिए। शायद कल स्टेशनरी स्टोर जाके सेम टाइप का पेपर और पेन ले आऊंगा। मैंने गीस जोड़े के बारे में सुना था कि वो लाइफ लॉन्ग कंपेनियन चूज करते हैं, और मुझे लगा यान कॉन्ग शैन भी मेरा गूस है। अब क्या करूं? समर वेकेशन अभी खत्म हुई है और मैं ऑलरेडी विंटर वेकेशन का वेट कर रहा हूँ। लेटर मिलते ही मुझे लगा, जब वो इतनी सिंसियरिटी से लिख रहा है तो मुझे भी जवाब लिखना ही चाहिए। यान कॉन्ग शैन का अंदाज इतना सोलम था तो मैं केयरलेस कैसे रह सकता था। मैंने वेन यू रान को बताया कि मैं फाउंटेन पेन लेने जा रहा हूँ। मैप खोला और स्कूल के आसपास का एक बड़ा स्टेशनरी स्टोर ढूंढा। शॉपकीपर से बोला, एक पेन चाहिए लिखने के लिए, ऐसा जो दिल के साथ चले। उसने पूछा, राइटिंग हैबिट है क्या? किस पर्पस के लिए लिखना है? मैं बस मुस्कुराया। फिर उसने ग्लास केस से एक पेन निकाला, हीरो 100, क्लासिक डिजाइन, स्टेनलेस स्टील की ग्रिप, 14K का गोल्ड निब, हैवी है, लिखने में फ्लो आता है। सिल्वर ग्रे पेन हाथ में लिया, रेट्रो पीरियड ड्रामा वाइब्स। हेड नोट किया, डील फिक्स कर दी। फिर मैंने शॉप वाले से पूछा, कोई इंक की रिकमेंडेशन भी है क्या? पिंक, मैंने कहा। उसने आईब्रो उठाई, पिंक? हाँ पिंक, जैसा प्यार होता है। फिर थोड़ा गॉसिप टोन में उसने पूछा, लव लेटर लिख रहे हो क्या? और मेरा फेस एकदम गर्म हो गया। बस हल्की सी निकल गई। एक्सप्लेन करने की हिम्मत ही नहीं हुई।
थोड़ा सोच के उसने एक बॉटल निकाली। बैले ऑटमन चेरी, बोला बहुत ब्यूटीफुल शेड है। उसने हंसी में ऐड किया, अब ऐसे हैंड रिटन लेटर्स बहुत कम लोग लिखते हैं। लेटर पेपर भी देख लो, रोज वाले, विंटेज प्रिंट, चलेंगे? और मैं ऑब्वियसली रजिस्ट नहीं कर सका। रिजल्ट, मैंने एक स्टैक खरीद ही लिया। पेल पिंक रोजेस के डिजाइन वाले एनवेलप और पेपर्स भी। रूम में आके पेन ओपन किया, पेपर स्प्रेड किया और कुछ देर तक बस सोचता रहा, क्या लिखूं? इंक बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने इमेजिन किया था। सॉफ्ट पिंक, थोड़ी ट्रांसपेरेंट, जैसे हर स्ट्रोक के साथ इमोशन ब्लेंड हो रहा हो। मेरी हैंडराइटिंग शार्प नहीं थी यान कॉन्ग शान जैसी, थोड़ी डेलिकेट सी थी। लेटर्स गिरते हुए लगते थे जैसे चेरी ब्लॉसम के पेटल्स। पहला ड्राफ्ट बना, पसंद नहीं आया। दूसरा लिखा, फिर कट। हर बार लगता था वो पढ़ेगा और सोचेगा, ये क्या है? लाइट ऑफ का टाइम निकल गया और फाइनली मैंने एक लेटर पे रुक गया। 100% परफेक्ट तो नहीं था, पर सच था। 2 पेजेस केयरफुली फोल्ड किए, एनवेलप में रखे, स्टैम्प लगाया। सोचा नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल गेट के मेल बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने फोन उठाया, पहले दादाजी को कॉल किया। सब कुछ नॉर्मल बताया। फिर स्क्रीन पर टाइम देखा, बुक स्टोर का क्लोजिंग आवर था, तो लगा वो बिजी होगा। पर फिर भी मैंने ट्राई किया कॉल करने का। फोन तुरंत पिक हुआ। हेलो? उसकी आवाज लो थी, क्वाइट रूम का इको, फिर बैकग्राउंड में एक आयरन डोर खुलने का साउंड और बाहर की हवा की नॉइज। लगता था वो अभी अभी स्टोर से बाहर निकला है। मैं फोन ईयर्स के पास ले गया क्योंकि रूममेट सारे सो रहे थे और सॉफ्टली बोला, शान, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। दूसरे एंड से उसकी हंसी आई, वो वार्म फैमिलियर चकल और बस एक लाइन, मुझे पता है। थोड़ी देर बाद मैं डॉर्म के बालकनी में चला गया। अंदर रूममेट्स जो सो रहे थे। बालकनी सिर्फ 2nd फ्लोर तक थी, लेकिन हवा अच्छी आ रही थी। फोन ईयर पे लगाया और थोड़ा रेलिंग पे झुकते हुए मैंने पूछा, आशान, अभी क्या कर रहे हो? एंड ऑफ सितंबर का होंग सिटी, थोड़ा ठंडा, थोड़ा ब्रीजी, बिल्कुल परफेक्ट वेदर था। उसने बोला, यार्ड में स्टार्स देख रहा हूँ। मैंने भी स्काई की तरफ देखा। सिटी लाइट ज्यादा दिख रहे थे, तो सिर्फ कुछ स्कैटर्ड स्टार्स ही दिख रहे थे। नाइट स्काई थिन लग रहा था और एक सेकंड के लिए मन हुआ, काश मैं भी वहीं होता। मैंने सॉफ्टली कहा, तुम्हारे साइड पे कैसा लग रहा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। उसके फोन के दूसरे एंड से एक डीप मैग्नेटिक लाफ आई, ऐसा जैसे साउंड वेव ने मेरे कान के अंदर छोटी सी शिवर भेज दी हो। फिर उसने कहा, तुम्हारे बिना कुछ भी खूबसूरत नहीं लगता। मैंने लिप्स बाइट किए और एक स्टूपिड सी स्माइल फेस पे चिपक गई। दिल अंदर से लिटरली फिस कर गया। लव शायद दुनिया का सबसे इकोनॉमिकल हैप्पीनेस सोर्स है। बस एक लाइन, एक स्माइल और पूरा दिन ग्लो करता रहता है। फिर उसने पूछा, विंटर ब्रेक बस शुरू ही होने वाले हैं ना? डू यू हैव एनी प्लान्स? मुझे याद आया, 2 दिन पहले मॉम का कॉल आया था और उन्होंने कहा नवंबर में मेरे साथ रहने आ जाओ। तो बिना सोचे मैंने बोल दिया, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। शायद मॉम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतना स्ट्रेट आंसर दूंगा और मुझे तुरंत भी रिग्रेट हुआ। मुझे पता था कि उनके दिल को लगा होगा, तो मैंने जल्दी से कहा, मैं रहने नहीं आ रहा, पर कल डिनर पे आऊंगा। आप मेरे फेवरेट डिशेस बनाना। ओके मॉम। मॉम थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोली, अच्छा ठीक है, मॉम बनाएगी। मैं तो बस ग्रैंडपा से मिलना चाहता हूँ और आशान से मैंने कहा, तुमसे भी। फोन पे हम 1 घंटे से ज्यादा बात करते रहे। फोन गर्म हो गया था और साथ में चेहरा भी, पर डिस्कनेक्ट करने का मन नहीं हुआ। मैं पिक करने आऊंगा, उसने कैजुअली कहा। मैं लिटरली फ्रीज हो गया, फिर इंस्टेंट स्माइल के साथ बोला, सच में? परफेक्ट। फिर मैंने उसे बताया, मेरा क्लास कल 2 बजे तक है, तुम लंच के बाद निकल जाना। उसका काम सा रिप्लाई। मिडनाइट होने को आई थी। ट्रायल पे लोग चलना बंद कर चुके थे, रूममेट्स भी सब सो गए थे। बस हम दोनों की हल्की सी हंसी और साइलेंस बचा था। और फिर जैसे हमेशा उसने सॉफ्टली कहा, अब सो जाओ, फिर मिलते हैं। कॉल कट हुआ, स्क्रीन डार्क हुई। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। शाम के 5 बजे मैं मॉम के घर पहुंचा। थोड़ी देर बैठ के उनसे बातें की।
वो टिपिकल माँ बेटा वाली, हल्के गिल्ट और हल्के प्यार से भरी हुई कन्वर्सेशंस। 6 बजे के आसपास वो किचन में गई और थोड़ी देर में उनके हस्बैंड यानी मेरे नए स्टेप डैड वो भी ऑफिस से आ गए। मेरे साथ उनकी ऑकवर्ड हेलो हाय हुई। मॉम ने भी मुझे उनसे खुशी से इंट्रोड्यूस करवाया। सच बोलूं, इतने टाइम बाद उनसे मिलकर मुझे भी अच्छा ही लगा। दोनों एक साथ किचन में कुकिंग करने गए। दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखकर मैं खुश था मॉम के लिए। और जब फाइनली वो किचन से निकले, मैं लिटरली शॉक हो गया। उनके सर के ऊपर का पार्ट पूरा येलो। बस इतना ही सोच के मैं इंटरनली फेस पाम कर गया। जिंदगी में इससे ऑकवर्ड मोमेंट मैंने नहीं देखा था। लगता था मेरी प्रेजेंस ने उनके रोमांटिक डिनर मूड पे थोड़ा पॉज लगा दिया था। तो डिनर के बाद चाहे उन्होंने कितना भी इंसिस्ट किया हो, मैंने एकदम से फर्म टोन में बोल दिया, मैं नवंबर में ग्रीन प्लम आइलैंड वापस जा रहा हूँ मॉम। मॉम थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, पर हमारी बातचीत ने उनका मूड थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। स्माइल के साथ वो बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे। 1 महीने का गैप कब निकल गया पता ही नहीं चला। ऑल्दो मैं यहाँ अपनी लाइफ मजे से काट रहा था, पर मुझे ग्रैंडपा और शैन से मिलने का इंतजार था। और जब फाइनली विंटर ब्रेक आने वाला था, मैंने अपनी पैकिंग एक दिन पहले ही कर ली। बस लास्ट क्लास खत्म होने का इंतजार था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिंदगी भर इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे का वेदर एकदम परफेक्ट था। न ज्यादा धूप न गर्मी, बस हल्की सी वार्मथ। और स्काई बिल्कुल क्लियर, पूरा ब्लू, जैसे किसी ने साफ पानी से धोया हो। पता नहीं हॉलिडे का एक्साइटमेंट था या सनशाइन का मैजिक, लेकिन सुबह से ही मन में एक धुन चल रही थी। हर वक्त हर जगह एक मेलोडी जो खुद ब खुद रिपीट हो रही थी। लास्ट क्लास के बाद व्हेन यू रन मेरे साथ डॉम गया सूटकेस लेने, और रास्ते में वो अपनी यूजुअल टोन में बोला कि तुझे वेकेशन नहीं, जैसे $5 मिलियन की लॉटरी मिल गई हो। फेस पे लिखा है अर्जेंट, लवर वेटिंग। मैं बस अपना फेस टच करता रहा। समझ नहीं पा रहा था कि मैं स्माइल करूं या ब्लश, पर हाँ, वो सही कह रहा था। अंदर से मैं जेन्युइनली हैप्पी था, बिकॉज मैंने सॉफ्टली कहा, 1 महीने बाद जो मिल रहा हूँ उससे। वेन यूरान ने नाक चढ़ाई और बोला, तुम मुझे एक्सप्लेन मत करो, मैं तो अननेसेसरी लव की एसिडिटी से मरा ही जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था, अरे क्लियर ही तो है, ये बंदा वॉलंटरी जेलसी ले रहा है। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं स्कूल गेट पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मेरा पेस तुरंत बढ़ गया। सूटकेस खींचता हुआ मैं डोर की तरफ दौड़ा। वैन यूरान कंफ्यूज था, अरे क्या हुआ, और मजबूरन वो भी मेरे साथ भागा। गेट के पास जाके मैंने देखा एक ह्यूज एसयूवी, पूरी मसल वाइब्स। नॉर्मली ऐसी कार्स इंटिमिडेटिंग लगती हैं, पर उसके अगेंस्ट खड़ा यान कोंगशान, व्हाइट शर्ट स्लीव्स रोल्ड अप, स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स, सनशाइन में ग्लिंट कर रहे थे, और फोन स्क्रॉल करते हुए वो बिल्कुल पोस्टर हीरो जैसा लग रहा था। मैं दूर से ही रुक गया, सांस कंट्रोल करते हुए बस उसे देखता रहा। कहीं भाग के गले लग जाऊं, ये इम्पल्स रोक रहा था। वेन यूरान ने भी देख लिया और लिटरली एक्सक्लेम किया, यार ये मॉडल किधर से आ गया, ये तो नेक्स्ट डोर थिएटर का हीरो लगता है। मैं बस स्माइल करके बोला, यूरान वो मुझे पिक करने आया है, हॉलिडे के बाद मिलते हैं, ओके बाय। उसके शॉक्ड एक्सप्रेशन को इग्नोर करके मैं एसयूवी की तरफ भाग गया। जितना क्लोज जाता गया, हार्ट बीट और फास्ट होती गई, और फाइनली मैंने सॉफ्टली बोला, आशा। उसने तुरंत सर उठाया और उसके ऊपर का इनविजिबल मूड वैल्यू 80 से 85 फिर 90 तक चला गया, और कलर रोमांटिक पिंक। ये वही शेड था जो सिर्फ लव का होता है, अलाइव, बीटिंग और इम्पॉसिबल टू हाइड। मैं चाहता था उस मोमेंट पे सीधा जाके उसे हग ही कर लूं और एक जेंटल सा किस भी दे दूं और बोलूं, आई मिस्ड यू सो मच। पर सराउंडिंग्स ने मुझे संभाल लिया। वो खड़ा हुआ और कुछ सेकंड्स तक मुझे देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाया और सूटकेस ले लिया। गेट इन द कार, बस इतना बोला, और रियर ट्रंक में लगेज रखने चला गया। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा, सीट बेल्ट लगाई और वो क्वाइटली स्टीयरिंग लेके बैठ गया। कार गेट से स्लो निकल गई और मैं उसके साइड प्रोफाइल को देखता रहा। इतने वर्ड्स थे बोलने के लिए, बस समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं।
तो साइलेंस ही बोलने लगा। फिर उसने खुद ही बोला, गर्मी लग रही है क्या? बॉटल में पानी है। मैंने नीचे देखा, डोर कंपार्टमेंट में मिनरल वाटर था और साथ ही उसने स्नैक्स भी प्रिपेयर करके रखे थे। थैंक्स, मैंने कहा और बॉटल खोल के एक सिप ले ली। ठंडा पानी गले से नीचे गया तो सारी एक्साइटमेंट भी थोड़ी शांत सी हो गई। फिर उसने कैजुअली बोला, मैंने फूफू को देखा अभी। पफ, लिटरली पानी गलत रास्ता पकड़ लिया। खांसी चालू। मैंने हाथ से मुंह कवर किया और जल्दी से बोला, उसका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है अब, वही जो तुमने लास्ट टाइम देखी थी। कार रेड लाइट पे रुकी। यान कॉन्ग शैन ने ब्रेक्स प्रेस किए और स्लोली मेरी तरफ देखा, फिंगर टिप स्टीयरिंग व्हील पर टैप करते हुए बोला, तो तुमने उससे बात की? मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक ही गया। उसके हेड के ऊपर का मूड कलर 90 से सीधा 82 तक स्लिप हुआ। लाइट पिंक से थोड़ा ग्रेइश ह्यू। 82 स्टिल सेफ जोन था, पर क्लियरली आज शैन अपसेट था। मैं भी थोड़ा एंशियस हो गया। सीट पे अपना पोस्टर एडजस्ट किया और जल्दी से बोला, मैं उससे खुद बात नहीं करना चाहता था आशैन, पर वो खुद ही रास्ते में आके रुक गया। जबरदस्ती बात करने लगा। यान कॉन्ग शैन का ब्रो तुरंत टाइटन हुआ। बोला, उसने तुम्हें रोका? उसके वॉइस में वो लो की इरिटेशन था जो वर्ड से ज्यादा साइलेंस में दर्द करता है। तभी लाइट ग्रीन हुई और कार के सामने वाले व्हीकल्स मूव करने लगे। उसने स्टीयरिंग पे हाथ वापस रखा और क्वाइटली ट्रैफिक के साथ फ्लो होने लगा। मैं अंदर से सोच रहा था, अब शायद वो मुझसे नाराज है, और ऑनेस्टली इतने टाइम बाद मिलना और पहली बार ही फूफू पे लड़ाई, ये तो बिल्कुल मूड किलर था। तो मैंने सोचा थोड़ा स्वीटनेस डालना पड़ेगा, कोएक्स करना पड़ेगा। आशैन, मैंने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, तुम मुझे पिक करने आए, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता भी नहीं, कल रात ठीक से मैं सो भी नहीं पाया। वो कुछ बोला नहीं, बस रोड पे फोकस रखा, लेकिन उसके ऊपर का इनविजिबल मूड वैल्यू 78 तक बढ़ गया। इट्स वर्किंग। मैं थोड़ा और लीन हुआ और सॉफ्टली बोला, मैं तुम्हें हर दिन मिस करता हूँ, खाते वक्त, क्लास में, सोते हुए भी। मूड वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब आइडिया काम कर रहा था। उसने फाइनली एक लाइट सा चकल किया और लेजी टोन में बोला, क्लास में ध्यान दो, मेरे बारे में सोच के एग्जाम पास नहीं हो जाएंगे। बस क्राइसिस ऑफिशियली ओवर। मैंने रिलीफ की एक लॉन्ग सांस ली और बैकरेस्ट पे लीन कर गया स्माइल के साथ। ठीक है, मैंने कहा, फिर क्लास के अलावा हर वक्त तुम्हें सोचा करूंगा। कार सिटी के थ्रू क्रॉल कर रही थी। हाईवे नहीं, ट्रैफिक डेंस था, कभी रुकती कभी चलती। बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट फीमेल वॉइस का सॉन्ग बज रहा था, स्लो और ड्रीमी ट्यून। फिर यान कॉन्ग शैन ने कामली कहा, वो लड़का जब भी मिले दूर रहना, उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। मुझे समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा। वो लड़का मतलब फूफू था। मैंने सीधा कहा, बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि कुछ ऑफ है उसमें। फिर हल्की सी पॉज के बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हें लगता है वो मुझे पसंद करता है? रेड लाइट पे कार रुकी। उसने ब्रेक प्रेस किए, गियर पी में डाला और सीधा मेरी तरफ देखते हुए बोला, पसंद तो करता है, उसने कहा, पर बोल नहीं पाता। वो एक कावर्ड है। फिर उसने अपनी उंगली से मेरी तरफ कम हियर वाला गेस्चर किया। मैं इंस्टिंक्टिवली लीन कर गया, थोड़ा सा उसके क्लोज। उसके हाथ ने मेरे फेस को जेंटली होल्ड किया, थंब से आंखों के पास सॉफ्टली रब किया और ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए बोला, पर अच्छा है कि वो एक कावर्ड है। और फिर उसके लिप्स मेरे लिप्स पर आए। 1 महीने बाद का वो छोटा सा किस, कार के अंदर कन्फाइंड लेकिन फील लिमिटलेस। हवा में वो फैमिलियर टोबैको और सिट्रस का सेंट था और मेरे दिल के अंदर सिर्फ कामनेस और वार्मथ। फूफू का फियर अब मुझे समझ आया। वो मुझे पसंद करता था, पर अपने ही इमोशन से डरता था। और मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और मेरी लाइफ में सिर्फ आशान रहे। उसके हाथ दोनों सीट के बीच आ गए और जैसे जैसे किस डीपन होती गई, मेरी सांस अनइवन होने लगी। आर्म्स हल्के से ट्रेम्बल कर रहे थे और वेस्ट से स्ट्रेंथ जैसे निकल गई हो। उसी मोमेंट पीछे से पी, एक लाउड हॉर्न ने पूरा मूड ही बिगाड़ दिया। मैं एकदम से होश में आया।
जल्दी से पीछे हटा। यांग कॉन्ग शैन भी फॉलो करने लगा, पर मैंने उसके चेस्ट पर हाथ रखा। चलो, लाइट ग्रीन हो गई है, मैंने हल्के से कहा। वॉइस अभी भी थोड़ी ब्रेथलेस थी। उसके फेस पे क्लियरली लिखा था, Who dares to interrupt me? लेकिन वो ओबीडियंटली इग्निशन स्टार्ट करके ट्रैफिक के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद जैम खत्म हुआ और वो कार को एक क्वाइट साइड रोड पे ले गया। शांत ट्री लाइन स्ट्रेच, एक एम्प्टी पार्किंग स्पेस दिखाई दी और उसने स्टीयरिंग टर्न किया और कार वहां पार्क कर दी। सीट बेल्ट खोलते हुए वो बोला, सच कहूँ मैं भी एक कावर्ड बनने वाला था। लकी फॉर मी तुम बहादुर निकले। उसका टोन में एक हल्की सी टीजिंग वार्म थी। मैंने कंफ्यूज होकर सीट बेल्ट खोला, सोचा कुछ काम होगा उसे नियर बाय, लेकिन जैसे ही बकल क्लिक हुआ उसने मेरा वेस्ट पकड़ लिया और एकदम से उसके लिप्स फिर मेरे लिप्स पर थे। पहले भी किस किया था, लेकिन इस बार उसमें एक अलग अर्जेंसी थी, जैसे वो अनफिनिश्ड मोमेंट को पूरा कर रहा हो। मैं हमेशा सोचता था फिल्म्स में लोग किस सीन को इतना पोएटिक क्यों बनाते हैं, क्या इसमें सच में कुछ स्पेशल होता है? पर अब समझ आया, ये सिर्फ एक गेस्चर नहीं, ये उन सब इमोशंस का ओवरफ्लो है जो वर्ड्स में फिट नहीं होते। कार के अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था। एयर कंडीशन होने के बावजूद मुझे अंदर से एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी नर्वसनेस भी महसूस हो रही थी। बाहर रोड पे लोग थे और अंदर एक क्वाइट बबल जहाँ टाइम थोड़ा रुक सा गया था। यान कॉन्ग शैन का एक्सप्रेशन काम नहीं था, वो फोकस था, इंटेंस था, जैसे पूरा वर्ल्ड फेड हो गया हो और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज रियल हो, मैं। उसका टच स्टिल फर्म था, पर मेरी हर छोटी हेसिटेशन को वो फील कर रहा था। वो धीरे से बैक ऑफ हुआ, एक हाफ स्माइल के साथ, जैसे कह रहा हो, ओके इनफ फॉर नाउ। सच तो ये है, आशा ने एक बात गलत बोली थी। मैं बोल्ड नहीं हूँ, मैं बस उसे इतना ज्यादा पसंद करता हूँ कि डर होने के बाद भी रुक नहीं पाता। अगर मैंने उसे थोड़ा कम चाहा होता तो शायद उसके पहले रिजेक्शन पे ही गिव अप कर देता और फिर आज का ये मोमेंट कभी आता ही नहीं। उसके लिंगरिंग किसेस मेरी नेक तक आ गए थे, वार्म ब्रेथ और सॉफ्ट टीथ और हर टच के साथ एक इलेक्ट्रिक सा फील। उसके टीथ मेरे स्किन के ऊपर लाइट प्रेशर डाल रहे थे, जैसे वो अपना मार्क ढूंढ रहा हो। मैं उसके रिस्ट्रेन को फील कर सकता था, पर फिर भी एक बार उसने बाइट किया और मेरे लिप्स से छोटी सी आवाज निकल गई, आशन। मैंने थोड़ा गुस्से और नर्वसनेस में बोला, रुको ना, किसी को आते देखा मैंने। पर इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग उसने तो मुझे और टाइट पकड़ लिया, जैसे मेरा रेजिस्टेंस ही उसे और पुल कर रहा था। मुझे दूर से ही एक सिलुएट नजदीक आते हुए दिख रहा था। मैंने उसकी शर्ट को पकड़ के फेंटली फंस कर रहा था, आशन प्लीज लेट मी गो पहले। उसने बस एक मफिल्ड हम बोला, पर हाथ नहीं छोड़ा। वो मोमेंट में मैं लिटरली ऑकवर्डली उसके अगेंस्ट लीन था, एक हाथ उसके बैक पर और एक सीट पर बैलेंस कर रहा था। उसके ब्रेथ मेरी नेक पे लग रही थी। फिर वो अपने टीथ पीछे करके बस लिप से रब करने लगा, स्लोली लाइक एन अपॉलजी विदाउट वर्ड्स। फिगर बाहर से पास हुआ, सीधा निकल गया। किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। कार के अंदर सिर्फ हमारी ब्रीदिंग ही थी। फिर वो एकदम रुक गया, डीप ब्रेथ ली और मुझे टाइट हग करके छोड़ दिया। इंजन रीस्टार्ट हुआ और कार फिर से रोड पे आ गई। मैंने अपने कपड़े ठीक किए, सीट बेल्ट दोबारा लगाई और मिरर में अपना नेक चेक किया। लाइट रेडनेस, थोड़ी स्वेलिंग और क्लियर टूथ मार्क्स, जैसे एक सिग्नेचर हो। उसके साइड में बैठकर मैंने सोचा, ये आदमी शायद स्किन हंगर से सफर कर रहा है, सीरियसली। पर जैसे ही मैंने उसे देखा, वो बिना मुझे देखे बोला, देखते रहे ना तो फिर से किस कर दूंगा। मुझे बस एक सेकंड लगा और मैं सीधा विंडो की तरफ देखने लगा। थ्रेट वर्क्स। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुम्हारा बर्थडे कब है? मुझे याद है सितंबर या अक्टूबर बोला था ना तुमने। मैं थोड़ा पॉज हुआ, फिर मैंने सॉफ्टली बोला, नॉट येट, अक्टूबर 3rd। मॉम चाहती थी कि मैं उनके साथ सेलिब्रेट करूं, पर ऑनेस्टली एक कपल के बीच में बैठ के केक काट करना, नो थैंक्स। यान कॉन्ग शैन ने स्टीयरिंग टर्न किया और कार अब हाईवे पे थी। बस कुछ दिन बाद ही है ना, उसने कामली बोला, बताना क्या चाहिए तुम्हें? मैंने अपने नेल्स के एज से खिलवाड़ करते हुए कहा,
ये मेरा टिपिकल एंग्शियस हैबिट था। यान कॉन्ग शैन ने सॉफ्टली पूछा, बताना क्या चाहिए तुम्हें? मैंने लिप्स प्रेस किए, थोड़ा सोच कर बोला, बस रात के 12 बजे तुम मेरे पास रहो, बस इतना ही। थोड़ी देर साइलेंस रहा, फिर उसकी आवाज आई, काम, थोड़ी अम्यूज्ड। बोला, सिर्फ इतना ही? मैंने सिर हिला दिया, हाँ सिर्फ इतना ही। उसने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहा, चलो फिर घर चलते हैं। ग्रीन प्लम आइलैंड वापस पहुंचते ही दादाजी और क्यू ऑलरेडी गेट के पास ही खड़े थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे हक किया और सूटकेस उठा लिया। मैंने तुरंत रोका, अरे मैं उठा लूंगा दादाजी। अरे क्यू तुम कैसी हो? क्या तुमने गेम के सारे लेवल्स क्लियर कर लिए? वो बोली, बस लास्ट लेवल बचा है, तुम्हारा ही तो वेट कर रही थी। और उनके साथ यार्ड के अंदर में आ गया। डोर के पास आते ही याद आया, मैंने आशान से गुड बाय तो बोला ही नहीं। पलट कर देखा, कार का डोर आधा खुला था और वो उसके साइड में खड़ा था। डिस्टेंट स्माइल के साथ मुझे देख रहा था। मैंने हाथ हिलाकर कहा, मैं रात को मिलने आऊंगा। उसने बस हल्की सी स्माइल की और क्वाइटली कार के अंदर बैठ गया। नेक्स्ट डोर पार्क नहीं की, सीधा बुक स्टोर की तरफ निकल गया। घर में आते ही क्यूक्यू ने पूछा, मियान कॉलेज में मजा आ रहा है क्या? यान वन क्यू ने खुश होते हुए पूछा, अच्छा लग रहा है, मैंने जवाब दिया। कॉलेज ज्यादा मजेदार है या ग्रीन प्लम आइलैंड? उसने फिर पूछा। मैंने सोचकर कहा, जैसे तुम किंडरगार्टन जाती हो और फिर चिल्ड्रंस पैराडाइज, दोनों अलग है पर दोनों फन है ना। उसने दिमाग लगाया, फिर बोला, दोनों ही फन है। तभी दादाजी फ्रिज से फ्रूट प्लेट लाते हुए बोले, सुनरी ने कल जैक फ्रूट भेजा था, उसे थैंक यू बोलना। एक बाउल में उन्होंने गोल्डन फ्रूट निकाल के मेरे सामने रखे। मैंने एक पीस उठाया और जैसे ही बाइट लिया, स्वीटनेस लिटरली मुंह में एक्सप्लोड हो गई। ओके, मैंने मम्बल किया और फोन निकालकर सुनरी को थैंक यू वाला मैसेज भेज दिया। बाय द वे थोड़ा गॉसिप भी, तुम और वेनिंग का क्या हाल है? साथ ही मैंने दूसरा वाला मैसेज भी डाल दिया। उसका रिप्लाई भी तुरंत ही आ गया, एक इमोजी जिसमें वो स्मोक रिंग ब्लो कर रही थी और कैप्शन, आई एम द बॉस भाई, सब संभाल लिया। वेनिंग जैसा सॉफ्ट लड़का मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैंने हंसकर लिखा, वाह क्वीन मूव्स हाँ। फिर उसका रिप्लाई आया, अरे तुम बताओ ना, तुम्हारा क्या सीन है? अब तक कुछ हुआ या नहीं? मैंने सिर्फ एक वॉन्डरिंग आई इमोजी भेज दिया। उसने तुरंत लिखा, यूमियान तुम अभी भी वेट कर रहे हो क्या? तुम लोग क्या कैलेंडर देख के रोमांस करते हो? सीधा जाके उसे पकड़। और मैं लिटरली फोन स्टेयर करता रह गया, ये एडवाइस है या क्राइम सजेशन? और क्वाइटली बस रिप्लाई दिया, मैं उसे नहीं हरा सकता। फिर उसका इंस्टेंट रिप्लाई आया, तो सीधा जाके कह देना मैं रेडी हूँ, या बेटर लेट हिम हैंडल यू। मैंने फोन साइड में रखा और एक लंबी सांस ली। सुनरी के लॉजिक्स कभी सेफ जोन में नहीं रहते, पर सच में बात आगे बढ़ानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तभी फिर सुनरी का एक और मैसेज आया, बोली सब करना पर ध्यान से, सारी जरूरी चीजें साथ रखना। मैं सोच में पड़ गया, जरूरी चीजें? क्या उसका मतलब उससे है? अगले दिन मैं हाइपर मार्केट के अंदर दौड़ गया। मिशन एक ही था, सुन रही ना, सही कहती है, मुझे बस कर लेना चाहिए। प्लस आज मेरा बर्थडे भी है, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? जो चीज मुझे चाहिए थी वो मिलना मुश्किल नहीं था। चेकआउट काउंटर के पास ही रखी थी, पर हाँ, उठाना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। मैं लिटरली चोरों जैसा इधर उधर देखने लगा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा था ना। फिर एक सेकंड में बॉक्स उठाया और सीधा कैशियर के सामने ठक। सेल्स गर्ल ने कैजुअली बोला, 89 युआन प्लीज। मैंने मोबाइल निकाला, जल्दी पेमेंट की और वो छोटा सा बॉक्स सीधा ट्राउजर पॉकेट में छुपा दिया। उस मोमेंट पे मुझे अपनी बचपन की आदत याद आ गई, जब कॉमिक्स में छुप छुप के खरीदता था। तब भी स्कूल के न्यूज स्टैंड से फॉरबिडन बुक्स लेके आता और वेस्ट में छुपा कर रूम में ले जाता। मैट्रेस के नीचे हाइड कर देता, क्योंकि पिलो और ड्रॉवर अनसेफ जोन थे ना। और अब इतने साल बाद बड़ा हो गया हूँ, पर फील वही है, वो सीक्रेट थ्रिल, वही वाली नर्वस हार्ट बीट। घर पहुंचा और एक राउंड इंस्पेक्शन के बाद वो बॉक्स वापस गया मेरे सेफ जोन में।
मतलब मैट्रेस के नीचे। मियान मियान, खाना तैयार है। दादाजी की आवाज नीचे से आई। किचन से राइस की खुशबू हवा में आ गई थी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। बेड को स्मूथ किया, डोर लॉक करके नीचे चला गया। डिनर के बाद हम दोनों ने टीवी के कुछ एपिसोड्स देखे और शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। 11 बजे के बाद दादाजी ने फाइनली कहा, मैं सो रहा हूँ। मैंने स्माइल किया, बोला, चलिए दादाजी, मैं आपको रूम तक छोड़ देता हूँ। दादाजी बेचारे कंफ्यूज आत्मा बन गए थे। मैंने उन्हें सुलाया, गुड नाइट बोला और रूम के बाहर आकर दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। डोर बंद करते ही मैं सीधा बेड पे जंप मारा और मैट्रेस के नीचे से वो बॉक्स निकाला। उसे देखा, फिंगर्स थोड़ी ट्रेम्बल कर रही थीं और दिल एकदम फास्ट बीट कर रहा था। फिर मैंने उसे वापस पॉकेट में रखा और क्वाइटली वेट किया जब तक श्योर ना हो गया कि दादाजी सो गए हैं। देन आई स्लिप्ड आउट, स्टेयर्स क्वाइटली उतरा, शूज ऑलमोस्ट साइलेंट ऑन द फ्लोर, और जैसे ही मैं बाहर निकला सीधा दौड़ा यान कॉन्ग शैन के कोर्टयार्ड में पहुंचा। डोरबेल बजाई और कुछ सेकंड्स बाद वो खुद आया। मुझे देख के एक सरप्राइज स्माइल दी। बस इतने स्टेप्स थे और तुम इतना दौड़ के आए हो? उसने हंसी में पूछा। मैंने पॉकेट में हाथ डाला, थोड़ा प्रेस किया, एंश्योर करने के लिए कि वो सीक्रेट बॉक्स कहीं गिर तो नहीं गया। फिर मैंने बोला, डर लग गया था कि कहीं मिडनाइट मिस ना कर दूं। उसने सॉफ्टली मेरा फेस टच किया और किचन की तरफ गया। फिर पूछा, स्प्राइट चाहिए या कोक? कोक, मैंने कहा, स्टिल ब्रेथलेस। काउच के सामने एक रेड लेदर बॉक्स रखा था, क्लासी विंटेज लुकिंग। मैं क्यूरियस हो गया। यान कॉन्ग शैन वापस आया और मेरे सामने कोक रखी और मेरी गेज देख के उसने वो बॉक्स उठाया। बोला, तुमने बोला था ना सिर्फ मेरे साथ रहना ही तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, उसने क्वाइटली कहा। पर मैंने फिर भी कुछ लाया है। बॉक्स खोला, अंदर एक एलिगेंट स्टील चेन वाली वॉच थी। बोला, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी जब मैं कॉलेज में था। उसके बाद से मैंने कभी नहीं पहनी। अब वो नहीं है तो सोचा तुम्हें दे दूं। थोड़ी पुरानी है पर मुझे लगा तुम डिसलाइक नहीं करोगे। उसने वो बॉक्स मेरे हाथ में दिया और मैं एकदम से स्टिल हो गया। दिल में इतना कुछ हो रहा था पर जुबान बिल्कुल ब्लैंक। ये सिर्फ एक वॉच नहीं थी, ये उसका पास्ट का हिस्सा था और वो मुझे दे रहा था जस्ट लाइक दैट। ये तो बहुत महंगी है, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बॉक्स वापस करते हुए। उसने कामली बोला, मैं वैसे भी नहीं पहनता, और बॉक्स वापस लेने की कोशिश भी नहीं की। मैंने धीरे से उसे एक्सेप्ट कर लिया पर अंदर से गिल्टी फील कर रहा था। इतनी वैल्यूएबल चीज लेने के बाद मैं उससे और क्या मांगू। वॉच का सॉर्ट शेप पॉइंटर स्लोली मिडनाइट के पास जा रहा था। मैंने उसके ऊपर हाथ रखने की कोशिश की पर फिर हाथ रोक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे छूकर कुछ पवित्र तोड़ दूंगा। थैंक यू, मैंने सॉफ्टली कहा और उसकी लिड क्लोज करके केयरफुली वो बॉक्स मैंने कॉफी टेबल पर वापस रख दिया। फिर हल्की सी नर्वसनेस के साथ मैं बोला, एक्चुअली एक और गिफ्ट चाहिए था। पाम स्वेटी, थ्रोट ड्राई। मैंने कोक का एक कैन खोला और एक लॉन्ग सिप लिया, सिर्फ थोड़ा करेज लेने के लिए। यान कॉन्ग शैन ने सरप्राइज से पूछा, क्या चाहिए? मैंने 2 शब्द ही बोलने शुरू किए थे कि तभी बीप 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 फोन का अलार्म ही बज उठा। मैं ऑलरेडी नर्वस था और उसके सडन साउंड ने लिटरली मुझे जंप ही करवा दिया। और फिर आए हिकअप्स। उसने क्विक डबल टैप करके अलार्म ऑफ किया। स्क्रीन पे टाइम था 12 बजे। हैप्पी बर्थडे, उसने स्माइल के साथ कहा। फिर जेंटली पूछा, अब बताओ क्या मांगना था तुम्हें? मैंने लिप्स टाइट बंद कर लिए लेकिन हिकअप्स रुक ही नहीं रहे थे। वर्ड्स बोलने की कोशिश करता पर हर सेंटेंस हिकअप में टूट जाता। दिल में फ्रस्ट्रेशन था, ये टाइमिंग ही क्यों? फिर मैंने एक डीप ब्रेथ ली और डिसाइड किया अब छुपने का टाइम नहीं। पॉकेट में हाथ डालकर वो छोटा बॉक्स निकाला और सीधा उसके हाथों में ही रख दिया। उसने जैसे ही देखा उसकी आंखें थोड़ी सी वाइड हो गईं। ये, मैंने आंखें नीचे कर ली। बोला, आई नो, तुम्हें लगता है मैं अभी भी यंग हूँ पर मुझे भी तो ग्रो करना है ना। कैन यू
पेशेंटली टीच मी, टू हेल्प मी बिकम एन एडल्ट। मेरा फेस उस मोमेंट पे श्रिम्प जैसा रेड हो गया था। मेरे वर्ड्स ऑकवर्ड थे, पर दिल में सिंसियरिटी थी। मैं कुछ प्रूफ नहीं करना चाहता था, सिर्फ ये कहना था कि हाँ मैं रेडी हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए हो। वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखता रहा और मेरे फिंगर्स थोड़े शेक करने लगे। 1 सेकंड के लिए लगा शायद मैंने गलत टाइम चूज किया। मैंने सोचा था बस अब ये रिजेक्ट करेगा, और फिर मैं दुखी आत्मा बनके फिर एक ऑनलाइन एनोनिमस कॉन्फेशन पोस्ट बनाऊंगा कि माय बॉयफ्रेंड रिफ्यूज मी ऑन माय बर्थडे। और तब उसका हाथ आया, मुझे पकड़ा, मेरी आंखों में देखा और उसने वो बॉक्स उठाया और फेंक दिया। बस इतना बोला, साइज गलत है। मैंने आंखें उठाई और उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पे ना हेसिटेशन था न शाइनेस, बस एक काम डेंजरस कॉन्फिडेंस। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और बिना पॉज किए मुझे किस कर लिया। पर इस बार किस डिफरेंट था, डीप, डेस्परेट था, और उसका बॉडी लैंग्वेज कह रहा था अब मैं रुक नहीं सकता। मैंने थोड़ा सा होश में आके विस्पर किया, क्या बेडरूम चलें? वो मोमेंट भर के लिए रुक गया और फिर हल्की सी स्माइल के साथ उसने अपना हाथ मेरे कपड़ों से हटा लिया। शायद उसे भी लगा लिविंग रूम राइट जगह नहीं है। फिर नेक्स्ट सेकंड मैं लिटरली एयर में था। उसने मुझे सीधा लिफ्ट ही कर लिया था। मैंने एक छोटी सी गास्प ली, पर तुरंत ही अपना माउथ कवर कर लिया। सोचा क्यों जाग जाएगी, पर उसने काम वॉइस में कहा साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है, क्यों नहीं उठेगी। और बिना रुके वो स्टेयर्स चढ़ गया, मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, इतना स्टेडी, इतना कॉन्फिडेंट कि उस मोमेंट में सिर्फ एक ही चीज फील हुई, आई बिलोंग देयर। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। सुबह की सनलाइट कर्टन्स के गैप से अंदर गिर रही थी, मिस्चीवियस, थोड़ी गरम, सीधा मेरे आंखों पर। मैंने फ्रॉन किया और फेस थोड़ा छुपाया। तभी पीछे से एक फैमिलियर वार्मथ महसूस हुई। टर्न किया, यान कोंग शान को देखा और कल रात का सब कुछ याद आ गया। मैं अब एडल्ट हो गया हूँ। अब समझ आया कि लोग इस चीज को हैप्पीनेस ऑफ 95 क्यों कहते हैं। ये बस एक फिजिकल एक्ट नहीं था, ये एक रियलाइजेशन था कि मैं बदल गया हूँ। रात के अंधेरे में सब कुछ सिंपल लगता है, बातें, जज्बात, वो टच, पर सुबह जब रोशनी सब एक्सपोज कर देती है तो ऑकवर्डनेस अपने आप आ जाती है। मैंने क्विल्ट अपने ऊपर खींच ली और पूरा बॉडी उसके अंदर घुसा दिया। पीछे से उसका हाथ मेरी वेस्ट के अराउंड टाइट हुआ और उसका फेस मेरे नेक के पास रब हुआ। उसके रफ हेयर मुझे टिकल कर रहे थे। मैंने थोड़ा हिलने की कोशिश की, पर उसने मुझे और क्लोज खींच लिया। कहाँ जा रहे हो? उसने थोड़ी स्लीपी वॉइस में पूछा। लो, हस्की, थोड़ी पॉजेसिव। मैंने पूछा टाइम क्या हुआ है? वो साइड हुआ और अलार्म क्लॉक की तरफ हाथ बढ़ाया। टाइम देखा और बोला अभी 8 बजे हैं। 8 बज गए? मैं बेड से लिटरली जंप ही कर गया। कपड़े उठाए, हैप्पीली पहने और पैनिक होते हुए बोला मैं वापस जा रहा हूँ। दादाजी उठ गए होंगे, अगर उन्होंने मुझे घर पर नहीं देखा तो गए काम से। यान कोंग शैन ने अपना चिन हाथ पे टिकाया और बस मुझे देखता रहा। उसके मेसी हेयर उसके फॉरहेड पर गिर रहे थे और आंखों में वो लेजी हाफ अवेक गेज। वो कुछ बोला नहीं, पर उसका लुक ही सब कुछ कह गया। स्लो, टीजिंग और थोड़ा सा पॉजेसिव। उसका वो गेज मुझे बिल्कुल तोड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों से कह रहा हो मुझे अकेला छोड़ जाओगे, इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो तुम। मैं लिटरली गिल्टी फील कर रहा था। दिल में एक अजीब सा पुल था, लेकिन फिर भी मैं बोल गया मैं जा रहा हूँ। मैंने आंखें नीचे कर ली, जल्दी से कपड़े संभाले और बिना पीछे देखे बाहर दौड़ गया। जितना ज्यादा वो देखता था उतना मुश्किल होता जा रहा था रूम से निकलना। जैसे ही स्टेयर्स उतर के लिविंग रूम तक आया, डोर के पास जाके मुझे याद आया वो रेड लेदर बॉक्स, वो ही तो सबसे इम्पोर्टेंट था ना। मैंने जल्दी से वापस मुड़ के कॉफी टेबल से वो बॉक्स उठाया। दादाजी के घर के डोर के बाहर आके कुछ सेकंड्स के लिए रुका, सुनने की कोशिश की। अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर धीरे से की घुमाकर मैंने लॉक ओपन किया। लगता है दादाजी अभी नहीं उठे। मैंने थोड़ी सी रिलीफ की सांस ली। स्टेयर्स पर मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए मैं लिटरली अपनी सांस रोक रहा था। जब डोर नॉक घुमाया, बस
1 सेकंड दूर खुलने में बाकी था कि तभी मियान मियान दादाजी की आवाज पीछे से आई, पूरी नींद भरी पर क्लियरली सरप्राइज्ड। उन्होंने पूछा, अभी घर आए हो या कहीं जा रहे हो? मैं स्टैच्यू बन गया, हाथ के पीछे लेदर केस छुपाया और धीरे से टर्न किया। दादाजी डोर के पास ही खड़े थे और उनके ऊपर कुछ मिसिंग था। मेरा दिल एकदम से रुक गया। उनके सर के ऊपर वो यूजुअल मूड वैल्यू बार जो मैं हर इंसान के साथ देखता था, गायब था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने आंखें रब की। नहीं, कुछ भी नहीं था। पहले जब मैंने यानकोंग शैन को किस किया था तो उस वक्त उसका मूड वैल्यू 1 दिन तक वैनिश हो गया था, फिर 24 घंटे बाद वापस आ गया था। पर अब तो मैंने स्लीप किया है ना उसके साथ, और अब सिर्फ उसका नहीं, बाकी लोगों का मूड भी मुझे नहीं दिख रहा। मैं एकदम स्टिल खड़ा था, अंदर एक ही थॉट घूम रहा था। क्या मेरी सिंथेसिया गायब हो गई या फिर कोई नया रूल है? क्या अब हर बार जब मैं उसके साथ और क्लोज हो जाता हूँ मेरी एबिलिटी और फेड होती जा रही है, या फिर मैं नॉर्मल हो गया हूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। सिंथेसिया, क्या ये भी कोई टोंगजी गोंग जैसी चीज है? एक बार ब्रेक हो गई तो पावर चली गई, जैसे कोई एंशिएंट मार्शल आर्ट का रूल हो, लॉस प्योरिटी लॉस पावर। दादाजी ने तभी हाथ हिला के बुलाया, मियान मियान, क्या हुआ? मैं एकदम से रियलिटी में लौट आया। फोर्स स्माइल के साथ बोला, हाँ दादाजी, आप इतने सुबह क्यों उठ गए? मैं बस मॉर्निंग रन करके आ रहा हूँ। दादाजी की आंखें और ज्यादा गोल गोल हो गईं। मॉर्निंग रन? तू तो पहले बेड से उठता भी मुश्किल से था। हाँ दादाजी, मैंने ऑकवर्ड लाफ दिया। बोला, हेल्दी लाइफ दादाजी, एक्सरसाइज स्टार्ट्स नाउ। चलिए मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। और बिना उनके कुछ जवाब का वेट किए मैं अपने कमरे में सीधा ही घुस गया। दरवाजा बंद करते ही मैंने एक डीप ब्रेथ ली। ये पहली बार नहीं था। मुझे याद था जब मैंने पहली बार यानकोंग शैन को किस किया था तब भी मूड वैल्यूज गायब हो गई थी। 24 घंटे बाद वापस आ गई थी, पर इस बार कुछ अलग लग रहा था। मेन विंडो के पास गया और बाहर देखा। एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर वॉक कर रहा था। नॉर्मली उसके सर के ऊपर मुझे उसका मूड कलर बार दिखना चाहिए था, पर इस बार कुछ भी नहीं दिखा। सच में गई क्या? मेरी सिंथेसिया गायब हो गई है क्या? मैं कुछ सेकंड्स तक बस देखता रहा, ब्लैंक स्टेयर के साथ। दिल में अजीब सा मिक्स का इमोशन था, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा रिलीफ और थोड़ा लोनलीनेस, जैसे लाइफ का कुछ हिडन फीचर एकदम से अनइंस्टॉल हो गया हो। किसी ने जबरदस्ती मेरी लाइफ से एक इम्पोर्टेंट प्लगइन निकाल दिया हो। पेनफुल नहीं था, पर एक खालीपन था जिसे मैं फिल नहीं कर पा रहा था। आखिर ये सब इतना अचानक कैसे? आया भी बिना बताए और चला भी बिना वार्निंग के गया, जैसे खुद क्रिएटर ने कोई प्रैंक खेली हो, एक अजीब एब्सर्ड सा प्रैंक। या फिर ये सिर्फ एक सबक ड्रीम था और मैं अभी उससे जाग गया हूँ। अब जब ड्रीम खत्म हो गया तो शायद मुझे नॉर्मल लाइफ में लौटना चाहिए, एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह। सिंथेसिया गायब होने के बाद भी मुझे कुछ खास मेंटल प्रेशर फील नहीं हुआ। मैं बस बेड पे लेट गया और पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। जब आँख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। पेट इतना खाली था कि लिटरली लग रहा था जैसे रिब्स और स्पाइन दोनों एक हो गए हों। मैं धीरे धीरे स्टेयर्स डिसेंड करते हुए नीचे आया और लिविंग रूम में देखा सोफे पे यानकोंग शैन और यान वानक्यू बैठे हुए थे। टीवी पे कोई फूड डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। वानक्यू ने जूस स्ट्रॉ से सिप करते हुए बोला, आशन, तुमने कभी ये ट्राई किया है? ये कैंडिड पाइनएप्पल, ये टेस्टी होते हैं क्या? कोंग शैन ने एक ग्लांस लिया टीवी के स्क्रीन पे, बोला, इट्स टू स्वीट, और फिर कैजुअल तरीके से फोन में वापस बिजी हो गया। वानक्यू ने हाँ में सिर हिला के बोला, तब तो मुझे जरूर पसंद आएगा, मुझे स्वीट चीजें बहुत अच्छी लगती है ना। तभी उसकी नजर मुझ पे गई। जोर जोर से हाथ हिलाते हुए बोली, मियान मियान, आओ ना इधर, देखो ना कितना टेस्टी लग रहा है। किचन से खुशबू आ रही थी, फ्राइड, स्पाइसी, फेस्टिव। दादाजी और आंट दोनों बिजी थे और टेबल पर कोल्ड डिशेस लाइन में लगी थी। सेंटर में एक 10 इंच का बड़ा सा केक भी था जिसमें गोल्डन शाउ का सिंबल लगा हुआ था। मैं थोड़ा ब्लिंक किया। वेट,
ये सब मेरे लिए है क्या? आंट ने मुझे देख लिया, बोली, मियान मियान, उठ गए क्या? भूख लगी हो तो कुछ खा लो। हाँ थोड़ा आंटी, मैंने पेट दबाते हुए कहा। वो स्माइल करती हुई बोली, तो पहले कोल्ड डिश खा लो, पेट लगता है खाली है तुम्हारा। और प्लेट ऑफ ब्रेस्ड फिश टेबल पर रख के वो वापस किचन में चली गई। मैं वैसे भी भूख से हाफ डेड था। चॉपस्टिक्स उठाई और एक बड़ा पीस सॉस्ड बीफ का उठा के मुंह में डाल लिया। अरोमा, फ्लेवर, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि एकदम वाह वाह निकल गया। मैं दूसरा बाइट लेने ही वाला था कि एक गरम हाथ मेरी कमर पे आया। यान कोंगशैन, कब आया पता ही नहीं चला। टायर्ड? उसने सॉफ्टली पूछा। मैंने सर घुमा के देखा, वैंक्यू अभी भी सोफे पे थी और किचन में सब बिजी थे। मैंने चांस लिया, उसके चीक पर एक छोटी सी किस डिलीवर कर दी। ठीक हूँ, मैंने फुसफुसाते हुए बोला। सुबह जब घर आया था तो थोड़ा सॉर था, पर अब बेटर हो गया है। दादाजी ने नोटिस किया? कुछ कहा? नहीं, मैंने बोला मैं मॉर्निंग रन पे गया था और उन्होंने बिलीव भी कर लिया। उसके लिप्स पर एक स्माइल आई और उसने हल्का सा मुझे टीज करते हुए बोला, स्मार्ट किड हाँ? मैंने चीक इन्फ्लेट करते हुए बोला, ऑफ कोर्स, आखिर मैं तुम्हारा यंगर ब्रदर हूँ ना, थोड़ा स्मार्ट तो होना ही चाहिए ना। तभी आंट दादाजी को बुलाते हुए बाहर आई और मैंने यान कोंगशैन से जल्दी से कुछ डिस्टेंस बनाया। आंट ने मेरे चेहरे को देखकर बोला, अरे मियान, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इतना लाल क्यों हो गया है? तभी दादाजी लास्ट डिश लेकर किचन से निकले, बोले, चलो बैठते हैं खाने। उफ, बच गया। जब लास्ट डिश टेबल पर आई, सब लोग बैठ गए। 5 लोग एक ही टेबल के इर्द गिर्द। ड्रिंक्स पॉर हुए। आंट ने ग्लास रेज किया, बोली, हैप्पी बर्थडे टू मियान मियान। सबने चोरस में बोला, हैप्पी बर्थडे। मैंने सबसे ग्लासेस क्लिंक किए। दादाजी, आंट, यान कोंगशैन, इवन क्यूक्यू को भी थैंक यू बोला। फिर यान कोंगशैन ने पर्सनली विश किया। इवन वैंक्यू के साथ भी जेंटल क्लिक किया मैंने, उसके ग्रेप जूस के साथ। टेबल पे मेरे सारे फेवरेट डिशेस थे और आसपास वो लोग जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। फिर केक पर कैंडल्स लगाने की बारी आई। दादाजी ने मजाक करते हुए कहा, क्या 19 कैंडल्स लगाएंगे? पर यान कोंगशैन ने कहा, अरे नहीं, वो बहुत ज्यादा ही हो जाएंगी, चलो एक ही कैंडल लगाते हैं। 19 साल की जिंदगी में पहली बार मुझे लगा बर्थडे एक्चुअली ना स्पेशल होते हैं। तभी क्यों एक बर्थडे क्राउन लेकर भागती आई, बोली, ये स्पेशल बर्थडे बॉय के लिए, मियान मियान, इसे पहनो ना। मैंने उसकी खुशी के लिए उसे हाँ बोला, तुम ही पहना दो ना। बट ओरिजिनली, सीरियसली, मेरे बर्थडे के लिए ये एक हैप्पी थिंग था। जब कैंडल्स बुझाई, मैंने दिल से एक छोटी सी विश मांगी कि अगले हर साल मेरे बिलव्ड लोग मेरे यूं ही पास हो, मैं उन्हें देख सकूं, उनके साथ रह सकूं। डिनर के बाद टीवी पे कोई लाइट कॉमेडी चल रही थी। आंट सोफे पे बैठी हल्की मुस्कुरा रही थी। रात के 8 बजे के आसपास वो उठी और बोली, मैं अब निकलती हूँ। पर दादाजी उन्हें रोकना चाहते थे, बोले, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा और रुक जाओ ना। पर वो बोली, नहीं, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही ना, डॉग को भी वॉक कराना है। हम सबने बाय बोला और वो हाथ हिला के चली गई। तभी अंदर से क्यू की आवाज आई, आशन, मैं थोड़ी देर और खेलना चाहती हूँ। अंदर जाके देखा, वैंक्यू ने मुंह फुलाया यान कोंगशैन की पीठ पर चढ़ी हुई थी। बोली, मैं नहीं जाना चाहती, पर उसकी आंखें ऑलरेडी हाफ बंद हो रही थी। क्लियरली उसे बहुत नींद आ रही थी। यान कोंगशैन ने उसके सर पर हाथ रखा, बोला, चलो स्लीपी हेड, टाइम टू गो। यान कोंगशैन भी उठा, बोला, मैं भी चलता हूँ। क्यू ने दादाजी को देखते ही खुशी से उन्हें गुड नाइट वेव किया। मैं भी उन्हें छोड़ने बाहर निकल रहा था। दादाजी को बता दिया कि दादाजी, मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ। मैंने उन्हें गेट तक छोड़ना था। वैंक्यू थकी हुई थी। उसकी छोटी सी बॉडी यान कोंगशैन के शोल्डर पर टिक गई। आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। एकदम पीसफुल सीन था। पहले तो सोचा सिर्फ उन्हें कोर्टयार्ड के गेट तक छोड़ देता हूँ, पर जैसे ही वहां पहुंचा, दिल ने बोला, थोड़ा और साथ चलना। जैसे ही दादाजी के घर के बाहर निकले,
यान कोंगशान ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया, बोला, कम ऑन। मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं सोचा, सीधा उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया। आखिर ऐसे पल जिंदगी में आते ही कितने हैं। फिर उनके घर के गेट तक गया, पर वहां भी मन नहीं माना। बस चलते चलते उनके डोर तक आ गया और तब भी जाने का मन नहीं हुआ। जब तक यान कोंगशान ने वैंक्यू को बेड तक लिटाया, मैं वहीं खड़ा था डोरवे में, एक अजीब सा रिलक्टेंट स्माइल लेकर। आखिर क्यू के सोने के बाद हम उसके रूम के क्वाइटली बाहर आए। उसके रूम का डोर धीरे से बंद किया। फिर वो बोला, तुम क्यू को छोड़ने यहाँ तक आए हो, क्या वापस जाना जरूरी है? अब मैं क्या बोलता, कैसे बोलता कि मैं उससे दूर रह ही नहीं सकता। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया, फॉरहेड पर हल्का सा किस दिया और धीरे से बोला, आज रात आओगे? सब टेक्स्ट इतना क्लियर था कि ब्लश कंट्रोल करना मुश्किल था। कम टुनाइट मतलब स्ट्रेट अप, डू यू वांट इट टुनाइट? सच कहूँ तो मन में हाँ कह रहा था, पर क्यूरोसिटी भी थी। अगर मैं उसके साथ ना रहूं तो क्या सिंथेसिया कल वापस आएगी? और ऑनेस्टली बॉडी भी थोड़ी एग्जॉस्टेड थी, तो मैंने हिम्मत जोड़ के मना कर दिया। उसने एक हल्की सी की, बाहों का प्रेशर धीरे से लूजन किया और एक छोटी सी सार छोड़ते हुए बोला, तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मैंने उसकी चीक को टच किया और स्माइल करते हुए बोला, बस आज थोड़ा रेस्ट कर लूं, कल ब्लड रिकवर करके फिर फाइट अगेन। उसने मेरी आंखों में देखा, थोड़ा अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ वो बोला, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे दिमाग में बस वही चीज चलती हो। मैंने सोचा, हाँ क्या नहीं चलती? तो मतलब नहीं करना था? शायद मैंने ही गलत समझा क्या? क्या वो सिर्फ बात करना चाहता था ब्लैंकेट के अंदर? उसने आईब्रो रेज किया और एक टायर्ड स्माइल के साथ बोला, अब ज्यादा मत सोचो वरना मैं यहीं शुरू हो जाऊंगा। उसने प्लेफुल तरीके से मुझे घुमा के मुझे धकेला। मैं तो हंसी पड़ा। पहले मैं उसे छोड़ने गया था, अब वो मुझे छोड़ने निकला। एक दूसरे को बार बार छोड़ते हुए कोर्टयार्ड के अंदर राउंड्स लग रहे थे। शायद इसी को ना कपल फन कहते हैं। गार्डन में फ्लावर्स मुरझा चुके थे, पर लीव्स अभी भी ग्रीन और घनी थी। फेंस के ऊपर से वो सब लश ग्रीन लग रहे थे और उनके बीच दो फायरफ्लाइज धीरे धीरे घूम रहे थे। उनका हल्का सा लाइट ब्लिंक कर रहा था, जैसे कोई टाइनी हार्ट बीट हो जो रात के अंधेरे में धड़क रही हो। मैं उन्हें देखकर बोला, ऑक्टोबर बेबी फायरफ्लाइज? यान कोंगशान ने आंखों से फॉलो करते हुए कहा, वो दोनों अभी मेट कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया, इतने दूर से देख लिया तुमने? मैं तो शाइन के बिना नोटिस भी नहीं करता। वो हल्का सा हंसा और बोला, नहीं मैं बस गेस कर रहा हूँ। फायरफ्लाइज के लिए लाइट ही उनका सिग्नल है और बिना वो एक दूसरे को ढूंढ भी नहीं सकते। मैं उसकी बात सुन के कुछ सेकंड्स चुप रहा और अंदर से एक थॉट आया, तो वो भी इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ मिलने के लिए? इतनी छोटी सी रोशनी और फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ। कोर्टयार्ड के गेट तक पहुंचकर मैंने उससे बोला, बस यहीं तक छोड़ो, मैं अंदर चला जाऊंगा। वो रुक गया, मैं भी रुक गया। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों चुप। मैंने हाथ पीछे बांध लिए और धीरे से कहा, ह्यूमंस कितने लकी है ना? वो हल्का सा मुस्कुराया। कैसे? मैंने आंखों में स्माइल लेकर जवाब दिया, इतने बड़े क्राउड में भी मुझे तुम मिल गए। मुझे अपनी रोशनी जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर हल्की सी पॉज के बाद मैंने ऐड किया, और रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, मुझे पता है मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। मेरी सिंथेसिया सच में चली गई थी, पूरी तरह से। कोई ट्रेस नहीं, कोई फ्लिकर नहीं, जैसे कभी थी ही नहीं। 24 घंटे बीत गए और उसके बाद भी कुछ नहीं। और अजीब बात ये थी कि मैं अपसेट नहीं था, बस एक हल्का सा सुकून था दिल के अंदर। ठीक है, अब मैं भी सब जैसा हो गया हूँ। अब कोई रैंडम कलर बार नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई इमोशन नंबर्स नहीं, बस प्लेन लोग और प्लेन दुनिया। कभी लगता था ये एबिलिटी कुछ स्पेशल थी, एक डिफरेंस जो मुझे अलग बनाता था। पर सोचा जाए तो मैंने इतने सालों में इससे क्या बड़ा काम किया था, सिर्फ एक बार यान कोंगशान को चेस करते हुए। और ऑनेस्टली उस टाइम भी ये पावर कम ही काम आई थी, मेरा दिल ज्यादा। शायद यही प्रूफ था कि ये एबिलिटी जरूरी नहीं थी। मैं फेसेस देखने वाला नहीं,
फेसेस महसूस करने वाला इंसान था। जब कंफर्म हो गया कि 24 घंटे के बाद भी ये वापस नहीं आएगी, तो मैंने खुद को पूरी फ्रीडम दे दी। कुछ दिन हमेशा छोटे लगते हैं ना, पता ही नहीं चला और पूरे 5 दिन निकल गए। अब सिर्फ 2 दिन का वेकेशन बचा था। रात को दादाजी ने स्वीट सूप बनाया, वही हल्का सा कोकोनट और रेड बीन वाला, और मुझे बोला 2 बाउल स्नैक्स स्टोर दे आ। मैं ट्रे लेके गया, जैसे कोई शागिर्द रात को चुपके अपनी लेडी लव से मिलने जा रहा हो। मैं भी मूनलाइट के साथ उसके घर गया, पर जैसे ही उनके गेट पे पहुंचा, बेल प्रेस करने में हेसिटेशन हो गया। कुछ सेकंड के लिए सोचा, फिर अपनी ही आवाज में बुलाया, आशैन। दरवाजा खुला, पर सामने यानकोंग शैन नहीं था। एक टॉल थिन आदमी था, टोटल स्ट्रेंजर। मैं एकदम फ्रीज हो गया, ऑकवर्डली ट्रे पकड़ के खड़ा ही रहा। उसने फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा, नहीं तुम सही आए हो, मैं आशान का दोस्त हूँ, आओ अंदर। मैंने थोड़ा सा नॉट किया और धीरे से अंदर गया। लिविंग रूम में वैनक्यू फ्लोर पर बैठी थी, गेम में पूरी तरह लॉस्ट। स्क्रीन के अलावा दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा था उसे। तभी किचन से यानकोंग शैन निकला। उसने मुझे देखा तो मैंने कहा, दादाजी ने तुम दोनों के लिए सूप भेजा है। वो हमारे पास आया और बिल्कुल कैजुअल तरीके से बोला, ये चिन मेरा स्कूल फ्रेंड है। फिर मेरी तरफ इशारा करके बोला, और ये यूमियान, जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। मैंने ट्रे यानकोंग शैन को दिया और ये चिन की तरफ हाथ बढ़ाकर स्माइल दी, बोला, हेलो। वो आदमी स्लिम था, ऑर्डिनरी फेस, पर हाइट बिल्कुल यानकोंग जैसी। मेरे मुंह से बिना सोचे निकला, यू आर सो टॉल। ये चिन हंसा, बोला, आशन और मैं हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम में थे। नो वंडर, बास्केटबॉल खेलने वाले लोग लंबे होते हैं। मियान क्या लाए हो तुम? वैनक्यू ने फाइनली गेम खत्म किया और क्यूरोसिटी के साथ हमारी तरफ दौड़ती हुई आई। यानकोंग शैन के हाथ में सूप के बाउल्स और उससे आती स्वीट अरोमा को सूंघकर उसने आईज क्लोज कर लिए। बोली, ये मेरे लिए है ना? मैंने टीज करते हुए बोला, दादाजी ने तो बोला था ग्रीन प्लम आइलैंड की सबसे क्यूट लड़की के लिए। वो तुरंत बोली, तो फिर तो ये मेरे ही लिए है ना। उसने स्पून उठाया ही था कि यानकोंग शैन ने उसके हाथ से बाउल छीन लिया। बोला, पहले हाथ धो के आओ। वैनक्यू ने पाउटिंग फेस बनाया, बोली, ट्रबल, पर ओबीडियंटली बाथरूम की तरफ निकल गई और यानकोंग शैन भी उसके पीछे गया, प्रोबेबली चेक करने कि वो सच में हाथ धो रही है या नहीं। लिविंग रूम में अब सिर्फ मैं और ये चैन ही बचे थे। साइलेंस, थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा हैवी। मैंने थ्रोट क्लियर किया, फिर बोला, ओ सॉरी, मुझे नहीं पता था कि गेस्ट है, वरना 3 बाउल्स लाता। ये चैन तुरंत हाथ हिलाते हुए बोला, अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं डिनर से ही ऑलरेडी फुल हूँ और वैसे भी और नहीं खा सकता था। फिर थोड़ा पॉज, दोनों के बीच में एक छोटी सी ब्लैंक स्पेस। तब उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, आशा ने तुम दोनों के बारे में बताया था मुझे। मैं एकदम स्टिल हो गया। मुझे नहीं पता था कि उसका तुम दोनों का मतलब एग्जैक्टली क्या है, पर उसके टोन में कुछ नोइंग सॉफ्टनेस जरूर थी। मैं सिर्फ उसे देखता रहा, बिना कुछ कहे, बस आंखों में सवाल लेके। येचेन ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ की तरफ इशारा किया, लेफ्ट रिस्ट पे जो वॉच मैंने पहनी हुई थी उसी पर। उसने बताया था। येचेन ने हल्की लाफ के साथ कहा कि उसे एक बहुत अच्छा लड़का मिला है और उसको वो वॉच उसने दे दी है, वही वॉच जो उसकी बहन ने उसे गिफ्ट की थी। थोड़ा रुक के वो फिर आगे बोला, सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार सुना मैं शॉक हो गया था। लास्ट टाइम जब वो मुझे मिला था तो आशान तो ये तक कसम खा रहा था कि वो हमेशा सिंगल रहेगा। वो थोड़ा सा हंसा, फिर बोला, और अब देखो, सिर्फ सिंगल स्टेटस खत्म नहीं किया बल्कि बेंट भी हो गया। मैं थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल कर दिया। अंदर से सोचा, ये बात तो सच है, चेंज की स्पीड भी कम नहीं थी। अब तो मुझे उसके सर के ऊपर कलर वैल्यूज भी नहीं दिखती, तो पता ही नहीं कि ये चेन एक्चुअली क्या सोच रहा है। बस इतना समझा कि उसके टोन में वार्मथ थी। वो इंट्रोगेट करने नहीं, बस जानने आया था। मैंने लाइट टोन में पूछा, तो तुम आशान के लिए वरीड हो कि मुझे एग्जामिन करने आए हो?
येचिन ने हैंड्स ऊपर करके हंसते हुए कहा, नहीं रे, मैं बस उसका फ्रेंड हूँ, उसका गार्जियन नहीं, बस क्यूरियस था कैसा इंसान है जो आशन को इतना कॉर्नर कर दे। उसका जवाब सुन के मैं भी थोड़ा टीज कर गया। बोला, तो अब देख लिया ना मुझे, क्या लगता है? उसने एक सेकंड के लिए बाथरूम की डायरेक्शन में देखा, फिर मेरी तरफ हल्का सा स्प्रिक किया, फिर बोला, तुम बिल्कुल अपोजिट हो उस टाइप के जो वो नॉर्मली पसंद करता था, पर तुम्हें देखकर समझ आया कि वो तुम्हें क्यों पसंद करता है। मैं क्यूरियस हो गया, फॉरवर्ड लीन करके पूछा, क्यों? येचिन का एक्सप्रेशन सडनली सॉफ्ट हो गया और उसके टोन में एक माइल्ड मिस्ट्री भी थी। वो बोला, तुम इस आइलैंड की तरह हो, बिल्कुल ग्रीन प्लम आइलैंड जैसे, और आशान को ये आइलैंड कितना पसंद है तुम तो जानते ही हो ना। मैं एक सेकंड के लिए रुक गया, मुझे आइलैंड से कंपेयर करना, पहली बार किसी ने ऐसा बोला था, लेकिन सोच के मुझे बुरा भी नहीं लगा, बस थोड़ा सा कंफ्यूज था। आइलैंड का टेम्परेमेंट होता क्या है? काम, वार्म, पीसफुल? पर पूछने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तब तक वांग्क्यू वॉशरूम से लौट आई और हमारा कन्वर्सेशन वहीं कट हो गया। येचिन ने कोट उठाया और बोला, मैं निकलता हूँ, फिर कुछ जरूरत हो तो आशान से कांटेक्ट कर लेना। मैंने नोट किया और यान कोंगशान नेचुरल ही उसे गेट तक छोड़ने गया। लिविंग रूम में अब मैं और वांग्क्यू ही बचे थे। वो बाउल में अपना स्वीट सूप एंजॉय कर रही थी, एकदम सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ। मैंने कर्टन के पीछे से विंडो के थ्रू देखा। कोर्टयार्ड में येचिन और यान कोंगशान अभी भी खड़े थे। दोनों के हाथ में सिगरेट थी और वो कुछ सीरियस बात कर रहे थे। बस स्मोक और लाइट में उनके सिल्यूएट्स ही विजिबल थे। मुझे अंदर से एक छोटी सी क्यूरियोसिटी चुभी, क्या बात कर रहे होंगे? क्या मेरे बारे में? रात के 10 बजे वांग्क्यू खुशी खुशी अपस्टेयर्स चली गई, गेम में जीत का कॉन्फिडेंस और स्वीट सूप का सैटिस्फैक्शन दोनों लेकर। मैं ट्रे उठा के किचन में ले आया था, तब पीछे से फैमिलियर आर्म्स मेरे अराउंड आ गए। येचिन ने डरा तो नहीं दिया? उसकी वॉइस मेरे कान के पास लो और काम थी। मैंने थोड़ा टिल्ट होकर उसके शोल्डर पर सर लगाया और बैकहैंड से उसके बालों को टच किया। बोला, नहीं, वो इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। उसने बोला, मैं ग्रीन प्लम आइलैंड जैसा हूँ। यान कोंगशान हंसा, कैसी वियर्ड कंपैरिजन है ये। मैंने शोल्डर्स उठा के कहा। उसने बोला, तुम्हें ग्रीन प्लम आइलैंड पसंद है, इसीलिए तुम मुझे भी पसंद करते हो। उसने एक डीप चकल दिया, बोला, ओ, तो मतलब वही कह रहा था। मैं क्यूरियस टोन में बोला, मतलब? उसने थोड़ा पॉज लिया, एज इफ टीज कर रहा हो। मैंने उसके चीक्स पर हाथ रखकर बोला, बताओ ना। फिर वो धीरे से मेरे ईयर के पास लीन करके बोला, मतलब तुम मेरे लिए उतने ही कंफर्टेबल हो जितना ग्रीन प्लम आइलैंड। तुम्हें देखना, बात करना, साथ रहना, सब कुछ पीसफुल लगता है। और फिर एक टाइनी पॉज के बाद वो विस्पर करता हुआ बोला, और कुछ जगह पे तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। उसकी सांस मेरे कान पे टच हुई और एक सेकंड में मेरा फेस पूरा रेड। दिल के अंदर सिर्फ एक ही थॉट था, ये बंदा लिटरल और फिगरेटिव दोनों में डेंजर है। मैंने आंखें बंद करके 8 ऑनर्स 8 शेम्स याद किए और अपनी सैनिटी वापस बुलाने की कोशिश की, पर हल्का सा स्माइल करके बोला, अच्छा समझ गया, अब मैं जा रहा हूँ। वो क्लियरली टीज करने के मूड में था, पर जब उसने देखा कि मैं सीरियस हो गया हूँ तो उसने छोड़ा नहीं, बस मुझे अपनी आर्म्स में और टाइट कर लिया। बोला, कल मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा। मैंने साय करके कहा, बस फेरी टर्मिनल तक प्लीज, होंग सिटी तक जाने में 4 घंटे लगेंगे, इतना मत थको। स्कूल के लिए डायरेक्ट शटल बस फेरी टर्मिनल से ही मिलता है। बोट से उतर के बस 2 कदम और स्टेशन पहुंच जाते हैं। बहुत कन्वीनियंट, लेकिन कन्वीनियंट होना और आसान होना दोनों एक जैसे नहीं होते ना। यान कोंगशान कुछ देर तक चुप रहा। उसके साइलेंस में एक हल्की सी खाली जगह थी, एक मत जाओ जैसी फीलिंग। मैंने उसके टोन को पहचाना और उस वाइल्ड घूस को, जो हमेशा इंडिपेंडेंट दिखने की कोशिश करता था, थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए सॉफ्टली कहा, मैं अगले हफ्ते वापस आ जाऊंगा ना, और बस 2 महीने बाद फिर विंटर वेकेशन। उसने सर नहीं उठाया, बस धीरे से कहा, काश मैं तुम्हारा फेदर रोप छुपा सकता ताकि तुम कहीं जा ही ना सको। मैं एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया, फिर समझ आया,
ये तो वो फेरी टेल रेफरेंस दे रहा था और दिल में एक अजीब सी वार्म थी, थोड़ा फनी, थोड़ा दुख भरा। किसने सोचा था जो आदमी हर वक्त काम, मैच्योर और कंपोज लगता है, वो इतना क्लिंगी और चाइल्डिश भी हो सकता है। मैंने हंसते हुए कहा, तो करो ना, मेरा रोब छुपा लो, मुझे एक्टिंग में कहीं लॉक कर दो। उसने मुझे और टाइट हग किया और मेरे चीक से चीक लगा के बोला, अगर मैंने ऐसे किया ना तो तुम रो दोगे। मैंने सॉफ्टली प्रोटेस्ट किया, बोला मैं नहीं रोऊंगा। वो हंसा, बोला तो कल रात तुम्हारी आंखों में पानी क्या था? मैं डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ बोला, वो पानी था जो आंखों से निकलता है, नॉर्मल वाला पानी। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर दोनों हंस पड़े, एक साथ बिना रीजन के, बस हंसने के लिए। हंसने के बाद मैंने उसके फॉरहेड पर एक हल्का सा टैप किया और बोला, मैं लौट के आऊंगा, प्रॉमिस। उसने सिर्फ एक वर्ड कहा, हाँ, और उसके बाद वो लाइन बोली जो मेरे दिल में बस गई। वो बोला, चाहे तुम कितनी भी दूर जाओ, मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करता हुआ। अगली इवनिंग उसने मुझे फेरी टर्मिनल तक छोड़ना था। दादाजी कोर्टयार्ड में खड़े थे, हाथ हिला के गुड बाय कर रहे थे। तभी पीछे से एक म्याऊ की आवाज आई। मैंने देखा हैना वापस आ गई थी, थोड़ी दुबली, एक पैर में हल्का लिम्प, पर सेफ। दादाजी तुरंत उसके पास जाके उसे डांटने लगे, आखिर कहाँ गई थी तू? हाँ, हाओवांग ने तेरे बच्चों को दूध पिला दिया, अब जाके तू उसे थैंक यू बोल। उनके लिप्स कंप्लेन बोल रहे थे, पर आंखों में रिलीफ था कि हैना सेफ थी, बस यही इम्पोर्टेंट था। फिर उन्होंने मुझे हाथ हिला के बोला, मियान मियान, रास्ता संभाल के जाना, मैं हाना के लिए थोड़ा मीट लाता हूँ। मैं चिल्लाया, दादाजी धीरे जाना, डोंट रश। पर शायद उन्होंने सुना ही नहीं। ग्यानकोंग शैन ने क्वाइटली पूछा, दाबाई अरबाई की माँ वापस आ गई क्या? मैंने धीरे से बोला, हाँ, और लगता है बहुत दूर गई थी। बस वो कैजुअली बोला, बस आ गई ना, यही काफी है। मैं कार में बैठा और रियर मिरर में देखा। वैंक्यू घर से निकलकर अब कोर्टयार्ड में थी, स्क्वाटिंग नेक्स्ट टू हैना, जैसे दादाजी की जगह देखभाल कर रही हो। मैंने सीट पे बैकरेस्ट लिया और सॉफ्टली कहा, हाँ, बस आ जाना ही काफी होता है। आधे घंटे में फेरी टर्मिनल आ गया। मैंने लगेज निकाला और वो भी कार से उतर गया। उसने मेरा हेड जेंटली रफल किया, बोला, केयरफुल रहना, ओके? मैंने उसे हक किया, शॉर्ट, टाइट और स्लाइटली ट्रेमलिंग, और फिर सॉफ्टली कहा, लेटर लिखना। उसने स्माइल करके हाँ में सर हिलाया। एक मोमेंट के लिए लगा जैसे टाइम रुक गया, जैसे पुराने जमाने में लोग स्टेशन पे मिलते थे और लेटर्स ही सबसे बड़ा कनेक्शन होता था। उसने फेरी गेट की तरफ इशारा किया और बोला, जाओ अंदर जाओ, टाइम हो गया है। मैंने हर 2 कदम में पीछे मुड़कर देखा और हर बार वो वहीं खड़ा था। जब तक मैं फेरी में नहीं चढ़ गया वो हिला ही नहीं। मैंने अपनी सीट ले ली, हॉर्न बजा और फेरी धीरे धीरे शोर से दूर होने लगी। उस एंगल से अब यानकोंग शैन नहीं दिख रहा था, पर मुझे पूरा यकीन था वो अभी भी वहीं खड़ा है, मेरी तरफ देख रहा है, जब तक बोट हॉरिजॉन में छोटी नहीं हो गई। दिल में एक काम डिटर्मिनेशन था। मुझे पता था ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, एक जर्नी है जिसमें समुंदर भी है, दूरियां भी, और वापस मिलने की उम्मीद भी। लाइफ स्मूथ नहीं होती, लॉस और थकान के मोमेंट्स तो आते ही हैं, पर जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा होम, तुम्हारा हार्बर, तुम्हारा ग्रीन प्लम आइलैंड तुम्हारा वेट कर रहा है, तो डर नहीं लगता। सी ब्रीज सॉल्टी थी और उसमें एक वार्मथ भी थी। मैंने अपनी पाम खोली, उसके ऊपर लिप्स से एक हल्का सा किस किया और फिर फिस्ट बनाया। विंडो के बाहर हाथ निकालकर अपने फिंगर्स खोल दिए, जैसे कुछ भेज दिया हो हवा में। फिर फोन उठाया और मैसेज भेजा। मैंने हाईफैंग से कहा था वो तुम्हें एक मैसेज दे, क्या लाया? उसका रिप्लाई तुरंत आया, हाँ। मैंने लिखा, क्या बोला उसने? और उसका लास्ट मैसेज स्क्रीन पे चमका। उसने कहा, आई लव यू।